हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपका डेटा फ्लेयर में। बहुत दिनों से आप वेट कर रहे थे नई टेक्नोलॉजीज, तो यहां पर आज आपका वेट होता है खत्म, क्योंकि मैं आपके लिए लेके आ रहा हूं पीएचपी का फुल कोर्स वन शॉट में। यार, मैं अक्सर जब बच्चों से बात करता हूं ना इस पीएचपी सब्जेक्ट को लेके, तो काफी अलग अलग थॉट्स मेरे सामने आते हैं कि सर पीएचपी का मार्केट डाउन हो गया है, पीएचपी मार्केट में इतनी डिमांड में नहीं है। ये सारे थॉट्स अभी बच्चों के दिमाग में चल रहे हैं, राइट। मेरे हिसाब से आज भी पीएचपी उतनी ही डिमांड में है जितनी आज से 5 साल पहले थी। लेकिन फिर भी मैं आपके थॉट जरूर जानना चाहूंगा, तो फटाफट कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बताइए कि आपका क्या थॉट है इसके बारे में। अब आप देखिए, यहां पर एक थॉट आता है कि सर इस कोर्स को हम क्यों पढ़ें, या किस थॉट से आपने ये कोर्स डिजाइन किया है। तो यार, एक ही थॉट है मेरा इस कोर्स को डिजाइन करने का, किक स्टार्ट इन योर करियर। कि हमारे करियर में क्या होता है, एक ऐसी लैंग्वेज का स्टार्टअप चाहिए होता है कि जिसको पढ़ने के बाद एक कॉन्फिडेंस डेवलप हो कि यस आई एम रेडी फॉर द इंडस्ट्री, और वही किक स्टार्ट मिलने वाला है आपको इस पर्टिकुलर कोर्स में। यार देखिए, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यहां पे समझने की कोशिश करिए। ये वर्ल्ड बहुत तेजी से मूव कर रहा है, टेक्नोलॉजीज बहुत फास्टली ग्रो कर रहे हैं, और यदि आप ये सोच के बैठेंगे कि सर मैंने तो मास्टर डिग्री की हुई है, सर मैंने तो इंजीनियरिंग किया हुआ है, तो बॉस केवल ये डिग्रियां आपको टॉप मोस्ट एमएनसीज तक नहीं ले जा पाएंगी। आपको इंप्रूव करना पड़ेगी, स्किल्स आपको सीखना पड़ेंगी, करंट टेक्नोलॉजी जो कि अभी इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट है, और उन्हीं में से एक है वेब डेवलपमेंट। और इसीलिए मैं बार बार आपसे कह रहा हूं कि जो किक स्टार्ट चाहिए करियर को, वो आपको देगा ये पीएचपी का कोर्स। क्योंकि देखिए, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर अबाउट दिस टेक्नोलॉजी इज दैट 75% वेबसाइट ऑफ द इंटरनेट डेवलप्ड इन पीएचपी। अब आप देखिए, एक क्वेश्चन जो अक्सर बच्चों के दिमाग में आता है कि सर इस पीएचपी वर्थ टू लर्न इन दिस एरा। तो मैं आपसे कहता हूं, ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसका पास्ट भी सिक्योर था, करंट भी सिक्योर है, और फ्यूचर भी सिक्योर होगा। आपको पता है 2004 में मार्क जकरबर्ग ने भी फेसबुक के डेवलपमेंट में पीएचपी को ही यूज किया था। और अगर करंट टेक्नोलॉजी की बात करें, यदि करंट एरा की बात करें, तो स्पॉटिफाई, कैनवा जैसे प्रोडक्ट जो कि पीएचपी में डेवलप्ड है। और आपको क्या लगता है कि जो भी प्रोडक्ट अगर पीएचपी को यूज करके डेवलप्ड है, क्या वो टेक्नोलॉजी फ्यूचर में अपडेट नहीं होगी? तो बॉस, पास्ट, करंट और फ्यूचर तीनों को अगर आप समझे, तो दिस इज वन ऑफ द मोस्ट फैंटास्टिक टेक्नोलॉजी टू स्टार्ट इन योर करियर। अब आप देखिए, इस टेक्नोलॉजी को जब हम सीखना शुरू करते हैं ना, तो एक क्वेश्चन जरूर दिमाग में आता है कि सर किस तरीके के जॉब प्रोफाइल्स हमें ऑफर होंगे इंडस्ट्री में। आप गूगल पे जाइए और सर्च करिए जॉब्स इन पीएचपी, और देखिए आप कितनी जॉब्स अवेलेबल है पीएचपी में। आपको जो प्रोफाइल्स मिलेंगी पीएचपी पढ़ने के बाद, लाइक वर्डप्रेस डेवलपर, लाइक लारावेल डेवलपर, मैजेंटो डेवलपर्स, ये कुछ टॉप मोस्ट प्रोफाइल हैं जो कि हाईली डिमांड है इंडस्ट्री में। अब आप देखिए, यहां अक्सर एक थॉट आता है दिमाग में कि सर इस पर्टिकुलर कोर्स को आपने किन पैरामीटर्स के साथ रेडी किया है, किस थॉट के साथ आपने इसको रेडी किया है। तो आप देखिए, मैं 2 इंपॉर्टेंट थॉट और पैरामीटर आपको बताता हूं। 1, टू क्लियर योर सेमेस्टर एग्जाम, एंड 2, टू बिकम एन इंडस्ट्री प्रोफेशनल। तो देखिए, अगर इस पीएचपी के कोर्स की बात की जाए, तो इस पूरे कोर्स को मैंने अपने 20 साल के एक्सपीरियंस के बाद मैंने इसको रेडी किया है। क्योंकि 20 साल में देयर आर लॉट ऑफ स्टूडेंट जिनको हमने पढ़ाया है, और आज वो टॉप मोस्ट एमएनसीज में काम कर रहे हैं। और ये कोई ड्रीम नहीं है जो मैं आपको बता रहा हूं, ये बच्चे भी वैसे ही थे जैसे आप हैं। अगर आप बिगिनर हैं और अगर आप फर्स्ट लैंग्वेज पीएचपी शुरू कर रहे हैं, तो वेल एंड गुड। और यदि आप एक्सपीरियंस्ड हैं, अगर आपने ऑलरेडी किसी टेक्नोलॉजी को पढ़ा हुआ है, और यदि आप पीएचपी में आ रहे हैं, तो दिस इज अनदर अ बेस्ट ऑप्शन। तो कहने का ओवरऑल मतलब यह है कि यदि आप इस टेक्नोलॉजी को पढ़ना चाह रहे हैं, तो सबसे पहले इसके रोड मैप को समझिए, इसके फ्यूचर एस्पेक्ट्स को समझिए, उसके बाद इस टेक्नोलॉजी को पढ़ना शुरू करिए। ठीक है, अभी हम रोड मैप की बात करते हैं, लेकिन यह मेरी श्योरिटी है कि यदि आपने इस टेक्नोलॉजी को बिगिनिंग से लेकर एंड तक पढ़ा है, तो लॉट ऑफ सरप्राइजेस आपको बीच बीच में मिलने वाले हैं। बहुत सारे सरप्राइजेस लेके मैंने ये पूरा कोर्स आपके लिए रेडी किया है। तो बस इस पूरे वीडियो को शुरुआत से लेकर एंड तक आपको देखना है, और उसके बाद ये मेरी श्योरिटी है कि आप बड़ी आसानी से इस टेक्नोलॉजी को यूज करके एक बहुत अच्छे प्रोजेक्ट को बना पाएंगे और अपनी ड्रीम कंपनी तक पहुंच पाएंगे। अब बात आती है सर पैकेज की, क्योंकि सबसे बड़ा क्वेश्चन यही आता है। देखिए, अगर आप बिगिनर हैं, तो ऑब्वियस ही बात है कि एज ए बिगिनर चीजें थोड़ी सी स्ट्रगलिंग होती हैं, लेकिन ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसको पढ़ने के बाद ये स्ट्रगल भी हमारा खत्म हो जाएगा। क्योंकि मैंने आपको शुरुआत में ही बोला है, 152 मिलियन वेबसाइट करेंटली वर्किंग इन पीएचपी ऑल ओवर द वर्ल्ड। चलिए, तो अब आते हैं यहां पर इसके रोड मैप पे। तो इस पूरे कोर्स को मैंने डिजाइन किया हुआ है 2 तरीके से। सबसे पहले हम कोर पीएचपी की बात करेंगे। कोर पीएचपी मतलब फंडामेंटल ऑफ पीएचपी, राइट।
हाइपर टेक्स्ट प्री प्रोसेसर, जिसका नाम है ना, अभी तक आप बोलेंगे सर आपने फुल फॉर्म ही नहीं बताया है, तो टेक्नोलॉजी है हाइपर टेक्स्ट प्री प्रोसेसर। तो कोर कॉन्सेप्ट हम इसको शुरू करेंगे, जहां पर हम फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स ऑफ पीएचपी की बात करेंगे, जिसमें मैं कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की बात कर रहा हूं। डेटा टाइप्स की हम लोग बात करेंगे, लूपिंग स्टेटमेंट्स की हम लोग बात करेंगे, ऑपरेटर्स की हम लोग बात करेंगे, फंक्शंस क्या होते हैं, अरे के कॉन्सेप्ट क्या होते हैं। तो जब इस कोर कॉन्सेप्ट को आप पढ़ेंगे तो आपको यह समझ में आएगा कि एग्जैक्टली पीएचपी का फ्लो किस तरीके से होगा, किस तरीके से पीएचपी इज अ फैंटास्टिक लैंग्वेज फॉर अ वेब डेवलपमेंट। और इसके बाद फिर हम आएंगे एडवांस कॉन्सेप्ट ऑफ पीएचपी पे, जहां पर हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस करेंगे, जहां पर हम एक्सेप्शन हैंडलिंग के कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस करेंगे, जहां पर हम बात करेंगे हाउ टू कनेक्ट द पीएचपी एप्लीकेशन विद द डेटाबेस। वो डेटाबेस हमारा MySQL हो सकता है, वो डेटाबेस हमारा Oracle हो सकता है, वो हम कोर्स में फर्दर आगे डिस्कस करेंगे। तो यहां पर आपको समझ में आएगा कि पीएचपी को यूज करके एक स्टैटिक वेबसाइट को हम डायनेमिक वेबसाइट में किस तरीके से कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसके बाद फिर जो हमारी स्टेप्स होगी, जहां पर हम सेशन मैनेजमेंट की बात करेंगे, जहां पर हम कुकीज के कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे, और इस पूरे ड्यूरेशन में मिनिमम 3 से 4 प्रोजेक्ट हम लोग बनाने वाले हैं। बस आपको डेडिकेशन से इस पूरे कोर्स को पढ़ना है। इस पूरे कोर्स को हम लोगों ने 17 चैप्टर में डिवाइड किया हुआ है, जिसकी डिटेल आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और आप देखिए, मैं तो ये चाहूंगा कि आप इस टॉपिक को टॉपिक 1 से लेके टॉपिक 17 तक पूरा इस कोर्स को कंप्लीट करें। लेकिन यदि आपको लगता है कि आपका कोई फेवरेट टॉपिक है जो आपको पहले पढ़ना है, जो आपकी अभी करंट रिक्वायरमेंट है, तो यहां पर आपके लिए सारे टॉपिक्स अवेलेबल हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्लिक करिए और अपने फेवरेट टॉपिक को पढ़ना शुरू कर दीजिए। अब यहां अक्सर बच्चे मुझसे पूछते हैं कि सर इस कोर्स की प्री रिक्विजिशन क्या है, हमें क्या पहले से पढ़ना पड़ेगा इस कोर्स को स्टार्ट करने के लिए। तो मैं आपसे चाहूंगा केवल 2 प्री रिक्विजिशन इस कोर्स को पढ़ने के लिए, एक आपकी सिंसियरिटी और दूसरा आपका टाइमिंग, कि आप कितना टाइम इस कोर्स को देते हैं और कितने सिंसियरिटी के साथ आप इस पूरे कोर्स को कंप्लीट करते हैं। बस यही 2 प्री रिक्विजिशन है इस पूरे कोर्स को कंप्लीट करने की। तो ये था इस पूरी टेक्नोलॉजी का रोड मैप, ये था इस पूरी टेक्नोलॉजी का एक ओवरव्यू जो मैंने भी आपके सामने बताया है। लेकिन इसके बाद एक मेजर क्वेश्चन आता है कि सर इसके अलावा क्या इस कोर्स को पढ़ने के बाद जॉब मिल जाएगी, क्या इस कोर्स को पढ़ने के बाद हम टॉप एमएनसीज तक पहुंच पाएंगे। देखिए, केवल इस कोर्स को पढ़ने के बाद अगर आप ड्रीम कंपनी तक पहुंचने की बात कर रहे हैं, तो मैंने आपको हमेशा बोला है ना बॉस, केवल एक कोर्स को पढ़ना इंपॉर्टेंट नहीं होता है, उसको मल्टीपल फ्लेवर के साथ पढ़ना इंपॉर्टेंट होता है। और उन मल्टीपल फ्लेवर को एड ऑन करने के लिए आपको इस पूरे कोर्स में मल्टीपल असाइनमेंट सॉल्व करने पड़ेंगे, क्विजेस सॉल्व करने पड़ेंगे, प्रोजेक्ट्स बताने पड़ेंगे, और इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट चीज है नोट्स। तो मैंने केवल इस कोर्स को वहां पे पढ़ाया नहीं है, इस कोर्स के साथ मैंने मल्टीपल कॉन्सेप्ट्स को एड ऑन किया हुआ है। असाइनमेंट, क्विजेस, प्रोजेक्ट्स, माइक्रो से लेके मेजर प्रोजेक्ट तक, माइक्रो, मिनी, मेजर, और 1, 2, 4 नहीं, मिनिमम 10 प्रोजेक्ट्स इस पूरे कोर्स में हम लोगों ने इंक्लूड किए हुए हैं। तो जब आप इस पूरे कोर्स को देखेंगे तो चीजें थोड़ी सी और इलॉबरेट होगी, तब आप समझ पाएंगे कि बॉस टॉप मोस्ट एमएनसीज तक पहुंचने के लिए किस तरीके से रोड मैप या किस तरीके के पाथ को फॉलो करना पड़ता है। तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं इस फैंटास्टिक टेक्नोलॉजी को। बिगिनिंग लेवल से हम इसको एडवांस तक लेके जाएंगे, बस आपको कंसिस्टेंटली इसको पढ़ते रहना है। बिलीव मी, आफ्टर कंप्लीशन ऑफ दिस कोर्स यू विल बिकम अ पीएचपी डेवलपर, राइट। तो यहां पर इस पूरे जर्नी में हम कोशिश करेंगे मिनिमम 10 से 20 प्रोजेक्ट्स हम इसमें कंप्लीट करेंगे। छोटे छोटे से प्रोजेक्ट बनाने से शुरुआत करेंगे कि जैसे जैसे हमारे टॉपिक्स कंप्लीट होते जाएंगे वैसे वैसे हम इसमें प्रोजेक्ट डेवलपमेंट करेंगे। क्योंकि मेरा ये मानना है कि अगर आप लैंग्वेज को सीखते सीखते छोटे छोटे से प्रोजेक्ट बनाएंगे तो उस टेक्नोलॉजी पे, उस लैंग्वेज पे आपकी पकड़ काफी मजबूत रहेगी। तो लैंग्वेज है नहीं है, ये तो सब आगे की बातें हैं कि पीएचपी सर लैंग्वेज है या क्या है, इन सारे कॉन्सेप्ट को अभी हम डिस्कस करने वाले हैं, डोंट वरी। लेकिन अब आप देखिए यहां पे इस 5 घंटे के वीडियो में हमने हर उस कॉन्सेप्ट को कवर किया है जो कि इस टेक्नोलॉजी की बेसिक नीड्स हैं। हमने कोर कॉन्सेप्ट पूरी तरह से कवर किया। एंड बिलीव मी, यदि आप इसी टेक्नोलॉजी को कहीं और पढ़ते हैं तो ये 5 घंटे का कोर्स मिनिमम 2 से 3 महीने का होता है। लेकिन मैंने बहुत मेहनत से आपके लिए इस कोर्स को 5 घंटे में लेके आया है और आपके सारे बेसिक कॉन्सेप्ट, सारे कोर कॉन्सेप्ट यहां पर हमने कवर करे हैं। पीएचपी का फुल फॉर्म हाइपर टेक्स्ट प्री प्रोसेसर है, लेकिन इसको तो फिर एचपीपी होना चाहिए, हाइपर टेक्स्ट प्री प्रोसेसर। व्हाट इज कॉल्ड पीएचपी? तो सी देयर इज नो स्पेसिफिक रीजन। हमें पता है हाइपर टेक्स्ट क्या होता है और अभी आगे हम डिस्कस भी करते हैं हाइपर टेक्स्ट क्या होता है, हाइपर इमेजेस क्या होती हैं। ओके,
ये वैसे ही बात है यार, जैसे एमबीबीएस का फुल फॉर्म क्या होता है, बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी, पर हम उसको बोलते क्या है, एमबीबीएस, है ना। तो सिमिलर टाइप ऑफ कॉन्सेप्ट यहां पर ये है कि पीएचपी को हम हाइपर टेक्स्ट प्री प्रोसेसर स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज एक्चुअली कहते हैं। ओके, यहां पर मैं आपको बता दूं पीएचपी की कुछ प्री रिक्विजिशंस हैं कि यदि आप पीएचपी सीखना चाह रहे हैं तो यू मस्ट अंडरस्टैंड द एचटीएमएल, सीएसएस एंड जावास्क्रिप्ट कॉन्सेप्ट, राइट। तो आपको एचटीएमएल आना चाहिए, आपको सीएसएस आना चाहिए, और अगर आपने एचटीएमएल सीएसएस नहीं पढ़ा है तो पहले मेरी रिक्वेस्ट आपसे ये है कि आप सीधे पीएचपी को अभी बंद करिए, पहले डेटाफ्लेयर की वेबसाइट पे जाइए, HTML CSS के कोर्स को फटाफट कंप्लीट कर लीजिए। जावास्क्रिप्ट बहुत डिटेल में रिक्वायर्ड नहीं है, बट क्लाइंट साइड वैलिडेशंस के लिए आपको जावास्क्रिप्ट आनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि PHP जो है हम इसको यूज करेंगे फॉर सर्वर साइड एप्लीकेशंस। क्या होती है क्लाइंट साइड एप्लीकेशन, सर्वर साइड एप्लीकेशन, सारी बातें अभी हम करने वाले हैं। तो शुरुआत हम करते हैं, सर PHP क्यों पढ़ना है। तो आप देखिए, यदि हम बात करें तो दिस टेक्नोलॉजी इज समवेयर रिलेटेड विद द वेब डेवलपमेंट, है ना, कि हम बात कर रहे हैं वेब एप्लीकेशंस की, वेब डेवलपमेंट की, राइट। और जब हम वेब एप्लीकेशन की बात करते हैं तो हम सिंपली कॉन्सेप्ट पे डिस्कस करते हैं एक सिंपल से आर्किटेक्चर पे, और वो आर्किटेक्चर है आपका MVC, है ना। वेबसाइट जो होती है ना वो बेसिकली दो टाइप की होती है, स्टैटिक और डायनेमिक, है ना। छोटा सा एक इंट्रोडक्शन इसका देख ले हम, फिर आप शायद MVC को अच्छे से समझ पाओगे। स्टैटिक मतलब वो वेबसाइट जो कांस्टेंट पेजेस होते हैं, कांस्टेंट पेजेस मतलब फिक्स्ड पेजेस। जैसे आपने देखी होगी कई सारी वेबसाइट, कोई छोटे मोटे स्कूल की वेबसाइट आप देखिएगा, आपने वेबसाइट ओपन की, उस पर कुछ कंटेंट था, आपने कंटेंट को पढ़ लिया, आपने फीस वाले मैटर पे गए, आपने फीस को देख लिया, फीस ऑनलाइन पे नहीं कर सकते आप, आपने फीस देख लिया, आपने कंटेंट पढ़ लिया, आपने इमेजेस देख ली और आपने वेबसाइट को बंद कर दिया। ना आपने वेबसाइट को कोई डेटा दिया और ना वेबसाइट ने आपको कोई डेटा रिटर्न किया। सच टाइप ऑफ वेब एप्लीकेशंस आर कॉल्ड स्टैटिक वेबसाइट, जो हम बड़ी आसानी से बना सकते हैं HTML और CSS को यूज करके। इसके लिए तो ना हमें किसी PHP की जरूरत है, ना हमें कोई जावा की जरूरत है, ना .NET की जरूरत है, ना किसी की जरूरत है, राइट। ये सिंपल हम HTML CSS को यूज करके एक वेबसाइट को स्टैटिक बना सकते हैं। लेकिन सर अब बात आती है कि सर मुझे ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करना है, मैं चाहता हूं कि मेरा लॉगिन एप्लीकेशन हो, मैं चाहता हूं कि मुझे मेलिंग एप्लीकेशन बनाना है। मतलब अब आप बात कर रहे हैं डेटा इंटरेक्शन की, कि अब आप चाहते हैं कि आपकी वेबसाइट से डेटा का इंटरेक्शन हो, राइट, कि आप डेटा दें, आपको डेटा मिले। लेकिन बच्चे ये काम अब आप अगर इंटरेक्टिव वेबसाइट बनानी है, सो दैट इज नॉट पॉसिबल विद HTML एंड CSS, क्योंकि हम बोलते ही हैं यार HTML CSS आर द वेब डिजाइनिंग टूल्स। इट इज सिमिलर लाइक अ पेन ब्रश। अगर आप थोड़ा बहुत भी नॉलेज रखते हैं किसी लैंग्वेज का, तो अगर मैं आपको बोलता हूं कि राइट ए प्रोग्राम टू फाइंड आउट फैक्टोरियल ऑफ नंबर यूजिंग पेन ब्रश, तो आपको क्वेश्चन पे हंसी आ रही होगी कि सर कैसी बात कर रहे हो, पेन ब्रश में फैक्टोरियल का प्रोग्राम कैसे बनेगा। पेन ब्रश इज नॉट अ लैंग्वेज। तो पेन ब्रश क्या है, इट इज अ डिजाइनिंग टूल जिसको यूज करके आप JPG फाइल बना सकते हैं। प्रोग्रामिंग नहीं कर सकते ना, यू कैन नॉट मेक दिस। बट अब मुझे क्या करना है, इंटरेक्टिव पेज बनाना है जो डेटाबेस के साथ इंटरेक्शन करे, जो मेरे डेटा को रीड राइट करे। तो इस तरीके की एप्लीकेशन जहां डेटा का इंटरेक्शन होता है, जहां आपकी एप्लीकेशन डेटाबेस से कम्युनिकेट करती है, इस तरीके की एप्लीकेशन को हम क्या बोलते हैं, डायनेमिक वेबसाइट। दिस इज कॉल्ड डायनेमिक वेब एप्लीकेशन। और जब बात होती है डायनेमिक वेब एप्लीकेशन की, तो फिर यहां पर पिक्चर में आता है ये आर्किटेक्चर। किसी भी वेबसाइट का सबसे पहला पार्ट होता है व्यू, सेकंड होता है कंट्रोलर और थर्ड होता है मॉडल। अब देखिए यहां पर भी अगर आप देखें तो आर्किटेक्चर क्या है, MVC, लेकिन इसको हम पढ़ते क्या है, व्यू, कंट्रोलर एंड मॉडल। ओके, तो दिस इज नॉट कॉल्ड VCM, इट इज एक्चुअली कॉल्ड MVC आर्किटेक्चर, मॉडल, व्यू, कंट्रोलर। व्यू वो वाला पार्ट होता है जिसको हम एक्चुअली बोलते हैं इंटरफेस, कि जहां यूजर इंटरेक्शन होता है, राइट, कि आपने कुछ डेटा दिया है, ओके, अब ये डेटा आपका आगे फर्दर प्रोसेस पे जाएगा और फिर ये आगे आपको इसको डेटाबेस में स्टोर करना है। तो देखिए एक लेयर होती है किसी भी वेबसाइट की, एक व्यू पार्ट होता है जहां पर यूजर इंटरेक्शन करता है, कि यूजर का इंटरेक्शन हमेशा किस पार्ट पे होता है, व्यू पार्ट पे। और ये जो व्यू पार्ट है, इसी को डिजाइन करने के लिए हम बात करते हैं HTML CSS की, और इस पे वैलिडेशंस अप्लाई करने के लिए हम बात करते हैं जावास्क्रिप्ट की, जो कि आपको जावास्क्रिप्ट के ट्यूटोरियल में पता चलेगा कि वैलिडेशंस क्या होते हैं। ओके, लेकिन ये व्यू वाला जो पार्ट है, क्योंकि यहां पर आप देखिए मैं अभी बहुत इंट्रोडक्टरी वे में बात कर रहा हूं। अब आपका डेटा जो आया है, ये जो डेटा है, दिस इज कंप्लीट इन स्टैटिक वेब पेज। आपका जो डेटा है ये पूरी तरह से स्टैटिक डेटा है। तो अब मेरी रिक्वायरमेंट ये है कि सर ये व्यू तो मैंने डिजाइन कर लिया, लेकिन अब इस डेटा को आगे फर्दर मुझे मॉडल हमेशा
किसको कंसिस्ट करके रखता है? डेटाबेस को, है ना। आपका जो डेटाबेस होता है वो हमेशा किस पार्ट पर होता है? मॉडल। लाइक जिस डेटाबेस में भी MySQL हो सकता है, ये डेटाबेस आपका Oracle हो सकता है, ये डेटाबेस आपका DB2 हो सकता है, ओके। दैट्स में भी एनी टाइप ऑफ डेटाबेस, SQL सर्वर हो सकता है, ओके। लेकिन अब क्वेश्चन ये है, HTML डायरेक्टली तो डेटाबेस से कम्युनिकेट कर नहीं सकता, तो फिर इस HTML और डेटाबेस के बीच में कम्युनिकेशन होगा कैसे? या हाउ टू मेक दिस वेबसाइट मोर इंटरैक्टिव? तो इस वेबसाइट को इंटरैक्टिव बनाने के लिए एक्चुअली हमें जरूरत पड़ती है कंट्रोलर पार्ट की। कंट्रोलर मतलब व्हाट? इट इज अ मीडिएटर बिटवीन योर व्यू एंड योर मॉडल। आपके व्यू और मॉडल के बीच में एक मीडिएटर है जो आपके डेटा को रिसीव करेगा और उस डेटा को फर्दर आगे कम्युनिकेट करेगा डेटाबेस के साथ। दैट मीन्स दिस व्हाट आई मेक एन एप्लीकेशन MVC बेस्ड, कि जहां मुझे MVC बेस्ड एप्लीकेशन बनानी है तो यहां पर मेरे बच्चे एज अ कंट्रोलर हम मल्टीपल टेक्नोलॉजीज को यूज कर सकते हैं। वी हैव अ मल्टीपल ऑप्शंस, राइट। और उन्हीं में से एक ऑप्शन है हमारे पास PHP। तो एक्चुअली PHP इज व्हाट? इट इज अ सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज, राइट। कि एक ऐसी टेक्नोलॉजी जिसके कोड को हम कहां पर एग्जीक्यूट करेंगे? सर्वर पे। क्योंकि ये जो कंट्रोलर पार्ट होता है, ये कंट्रोलर हमेशा अपना कोड कहां पर एग्जीक्यूट करता है? सर्वर पे। लाइक अगर आपने कुछ टेक्नोलॉजी के नाम सुने हो तो शायद उनके नाम से ही आपको समझ में आए। JSP जावा सर्वर पेजेस, ASP एक्टिव सर्वर पेजेस, सर्वलेट सर्वर साइड एप्लीकेशन, सर्वर साइड एप्लेट जिसको हम बोलते हैं। तो ये जो टेक्नोलॉजीज है, पाइथन, वी कैन गो फॉर पाइथन इवन, ओके। तो ये टेक्नोलॉजीज, दिस आर मल्टीपल टेक्नोलॉजीज आर अवेलेबल टू मेक एन एप्लीकेशन डायनामिक, टू मेक एन एप्लीकेशन इंटरैक्टिव। एंड अमंग दिस टेक्नोलॉजी, वन ऑफ द मोस्ट यूजेबल टेक्नोलॉजी, वन ऑफ द मोस्ट फैंटास्टिक टेक्नोलॉजी इज व्हाट? PHP। कि जहां पर हम PHP को यूज करते हैं इस तरीके के, बट ये एक पार्ट बता रहा हूं PHP का। देयर आर लॉट ऑफ मोर टाइप ऑफ एप्लीकेशन वी कैन डिजाइन एंड डेवलप यूजिंग PHP, जो भी हम डिस्कस करते हैं, डोंट वरी। लेकिन PHP को मेजर यूज क्या है पहले आपको यह समझना पड़ेगा, ओके। तो PHP एक्चुअली एज अ कंट्रोलर हमेशा हम यूज करते हैं जो इंटरैक्ट करता है, विच इज वेरी इजीली एम्बेडेड विद एन HTML, जिसको हम बड़ी आसानी से HTML के साथ एम्बेड कर सकते हैं। कैसे? वो सब आगे की कहानी है यार। और विच इज इजीली इंटरैक्ट विद द डेटाबेस। तो दोनों के बीच में, एक HTML और डेटाबेस के बीच में जो इंटरैक्शन है, दैट इज पॉसिबल थ्रू PHP। तो ये इसका एक पार्ट है, एक खूबी की मैंने अभी बात की है, राइट। देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स जो भी हम PHP पे डिस्कस करने वाले हैं। बट आई होप यहां पर आपको यह समझ में आया होगा कि वाई वी शुड गो फॉर दिस टेक्नोलॉजी, राइट। लेकिन अब यहां पर बात करते हैं कि सर PHP ही क्यों, है ना। यह भी एक क्वेश्चन आता है कि सर PHP ही क्यों? वाई वी शुड नॉट गो फॉर JSP, वाई वी शुड नॉट गो फॉर जावा, वाई वी शुड नॉट गो फॉर पाइथन? मैंने आपको बोला देयर आर लॉट ऑफ ऑप्शंस अवेलेबल, बट वाई PHP? तो आप देखिए, पहले इसके कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर्स को डिस्कस करते हैं, तो शायद आपको समझ में आएगा कि व्हाई PHP इज यूज्ड एज अ कंट्रोलर टू मेक अ एप्लीकेशन डायनामिक, इंटरैक्टिव, राइट। सबसे पहला, इट इज वेरी मच सिंपल एंड इजी टू लर्न। आपने HTML CSS पढ़ा है और अगर आप अपनी वेबसाइट को इंटरैक्टिव बनाना चाहते हैं तो PHP बड़ी आसानी से आपके पेज को डायनामिक और इंटरैक्टिव बना सकती है। इट्स अ वेरी सिंपल एंड इजी टेक्नोलॉजी एंड ह्यूज डिमांड टेक्नोलॉजी, राइट। मार्केट में बहुत डिमांडेबल टेक्नोलॉजी है। देयर आर लॉट ऑफ रिक्वायरमेंट ऑफ PHP डेवलपर इन द मार्केट। लेकिन बस आपको फोकस्ड होके इस टेक्नोलॉजी को डे 1 से लेके डे एंड तक समझना है, जहां पर हम हर पार्ट को कवर करने वाले हैं। हाउ टू यूज फाइल हैंडलिंग कॉन्सेप्ट इन PHP, हाउ टू मैनेज द सेशन इन PHP, हाउ टू डील विद द डेटाबेस यूजिंग PHP, कुकीज कॉन्सेप्ट किस तरीके से मैनेज होगा, सेशन मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट, ईच एंड एवरीथिंग वी आर गोइंग टू कवर इन दिस टेक्नोलॉजी, राइट। लेकिन पहले सिंपल एंड इजी टू लर्न। सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, ओपन सोर्स एंड फ्रीवेयर, मतलब देयर इज नो नीड टू परचेस एनी लाइसेंस सॉफ्टवेयर टू रन PHP इन मशीन। कैसे रन करना है वो भी हमारा पार्ट 2 है कि सर PHP के लिए इंस्टॉलेशन क्या करना पड़ेगा, हाउ टू रेडी माय मशीन विद फॉर PHP एप्लीकेशन, अरे सारी बातें करेंगे, डोंट वरी। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड टेक्नोलॉजी। देखिए, मैं आपको हमेशा बोलता हूं ये बात कि आज अगर किसी टेक्नोलॉजी को मार्केट में सर्वाइव करना है तो दिस टेक्नोलॉजी मस्ट बी एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड टेक्नोलॉजी। इट फॉलोज द रूल ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड टेक्नोलॉजीज लाइक इनकैप्सुलेशन, पॉलीमॉर्फिज्म, क्लासेस, ऑब्जेक्ट, इनहेरिटेंस,
एंड PHP इज वन ऑफ देम। इट इज एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड टेक्नोलॉजी जो फॉलो करती है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के रूल्स को। दिस इज अगेन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ PHP। प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंसी का मतलब आप समझते हैं, मतलब देयर इज नो स्पेसिफिक प्लेटफॉर्म। लाइक अगर आप बात करें प्लेटफॉर्म डिपेंडेंसी की, तो मैं आपको बोलता हूं, आपने कभी भी नोटपैड या पेन ब्रश विंडोज के अलावा कहीं देखा है? नहीं देखा होगा। कारण यह है कि ये उन लैंग्वेजेस में बने हुए हैं जो प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट लैंग्वेज है, बट PHP इज प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। दैट मींस यू कैन रन, इसको हम ये भी बोलते हैं क्रॉस प्लेटफॉर्म कॉम्पेटिबिलिटी। तो क्रॉस प्लेटफॉर्म कॉम्पेटिबिलिटी या प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंसी का जो मतलब है वो ये है, A PHP application can run in any of the application। कैसे, वो भी मैं आपको PHP कोड एग्जीक्यूशन के टाइम बताऊंगा, ठीक है। इट इज एन इंटरप्रेटेड लैंग्वेज, इट इज अ प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज, सो दैट नॉट टू स्टक ऑन द वन प्लेटफॉर्म, इट कैन बी रन ऑन एनी ऑफ द प्लेटफॉर्म। लाइक विंडोज पे हम इसको रन कर सकते हैं, मैक ओएस पे हम इसको रन कर सकते हैं, यूनिक्स पे हम इसको रन कर सकते हैं। ओके, अनदर मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर लाइक वास्ट कम्युनिटी सपोर्ट। अब देखिए PHP का अपनी एक कम्युनिटी है ना, गूगल पे सर्च करेंगे यू विल फाइंड कम्युनिटीज ऑफ PHP। और इस कम्युनिटी का सबसे बड़ा एडवांटेज ये होता है कि देयर आर लॉट ऑफ डेवलपर जो PHP में कई सालों से काम कर रहे हैं, दे मेक देयर ओन कम्युनिटी, ताकि एक दूसरे की हेल्प की जा सके। कि यदि आप PHP डेवलपर हैं और अगर आप लगता है कि आप किसी प्रोजेक्ट में कहीं स्टक हो गए, यू आर नॉट फाइंड द लॉजिक ऑफ दिस प्रोजेक्ट, आपके लिए कम्युनिटी है एंड दैट कम्युनिटी विल हेल्प यू आउट टू रिजॉल्व योर प्रॉब्लम। तो PHP का एक सबसे बड़ा एडवांटेज ये भी है कि अगर आप PHP में डेवलपमेंट करते हैं तो यू विल गेट अ वास्ट कम्युनिटी सपोर्ट, ना आपको काफी अच्छा कम्युनिटी सपोर्ट मिलेगा। अब इसके आगे जो बात होगी वो नेक्स्ट टॉपिक की होगी, लेकिन उसके पहले आप मुझे ये बताइए कि इस वीडियो में अभी तक हमने जितना पढ़ा, आपको कौन सा टॉपिक सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग लगा? तो कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बताइए, मैं आपके कमेंट का वेट जरूर करूंगा। इंटरप्रेटेड लैंग्वेज, अभी मैंने आपको बोला इट्स अ सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज, जैसे मैंने अभी आपको बताया है ना। अभी मैंने आपको आर्किटेक्चर में बताया कि इट इज नॉट यूज्ड फॉर क्लाइंट साइड वैलिडेशन, इट इज बेसिकली यूज्ड फॉर सर्वर साइड एप्लीकेशन। तो सर्वर साइड एप्लीकेशन के लिए अब डोंट वरी, अब ये बात करेंगे सर हमने थोड़ा सा ऐसा कुछ सुना है कि सर्वर साइड एप्लीकेशन के लिए सर्वर सपोर्ट चाहिए, जैसे जावा के लिए अपाचे टॉमकैट रिक्वायर्ड है, डॉटनेट के लिए IIS रिक्वायर्ड है, PHP हर तरीके के सर्वर पे सपोर्टेबल है। सो देयर इज नो स्पेसिफिक सर्वर रिक्वायर्ड, बात करेंगे अभी आगे, डोंट वरी। ओके, अब देखो, अब जो मैंने आपको बात की थी ना, एज कंपेयर टू अगर आप बात करें JSP एंड ASP, PHP इज मच फास्टर टेक्नोलॉजी। तो अगर कंपेरेटिव बात की जाए तो ये एक कंपैरिजन है जो PHP को अलग करता है, डिफरेंशिएट करता है ASP या JSP के साथ, कि एज कंपेयर टू JSP सर्वलेट एंड अदर टेक्नोलॉजी दिस PHP इज अ फास्टर। क्यों? अभी आगे हम देखिए, मैं अभी आपको कोई ऐसा टेक्निकल वर्ड नहीं यूज कर रहा हूं जो आप कंफ्यूज हो जाएं। जैसे जैसे आगे हम बढ़ेंगे वैसे वैसे हम कुछ टेक्निकल वर्ड्स पे बात करेंगे। पहले आप फीचर समझ लें, इस टेक्नोलॉजी का पावर आप समझ लें, ओके, सो दैट आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ यार जो पढ़ रहे हैं वो बेस्ट है ना। डेटाबेस सपोर्ट, ये भी अभी हमने बात की। ओके, वी कैन मेक एनी डेटाबेस एप्लीकेशन यूजिंग PHP। वेब सर्वर सपोर्ट, ये भी मैंने आपको बोला कि बॉस देयर इज नो स्पेसिफिक सर्वर रिक्वायर्ड, वी कैन रन PHP एप्लीकेशन इवन विद द अपाचे, विद द IIS वेब सर्वर। ओके, सेशन सपोर्ट में आपको हमेशा ये बात करता हूं बॉस, कोई भी डायनेमिक वेब एप्लीकेशन, मतलब ये मेरा अपना एक एक्सपीरियंस है कि अगर आप कोई ई-कॉमर्स बेस्ड एप्लीकेशन बना रहे हैं, ठीक है, या कोई भी एप्लीकेशन अगर आप बना रहे हैं विदाउट सेशन मैनेजमेंट, मेरा ये मानना है इट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल कि आप अपनी एप्लीकेशन को सक्सेसफुली डेवलप कर पाए। अब ये सेशन मैनेजमेंट क्या है, क्या मतलब है, ये सब आगे की कहानी है, बट वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट अबाउट PHP इज दैट इट सपोर्ट द सेशन मैनेजमेंट। कुकीज का सपोर्ट है, सेशन मैनेजमेंट का सपोर्ट है, सो दैट यू कैन इजीली मेंटेन द स्टेट ऑफ योर डेटा कंसिस्टेंटली इन योर पेज, जिसको हम बोलते हैं ना, एक डेटा की स्टेट को अगर आपको कंटिन्यूअस पेज पे मेंटेन करना है, सो विद द यूज ऑफ PHP इट इज वेरी मच इजी टू मेंटेन द स्टेट ऑफ द डेटा। सेशन मैनेजमेंट का सपोर्ट है, सिक्योरिटी, सिक्योर लैंग्वेज, कोई भी वेबसाइट अगर आप ई-कॉमर्स बेस्ड एप्लीकेशन बना रहे हैं, सो व्हाई द पीपल ट्रस्ट ऑन योर वेबसाइट अनटिल अनलेस इट इज नॉट सिक्योर। ओके, तो सिक्योरिटी इज वन ऑफ द मेजर कंसर्न ऑफ PHP जो आपको यहां पर मिलेगी। ओके, सो दिस आर द सम इंपॉर्टेंट फीचर। तो चलिए, ये कॉन्सेप्ट तो अभी हमने समझ लिया, लेकिन अब मेरा एक क्वेश्चन आपसे है कि ये फुल कोर्स तो हम पढ़ रहे हैं, इस फुल कोर्स को आप एंजॉय भी कर रहे हैं, लेकिन अगला कोर्स आपको कौन सा चाहिए, कौन सी टेक्नोलॉजी का फुल कोर्स आप चाहते हैं? फटाफट कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बताइए। तो नेक्स्ट कोर्स मैं उसी टेक्नोलॉजी का लेके आऊंगा जिसके कमेंट मुझे कमेंट बॉक्स में सबसे ज्यादा मिलेंगे, वही कोर्स मैं बहुत जल्दी आपके लिए लेके आऊंगा। तो फटाफट कमेंट करिए और बताइए मुझे कि किस कोर्स को आप
अपकमिंग फ्यूचर में देखना चाहते हैं। अब बात होगी उन मेजर वेबसाइट्स की जो कि पीएचपी में डेवलप्ड है या जो पीएचपी को यूज करके डेवलप्ड हुई है। लाइक देखिए, अब नाम अभी तो मैंने बहुत थोड़े से लिखे हैं, अगर आप गूगल करेंगे यू विल फाइंड लॉट ऑफ टॉप वेबसाइट्स जो कि पीएचपी को यूज करती हैं फॉर देयर डेवलपमेंट, लाइक फेसबुक, याहू, ओके, इवन वर्डप्रेस। आपको पता है वर्डप्रेस क्या है? अभी अपन बात करेंगे कि यदि आपको कोई एचटीएमएल पेज बनाना है और अगर आपको एचटीएमएल नहीं भी आती है, देन इवन यू कैन डिजाइन योर एचटीएमएल पेज। इफ यू आर अ डिजाइनर, यू डोंट नो, आपको एक छोटा सा वेबसाइट बनानी है, सीधे आप जाइए वर्डप्रेस पे और you can easily design your web application using WordPress that developed in PHP, Canva, ठीक है, that developed in PHP, Flipkart, one of the most usable e-commerce website, Twitter, we know very well what is Twitter, Spotify, Flickr, these are the some famous website, some brand website जो क्या हम बोल सकते हैं uses PHP for their development। तो आप सोचिए, जब इतनी वेबसाइट अगर पीएचपी को यूज कर रही है बॉस, तो कुछ तो दम होगा, ओके, और वही दम हम इस टेक्नोलॉजी में आगे देखने वाले हैं, ओके। सो दीज आर द सम इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट अबाउट PHP। अब बात आती है कि सर देयर आर लॉट ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ एप्लीकेशन व्हिच यू कैन डिजाइन यूजिंग PHP, लाइक ई-कॉमर्स एप्लीकेशन, फ्लिपकार्ट, अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया, ठीक है, CMS एप्लीकेशन, कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम, जैसा मैंने आपको बताया, वर्डप्रेस, ERP, अगर आपको ERP एप्लीकेशन बनाना है, ठीक है, यू कैन गो फॉर डेटाबेस एप्लीकेशन, ईमेल्स एप्लीकेशन, चैटिंग एप्लीकेशंस, बॉस हर तरीके की वेब एप्लीकेशन को सपोर्ट करता है PHP, राइट। तो आई होप यहां तक अभी आपको फीचर्स इसके समझ में आएंगे। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, व्हाई यू शुड गो फॉर दिस PHP। बिलीव मी, मैंने आपको पहले भी कहा और अब फिर से बोल रहा हूं, देयर इज ए ह्यूज डिमांड ऑफ दिस टेक्नोलॉजी इन द मार्केट विद द हैंडसम सैलरी। सैलरी का तो बॉस कोई लिमिटेशन ही नहीं है इफ यू आर अ गुड PHP डेवलपर। केवल PHP सीखना इंपॉर्टेंट नहीं है, यू मस्ट बी अ मास्टर इन द PHP, राइट। और वो तब होगा जब आप इस कोर्स में मेरे साथ में कंटिन्यूसली प्रोजेक्ट डेवलप करते रहेंगे। मैं आपको कुछ असाइनमेंट दूंगा जिन पे आपको काम करना है। हम असाइनमेंट्स की बात करेंगे, क्विजेस पे हम बात करेंगे, हम नोट्स पे बात करेंगे, नोट्स आपको मिलेंगे, लेकिन बस आपको फोकस्ड होके इस पूरी टेक्नोलॉजी को प्रॉपर तरीके से स्टेप बाय स्टेप पढ़ते रहना है। एंड बिलीव मी, एट द एंड रिजल्ट आपके सामने होगा। इंस्टॉलेशन ऑफ PHP, कि किस तरीके से आपको PHP के लिए वेब सर्वर को इंस्टॉल करना है, डेटाबेस सर्वर को इंस्टॉल करना है। क्योंकि आप देखिए, क्लास में मैंने आपको बताया था कि हम एक्चुअली PHP को यूज करेंगे फॉर मेकिंग अ डायनेमिक एप्लीकेशन, और डायनेमिक एप्लीकेशंस को डेवलप अगर आपको करना है तो यहां पर हमें व्यू लेवल पे भी वर्क करना है, हमें कंट्रोलर लेवल पे भी वर्क करना है, हमें डेटाबेस लेवल पे भी वर्क करना है। याद करिए MVC आर्किटेक्चर जो हमने डिस्कस किया था, ओके। तो यहां पर आप देखिए, अगर आप HTML, CSS और PHP की फाइल को सर्वर पे रखना चाहते हैं तो वी रिक्वायर्ड अ वेब सर्वर, और यदि हम डेटाबेस की बात करें तो वी रिक्वायर्ड अ डेटाबेस सर्वर। तो यहां पर आपको या तो 3 अलग अलग सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने पड़ेंगे। फर्स्ट यू हैव टू इंस्टॉल PHP एंड देन यू हैव टू इंस्टॉल वेब सर्वर एज एन अपाचे, ओके। और तीसरा आपको चाहिए डेटाबेस सर्वर, जो कि हमारे केस में MySQL होगा। तो या तो आप तीनों को अलग अलग इंस्टॉल करें, क्या पहले PHP को इंस्टॉल करें, फिर अपाचे को इंस्टॉल करें, उसके बाद आप MySQL डेटाबेस सर्वर को इंस्टॉल करें, और ये तीनों सॉफ्टवेयर आपको एक साथ इंस्टॉलेशन के भी ऑप्शन मिलते हैं। देयर इज अ थर्ड पार्टी कंट्रोल, लाइक WAMP सर्वर हमारे पास है और XAMPP सर्वर हमारे पास है, राइट। तो ये दोनों थर्ड पार्टी कंपोनेंट हैं जिनको यूज करके हम बड़ी इजीली ये तीनों सर्वर्स को इंस्टॉल कर सकते हैं। मतलब तीनों सर्वर मतलब वेब सर्वर एज वेल एज डेटाबेस सर्वर, राइट। तो चलिए इस पूरी प्रोसेस को एक बार हम प्रैक्टिकली समझते हैं कि किस तरीके से हम WAMP सर्वर या XAMPP सर्वर को इंस्टॉल करेंगे। तो जी चॉइस आपके पास 2 है, तो सिंपली आपको क्या करना है, पहले गूगल पे जाके WAMP सिंपल लिखना है, डाउनलोड, ठीक है, डाउनलोड WAMP सर्वर, ओके। और जब आप इसको डाउनलोड के लिए जाएंगे तो यू विल फाइंड दिस ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ दिस WAMP सर्वर। और अब देखिए, WAMP का मैंने आपको फुल फॉर्म भी बताया था। हियर W स्टैंड फॉर विंडोज, A स्टैंड फॉर अपाचे, M स्टैंड फॉर MySQL एंड P स्टैंड फॉर PHP। तो यदि आप इस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करते हैं, दैट मींस इट इज बेसिकली इंस्टॉल फॉर विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम, कि ये विंडोज के लिए आप इंस्टॉल करेंगे। वाइल अगर हम XAMPP सर्वर की बात करें, सो दैट इज बेसिकली यूज फॉर एनी ऑपरेटिंग सिस्टम, ओके। तो इस पूरी सीरीज में हम एक्चुअली XAMPP सर्वर को यूज करने वाले हैं।
तो चलिए एक बार इसको भी हम समझ लेते हैं। वैम सर्वर आप देखिए यहां पर आपको ऑप्शन मिलेगा वैम सर्वर में, आप थोड़ा सा नीचे जाएंगे तो यू विल फाइंड दिस ऑप्शन वैम सर्वर 64 बिट विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम फॉर 32 बिट विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम। तो आप देख लीजिए एक बार कि आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो 64 बिट है या 32 बिट है, उसके हिसाब से आप इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल अभी मैं यहां पर वैम की बजाय डाउनलोड करने वाला हूं। आप देखिए यहां पर मैंने लिखा एक्सएम सर्वर, तो मैं अगर जाता हूं एक्सएम डाउनलोड पे तो ये मुझे अपाचे की ऑफिशियल वेबसाइट मिलेगी। दिस इज व्हाट, यहां पर अगर आप बात करें एक्सएम की तो एक्स स्टैंड फॉर एनी ऑपरेटिंग सिस्टम, या द मीनिंग ऑफ एक्स इज इट इज एनी ऑपरेटिंग सिस्टम। दैट मींस दिस थर्ड पार्टी कंपोनेंट इज अवेलेबल फॉर इवन विंडोज, फॉर लिनक्स, फॉर आईओएस। तो यहां पर आपको चॉइस करना पड़ेगा कि आपको विंडोज के लिए इंस्टॉल करना है या लिनक्स के लिए इंस्टॉल करना है या फॉर आईओएस के लिए इंस्टॉल करना है, राइट। तो एक्स स्टैंड फॉर एनी ऑपरेटिंग सिस्टम, ए अगेन अपाचे, एम फॉर माइस्क्यूएल, P फॉर PHP एंड अगेन P फॉर पर्ल। तो ये आपके लिए एक और सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करेगा, दैट इज अ पर्ल। हालांकि दैट इज नॉट द कप ऑफ टी राइट नाउ फॉर अस, लेकिन दिस वन इज द बेस्ट ऑप्शन कि आप इसको इंस्टॉल कर सकते हो। आप देखिए यहां पर अभी मेरे पास जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो विंडोज है, तो सिंपली आपको इस एक्सएम फॉर विंडोज वाले ऑप्शन पे जाना है और ये जो लास्ट ऑप्शन है, राइट, विच इज अ 149 MB, इसको आपको डाउनलोड पे क्लिक करना है। वंस यू क्लिक ऑन दिस डाउनलोड तो आपका डाउनलोड स्टार्ट हो जाएगा और इट विल टेक अ लिटिल बिट टाइम, हाँ थोड़ा सा टाइम लगेगा, इट विल टेक अराउंड 5 to 10 मिनट्स। तो अब 5 से 10 मिनट हम इस वीडियो को थोड़ा सा स्टॉप करेंगे ताकि ये पूरा एक बार डाउनलोड कंप्लीट हो जाए, देन आफ्टर मैं आपको इसका इंस्टॉलेशन बताऊंगा। ओके, तो जस्ट क्लिक ऑन दिस डाउनलोड बटन। ओके, सो वंस यू क्लिक ऑन दिस डाउनलोड बटन तो आप इसके बाद जब डाउनलोड में जाके देखेंगे, ओके, तो हालांकि मैंने डाउनलोड से इसको भी कॉपी कर लिया है, ओके, क्योंकि डाउनलोड में ऑलरेडी मेरे पास ये ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। तो आपको थोड़ा सा 10 मिनट का वेट करना है उसके इंस्टॉलेशन के लिए, उसके बाद आप इस वीडियो को कंटिन्यू करें। ओके, तो यहां पर आप देखिए ये ऑल सॉफ्टवेयर में मेरे पास PHP में दिस इज व्हाट द एक्सएम सर्वर वी हैव, दिस इज व्हाट द इंस्टॉलेशन ऑफ दिस सर्वर, राइट। तो सिंपली आपको क्या करना है, इस पर राइट क्लिक करना है और यू कैन डायरेक्टली डबल क्लिक ऑन दैट, और देयर इज एन ऑप्शन कॉल्ड रन एज एडमिनिस्ट्रेटर, तो आपको इस पर क्लिक करना है एंड वंस यू क्लिक ऑन दैट तो आपका जो इंस्टॉलेशन है वो स्टार्ट होगा। ओके, और आप देखिए यहां पर आपको थोड़ी सी स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस को समझना है। एक बार इसकी प्रोसेस स्टार्ट होती है देन आई विल शो यू द इंस्टॉलेशन प्रोसेस। सी दिस वन, यू विल गेट द वेलकम मैसेज। ओके, और आप देखिए जब आपने इसका इंस्टॉलेशन शुरू किया सो यू विल गेट दिस वेलकम विंडो, यहां पर आपको ये वेलकम विंडो मिलेगी। और अगर इसके पहले कोई वार्निंग मैसेज आता है तो आप उसको अवॉइड भी कर सकते हैं, ठीक है, देयर इज नो इश्यू ऑन दैट। ओके, तो अब इस वेलकम विंडो पे आपको नेक्स्ट करना है एंड देन आफ्टर अब इस प्रॉपर इस विंडो को आप समझिए। देखिए आप इस विंडो में ही आपको मल्टीपल सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करके देगा, लाइक पर्ल, लाइक टॉमकेट। ओके, इसके अलावा मेल सर्वर है, FTP सर्वर है। तो मैं अभी इसमें से टॉमकेट को हटाता हूं, ठीक है, बिकॉज यहां पर हमें अपाचे को यूज करना है। ओके, सो दिस अपाचे, अब देखिए ये जो अपाचे वाला ऑप्शन आ रहा है ये आपको आपके सिस्टम पे टिक रखना है, क्योंकि मेरे सिस्टम पे ऑलरेडी अपाचे इंस्टॉल्ड है, दैट्स व्हाई ये मुझे इसको हाईलाइट नहीं बता रहा है। और पर्ल अगर आपको इंस्टॉल करना है सो यू विल गो फॉर पर्ल, और इसके अलावा आपकी रिक्वायरमेंट है तो अभी मैं सारे ऑप्शंस को टिक रहने देता हूं, ओनली दिस टॉमकेट आई डोंट रिक्वायर्ड। तो यहां पर मैंने टॉमकेट को अनचेक कर दिया है एंड देन आई विल गो फॉर नेक्स्ट ऑप्शन। और ये बाय डिफॉल्ट आपका इंस्टॉल्ड होगा C ड्राइव में एक्सएम के नाम से। ओके, तो मैं अभी लोकेशन भी रहने देता हूं, आप चाहे तो इसकी लोकेशन अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं, आप इसको D ड्राइव, E ड्राइव किसी भी ड्राइव में इंस्टॉल कर सकते हैं। देन गो टू नेक्स्ट, और लैंग्वेज में हम इसको इंग्लिश ही रहने देंगे एंड देन नेक्स्ट, when this process will going to start, तो it will take around 2 to 3 minutes to complete this installation process। तो हम तब तक थोड़ा सा वेट करते हैं। ओके, तो जब आपका इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो जाएगा सो दैट यू विल गेट दिस विंडो, जहां पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा, डू यू वांट टू स्टार्ट द कंट्रोल पैनल नाउ, क्योंकि PHP का एक कंट्रोल पैनल होगा जो भी आपको इसके जस्ट नेक्स्ट स्टेप पे हमें दिखेगा, जहां से हम हमारे सर्वर को स्टार्ट और स्टॉप की प्रोसेस देखेंगे। तो इसको आप चेक रहने दीजिए एंड देन जस्ट गो टू दिस फिनिश ऑप्शन। तो जैसे ही आप फिनिश करेंगे इट विल शो यू द कंट्रोल पैनल ऑफ दिस PHP। तो आप देखिए ये आपका PHP का कंट्रोल पैनल आ गया है। ओके, अब यहां पर आपका जो प्रोसेस है, देखिए इसमें कुछ एरर्स भी बता रहा है। सो अभी देखते हैं अपन क्या प्रॉब्लम आती है। तो आप देखिए देयर आर द मल्टीपल सॉफ्टवेयर जो यहां पर हमें मिले हैं, लाइक वी हैव एन अपाचे, माइस्क्यूएल। ओके, और इसके अलावा कुछ और भी सॉफ्टवेयर यहां पर इंस्टॉल्ड है। टॉमकेट नहीं है क्योंकि टॉमकेट को हमने अनचेक कर दिया था। तो अब सिंपली आपको क्या करना है,
यहां पर आपको सबसे पहले अपाचे को स्टार्ट करना है, राइट। तो अपाचे को स्टार्ट करने के लिए जस्ट प्रेस दिस स्टार्ट बटन एंड लेट्स सी, देखते हैं अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो फिर हम उसको समझेंगे। लेकिन यदि ये अपाचे इस तरीके से ग्रीन कलर में आ गया है, दैट मींस योर अपाचे इज स्टार्ट प्रॉपरली। अब इसके बाद मुझे एक बार माइस्क्यूएल को इंस्टॉल करके देखना है। तो यहां पर माइस्क्यूएल में आप देखें, सी दिस वन, दिस माइस्क्यूएल इज अगेन ओके, देयर इज अ इशू विद दिस माइस्क्यूएल। तो यदि आपके माइस्क्यूएल में प्रॉब्लम आती है तो आपको सिंपल कॉन्फिग में जाना है और कॉन्फिग में जाके आप इसका पोर्ट नंबर बदल दीजिए। यहां पर आपको जो डिफॉल्ट पोर्ट नंबर मिलेगा वो 3306 मिलेगा। अभी आपने देखा मैंने इसका पोर्ट नंबर चेंज करके 3307 कर दिया है, ओके। एंड देन आफ्टर, ये तब आपको करना है जब ऑलरेडी आपके पास माइस्क्यूएल इंस्टॉल्ड है 3306 पोर्ट पे। तो ये मेरे सिस्टम पे ऑलरेडी माइस्क्यूएल इंस्टॉल्ड है, जो कि मैं जावा के साथ भी यूज करता हूं। सो दैट्स व्हाई द रीजन कि मुझे यहां पर सिंपल पोर्ट नंबर बदलना है। और यदि मान लीजिए इस तरीके का कोई इशू नहीं आता है तो फिर आपको कॉन्फिग में जाके कोई भी चेंजेस नहीं करना है। देन आफ्टर अगर आप इसको स्टार्ट करते हैं तो आपका ये देखिए ग्रीन का ऑप्शन आ गया। तो यदि ये दोनों ऑप्शन अगर आपके ग्रीन के आ रहे हैं, दैट मींस योर अपाचे एंड योर माइस्क्यूएल बोथ आर रनिंग परफेक्टली। तो इसके बाद अब हमें जाके अपनी सबसे पहली एप्लीकेशन बना के देखना है। तो सबसे पहली स्टेप में आप इस पूरे सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर लीजिए। फिर नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको बताता हूं हाउ टू राइट द फर्स्ट एप्लीकेशन ऑफ पीएचपी। तो आई होप वीडियो आपको पसंद आया है, और यदि पसंद आया है तो प्लीज इसे दोस्तों के साथ भी शेयर करो। और यदि आपके इंस्टॉलेशन में छोटी सी भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, मैं आपको उसका सॉल्यूशन बता दूंगा, ठीक है। तो एक बार इसको ट्राई करिए और इंस्टॉल करिए पीएचपी के लिए एक्सएम सर्वर। जहां पर आप विंडोज के लिए इसको इंस्टॉल कर रहे हैं तो आपके पास अपाचे का भी ऑप्शन रहेगा, माइस्क्यूएल का भी ऑप्शन रहेगा, पीएचपी भी रहेगा और पर्ल का भी ऑप्शन रहेगा। हालांकि पर्ल इज नॉट रिक्वायर्ड राइट नाउ, बट आई होप इस पूरा इंस्टॉलेशन को आपने अच्छे से समझ लिया है, ओके। तो फटाफट इंस्टॉल करिए। और आप देखिए अभी फिलहाल मैं इसको स्टॉप कर देता हूं बिकॉज आई डोंट रिक्वायर्ड राइट नाउ दिस सॉफ्टवेयर। मतलब इसका मुझे रनिंग नहीं करना है, क्योंकि मैं इसको स्टार्ट करूंगा नेक्स्ट क्लास में जब हम अपना पीएचपी का पहला प्रोग्राम लिखेंगे, पीएचपी की पहली एप्लीकेशन बनाएंगे, ओके। तो अब यहां पर एक चलिए जाते जाते एक क्वेश्चन ये भी आता है कि सर यदि मान लीजिए ये जो आपका कंट्रोल पैनल है, अगर ये कंट्रोल पैनल डिसअपियर हो जाता है तो फिर इसको हम किस तरीके से लेके आएंगे। तो आप देखिए यहां राइट हैंड साइड पे कॉर्नर में आपको इसका ऑप्शन मिलेगा, ओके। तो जहां से आप अपाचे को स्टार्ट कर सकते हैं, माइस्क्यूएल को स्टार्ट कर सकते हैं, ओके। यू कैन एक्चुअली यू हैव दिस ऑप्शन, राइट। और यदि मान लीजिए यहां पर भी ऑप्शन नहीं आ रहा है तो सी ड्राइव में जाके आप देखेंगे ये एक्सएम, और यहां पर आपको ऑप्शन मिल जाएगा आपका ये xmp-start.exe नाम की एक फाइल होगी, आप इस पे क्लिक कर दीजिए तो आपका जो कंट्रोल पैनल है वो कंट्रोल पैनल आपके पास फिर से अपीयर हो जाएगा, राइट। तो यू कैन जस्ट क्लिक ऑन दैट एंड योर कंट्रोल पैनल ऑप्शन विल बी अपीयर इन फ्रंट ऑफ योर स्क्रीन, ओके। सो दिस इज हाउ, ये देखिए आप xmcontrol.exe का ऑप्शन आ रहा है। तो ये आप देखिए आपके ये जब सर्वर स्टार्ट करना है तो आप स्टार्ट और स्टॉप यहां से भी कर सकते हैं, एंड टू सी द कंट्रोल यू कैन जस्ट गो टू दिस ऑप्शन, राइट। तो देखिए मैं इसको भी स्टॉप कर देता हूं एंड जस्ट क्लोज दिस कंप्लीट एप्लीकेशन। तो आई होप ये ऑप्शन आपको समझ में आ गया है। तो फटाफट डाउनलोड करिए, इंस्टॉलेशन प्रोसेस कंप्लीट करिए, और फिर नेक्स्ट हम ये देखते हैं हाउ टू राइट द फर्स्ट पीएचपी एप्लीकेशन। आई होप आपने अपने सिस्टम में पीएचपी के लिए माइस्क्यूएल को इंस्टॉल कर लिया है, पीएचपी के लिए आपने एक्सएम सर्वर को इंस्टॉल कर लिया है। तो चलिए अब यहां पर हम देखते हैं कि किस तरीके से हम पीएचपी के प्रोग्राम को लिखेंगे, किस तरीके से पीएचपी का प्रोग्राम रन होगा, मतलब फर्स्ट एप्लीकेशन ऑफ पीएचपी। और यहां पर आप देखिए एक और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ये है कि पीएचपी के प्रोग्राम के लिए बच्चे अक्सर कंफ्यूज होते हैं कि सर हम किस एडिटर को यूज करें। तो आप देखिए देयर आर मल्टीपल एडिटर्स आर अवेलेबल। आप नोटपैड को यूज कर सकते हैं, आप नोटपैड प्लस प्लस को यूज कर सकते हैं, आप वीएस कोड को यूज कर सकते हैं, आप एटॉम को यूज कर सकते हैं। मैं यहां पर आपको कुछ 2-3 एडिटर्स के साथ पीएचपी के प्रोग्राम को रन करके बताता हूं। तो आप देखिए सबसे पहली स्टेप में आपको क्या करना है, जब आप अपने एक्सएम सर्वर को इंस्टॉल करेंगे, जैसा मैं लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था, तो यहां पर आपको सबसे पहले अपने सर्वर को स्टार्ट करना है। तो सर्वर को स्टार्ट करने के लिए सिंपली यू हैव टू क्लिक ऑन दिस स्टार्ट बटन, जहां पर आप माइस्क्यूएल को भी स्टार्ट कर लीजिए। हालांकि अभी हमारी रिक्वायरमेंट माइस्क्यूएल की नहीं है, बट स्टिल यू कैन स्टार्ट इट इफ यू वांट। तो वंस योर सर्वर इज स्टार्ट, ओके, उसके बाद आप ब्राउजर पे जाइए और यहां पर जाके सिंपली आपको टाइप करना है लोकल होस्ट। और जब आप लोकल होस्ट टाइप करेंगे तो यहां पर आपको कुछ इस तरीके से एक पेज मिलेगा, जहां पर आपको मल्टीपल ऑप्शंस मिलेंगे, पीएचपी माय एडमिन आपको मिलेगा, ओके। और यहां पर आपको एग्जैक्टली
यदि ये पेज ओपन हो जाता है फाइनली, तो इसका मतलब है आपका सर्वर प्रॉपरली इंस्टॉल हो गया है। ओके, और आप देखिए जब आप PHP माय एडमिन में जाएंगे तो यहां पर आपको अपना डेटाबेस से रिलेटेड वर्क करना है, जो कि हमारा फ्यूचर का टास्क है। अभी तो हम खैर बिल्कुल बिगिनिंग लेवल पे हैं, लेकिन PHP माय एडमिन इज बेसिकली यूज्ड फॉर एग्जीक्यूटिंग द MySQL कमांड विथ PHP, राइट, जो कि हम आगे देखेंगे, देखने वाले हैं। ये देखिए आप यहां पर आपको मल्टीपल डेटाबेसेस दिखेंगे। जैसे ऑलरेडी मेरे सिस्टम पे कुछ डेटाबेसेस इंस्टॉल्ड है, लाइक मतलब मैंने बनाए हैं, लाइब्रेरी डेटाबेस है, माय डेटाबेस है। तो अभी हम आगे बात करेंगे कि किस तरीके से PHP और MySQL को हम कनेक्ट करेंगे, बट यस, ये आपका फ्रंट पेज है। अब यहां पर आपको सेकेंड स्टेप में क्या करना है, वंस यू इंस्टॉल PHP, तो यहां पर आपको C ड्राइव में एक फोल्डर मिलेगा, ठीक है, XM के नाम से। इस फोल्डर में आपको जाना है और यहां पर आपको एक फोल्डर मिलेगा htdocs के नाम से, राइट। यू विल फाइंड एन फोल्डर htdocs। इस htdocs फोल्डर में जाके आपको अपना एक फोल्डर क्रिएट करना है, राइट। जैसे फॉर एग्जांपल यहां पर मैं एक फोल्डर बना लेता हूं, डेटा फ्लेयर। चलिए, डेटा फ्लेयर PHP नाम से ऑलरेडी फोल्डर है, तो मैं इसको बना लेता हूं PHP कोर्स के नाम से, ठीक है। तो यहां पर मैंने एक फोल्डर बना लिया PHP कोर्स के नाम से, जिसमें अब हम हमारे PHP के प्रोग्राम को रखेंगे। ओके, तो वंस यू डन विद दिस, उसके बाद आप देखिए नोटपैड पे PHP का प्रोग्राम कैसे लिखेंगे, नोटपैड प्लस प्लस पे कैसे लिखेंगे, और फिर हम आएंगे एक इंटेलिजेंट एडिटर VS कोड में, जो कि मैं यहां पर यूज करने वाला हूं। और फ्यूचर में हम कुछ और भी एडिटर्स की बात करेंगे। जैसे मैंने आपको बताया मल्टीपल एडिटर्स आर अवेलेबल, लेकिन सबसे पहली स्टेप में जब आपके पास कोई भी एडिटर नहीं है, ओके, लेकिन नोटपैड तो है, ओके, तो इस नोटपैड में जाके आपको PHP का कोड लिखना है। तो आप नोटपैड को यूज कर सकते हैं, आप नोटपैड प्लस प्लस को यूज कर सकते हैं। ओके, तो चलिए मैं काम करता हूं, आपको पहले नोटपैड पे एक सिंपल सा प्रोग्राम बताता हूं, उसके बाद अपन नोटपैड प्लस प्लस पे भी आते हैं। तो यहां पर आप देखिए नोटपैड पे अगर आपको PHP का कोड लिखना है, तो सिंपली PHP के कोड को हम स्टार्ट करते हैं इस टैग के साथ। ओके, दिस इज व्हाट द टैग वी हैव, ठीक है। और इस टैग में आपको PHP का कोड लिखना है। अभी हम ये भी देखेंगे कि HTML और PHP को हम किस तरीके से ज्वाइन करके कोड लिख सकते हैं, बट पहला प्रोग्राम नोटपैड में सिंपल, क्योंकि देखिए नोटपैड को बहुत ज्यादा हम यूज नहीं करेंगे, लेकिन यस देयर इज एन ऑप्शन, तो हम देख लेते हैं। और यहां पर देखिए मैं अभी केवल आपको एक प्रोग्राम रन करके बता रहा हूं, डोंट वरी अबाउट दिस कमांड। ये सारी कमांड हम अभी आगे देखने वाले हैं। मान लीजिए मैंने यहां पर लिखा वेलकम इन PHP कोर्स, ओके, एंड देन सेमीकोलन। तो आप देखिए अब मैं इस प्रोग्राम को करता हूं सेव, और इसको आपको सेव करना है अपने उसी फोल्डर में जहां पर आपने अभी अपना फोल्डर क्रिएट किया है, C ड्राइव में, XM पे जाके htdocs में जाके, इस htdocs में जाके PHP कोर्स, और यहां पर मैंने इसका नाम रखा सपोज टेस्ट, और PHP की फाइल का एक्सटेंशन होता है .php, ठीक है। तो मैंने इस प्रोग्राम का नाम रखा test.php, ओके, एंड जस्ट सेव इट। जब आप इसको सेव कर देंगे, उसके बाद आप ब्राउजर पे जाएं, और ब्राउजर पे जाके आपको लोकल होस्ट के बाद डैशबोर्ड पे नहीं जाना है, अपने फोल्डर में जाना है। तो हमारा फोल्डर है PHP कोर्स के नाम से। तो आप देखिए यहां पर जब मैं लिखूंगा PHP कोर्स, ओके, तो ये देखिए आप, ये मेरा फाइल आ गई, एंड व्हेन आई क्लिक ऑन दिस आई विल गेट दिस मैसेज, वेलकम इन PHP कोर्स। दिस इज द सिंपल वे टू रन द PHP कोर्स इन नोटपैड, राइट। लेकिन अगर आप नोटपैड की जगह सेम कोड नोटपैड प्लस प्लस पे लिख रहे हैं, तो आप देखिए नोटपैड पे आपको फाइल का एक्सटेंशन देना होता है, राइट। लेकिन मान लीजिए अगर मैं एक नया प्रोग्राम बनाता हूं जो कि नोटपैड प्लस प्लस पे हम बनाते हैं, राइट, तो जस्ट ओपन दिस नोटपैड प्लस प्लस फाइल, न्यू, ठीक है, और इसको आप पहले सेव कर लीजिए। तो यहां पर मैं इसको सेव करता हूं सेवेज पे जाके, और इस सेवेज पे जाके आप इसको फिर उसी फोल्डर में सेव करेंगे C ड्राइव में, ठीक है, C ड्राइव में जाके, XM में जाके, XM में जाके htdocs में, और सपोज इसका नाम मैं रख देता हूं test1, और यहां पर आप एक्सटेंशन ले सकते हैं, जो कि चॉइस है यहां पर हमारे पास, लेकिन मैंने यहां पर फिलहाल लिख दिया test1.php, ठीक है। लेकिन यहां पर आप बाय डिफॉल्ट PHP एक्सटेंशन को सिलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि नोटपैड प्लस प्लस में आप मल्टीपल टेक्नोलॉजीज के कोड लिख सकते हैं। तो आप देखिए ये मैंने लिखा test1, ठीक है, एंड सेव इट। अब इसमें मैंने फिर से वही कोड लिखा, वेलकम इन PHP कोर्स यूजिंग नोटपैड प्लस प्लस, यूजिंग नोटपैड प्लस प्लस, राइट। तो यहां पर आप देखिए थोड़ा सा एडवांटेज हमें यह मिलता है कि हमें कुछ इंटेलिजेंट ऑप्शंस मिल जाते हैं जब हम नोटपैड प्लस प्लस पे काम करते हैं। सी दिस इज एन इंटेलिजेंट विंडो। तो यहां पर मान लीजिए मैंने लिखा नोटपैड इको, और यहां पर आपने लिख दिया सपोज दिस इज अ फ्री PHP कोर्स, है ना। तो ये आपके पास सेकंड ऑप्शन है। अभी आप कमांड को बिल्कुल मत टेंशन लीजिए, मैं आपको अभी मल्टीपल कमांड बताने वाला हूं जो कि हम देखने वाले हैं। लेकिन पहली स्टेप में हमें यह समझना है कि PHP के प्रोग्राम को हम रन किस तरीके से करते हैं, राइट। तो अब आप देखिए, अब ये मेरा प्रोग्राम है test1.php के नाम से।
मैंने इसको सेव किया, ठीक है, जस्ट कंट्रोल एस। और अब यहां पर आप फिर से अगर उसी फोल्डर में जाएंगे, ठीक है, तो अब देखिए आप, अब यहां पर आप जब इस फोल्डर में जाएंगे यू कैन फाइंड टू फाइल, वन इज test1, ओके जस्ट अ मोमेंट, हमने इसको अच्छा पीएचपी कोर्स में सेव किया है या नहीं एक बार चेक कर लेते हैं। तो ये सेव एज, और इसको मैंने htdocs में सेव कर दिया है, एक्चुअली वी नीड टू सेव इट इन पीएचपी कोर्स, ओके ठीक है, मैं फिर से सेव कर देता हूं। और अब अगर आप इसको रिफ्रेश करेंगे तो आप देखिए ये आ गया test1, and when you run this you can get this option, welcome in PHP course using Notepad++, this is the free PHP course, so this is how to run the PHP code in Notepad++। तो चॉइस आपके पास नोटपैड भी है, चॉइस आपके पास Notepad++ भी है, ओके। और तीसरी चॉइस है हमारे पास, मैं इसको भी बंद करता हूं, विजुअल स्टूडियो कोड, राइट। तो विजुअल स्टूडियो कोड में जब आप जाएंगे तो आपको सिंपली यहां पर फाइल में जाके अपने फोल्डर को ओपन करना है, और वही फोल्डर जिसमें अभी हम काम करने वाले हैं जो कि हमारा htdocs में है, तो यहां पर htxamp में जाके और htdocs में जाके और यहां पर आप अपने फोल्डर को ओपन कर लीजिए। तो आप देखिए सारी फाइल आपको यहां पे दिख जाएंगी, ओके। और अब यहां पर आप कोई भी नई फाइल क्रिएट कर सकते हैं, आई ट्रस्ट दिस ऑथर। तो यहां पर आप देखिए आपको नई फाइल बनाना है, जस्ट क्लिक ऑन दिस, और मान लीजिए मैंने इसका नाम रख दिया test2.php, ठीक है। और फिर यहां पर आपको सेम वही कोड लिखना है। तो यहां भी आपको इंटेलिजेंट के ऑप्शन मिलेंगे, लाइक अगर मैं इको लिखता हूं, आई विल गेट दिस इंटेलिजेंट विंडो, तो यहां पर भी देख लीजिए मैंने लिख लिया। br टैग यूज करेंगे तो नेक्स्ट लाइन पे कोड आएगा, ओके। या चलिए अभी मैं कोई कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करता हूं, ओके। वेलकम इन पीएचपी कोर्स, और ये मैंने लिख दिया दिस इज अ विजुअल स्टूडियो कोड, ओके। एंड लेट्स सी, अब मैं अगर इसको रन करता हूं तो फिर से हम ब्राउजर पे आएंगे, और इस ब्राउजर पे आके आप फिर से अपने फोल्डर को देखेंगे, तो इस फोल्डर में अब आपको एक फाइल और मिलेगी, देखिए test2.php, एंड व्हेन यू रन दिस आपको ये ऑप्शन यहां पे मिल जाएगा। सो दिस आर द मल्टीपल वेज टू रन द पीएचपी कोर्स, लाइक यू कैन यूज नोटपैड, यू कैन यूज Notepad++, इवन फ्यूचर में हम एटॉम भी देखेंगे, लेकिन फिलहाल हम जिस एडिटर को यूज करने वाले हैं वो एडिटर है हमारा VS कोड। तो अब आप देखिए, अब हम आ गए VS कोड में, और यहां पर अब मैं एक्चुअली आपको एक एक कमांड समझाता हूं कि हम पीएचपी कोड को किस तरीके से HTML के साथ मर्ज करके लिखेंगे, ठीक है। तो यहां पर आप देखिए सिंपली आपको एक नई फाइल ओपन करना है, और मान लीजिए मैंने इसका नाम रख दिया first.php, ठीक है। अब जब हम PHP की फाइल को सेव करके ओपन करते हैं तो यहां पर आप देखिए PHP मतलब एग्जैक्टली अ कॉम्बिनेशन ऑफ HTML एंड PHP कोर्स, राइट। तो यहां पर जब हम HTML का कोड लिखते हैं तो सिंपली हम HTML के कोड को HTML के फॉर्मेट में ही लिखते हैं, HTML। यहां पर मैंने लिख दिया हेड, हेड के बाद यहां पर हमने लिखा टाइटल, टाइटल में मैंने लिख दिया दिस इज अ फाइल ऑफ PHP प्रोग्राम, ठीक है, एंड देन स्लैश टाइटल, ओके। और उसके बाद यहां पर आपको हेड टैग को क्लोज कर देना है, तो ये मैंने हेड टैग को क्लोज कर दिया, एंड देन आफ्टर वी हैव अ बॉडी टैग, और इस बॉडी और स्लैश बॉडी के बीच में, इस बॉडी और स्लैश बॉडी के बीच में यहां पर अब मुझे अगर PHP का कोड लिखना है तो हियर वी आर गोइंग टू यूज PHP टैग। तो ये हमने PHP टैग को ओपन किया, ठीक है। और अब देखिए आप यहां पर आपको ये ध्यान रखना है, इस टैग में आप जो भी लिखेंगे दैट इज अ PHP कोड, और इसके बाहर जो भी लिखेंगे दैट इज एन HTML कोड। तो मान लीजिए मैं HTML का कोई कोड यहां पर लिखता हूं, मान लीजिए मैंने लिख दिया मार्क्यू टैग, ठीक है, मार्क्यू, ठीक। और इस मार्क्यू टैग में मान लीजिए मैंने लिख दिया दिस इज माय फर्स्ट PHP कोर्स कोड, ठीक है, एंड देन स्लैश मार्क्यू, ये आपने मार्क्यू टैग लिखा, ओके। लेकिन अब अगर मान लीजिए आपको PHP में किसी HTML टैग को यूज करना है, या फिर मैं ये बोलता हूं कि अगर आपको PHP से कोई भी डेटा ब्राउजर पे प्रिंट करना है, तो इन PHP वी हैव अ कमांड कॉल echo कमांड। दो ऑप्शन है हमारे पास, इधर वी शुड गो फॉर echo और विल गो फॉर अ प्रिंट। एंड बिलीव मी दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो इंटरव्यू में पूछा जाता है, इको और प्रिंट में क्या डिफरेंस है। बट अभी फिलहाल हम इनको यूज करते हैं, लेटर ऑन मैं आपको बताता हूं कि प्रिंट का रिटर्न टाइप होता है, प्रिंट वैल्यू रिटर्न करता है, इको का कोई रिटर्न टाइप नहीं होता है, इको इज फास्टर देन प्रिंट, ओके। ये सारे कॉन्सेप्ट अभी हम आगे बात करते हैं। देखिए आप, मैंने यहां पर लिखा इको, और ये मैंने लिख दिया सपोज वेलकम इन PHP, ठीक है। लेकिन अब सेकंड स्टेप समझना, PHP की हर कमांड टर्मिनेट होती है सेमीकोलन के साथ, कि जब भी आप PHP में कोई कोड लिखेंगे यू हैव टू टर्मिनेट योर कोड विद सेमीकोलन, राइट। तो ये मैंने इसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, और आप देखिए नेक्स्ट स्टेप में मान लीजिए मैं लिखता हूं प्रिंट। अब यहां पर आपको मल्टीपल ऑप्शन दिख रहे होंगे, प्रिंट आर भी ऑप्शन है, प्रिंट एफ भी है, बट फिलहाल मैं यूज कर रहा हूं प्रिंट, एंड लेट्स सी। अब यहां पर मैं ये चाहता हूं कि मुझे नेक्स्ट डेटा नेक्स्ट लाइन पे प्रिंट करना है, तो HTML में हमारे पास एक br टैग होता है, लेकिन यहां पर अब आप समझिए
अगर आप HTML के किसी भी कोड को PHP में अप्लाई कर रहे हैं तो यू हैव टू यूज इको साइन। यहां पर आपको इको के साथ इसको इंप्लीमेंट करना है। तो इको के साथ अगर मैं यहां पे डबल कोट्स में लिखता हूं BR, ओके, और इस BR में सपोज मैंने लिख दिया यहां पे दिस इज माय PHP सर्टिफिकेशन कोर्स, ठीक है, एंड देन सेमीकोलन। एंड चलिए मैं आपको यह भी बताता हूं कि इनकेस अगर आप कोई भी सिंटैक्स एरर करते हैं तो आपको आउटपुट में वो सिंटैक्स एरर किस तरीके से दिखेगी। जैसे यहां पर मैंने अभी इंटेंशनली सेमीकोलन नहीं लगाया है, ओके, और इस वेलकम को चलिए मैं एक ऑप्शन और करता हूं, फॉन्ट टैग के साथ लिखता हूं। तो PHP में जब आप किसी भी HTML टैग को यूज करेंगे तो यू हैव टू राइट इको ऑप्शन, राइट। तो यहां पर मैंने क्या लिखा, फॉन्ट कलर इक्वल टू रेड, साइज इक्वल टू सपोज 5 एंड लेट्स सी, ये मैंने फॉन्ट टैग को क्लोज कर दिया, ओके। और अब अगर मैं इस पेज को रन करता हूं तो अब आप रन किस तरीके से करेंगे, तो ये पेज है आपका सपोज first.php के नाम से, तो आप अपने फोल्डर में जाइए और यहां पे आप PHP कोर्स में जब जाएंगे तो ये आपका first.php कोर्स आ गया। और आप देखिए मार्क्यू टैग भी अपना काम कर रहा है, PHP के कोड भी आपको दिख रहा है। अगर आप चाहते हैं ये कोड आपको सेंटर में चाहिए तो आप सीधे यहां पर जाएं और यहां पर बॉडी टैग में हम सेंटर टैग को यूज कर सकते हैं, सेंटर एंड देन स्लैश सेंटर। तो इससे आपका जो कोड है वो आपको सेंटर में मिल जाएगा। जस्ट रिफ्रेश दिस कोड और मैं इसको साइड में ओपन कर लेता हूं, देखिए आप, तो ये आपके पेज का सेंटर जहां पर आपको PHP के रिजल्ट मिल रहे हैं। तो आई होप आपको यह समझ में आया है कि PHP कोड को हम कैसे लिखेंगे, इको स्टेटमेंट का क्या यूज है। और आप देखिए अगर मान लीजिए मैं इको की जगह यहां पे प्रिंट फंक्शन को यूज करता हूं, सपोज आई एम गोइंग टू यूज प्रिंट फंक्शन, ठीक है, तो यहां पर आप देखिए सपोज अगर मैं कुछ जैसा मैंने अभी आपको बताया कि अगर मैं सिंटेक्स एरर की बात करूं तो यहां पर आप देखिए मैंने डबल कोट्स को ओपन किया बट आई एम नॉट क्लोज दिस डबल कोट्स, राइट। तो अब अगर मैं इसको रन करता हूं तो यू विल गेट सच टाइप ऑफ एरर, सिंटेक्स एरर, अनएक्सपेक्टेड एंड ऑफ फाइल, है ना। तो इसका मतलब है यू हैव टू क्लोज इट एंड टर्मिनेट विद सेमीकोलन, राइट। तो ये आपको छोटी छोटी सी चीजें ध्यान रखना है। अब यदि सेम कोड मैं इको की जगह प्रिंट को यूज करके लिखता हूं तो प्रिंट में आपको डेटा ब्रैकेट्स में देना है, ठीक है, एंड लेट्स सी अब मैं इसको रन करता हूं and I'll get my option. This is my PHP certification course. तो अभी मैं आपको बाकायदा डिफरेंस बताऊंगा इको और प्रिंट में क्या डिफरेंस है। बट जब भी हमें PHP से किसी भी डेटा को ब्राउजर पे प्रिंट करना है तो वी हैव अ टू चॉइस, वन इज इको, सेकंड इज प्रिंट, मल्टीपल चॉइस है, लेकिन फिलहाल अभी हम इको और प्रिंट की बात कर रहे हैं, ओके। तो चलिए ये तो बात हो गई कि किस तरीके से आपको PHP का कोड लिखना है, PHP का कोड आप कहां पे जाके लिख सकते हैं, हाउ मेनी वेज टू राइट ए PHP कोड, राइट। लेकिन अब यहां पर अगर हम देखें तो आप देखिए जनरली जब हम किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कोडिंग करने की बात करते हैं ना तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है यहाँ पे डेटा, कि आप कैसे किसी डेटा को यहाँ पे यूज करेंगे, डेटा को यूज करने के आपके पास कितने तरीके हैं, PHP में हम कितने टाइप के डेटा को यूज कर सकते हैं। आई होप कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है, ओके। और आप देखिए मतलब मैं आपको शुरुआत से ये बात बोल रहा हूं कि इस कोर्स को शेयर करते रहिएगा, मतलब आपको पढ़ते भी जाना है और शेयर भी करते जाना है, दोस्तों के साथ शेयर भी करना है, लाइक भी करना है, मतलब बहुत सारे काम साइमल्टेनियसली करते रहना है। क्योंकि जब तक ये कोर्स शेयर होता रहेगा तब तक ये कोर्स आपके लिए अवेलेबल रहेगा, ठीक है। अगर आप शेयर नहीं कर रहे हैं इसका मतलब है कि कोर्स आपको पसंद नहीं आ रहा है ना, तो इसलिए शेयर करते रहिए। तो चलिए अब यहां पर हम ये देखते हैं कि मुझे ये तो समझ में आ गया सर PHP का कोड किस तरीके से लिखना है, कहां पे लिखना है, लेकिन जैसे मैंने अभी आपको बताया कि मान लीजिए अब मुझे यहां पर कुछ डेटा को यूज करके कोड लिखना है, तो हम PHP में किस तरीके से वेरिएबल्स को यूज करेंगे, PHP में वेरिएबल डिक्लेरेशन का सिंटेक्स क्या है, ठीक है। तो जब भी हमें PHP में किसी भी वेरिएबल को यूज करना है तो वेरिएबल का डिक्लेरेशन PHP में होता है डॉलर साइन के साथ, है ना। प्रीवियसली अगर आपने कोई लैंग्वेज पढ़ी है तो यू नो व्हाट इज द वेरिएबल। वेरिएबल क्या होता है, जब हम किसी भी डेटा को यूज करते हैं तो हमें एक ऐसा आइडेंटिफायर चाहिए जिसकी वैल्यू बदलती रहे। तो आइडेंटिफायर जो होते हैं वो बेसिकली दो टाइप के होते हैं, एक कांस्टेंट फॉर्म होता है, एक वेरिएबल फॉर्म होता है, ठीक है। तो यहां पर जो हम बात कर रहे हैं कि वेरिएबल फॉर्म में जब हम डेटा को यूज करते हैं तो वेरिएबल फॉर्म में डेटा को यूज करने के हमारे पास कितने तरीके हैं, ओके। तो यहां पर आप देखिए अगर मान लीजिए मैं लिखता हूं $A एंड देन $B इक्वल टू 20, ये मैंने दो वेरिएबल यूज करे। अब यहां पर मान लीजिए या चलिए एक को ये भी यूज किया, अगर मैं इसको प्रिंट करना चाहता हूं तो मैं क्या लिखूंगा, इको $A, ओके। तो यहां पर अब जब हम इस आउटपुट को देखेंगे तो वी विल गेट द रिजल्ट 100, ओके। तो आप देखिए मैं इसको रन करता हूं, सिंपली मैंने इसको रिफ्रेश किया एंड आई विल गेट द रिजल्ट 100। तो चलिए अब यहां पर हम बात करते हैं
कि अगर मैंने आपसे ये बोला कि बॉस मुझे एक्चुअली इस आउटपुट के आगे वैल्यू इज भी प्रिंट करना है, तो जनरली हम क्या लिखेंगे, वैल्यू इज। लेकिन अब इस वैल्यू इज के साथ हम ए की वैल्यू को किस तरीके से प्रिंट करेंगे? ओके, तो वैल्यू इसके साथ जब हमें ए को मर्ज करना है, तो यहां पर पीएचपी में वी हैव एन ऑपरेटर कॉल्ड दिस डॉट ऑपरेटर, जिसको एक्चुअली हम यूज करते हैं कॉन्केटेनेशन के लिए, कि जब भी आपको स्ट्रिंग के साथ किसी भी वैल्यू को कॉन्केट करना है तो यहां पर आप इसको यूज कर सकते हैं। तो आप देखिए, यदि अब मैं इसका आउटपुट देखता हूं तो मुझे आउटपुट क्या मिलेगा, आई विल गेट द रिजल्ट वैल्यू इज 100। तो ये जो डॉट ऑपरेटर है, दिस इज बेसिकली यूज्ड फॉर कॉन्केटेनेशन। ठीक है, कि कॉन्केटेनेशन जब भी आपको करना है तो आप किस तरीके से करेंगे, इसी तरीके से मान लीजिए अगर आपके पास एक और वेरिएबल है $b, मान लीजिए मैंने इसमें वैल्यू कर दी 50। ओके, और आप देखिए अब मैं यहां पर अगर इसको लिखता हूं कुछ इस तरीके से, देखिए आप एडिशन ऑफ और पहली वैल्यू $a की, फिर मुझे b की भी वैल्यू प्रिंट करना है, तो अगेन आई यूज $, एंड फिर यहां पर आपने लिख दिया $b, ठीक है, फिर डॉट एंड देन इज एंड देन डॉट $c। तो आप देखिए आउटपुट आपको क्या मिलेगा, कैन यू गेस व्हाट इज द आउटपुट ऑफ दिस कोड? वीडियो को पॉज करो और कमेंट करके मुझे बताओ कि इसका आउटपुट क्या होगा, कि जहां पर मैंने लिखा एडिशन ऑफ ए एंड बी इज सी। ओके, तो आई होप आपने कमेंट कर दिया है। तो अब यदि मान लीजिए मैं इसको रन करता हूं तो मुझे आउटपुट, अच्छा एरर आएगी, क्यों आएगी एक बार देख लेते हैं। यहां पर हमने एडिशन ऑफ के साथ $a लिखा है, देन $b लिखा है एंड $c लिखा है, तो c में कोई वैल्यू नहीं है। एक्चुअली यहां पर मुझे कुछ इस तरीके से लिखना है $c इक्वल टू, है ना, हमने c को तो लिखा है लेकिन हमने एडिशन किया ही नहीं। ओके, एंड लेट्स सी, अब मैं अगर इसको रन करता हूं, आई विल गेट द रिजल्ट एडिशन ऑफ 150 इज 150। तो दिस इज हाउ टू कॉन्केटिनेट द वैल्यू, कि किस तरीके से आप वैल्यू को कॉन्केटिनेट करेंगे पीएचपी में। ओके, तो आई होप यहां तक अभी आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया है कि पीएचपी कोड किस तरीके से लिखना है, पीएचपी में प्रिंट स्टेटमेंट क्या होती है, पीएचपी में हम वेरिएबल डिक्लेरेशन किस तरीके से करेंगे। लेकिन यहां पर एक क्वेश्चन ये भी आता है, अगर आपने प्रीवियसली कोई लैंग्वेज पढ़ी है तो यहां पर एक डाउट ये भी आता है कि सर आपने वेरिएबल को डिक्लेयर ही नहीं किया है। तो यहां पर आप देखिए, दिस इज कॉल्ड डायनेमिक डिक्लेरेशन। डायनेमिक का मतलब यह है कि अभी इस ए और बी में जो वैल्यू है अगर वो 100 है, दैट मीन दिस टाइम इट इज एन इंटीजर वैल्यू। लेकिन अगर मान लीजिए मैं यहां पर इसी वेरिएबल को फ्यूचर में यूज करता हूं, मान लीजिए मैंने लिख दिया $a इक्वल टू हेलो, सो नाउ दिस a बिकम स्ट्रिंग। अब ये जो वैल्यू है ये स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो गई है। दिस इज बेसिकली अ डायनेमिक चेंजेस जिसको हम बात कर रहे हैं, कि पीएचपी में अगर आप वेरिएबल को डिक्लेयर नहीं करते हैं तो ये डायनेमिक टाइप ऑफ डेटा यूज करता है, कि जैसे जैसे आप डेटा बदलते जाएंगे वैसे वैसे इसकी वैल्यू चेंज होते जाएगी, तभी तो हम इनको वेरिएबल बोल रहे हैं। वी से दैट दिस इज द वेरिएबल। तो अब आप देखिए इस केस में ए आपका स्ट्रिंग हो गया। अगर मान लीजिए मैं यहां पर लिख देता हूं $a इक्वल टू 34.66, तो इन दिस केस दिस a बिकम फ्लोट वैल्यू, स्टोर्ड फ्लोट वैल्यू। तो ये कहलाता है डायनेमिकली टाइप्ड। जैसे हम बोलते हैं ना, सी में किसी भी वेरिएबल को कंपलसरी डिक्लेयर करना होता है क्योंकि वो स्टैटिक टाइप लैंग्वेज, राइट। यहां पर आपका डेटा डायनेमिकली चेंज हो रहा है, तो वेरिएबल का टाइप भी डायनेमिकली चेंज होगा। फर्स्ट टाइम इट इज इंटीजर, सेकंड टाइम इट इज स्ट्रिंग, थर्ड टाइम इट इज फ्लोट। तो जैसे जैसे टाइप बदलेगा वैसे वैसे वेरिएबल इंटरनली चेंज होते जाएंगे, है ना। तो चलिए, अभी तो खैर हमने बिल्कुल फर्स्ट बिगिनिंग कॉन्सेप्ट को डिस्कस किया है, जहां पर हमने बहुत छोटी छोटी सी बातें की हैं। लेकिन नेक्स्ट में आता हूं आपके लिए कुछ और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट लेके। बस बने रहना है, पढ़ते रहना है, वीडियो को शेयर करते रहना है। ओके, और फिर मैं आपको वही बात बोल रहा हूं कि यदि आप कंप्लीट बात कर रहे हैं कि सर क्या इंटरव्यू क्वेश्चंस की बात करें, क्या असाइनमेंट्स की बात करें, क्विजेस की बात करें, मतलब टॉप एमएनसीज के इंटरव्यूज किस तरीके से क्रैक करना है, तो एक बार आप जो प्रीमियम कोर्स है आप उसको एक बार जरूर देखें। वहां पर आपको सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो चलिए यहां पर आज हम देखते हैं कि जब भी हम पीएचपी में किसी डेटा को लेके प्रोग्रामिंग की बात करते हैं तो हमारे पास मल्टीपल डेटा टाइप्स अवेलेबल हैं, राइट। और यहां पर आप देखिए, मैं एक सिंपल सा नया प्रोग्राम क्रिएट करता हूं वीएस कोड में। तो यहां पर मैंने इसका नाम रखा डेटा टाइप, ठीक है, डेटा टाइप डॉट पीएचपी, ठीक। और इस डेटा टाइप डॉट पीएचपी में हम सबसे पहले पीएचपी का थोड़ा सा स्ट्रक्चर लिख लेते हैं। तो यहां पर आप देखिए, फर्स्ट वाले प्रोग्राम के इस स्ट्रक्चर को मैं कॉपी कर लेता हूं और इसको कॉपी करके हम यहां पे पेस्ट कर देते हैं। और फिर जो रिक्वायर्ड नहीं है सब हटा हम देते हैं, मार्क्यू की जरूरत नहीं है। और यहां पर हमने टाइटल में दे दिया डेटा टाइप इन पीएचपी प्रोग्राम, राइट। तो अब यहां पर आप देखिए, जब हम डेटा टाइप की बात करते हैं तो यहां पर पीएचपी में हमारे पास मल्टीपल डेटा टाइप्स अवेलेबल है। ये जो मैंने कोड लिखा, दिस इज कॉल्ड बेसिकली कमेंट, है ना। कि यदि कमेंट, आई होप आप समझते हैं कि जब भी कोई कोड आप
अपने कोडिंग में लिख रहे हैं, जब भी कोई लाइन ऑफ कोड आप लिख रहे हैं लेकिन आप चाहते हैं कि एग्जीक्यूशन के टाइम पे मुझे इस लाइन को एग्जीक्यूट नहीं करना है, तो आप इसको कमेंट कर सकते हैं। और पीएचपी में हमारे पास दो टाइप के कमेंटेड कोड होते हैं, एक डबल स्लैश जिसको हम सिंगल लाइन कमेंट कहते हैं, और एक स्लैश स्टार स्टार स्लैश। इसके अलावा मान लीजिए जैसे मैंने यहाँ पर लिखा इको, है ना, मैंने लिख दिया इको हेलो, लेकिन इफ आई डोंट वांट टू एग्जीक्यूट दिस कोड, है ना, तो मैं यहाँ पर क्या कर सकता हूँ, इसको कमेंट कर सकता हूँ। तो मेरे पास हैश का भी ऑप्शन है, विद द हैश, विद द डबल स्लैश, विद द स्लैश स्टार स्टार स्लैश हम कोड को कमेंट कर सकते हैं, राइट। तो यहां पर अब आप देखें, अगर हम पीएचपी में डेटा टाइप की बात करें, सो दिस आर द इंपॉर्टेंट डेटा टाइप्स अवेलेबल इन पीएचपी। ये मेरे पास इंपॉर्टेंट डेटा टाइप्स लाइक इंट, फ्लोट, स्ट्रिंग, बुलियन। डेटा टाइप मतलब आप समझिए जो कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ डेटा वी आर गोइंग टू यूज इन दिस लैंग्वेज, कि जब हम पीएचपी में कोड लिखेंगे तो हम कितने अलग अलग तरीके से डेटा टाइप को यूज कर सकते हैं। तो आप देखिए, यदि मान लीजिए मैंने लिखा $a इक्वल टू 150, ठीक है, तो इस समय मैं क्या बोलूंगा, दिस इज अ वैल्यू ऑफ इंटीजर, कि ये जो वैल्यू है ये मेरी इंट टाइप की वैल्यू है जो कि हम यूज करते हैं कोडिंग में। यदि हम बात करें कि सर मुझे डेसिमल को लेके कोड लिखना है, तो मान लीजिए मैंने लिख दिया $b इक्वल टू 23.56, तो दिस इज द कॉल्ड फ्लोट वैल्यू, ये मेरी फ्लोट वैल्यू है। तो दिस इज द सेकंड डेटा टाइप वी हैव। थर्ड, अगर मान लीजिए एनीथिंग यू कैन राइट इन डबल कोट्स, कि मान लीजिए मैंने लिख दिया यहाँ पे हेलो फ्रेंड, हेलो फ्रेंड्स, तो ये जो डेटा आपने लिखा दिस इज कॉल्ड स्ट्रिंग टाइप ऑफ डेटा, ये कहलाता है स्ट्रिंग वैल्यू, जो कि हम पीएचपी में यूज करते हैं। ओके, देन फोर्थ वन इज बुलियन, कि यदि आप चाहते हैं कि आपको डेटा ट्रू और फॉल्स में स्टोर करना है, तो इन पीएचपी वी हैव अ ट्रू एज वेल एज फॉल्स, कि आप ट्रू भी लिख सकते हैं एज वेल एज यू कैन ऑल्सो गो फॉर फॉल्स, लेकिन ये आपको लिखना है कैपिटल में, रिमेंबर। ओके, तो वॉट एवर यू कैन राइट इन कैपिटल लेटर ट्रू और फॉल्स, दैट इज ओनली कंसिडर एज अ बुलियन वैल्यू। तो बुलियन मतलब वो डेटा जो ट्रू और फॉल्स को लेके कोड एग्जीक्यूशन करता है ना। तो यहां पर मैंने क्या लिखा है, ट्रू और फॉल्स। तो ये जो मैंने वैल्यू लिखी है दिस इज कॉल्ड बुलियन वैल्यू, ये कहलाता है बुलियन। तो यदि आपको लगता है कि आपको बुलियन टाइप ऑफ डेटा यूज करना है, तो जस्ट गो विद दिस बुलियन वैल्यूज, राइट। सेकंड मेरे पास एक ऑप्शन है अरे, है ना, कि अरे मतलब मान लीजिए मैंने यहां पर बोला कि बॉस मुझे एक अरे क्रिएट करना है। हालांकि अरे का मतलब होता है कलेक्शन ऑफ द डेटा, कि जब आप डेटा को कलेक्शन के फॉर्म में स्टोर कर रहे हैं, तो हियर वी हैव एन अरे डेटा टाइप। तो मान लीजिए यहां पर मैंने लिख दिया अरे में कुछ सिटीज के नाम लिख दिए, इंदौर, देन वी हैव अ पुणे, देन सपोज वी हैव सपोज मुंबई। तो ये जो होगा दिस इज अ कलेक्शन ऑफ डेटा। तो ये सिमिलर भी हो सकता है, ये डिसिमिलर भी हो सकता है, मतलब होमोजीनियस, हेट्रोजीनियस, बोथ कलेक्शन इज कॉल्ड अरे। तो कि हम आगे पढ़ेंगे अरे के टॉपिक को, ठीक है। एंड देन नेक्स्ट वैल्यू तो कि हम इसमें दे सकते हैं, मान लीजिए मैंने लिखा $e इक्वल टू द नेक्स्ट डेटा टाइप वी हैव ऑब्जेक्ट। लेकिन ऑब्जेक्ट की जब हम बात करते हैं ना, तो ऑब्जेक्ट एक्चुअली होता है क्लास का, कि जब भी हम कोई क्लास बनाते हैं तो उस क्लास का हम डिक्लेयर करते हैं ऑब्जेक्ट, जो कि हमारे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड टॉपिक में कवर होगा। लेकिन ऑब्जेक्ट इज अनदर डेटा टाइप। यदि मान लीजिए मैंने यहां पर बोला नल वैल्यू, तो दिस नल इज अगेन अनदर डेटा टाइप्स ऑफ पीएचपी, ठीक है। तो दिस आर द इंपॉर्टेंट डेटा टाइप जो कि हम यूज करते हैं जनरली प्रोग्रामिंग में, कि जब भी हम डेटा को लेके कोई भी कोड लिखते हैं तो वहां पर हमारे पास अवेलेबल है मल्टीपल डेटा टाइप्स, इंटीजर, फ्लोट, स्ट्रिंग, बुलियन, अरे, ऑब्जेक्ट, नल, है ना। जब ऑब्जेक्ट की बात आएगी तो देखिए मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं। सपोज मैंने यहाँ पर कोई क्लास बनाई है, ठीक है। अब इस क्लास का मैं डिक्लेयर करूंगा ऑब्जेक्ट। ओके, तो इस क्लास का ऑब्जेक्ट हम किस तरीके से बनाएंगे, तो यहाँ पर हम लिखेंगे टी इक्वल टू सपोज न्यू टेस्ट। जब भी पीएचपी में हम किसी ऑब्जेक्ट को डिक्लेयर करते हैं तो ऑब्जेक्ट डिक्लेरेशन इज पॉसिबल विद न्यू कीवर्ड। तो अब देखिए मैं अगर इनको अलग अलग प्रिंट करता हूं, मान लीजिए मैंने यहाँ पर लिखा इको $a, लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था वी कैन कॉन्केटिनेट द स्ट्रिंग विद द वैल्यू। सिमिलरली आप देखिए यहां पर मैं $b को प्रिंट करता हूं और फिर मैंने कॉन्केट किया, फिर मैंने $c को प्रिंट किया, फिर मैंने कॉन्केट किया, फिर मैंने $d को प्रिंट किया। तो आपको आउटपुट से समझ में आ जाएगा, अच्छा अगर ये अरे है तो अरे को हम एक्चुअली पीएचपी में प्रिंट करेंगे प्रिंट अंडरस्कोर आर के साथ में। दिस इज द फंक्शन विच इज बेसिकली यूज टू प्रिंट द अरे। तो ये मैंने अरे को प्रिंट कर दिया, ओके, प्रिंट आर, क्योंकि इको से हम अरे को नहीं प्रिंट करते हैं। एंड देन आफ्टर मैं प्रिंट करता हूं $e को, जिससे मुझे नल वैल्यू मिलेगी। और अब देखिए ऑब्जेक्ट को भी हम डायरेक्टली कभी प्रिंट नहीं करते, इसके बारे में मैं आपको आगे बताने वाला हूं कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट आप प्रिंट करेंगे तो उस क्लास के टू स्ट्रिंग मेथड कॉल होगी, बट इट्स एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट, तो थोड़ा सा भी हम इसको वेट करते हैं, ठीक है। तो फिलहाल मैंने यहां पर अभी क्या किया है, सिंपल सी कुछ वेरिएबल डिक्लेयर करें लाइक इंट डेटा टाइप, इंटीजर मतलब द वैल्यू विच डोंट हैव डेसिमल पॉइंट, दिस इज द डेसिमल वैल्यू, स्ट्रिंग, बुलियन एंड फाइनली अरे, ओके, एंड नल वैल्यू। तो अगर मान लीजिए मैं इसको प्रिंट करता हूं तो मुझे किस तरीके से रिजल्ट मिलेगा, तो ये है मेरा प्रोग्राम डेटा टाइप डॉट पीएचपी के नाम से। तो चलिए मैं ब्राउजर को ओपन करता हूं यहां पे, ओके।
और यहां पर हम जाते हैं हमारे फोल्डर में जो कि लोकल होस्ट में है डेटा फ्लेयर। सॉरी, इसको देख लेते हैं। हमने फोल्डर जिस नाम से बनाया है वो है आई थिंक PHP कोर्स के नाम से हमने एक फोल्डर बनाया है। तो यहां पर मैं इसमें जाता हूं PHP और कोर्स, ठीक है, PHP कोर्स, और इस PHP कोर्स में डेटा टाइप एंड लेट्स सी सर आर सम सिंटैक्स एरर लाइन 14 चेक कर लेते हैं। सेमीकोलन हमने यहां नहीं लगाया है, तो यहां पर हम इसको सेमीकोलन से टर्मिनेट कर देते हैं एंड लेट्स सी। फिर से मैं इसको रिफ्रेश करता हूं और जब मैं इसको रिफ्रेश करूंगा सो आई गेट दिस इज एन एरर, ये सॉरी दिस इज एन आउटपुट। तो आप देखिए आपकी इंटी वैल्यू प्रिंट हुई है, डेसिमल वैल्यू, स्ट्रिंग वैल्यू, बूलियन है, दैट्स प्रिंट 1। लेकिन आप देखिए अगर मैं फॉल्स दूंगा तो फॉल्स का मतलब यहां पे 0 प्रिंट नहीं होगा, है ना, इट प्रिंट्स नथिंग, मतलब ये कुछ भी प्रिंट नहीं करेगा। तो ये फॉल्स वैल्यू है एंड देन दिस इज व्हाट एन अरे, जहां पर हमने इंडेक्स के साथ वैल्यू को प्रिंट किया। देखिए अरे 0 इंडेक्स पे आपका इंदौर है, 1 इंडेक्स पे आपका पुणे है, 2 इंडेक्स पे आपका मुंबई है। हालांकि अभी हम बात करेंगे मल्टीपल टाइप ऑफ अरे जो कि हम PHP में आगे यूज करने वाले हैं, लाइक एसोसिएटिव अरे क्या होता है, एसोसिएटिव अरे को किस तरीके से डिक्लेयर करेंगे, बट दिस इज हाउ टू डिक्लेयर द वेरिएबल्स इन PHP। अब यहां पर आप देखिए कि सपोज अगर आप इन वेरिएबल्स को लेकर कोई कोड लिखते हैं, है ना, जैसे फॉर एग्जांपल बहुत सिंपल सा कोड मैं आपको बताता हूं कि सपोज यहां पर मैंने अगर आपसे बोला, मैं इसको कमेंट कर देता हूं कि बॉस मुझे 2 नंबर में से ग्रेटर नंबर फाइंड आउट करना है, तो नो डाउट हमने इफ अभी PHP में आगे हम पढ़ेंगे, लेकिन इफ यू नो द इफ एल्स कॉन्सेप्ट, है ना, कि अगर आपको पता है इफ एल्स कॉन्सेप्ट क्या होते हैं, इफ एल्स किस तरीके से रिजल्ट्स एग्जीक्यूशन करते हैं, तो यहां पर हम उसको डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। लाइक मैंने लिखा $A ग्रेटर देन $B, ओके। तो यहां पर अगर आप देखेंगे तो मैंने सिंपली लिख दिया इको ग्रेटर नंबर इज, और ये ग्रेटर नंबर इसके साथ हमने प्रिंट कर दिया ए को, ठीक है। और इसके एल्स में जाके मैंने सिंपली लिख दिया ग्रेटर नंबर इज, और ये मैंने प्रिंट कर दिया बी को। दिस इज हाउ टू यूज डेटा इन द प्रोग्रामिंग। मैं एक छोटे से एग्जांपल से आपको यही बताना चाह रहा हूं कि आप डेटा को किस तरीके से प्रोग्रामिंग में यूज करते हैं, राइट। तो आप देखिए अगर मैं इसको रन करूंगा सो आई गेट द रिजल्ट ग्रेटर नंबर इज 150। तो ये हमारा इंटीजर टाइप ऑफ डेटा था जिसको हमने प्रोग्रामिंग में यूज किया। तो दिस आर द डिफरेंट डेटा टाइप्स। लाइक अगर आप कोई एरिया ऑफ सर्कल का प्रोग्राम बना रहे हैं तो वहां पर आप डेटा डेसिमल फॉर्म में यूज करेंगे। यदि मान लीजिए मैंने आपसे बोला मुझे स्ट्रिंग को लेके कोई कोड लिखना है तो वहां पर हम स्ट्रिंग टाइप ऑफ डेटा यूज करेंगे। तो बूलियन जहां पर हमें ट्रू और फॉल्स में रिजल्ट चाहिए। तो जब भी प्रोग्रामिंग में डेटा की रिक्वायरमेंट होगी PHP में, तो आई होप आपको समझ में आया है कि किस तरीके के डेटा टाइप्स हमारे पास अवेलेबल है, ट्रिकी क्वेश्चंस किस तरीके से पूछे जाते हैं डेटा टाइप को लेके, ये हम लोगों ने बात की। इंटरव्यू क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं, ठीक है। जैसा फॉर एग्जांपल आप देखिए कि मान लीजिए अगर मैं एक सिंपल सा एग्जांपल आपको बताता हूं कि मान लीजिए हम जनरली इफ में बात करते हैं कि इफ में हम कंडीशन देते हैं, राइट। मान लीजिए मैंने नंबर लिख दिया $A, तो जनरली बच्चे क्या बोलेंगे, सर दिस इज एन एरर, कि नंबर को आप कैसे लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल यदि मान लीजिए मैंने यहां लिख दिया इको हेलो, ओके, इको हेलो, और इसके एल्स में मैंने लिख दिया सपोज इको बाय, है ना, डेटा तो इंटीजर ही है, दिस इज एन इंटीजर डेटा। लेकिन क्या इंटीजर डेटा को मैं इस तरीके से लिख सकता हूं, या ये भी छोड़िए मैंने डायरेक्टली लिख दिया 150। तो नो डाउट कोई भी देखेगा तो बोलेगा सर दिस इज एन एरर। लेकिन आप इस प्रोग्राम को रन करिए, आपको समझ में आएगा दिस इज नॉट एन एरर। जब मैं इस प्रोग्राम को रन करूंगा तो मुझे आउटपुट मिलेगा हेलो। ये देखिए आप, मैं इसको रन करता हूं एंड आई विल गेट द रिजल्ट हेलो। अब यहां पर क्वेश्चन आता है कि सर नंबर कैसे हेलो हो गया। तो यही मैं आपको समझा रहा हूं कि PHP में ऐसे बहुत सारे ट्रिकी क्वेश्चंस हैं जो कि आपको प्लेसमेंट रेडी कोर्स में मिलेंगे, राइट। तो वहां पर जब आप देखेंगे ना तो आपको रीजन समझ में आएगा कि हर वो नंबर जो 0 नहीं है वो ट्रू होता है PHP में। मैंने मान लीजिए मैंने यहां पर $A लिख दिया, अब $A की वैल्यू 150 है, आई विल गेट द रिजल्ट हेलो। लेकिन अगर मान लीजिए मैं यहां पर वैल्यू कर देता हूं 0, ठीक है, तो ये 0 को ये फॉल्स कंसिडर करेगा एंड इट प्रिंट्स बाय। सो दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन, मल्टीपल क्वेश्चंस जो कि वहां पर हमने कवर किए हुए हैं, राइट। तो आई होप कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ रहा है कि PHP में डेटा क्या होता है, डेटा टाइप्स क्या होते हैं, कितने टाइप के डेटा को हम प्रोग्रामिंग में यूज करते हैं। जब भी हम PHP में कोई कोड लिखते हैं, अभी हम स्ट्रिंग से रिलेटेड कोडिंग की बात करेंगे, लाइक स्ट्रिंग को रिवर्स करना है, कुछ इनबिल्ड फंक्शंस की हम बात करेंगे, ओके। बट आई होप आपको डेटा टाइप का ये कॉन्सेप्ट समझ में आया है। तो चलिए देखते हैं इन डेटा को लेके किस तरीके से हम PHP में ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे, ठीक है। इस कोर्स को शेयर करते रहिए, लाइक करते रहिए, और अगर कहीं कोई डाउट है तो कमेंट करके जरूर बताइए, ठीक है। डिफरेंस बिटवीन कांस्टेंट एंड वेरिएबल, ठीक है। वेरिएबल तो हमने खैर
यूज भी किए हैं पिछले प्रोग्राम में, कई बार हमने वेरिएबल्स को डिक्लेयर किया, लेकिन कांस्टेंट क्या होते हैं और कांस्टेंट को हम पीएचपी में किस तरीके से डिक्लेयर करेंगे, तो चलिए विद एग्जांपल मैं यहां पर आपको बताता हूं कि कांस्टेंट मतलब ऐसी वैल्यू जिसको आप चेंज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, जैसे हम बोलते हैं वेरिएबल का मतलब क्या होता है, मान लीजिए मैंने यहां पर लिखा $a इक्वल टू 100, तो अभी मैं अगर a को प्रिंट करूंगा तो आई गेट द वैल्यू 100, लेकिन सेकंड टाइम पे अगर मैंने इसी की वैल्यू चेंज करके कर दी है 45.556, तो नाउ द वैल्यू बिकम चेंज फ्रॉम 100 टू 45.556, राइट। नेक्स्ट टाइम अगर मैं इसको कर देता हूं $a इक्वल टू, मतलब कहने का ये कि 12, तो वैल्यू फिर चेंज होकर 12 हो जाएगी। तो कहने का मतलब ये है द वैल्यू ऑफ दिस इज कंटिन्यूअसली चेंजेस। तो ये जो आइडेंटिफायर है हम क्या बोलेंगे, दिस इज द वेरिएबल। तो इसको वेरिएबल कहते ही इसीलिए क्योंकि इसकी वैल्यू वेरी होती है, बदलती है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड अ वेरिएबल, राइट। लेकिन यदि आप चाहते हैं कि प्रोग्राम में आपको डिक्लेयर करना है कांस्टेंट, कांस्टेंट मतलब वो वैल्यू कैन नेवर बी चेंज, कि जिसको एक बार मैंने डिक्लेयर कर दिया सो दैट एवरी टाइम द वैल्यू विल बी यूज एज इट इज, राइट। तो जब भी हमें पीएचपी में कांस्टेंट को डिक्लेयर करना है तो यहां पर हम एक फंक्शन यूज करते हैं डिफाइन। विद द डिफाइन वी कैन डिक्लेयर एक्चुअली कांस्टेंट इन पीएचपी, राइट। तो अब देखिए डिफाइन को यूज करके हम पीएचपी में कांस्टेंट किस तरीके से डिक्लेयर करेंगे, सिंटेक्स क्या होगा, ओके। तो जैसे फॉर एग्जांपल सपोज मैंने यहां पर लिख दिया पाई, तो हमेशा ध्यान रखिए जब हम कांस्टेंट को डिक्लेयर करते हैं तो आपको सिंगल कोड यूज करना है रादर देन $साइन, ओके। तो यहां पर मैंने लिखा पाई एंड देन कॉमा, वैल्यू इज 3.14। तो ये जो वैल्यू है नाउ दिस वैल्यू इज कांस्टेंट। अब अगर मैं यहां पर अभी प्रिंट करूंगा, सपोज अब मुझे पाई की वैल्यू प्रिंट करना है, तो सिंपली यू कैन राइट पाई हियर, डोंट यूज इको साइन, राइट। तो देखिए अभी मैं अगर इसको रन करता हूं, मैंने इस प्रोग्राम का नाम रखा है constant.php, तो हम ब्राउजर पे जाते हैं अपने पेज पे और इसको रन करते हैं। यहां पर मैंने लिखा constant.php एंड लेट्स सी, ये देखिए आप आउटपुट मुझे क्या मिल रहा है 3.14, यू विल गेट द रिजल्ट 3.14। लेकिन अब आप देखिए यदि मान लीजिए मैं इसको चेंज करता हूं कि मान लीजिए मैंने फिर से बोला वैल्यू बिकम 3.56, ओके, या जो भी आपने वैल्यू चेंज की है, मान लो आपने यहां पर बोल दिया 13.56, नाउ इफ आई रन दिस प्रोग्राम आई विल गेट एन एरर वार्निंग। ठीक है, कांस्टेंट पाई ऑलरेडी डिफाइंड। कहने का मतलब यह है कि वंस यू कैन डिफाइन द कांस्टेंट इट इज नेवर बी चेंज थ्रू आउट द एप्लीकेशन, ओके। अब यहां पर आप देखिए कि यदि आपने कांस्टेंट को डिक्लेयर किया है लेकिन वेरिएबल है मेरा रेडियस, मान लीजिए r की वैल्यू है, अब इस r की वैल्यू को मैं यूजर से रीड करता हूं, मान लीजिए मैंने लिख दिया 12.45। अब मुझे एरिया कैलकुलेट करना है, तो यहां पर हम सिंपल क्या लिखेंगे, $a इक्वल टू पाई इंटू r होता है, तो सिंपली यू हैव टू राइट पाई इंटू r, है ना, r इंटू r, ठीक है, पाई इंटू r। और अब इसके बाद अगर आप इको करते हैं, मान लीजिए मैंने लिख दिया एरिया इज, और इस एरिया इज को हमने कॉन्केट कर दिया किसके साथ, $a के साथ, ये मैंने कॉन्केट कर दिया $a। सो नाउ आई विल गेट द रिजल्ट एरिया इज, और जो भी एरिया आपका होगा, ये देखिए आप, मैं अगर इसको रन करता हूं आई विल गेट एरिया इज 486.70, व्हाटएवर द एरिया कैलकुलेशन। तो ये जो वैल्यू है सिमिलरली 2 पाई r की अगर हम बात करें एरिया एंड सर्कमफ्रेंस, तो यदि मान लीजिए मैं लिखता हूं $c इक्वल टू 2 इंटू, ठीक है, पाई इंटू, है ना, $r, तो यहां पर आपको एरिया के साथ साथ सर्कमफ्रेंस भी मिल जाएगा। तो यहां पर मैंने लिख दिया सपोज सर्कम लिख देता हूं शॉर्ट फॉर्म में, ठीक है। तो ये अगर मैं इसको br के साथ प्रिंट करता हूं तो ये देखिए आप, अगर मैं इसको रन करता हूं यू विल गेट सर्कमफ्रेंस इज दिस एंड दिस वन। अच्छा, फॉर्मूला 2 इंटू पाई इंटू r, यहां पर पाई इंटू r कुछ इस तरीके से आप लिखें, ओके। मैंने दोनों जगह एक्चुअली a को प्रिंट कर दिया है, दैट्स व्हाई द रीजन आपको रिजल्ट सेम मिल रहा है। ये देखिए आप 78.186 एंड दिस इज 486। दिस इज हाउ टू डिक्लेयर कांस्टेंट इन पीएचपी। तो देखिए दोनों में चेंजेस आई होप आप समझ पा रहे हैं। वेरिएबल मतलब जो बदल रहे हैं, कांस्टेंट मतलब जिनकी वैल्यू आपने फिक्स कर दी है। सो देयर आर लॉट ऑफ वैल्यू जो हम प्रोग्रामिंग में जब यूज करते हैं तो हम ये चाहते हैं कि उसकी वैल्यू थ्रू आउट द एप्लीकेशन मुझे एक जैसी रखना है, आई डोंट वांट टू चेंज दिस वैल्यू, सो सच टाइप ऑफ वैल्यू वी कैन डिक्लेयर एज अ कांस्टेंट वैल्यू, ओके। और जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया ना, देयर आर लॉट ऑफ इंटरव्यू क्वेश्चन जो कि डेटा टाइप को लेके पूछे जाते हैं, ठीक है। असाइनमेंट्स की अगर आप बात करें, नो डाउट यहां पर हम कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं, चीजों को एक्सप्लेनेशन में आपको प्रॉपर कर रहा हूं, हम प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट देख रहे हैं, लेकिन यहां पर हम एक एक दो प्रोग्राम के साथ एग्जांपल्स की बात कर रहे हैं। नो डाउट कि बॉस ये सारे प्रोग्राम कहीं ना कहीं इंटरव्यू में पूछे जाते हैं, छोटे छोटे से प्रोग्राम्स हैं लेकिन अक्सर पूछे जाते हैं, ओके। तो इसीलिए मैं आपसे बार बार कहता हूं कि हमारा जो प्रीमियम कोर्स है, एक बार आप उसको जब देखेंगे ना तो आपको यह समझ में आएगा कि हाउ टू प्रिपेयर फ्रॉम क्लास टू करियर,
ठीक है, कि क्लासरूम से करियर के लिए हमारी प्रिपरेशन का पाथ, रोड मैप क्या होना चाहिए। ओके, तो चलिए फिर यहां पर अभी जो हमने देखा कांस्टेंट और वेरिएबल के डिफरेंस की हमने बात की, ठीक। लेकिन अब यहां पर आप देखिए कि ये तो अभी हमने देख लिया कांस्टेंट क्या होते हैं, वेरिएबल्स क्या होते हैं, लेकिन जब हम प्रोग्रामिंग इंप्लीमेंटेशन की बात करते हैं तो डेटा तो मेरे पास है ना, वी हैव अ डेटा, डेटा को हमने मल्टीपल टाइप से यूज किया है। लेकिन आप समझिए किसी भी डेटा को आप जब यूज करते हैं तो एक्चुअली क्यों यूज करते हैं। मान लीजिए मैंने आपसे बोला कि बॉस ये ए है, ठीक है, और ये बी है, ये ए की वैल्यू है, बी की वैल्यू है। अब आप बोलोगे सर क्या करना है इस डेटा का, तो एग्जैक्टली हम डेटा को प्रोग्रामिंग में यूज करते हैं टू परफॉर्म सर्टन ऑपरेशंस, कि मुझे इस पे कोई ना कोई ऑपरेशंस परफॉर्म करने हैं। और जब हम ऑपरेशंस परफॉर्म करने की बात करते हैं तो यहां पर हम यूज करते हैं ऑपरेटर्स को, ठीक है, कि विल टॉक अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स इन पीएचपी। ठीक है, तो यहां पर अब आप समझिए कि जब भी कोई डेटा आपके पास होगा उन डेटा पर ऑपरेशंस हम परफॉर्म करते हैं ऑपरेटर के थ्रू। और यही हमारा अपकमिंग टॉपिक होगा कि विच टाइप ऑफ ऑपरेटर वी आर गोइंग टू यूज इन पीएचपी। लाइक अरिथमेटिकल ऑपरेटर्स क्या होते हैं, रिलेशनल ऑपरेटर्स क्या होते हैं, लॉजिकल ऑपरेटर, बिटवाइज ऑपरेटर, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर, कंडीशनल ऑपरेटर। तो एक एक करके हम सारे ऑपरेटर्स को डिस्कस करेंगे। बस बने रहिए, समझते रहिए, और अगर वीडियो पसंद आ रहे हैं तो शेयर करना ना भूलें, दोस्तों के साथ शेयर करते रहिए और बस पढ़ते रहिए, ठीक है। कि ऑपरेटर कौन कौन से होते हैं पीएचपी में, यूनरी ऑपरेटर क्या होते हैं, बाइनरी, टर्नरी ऑपरेटर, अरिथमेटिकल ऑपरेटर, रिलेशनल ऑपरेटर, मतलब ओवरऑल बात की जाए तो सारे ऑपरेटर्स को आज हम इस लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। तो आप देखिए पहली स्टेप में अगर हम बात करें, मैंने एक सिंपल सा यहाँ पर एक पीएचपी का प्रोग्राम लिखा है जिसको मैंने ऑपरेटर 1.php नाम दिया है। तो आप देखिए ऑपरेटर को हम तीन कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, यूनरी, बाइनरी और टर्नरी। यूनरी हम उन ऑपरेटर को कहते हैं जो सिंगल ऑपरेंड पे अपना एग्जीक्यूशन परफॉर्म करता है, लाइक प्लस प्लस ए या माइनस माइनस बी, या अगर हम बात करें दिस वन नॉट ए, तो ये जो ऑपरेटर्स होते हैं आपके, ठीक है, तो ये कहलाते हैं यूनरी ऑपरेटर। ठीक, कि जहां पर आप एक सिंगल ऑपरेंड को यूज कर रहे हैं। तो आप देखिए ए इज अ सिंगल ऑपरेंड, बी इट इज अ सिंगल ऑपरेंड। ऐसे ही मेरे पास एक साइन होता है ये, है ना, जिसको हम बोलते हैं नॉट का साइन। तो ये ऑपरेटर आप देखिए, मान लीजिए मैंने लिखा नॉट ए, तो ये सारे ऑपरेटर यूनरी की कैटेगरी में आते हैं। लेकिन सेकंड कैटेगरी होती है बाइनरी। बाइनरी मतलब हम उन ऑपरेटर्स को कहते हैं जो मिनिमम दो ऑपरेंड पे अपना एग्जीक्यूशन परफॉर्म करते हैं, मतलब विदाउट टू ऑपरेंड दे आर नॉट परफॉर्मिंग एनी टास्क। ऑपरेंड आप समझ रहे हैं कि जैसे यहां पर प्लस प्लस इज एन ऑपरेटर लेकिन ए इज एन ऑपरेंड, ठीक है, मतलब जिन पर ऑपरेशन परफॉर्म होता है वो ऑपरेंड कहलाते हैं, जो ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं वो ऑपरेटर कहलाते हैं। तो बाइनरी ऑपरेटर लाइक मल्टीप्लाई, ठीक है, प्लस। तो आप देखिए यहां पर अगर मैं इस तरीके से लिखता हूं 23 प्लस, तो इसका कोई आंसर ही नहीं आ सकता, बिकॉज मिनिमम आई नीड टू राइट टू ऑपरेंड, कि मुझे यहां पर लिखना पड़ेगा 23 प्लस 10, देन दीज आर द टू ऑपरेंड, है ना। तो ऐसे ऑपरेटर जो मिनिमम दो ऑपरेंड पे अपना एग्जीक्यूशन परफॉर्म करते हैं ये बाइनरी कहलाते हैं। जो सिंगल ऑपरेंड पे अपना एग्जीक्यूशन परफॉर्म करते हैं वो यूनरी कहलाते हैं। और जो कंडीशनल ऑपरेटर होते हैं वो टर्नरी ऑपरेटर कहलाता है, लाइक क्वेश्चन मार्क, कॉलन, इसको हम बोलते हैं टर्नरी ऑपरेटर, राइट। लेकिन जब हम पीएचपी में ऑपरेटर्स की कैटेगरी की बात करते हैं तो ये तीन कैटेगरी है। लेकिन जब हम टाइप्स ऑफ ऑपरेटर की बात करते हैं, ठीक है, कि पीएचपी में कौन कौन से ऑपरेटर्स होते हैं, टाइप्स ऑफ ऑपरेटर, ठीक है, तो यहां पर आप देखिए दिस आर द टाइप्स ऑफ ऑपरेटर। अरिथमेटिकल ऑपरेटर वी हैव, रिलेशनल ऑपरेटर वी हैव, असाइनमेंट ऑपरेटर, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर, स्ट्रिंग ऑपरेटर, अरेज ऑपरेटर, कंडीशनल असाइनमेंट ऑपरेटर। ये है पीएचपी में टाइप्स ऑफ ऑपरेटर। तो एक एक करके हम इन सारे ऑपरेटर को भी डिस्कस करते हैं विद एग्जांपल। में यहां पर आपको इनको समझाता हूं, ठीक है, कि अरिथमेटिकल ऑपरेटर क्या होते हैं या रिलेशनल ऑपरेटर क्या होते हैं, ठीक है। तो आप देखिए अरिथमेटिकल ऑपरेटर हम उन ऑपरेटर्स को कहते हैं जो कि अरिथमेटिक टास्क के लिए हम यूज करते हैं, राइट। अब अरिथमेटिक टास्क लाइक प्लस माइनस मल्टीप्लाई, ठीक है, तो ये प्लस माइनस मल्टीप्लाई, ठीक है, डबल स्टार जिसको हम बोलते हैं एक्चुअली स्क्वायर ऑपरेटर, राइट, कि जब आप पावर मतलब टू दी पावर अगर आपको कैलकुलेट करना है यहाँ पर हम डबल स्टार को यूज करते हैं, ठीक है। प्लस फॉर एडिशन, माइनस फॉर सब्ट्रैक्शन, ये जितने भी ऑपरेटर है, डिवाइड, मॉड, है ना, ये कहलाते हैं पीएचपी में अरिथमेटिकल ऑपरेटर। लाइक कि अगर आप मॉड की बात करें, अगर आप डिवाइड की बात करें, तो ये कहलाते हैं अरिथमेटिकल ऑपरेटर। ओके, तो अब इन ऑपरेटर को हम कैसे यूज करेंगे फॉर एनी अरिथमेटिक ऑपरेशंस। लाइक अगर मैंने लिखा इको, फॉर एग्जांपल, एक एक करके हम यहां देखते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने लिखा इको अगर 10 प्लस 10, तो दिस इज व्हाट, एडिशन ऑपरेशन। ये मैंने एडिशन किया हुआ है, तो यहां पर हमने जो ऑपरेटर यूज किया दिस इज प्लस ऑपरेटर, राइट। सिमिलरली यदि मान लीजिए मैं यहां पर लिखता हूं 10 माइनस 10,
तो दिस इज व्हाट सब्ट्रैक्शन में ना हर लाइन को के बाद BR लगा देता हूं ताकि आपको ये समझ में आ जाए कि एवरी आउटपुट यू विल गेट इन 2 डिफरेंट लाइन। अब यहां पर मान लीजिए अगर मैंने लिखा डिवाइड, ओके, तो डिवाइड ऑपरेटर को हम यूज करते हैं डिवीजन के लिए, ठीक है। मॉड ऑपरेटर आपको हमेशा देता है रिमाइंडर, है ना, कि 10 mod 2 की अगर बात करें तो यू विल गेट द रिजल्ट 0, क्योंकि 10 को 2 से डिवाइड करते हैं तो वैल्यू आती है 5, लेकिन 10 को 2 से अगर मैं मॉड करूंगा आई विल गेट द रिजल्ट 0, राइट। ऐसे ही अगर मान लीजिए मैंने लिखा 10 to the power 2, ठीक है, तो यहां पर आप देखिए जब मैं इसको रन करूंगा ऑपरेटर 1 वाले पेज को, तो मैं ब्राउजर को ओपन करता हूं यहां पे, और ब्राउजर को ओपन करके मान लीजिए मैंने यहां पर अपना फोल्डर ओपन किया है विच इज लोकल होस्ट, और इसका नाम दिया है मैंने PHP कोर्स, है ना, ये हमारा फोल्डर है। और आप देखिए इसमें ऑपरेटर 1, ओके, देयर इज सम एरर इन लाइन नंबर 5, क्या एरर है देख लेते हैं एक बार। प्रॉपर तरीके से हम ब्रैकेट में ले लेते हैं क्योंकि BR को हम यूज कर रहे हैं एक्चुअली कंप्लीट ऑपरेशंस के बाद, है ना, दैट्स व्हाई द रीजन आई नीड टू इनक्लोज दिस स्टेटमेंट इन ब्रैकेट। तो ये छोटे छोटे से एरर भी ध्यान रखिए, क्योंकि देखिए एरर आती है ना तो ये समझ में आता है कि गलती यहां हुई है आपसे ना हो, है ना, तो कई बार एरर आना भी अच्छा होता है, समझ में आता है कि क्या गलती हम कर रहे हैं। तो ये देखिए आप, आई विल गेट द रिजल्ट 20 0 5 0 100, तो 10 plus 10 इट इज 20, 10 minus 10 इट इज 0, ओके, एंड देन 10 डिवाइड बाय 2 इट इज 5, 10 mod 2 इट इज 0, 10 मल्टीप्लाइड अगर मैंने 2 बार साइन यूज किया टू द पावर साइन, 10 to the power 2 दिस इज 100। तो these are arithmetical operator which is basically used to perform arithmetic operations, ओके। सेकंड हमारे पास आते हैं रिलेशनल ऑपरेटर। अब इनको ध्यान से समझिएगा, रिलेशनल ऑपरेटर क्या होते हैं। रिलेशनल ऑपरेटर हम कहते हैं उन ऑपरेटर्स को जो हम जनरली यूज करते हैं दो वैल्यूज के बीच में रिलेशन के लिए, कंपैरिजन के लिए, राइट। तो रिलेशनल ऑपरेटर कौन कौन से होते हैं, तो रिलेशनल ऑपरेटर हमारे पास होते हैं, यहां पर आप देखिए ग्रेटर देन, लेस देन, ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू, then less than equal to, then we have a equal to, then we have a not equal to, then we have a triple equal to, then we have a not double equal to, okay, और एक ये भी होता है जिसको हम बोलते हैं not equal to। तो ये जो ऑपरेटर है ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, ये सारे कंपैरिजन ऑपरेटर कहलाते हैं, जिसको हम रिलेशनल ऑपरेटर भी कहते हैं, राइट। मतलब दिस आर द ऑपरेटर व्हिच इज बेसिकली यूज्ड टू शोज द रिलेशन बिटवीन टू वैल्यूज, कि दो वैल्यूज के बीच में रिलेशन की बात करें। और आप देखिए एक क्वेश्चन जो अक्सर टॉप मोस्ट MNC में पूछा गया है, डिफरेंस बिटवीन सिंगल इक्वल टू, डबल इक्वल टू एंड ट्रिपल इक्वल टू, इन तीनों में क्या डिफरेंस होता है। तो चलिए इन डिफरेंसेस की भी हम बात करेंगे, ओके। तो यहां पर अब आप देखिए इन ऑपरेटर को हम कैसे यूज करते हैं, और यहां पर आप समझना इन ऑपरेटर के रिजल्ट्स आपको हमेशा ट्रू या फॉल्स में मिलेंगे। तो ऐसे कोडिंग जहां पर आपका कोड एग्जीक्यूशन ट्रू या फॉल्स पे डिपेंडेंट होता है, वहां पर हम इन ऑपरेटर्स को यूज करते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल अगर आप देखें तो इफ एल्स कंडीशन, जहां पर हम ट्रू फॉल्स को लेके एग्जीक्यूशन परफॉर्म करते हैं, लूपिंग स्टेटमेंट, जहां पर हम ट्रू फॉल्स को लेके एग्जीक्यूशन परफॉर्म करते हैं, तो वहां पर हम यूज करते हैं इन रिलेशनल ऑपरेटर्स को। तो आप देखिए मैं आपको इसका एग्जीक्यूशन बताता हूं। मान लीजिए अगर मैंने लिखा इको 50 ग्रेटर देन 10, तो यहां पर मुझे आउटपुट क्या मिलेगा, या मान लीजिए मैं $A की वैल्यू कर देता हूं 50, है ना, एंड देन $B इज 10, ओके। और यदि मान लीजिए मैंने लिखा $A ग्रेटर देन $B, तो रिजल्ट मुझे क्या मिलेगा, ट्रू, क्योंकि 50 ग्रेटर देन 10 दैट इज ट्रू। तो अब देखिए अगर मैं इसको रन करता हूं आई विल गेट द रिजल्ट, ओके, जस्ट अ मोमेंट, यहां पर मैंने सेमीकोलन नहीं लगाया है, ओके, एंड लेट्स, ये देखिए आप 1 ट्रू मतलब 1, ओके। अगर मान लीजिए मैं यहां पर लिखता हूं लेस देन, इफ सपोज इट इज लेस देन, तो यहां पर मुझे 0 मिलेगा, और 0 मतलब कुछ भी प्रिंट नहीं होगा। लेट्स सी, ये देखिए आप, इट प्रिंट नथिंग। जब फॉल्स आता है तो आउटपुट में आपको ब्राउजर पे कुछ भी नहीं मिलेगा। ग्रेटर देन इक्वल टू, जब भी आपको वैल्यू ग्रेटर और इक्वल पे ट्रू चाहिए, है ना, जब भी रिजल्ट आपको ग्रेटर और इक्वल पे ट्रू चाहिए, जैसे यहां पर आप देखिए 50 ग्रेटर देन 10 इट्स अ ट्रू, लेकिन 50 ग्रेटर देन और इक्वल टू 50 अगेन दिस इज ट्रू वैल्यू, तो यहां पर भी मुझे ट्रू मिलेगा क्योंकि वैल्यू इक्वल है, ओके। लेकिन अगर मान लीजिए मैं यहां पर 500 कर दूंगा तो दिस इज नॉट अ ट्रू वैल्यू, तो अब रिजल्ट मुझे मिलेगा 0, ओके। लेकिन अब आप देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट कि बॉस जब हम दो वैल्यू को कंपेयर करते हैं, तो यहां पर आप देखिए मेरे पास एक वैल्यू है 50 और दूसरी वैल्यू भी है 50, बट दिस 50 इज इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रिंग, और ये जो 50 है ये मेरे पास इंट फॉर्मेट में है। हमने डेटा टाइप पढ़े हैं, याद करो। और यदि मैं अभी लिखता हूं मान लो इको a इक्वल टू b, है ना, वक्त मैं a और b को कंपेयर करता हूं $A, और यहां पर मैंने लिखा $B, तो इस केस में अभी मुझे आउटपुट मिलेगा ट्रू, आई विल गेट द रिजल्ट ट्रू। जबकि आप देखिए एक वैल्यू मेरे पास इंट है और दूसरी वैल्यू मेरे पास स्ट्रिंग है, लेकिन यहां पर जब आप डबल इक्वल टू से कंपैरिजन करते हैं तो ये केवल ये देखता है कि दो वैल्यूज सेम है या नहीं है, इट विल नॉट कंपेयर द डेटा टाइप।
यहां पर ये डेटा टाइप को कंपेयर नहीं करेगा, तो इसीलिए आपको जो रिजल्ट मिल रहा है वो क्या मिल रहा है, ट्रू। लेकिन सेम स्टेटमेंट को अगर मैं कंपेयर करता हूं ट्रिपल इक्वल टू के साथ, तो यहां पर मुझे रिजल्ट मिलेगा फॉल्स, और वो इसलिए क्योंकि ट्रिपल इक्वल टू ऑपरेटर डेटा टाइप सॉरी वैल्यू के साथ साथ डेटा टाइप को भी कंपेयर करता है। मतलब यहां पर ये पहले ये देखेगा कि 50 तो है, लेकिन दोनों इंट फॉर्मेट में है या नहीं है, या दोनों स्ट्रिंग फॉर्मेट में है या नहीं है। तो आप देखिए फर्स्ट केस में तो मुझे ट्रू मिला, बट सेकंड इट विल नॉट प्रिंट एनीथिंग बिकॉज दिस वैल्यू इज नॉट सेम इन द फॉर्म ऑफ डेटा टाइप। वैल्यू तो सेम है लेकिन डेटा टाइप के फॉर्म में सेम नहीं है। तो आप देखिए अगर मैं सिंगल कोड हटा देता हूं, नाउ इन दिस केस आई विल गेट द रिजल्ट ट्रू इन बोथ द केसेस। ये देखिए 1 1, इसका मतलब है अब इसने डेटा टाइप भी कंपेयर किया है। तो आई होप आप ये समझ पा रहे हैं कि इक्वल टू ट्रिपल इक्वल टू में क्या डिफरेंस है ना। ऐसे ही मान लीजिए अगर मैं यहां पर लिख देता हूं 15 ओके, अब ये 15 अभी चलिए इंटीजर फॉर्मेट में ही है, और मैंने यहां पर बोला इक्वल टू, तो ऑब्वियस सी बात है मुझे फॉल्स मिलेगा। लेट्स सी, ये देखिए आप 0। लेकिन अगर मान लीजिए मैं यहां लिखता हूं नॉट इक्वल टू, और यहां पर भी लिखता हूं नॉट इक्वल टू, तो इस केस में अब मुझे आउटपुट ट्रू मिलेगा और यहां पर भी ट्रू मिलेगा। वो इसलिए क्योंकि ए की वैल्यू बी के बराबर नहीं है, दैट इज ट्रू। तो आप देखिए 1 1, लेकिन यहां मैं फिर से अगर मान लीजिए इसको 15 कर देता हूं, तो अगेन इन द फर्स्ट केस आई विल गेट ट्रू, बट इन द सेकंड केस आई विल गेट फॉल्स हियर, राइट। तो ये वैल्यू जो नॉट इक्वल टू है, नॉट डबल इक्वल टू, दिस इज बेसिकली कंपैरिजन कि बॉस आपकी वैल्यू बराबर नहीं है, डेटा टाइप को भी चेक करेगा ये वेदर द डेटा टाइप इज इक्वल और नॉट, राइट। तो इन ऑपरेटर में आई होप डिफरेंस आपको समझ में आ रहा है। ऐसे ही मेरे पास नॉट इक्वल टू के लिए एक साइन ये भी है कि इन पीएचपी दिस इज अगेन ए नॉट इक्वल टू ऑपरेटर। यदि मैं लिखता हूं $a नॉट इक्वल टू b, तो यहां पर आप देखिए अब मुझे जो रिजल्ट मिलेगा वो 1 मिल रहा है। अगेन इट इज ए नॉट इक्वल टू ऑपरेटर, ओके। और इसी तरीके से मेरे पास रिलेशनल को लेके एक और ऑपरेटर है, ये वाला जिसको हम बोलते हैं स्पेसशिप ऑपरेटर, दिस वन। इसके बारे में आप समझिए स्पेसशिप ऑपरेटर क्या करता है। मान लीजिए अगर मैंने यहां पर लिखा $a लेस देन इक्वल टू ग्रेटर देन $b, तो ये मुझे रिजल्ट देगा या तो +1 या 0 या -1। मतलब इसका आउटपुट मुझे या तो +1 मिलेगा या 0 मिलेगा या -1 मिलेगा, राइट। +1 कब, जब a की वैल्यू b से ग्रेटर, देखिए आप अभी मेरे पास a की वैल्यू 50 है, b की वैल्यू 15 है, एंड आई रन दिस कोड, तो मुझे आउटपुट क्या मिल रहा है 1। लेकिन इनकेस अगर दोनों वैल्यू इक्वल है, व्हेन द वैल्यू ऑफ a इज ग्रेटर देन वैल्यू ऑफ b, ठीक है, तो मुझे आउटपुट मिल रहा है 1। लेकिन जब a और b की वैल्यू इक्वल है, व्हेन द बोथ द वैल्यूज आर इक्वल, तो अब मुझे आउटपुट मिलेगा 0, ये देखिए आप। और अगर मान लीजिए b की वैल्यू लेस है, मान लीजिए मैंने यहां लिख दिया 5, ओके, सो इन दिस केस आई विल गेट द रिजल्ट -1। ये देखिए आप कि जब b की वैल्यू a से छोटी है, सॉरी -5 लिख दिया, सॉरी यहां पर मैं b को छोटा करता हूं, मैंने गलती से a को लिख दिया था। ये देखिए जब a की वैल्यू b से छोटी होगी यू विल गेट -1। तो अगेन दिस इज एन इंपॉर्टेंट ऑपरेटर आस्क्ड इन इंटरव्यू सो मेनी टाइम्स कि व्हाट डू यू मीन बाय स्पेसशिप ऑपरेटर। स्पेसशिप ऑपरेटर क्या होता है, तो ये जो ऑपरेटर है ये स्पेसशिप ऑपरेटर है पीएचपी में। अब देखिए जो मैं आपसे कहता हूं ना कि बॉस इंटरव्यू क्वेश्चंस किस तरीके से पूछे जाते हैं, ट्रिकी क्वेश्चंस किस तरीके से पूछे जाते हैं। तो यहां पर सपोज करिए a की वैल्यू है 50, b की वैल्यू है 50 और c की वैल्यू भी 50 है, ठीक है। मान लीजिए 3 वेरिएबल है a b c, तीनों की वैल्यू है 50 50 50। यदि मैं लिखता हूं $a इक्वल टू $b इक्वल टू $c, ओके, और मान लीजिए अगर मैंने लिखा इको हेलो, ठीक है। मतलब कुछ ऐसे भी क्वेश्चंस होते हैं जो आपसे लैंग्वेज टू लैंग्वेज भी पूछे जाते हैं, राइट। कि मान लीजिए अगर आपने लिखा हेलो एंड देन बाय बाय, तो आप देखिए यहां पर जब आप कंपैरिजन की बात कर रहे हैं, तो अगर आप बोल रहे हैं सर इसका आंसर हेलो आएगा, तीनों वैल्यू सेम है, तो अब देखिए अगर मैं इसको रन करता हूं आई विल गेट द रिजल्ट एरर। एरर इसलिए बिकॉज यू कैन नॉट कंपेयर 3 वैल्यू इन पीएचपी साइमल्टेनियसली। आप तीनों वैल्यूज को एक साथ कंपेयर नहीं कर रहे हैं, वो इसलिए क्योंकि ये जो रिजल्ट्स हैं ये आपको बुलियन वैल्यू रिटर्न कर रहे हैं, दिस इज द बुलियन, ओके। तो यहां पर अब आप देखिए, लेकिन अगर इसकी वैल्यू को कर देता हूं 50, ओके, अब कोई चेंजेस आएगा क्या, अगेन यू विल गेट द सेम एरर। लेकिन यदि मान लीजिए अब मैं यहां पर इस स्टेटमेंट को लिख देता हूं ब्रैकेट में, ओके, और यहां पर मैंने लगा दिया ट्रिपल इक्वल टू का साइन, नाउ व्हाट द रिजल्ट। अगर मान लीजिए a की वैल्यू 50 है, b की वैल्यू 50 है और c की वैल्यू 50 है, अब मुझे आउटपुट क्या मिलेगा, बाय बाय, नाउ देयर इज नो एरर। ये देखिए आप, तो कहने का मतलब ये है कि इस तरीके के अलग अलग क्वेश्चंस इंटरव्यू में अक्सर पूछे जाते हैं, जो कि डेटा टाइप से रिलेटेड होते हैं, जो कि ऑपरेटर से रिलेटेड होते हैं। तो आई होप आपको ये रिलेशनल ऑपरेटर का कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है। नॉट इक्वल टू, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि नॉट इक्वल टू को आप इस फॉर्म में भी यूज कर सकते हैं कि मान लीजिए अगर मैंने बोला a नॉट इक्वल टू b,
तो किस तरीके से रिजल्ट आपको मिलेगा, है ना। तो ये है हमारे रिलेशनल ऑपरेटर पीएचपी में। तो अरिथमेटिकल ऑपरेटर हमने देखे, रिलेशनल ऑपरेटर हमने देखे। ओके, नेक्स्ट विल टॉक अबाउट इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर। नेक्स्ट मैं आता हूं इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर पे। तो इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट कौन कौन से होते हैं? तो इंक्रीमेंट ऑपरेटर होते हैं पीएचपी में प्लस प्लस, और डिक्रीमेंट ऑपरेटर होते हैं माइनस माइनस, राइट। इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर आर प्लस प्लस एंड माइनस माइनस। लेट्स सी, ये देखिए आप कि ये जो ऑपरेटर है मेरे पास प्लस प्लस, जिसको हम बोलते हैं इंक्रीमेंट ऑपरेटर, ठीक है, और ये जो ऑपरेटर है हमारे पास माइनस माइनस, जिसको हम बोलते हैं डिक्रीमेंट ऑपरेटर। ओके, दिस इज कॉल्ड डिक्रीमेंट। और आप देखिए, अगर आप इंक्रीमेंट को समझ गए ना तो डिक्रीमेंट आपको बड़ी आसानी से समझ में आ जाएंगे। देखिए आप, ये कैटेगरी होती है यूनरी ऑपरेटर की। दिस इज द यूनरी ऑपरेटर। यूनरी इसलिए क्योंकि ये सिंगल ऑपरेंड पे अपना एग्जीक्यूशन परफॉर्म कर रहे हैं, राइट। तो इनको हम किस तरीके से यूज करते हैं, देखिए आप, यदि मान लीजिए मैंने यहां पर लिखा है प्लस प्लस डॉलर ए, इट मींस इस स्टेटमेंट को आपका प्रोग्राम जो है वो कुछ इस तरीके से एग्जीक्यूट करेगा, ए इक्वल टू ए प्लस वन, ठीक है। यदि मान लीजिए मैं यहां पर लिखता हूं प्लस प्लस की जगह डॉलर ए प्लस प्लस, तो इसको भी आपका जो प्रोग्राम है वो एग्जीक्यूट करेगा ए इक्वल टू ए प्लस वन। कहने का मतलब ये है कि यदि आपको ए में एक का इंक्रीमेंट करना है तो आप प्लस प्लस भी लिख सकते हैं डॉलर ए प्लस, और डॉलर ए प्लस प्लस भी लिख सकते हैं, लेकिन इस केस में हम इसे कहते हैं प्री इंक्रीमेंट, और इस केस में हम इसको बोलते हैं पोस्ट इंक्रीमेंट। दिस इज कॉल्ड प्री इंक्रीमेंट एंड दिस इज कॉल्ड पोस्ट इंक्रीमेंट, राइट। अभी दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, अभी दोनों केस में मुझे ए की वैल्यू में इंक्रीमेंट मिलेगा। देखिए आप, यहां पर ए की वैल्यू मिलेगी 51 एंड नेक्स्ट टाइम मुझे ए की वैल्यू मिलेगी 52। तो अगर मैं इसको रन करता हूं, आई विल गेट द रिजल्ट 51 एंड ओके, जस्ट अ मोमेंट, वी आर नॉट यूजिंग सेमीकोलन इन द प्रोग्राम, छोटी छोटी सी मिस्टेक्स हैं। ओके, तो आप देखिए 51 एंड 52, ठीक है। नेक्स्ट लाइन पे अगर मैं इसको प्रिंट करूंगा, सो आई विल गेट द रिजल्ट प्रॉपरली, कि मैं इसको नेक्स्ट लाइन पे प्रिंट करके आपको बताता हूं। मैंने बीआर टैग लगा दिया, तो आप देखिए अब जो आउटपुट मुझे मिलेगा वो मिलेगा 51 एंड 52। इसका मतलब ये है कि सर फिर दोनों में क्या डिफरेंस है? तो अभी आप देखिए, अभी कोई डिफरेंस नहीं है, केवल इंक्रीमेंट करना है। सो देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन प्री इंक्रीमेंट एंड पोस्ट इंक्रीमेंट। लेकिन इनमें डिफरेंस कब आता है? जब इंक्रीमेंट के साथ हम असाइनमेंट की भी बात करते हैं। जैसे यदि मान लीजिए अगर मैंने यहां पर लिखा डॉलर बी, है ना, समझना, डॉलर बी इक्वल टू प्लस प्लस डॉलर ए, और इसके बाद मैं प्रिंट करता हूं ए की भी वैल्यू और बी की भी वैल्यू। आई विल प्रिंट द वैल्यू ऑफ ए एज वेल एज द वैल्यू ऑफ बी। ओके, तो आप देखिए यहां पर बाकायदा मैं आपको बताता हूं ताकि आपको यह समझ में आ जाए कि हाँ, ये ए की वैल्यू है और ये बी की वैल्यू है। दिस इज द वैल्यू ऑफ बी, तो हमने इसके आगे लिख दिया बी इक्वल टू दिस वन। तो इस केस में आप समझिए जो एग्जीक्यूशन होगा वो कैसे होगा, पहले ए में एक का इंक्रीमेंट होगा, ठीक है, उसके बाद वैल्यू बी में असाइन होगी। तो ए में एक का इंक्रीमेंट दैट इज 51 और बी में भी असाइन हुआ 51। तो एक्चुअली इस एक स्टेटमेंट को आपका प्रोग्राम दो लाइन में ऐसे एग्जीक्यूट करता है, फर्स्ट इट इंक्रीज देन असाइन। तो इस केस में जो वैल्यू मुझे मिलेगी ए की 51 और बी की भी 51, ये देखिए 51। लेकिन इसी स्टेटमेंट को अगर मैं ऐसे ना लिख के डॉलर ए प्लस प्लस लिखता हूं, तो अब इस केस में आपका प्रोग्राम पहले असाइनमेंट करेगा बाद में इंक्रीमेंट करेगा। फर्स्ट इज असाइन द वैल्यू, पहले असाइन करेगा, तो ए की वैल्यू बी में असाइन हुई 50, उसके बाद इंक्रीमेंट हुआ 51। तो नाउ यू विल गेट द रिजल्ट 51 एंड 50। ये देखो आप, मैं रिफ्रेश करता हूं एंड यू विल गेट रिजल्ट 51 एंड 50। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन प्री इंक्रीमेंट एंड पोस्ट इंक्रीमेंट, कि प्री इंक्रीमेंट पहले इंक्रीमेंट करेगा फिर असाइन करेगा, पोस्ट इंक्रीमेंट पहले असाइन करेगा फिर इंक्रीमेंट करेगा। दैट इज व्हाट द डिफरेंस बिटवीन प्री एंड पोस्ट इंक्रीमेंट। एंड बिलीव मी, इस ऑपरेटर के बहुत सारे क्वेश्चन ट्रिकी फॉर्म में इंटरव्यूज में पूछे जाते हैं। इंटरव्यू के अलावा असाइनमेंट्स में ये क्वेश्चंस अक्सर पूछे जाते हैं। ओके, यहां पर भी मैं आपको अभी कुछ बताता हूं, डोंट वरी। तो यदि मान लीजिए मैं इसको अभी रन करता हूं तो मुझे आउटपुट क्या मिला समझ में आया। लेकिन अब यहां पर आप देखिए कि यदि मान लीजिए मैं आपसे बोलता हूं इको, या चलिए इफ प्लस प्लस डॉलर ए, ठीक है, ग्रेटर देन 50, प्लस प्लस डॉलर ए ग्रेटर देन 50 एंड देन इको, सपोज मैंने लिख दिया हेलो, ओके, और इसके एल्स में हमने लिख दिया सपोज बाय, एल्स में हमने लिख दिया बाय। ओके, तो अब अगर आप इसको रन करके देखेंगे तो प्लस प्लस डॉलर ए ग्रेटर देन 50, मतलब यहां पर क्वेश्चन है पहले कंपैरिजन होगा या पहले इंक्रीमेंट होगा, राइट। अब देखिए अगर मैं इसको रन करता हूं, आई विल गेट द रिजल्ट हेलो, क्योंकि यहां पर पहले लेकिन चलिए मैं आपको दोनों एग्जीक्यूशन बताता हूं। अब मैंने लिखा डॉलर ए प्लस प्लस ग्रेटर देन 50, तो अब मुझे आउटपुट क्या मिलेगा बाय। उसका रीजन ये है कि जब हम प्लस प्लस के साथ कंडीशन, मतलब मैंने इंक्रीमेंट के साथ कंडीशन को भी चेक किया है, तो यदि ये प्री इंक्रीमेंट है तो पहले ये इंक्रीमेंट करेगा बाद में कंडीशन चेक करेगा, और अगर पोस्ट इंक्रीमेंट है तो पहले कंडीशन चेक होती है बाद में इंक्रीमेंट होता है।
तो ये डिफरेंस है प्री और पोस्ट का कंडीशन को लेके। गॉट इट? ठीक है, ऐसे ही आप देखिए, यदि मान लीजिए मैं आपसे बोलता हूं कि मान लीजिए ए की वैल्यू 5 है, अब यदि मान लीजिए मैंने लिखा डॉलर बी इक्वल टू प्लस प्लस डॉलर ए देन प्लस डॉलर ए प्लस प्लस। ठीक है, अब एक सिंपल था क्वेश्चन, एंड देन आई प्रिंट द वैल्यू ऑफ ए। ठीक है, ये फिर से मैं वही लिखता हूं, ए इक्वल टू, ठीक है, एंड देन इन द नेक्स्ट लाइन हम प्रिंट करते हैं बी की वैल्यू। मतलब आप समझिए कि आपसे सिंपल वे में नहीं पूछा जाएगा इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट क्या होते हैं, वो आपसे थोड़े से क्वेश्चन घुमा के पूछेंगे। तो आप देखिए ये बी है, तो अब इसको अगर मैं सॉल्व करता हूं, मतलब इसका आउटपुट मुझे क्या मिलेगा, है ना, व्हाट इज द आउटपुट ऑफ दिस कोड। तो आप देखिए पहले मैं इसको रन करके आपको आउटपुट बताता हूं, फिर मैं उसका एक्सप्लेनेशन देता हूं। 7 एंड 12, आपको ए की वैल्यू क्या मिली 7 और बी की 12। तो आप देखिए इस केस में पहले क्या हुआ, पहले ए में इंक्रीमेंट हुआ 6, मतलब फर्स्ट इट प्री इंक्रीमेंट, ये 6 है और ये 6 यहां पर 6 ही हुआ क्योंकि पोस्ट इंक्रीमेंट बाद में होगा। तो पहले प्री इंक्रीमेंट हुआ, प्री इंक्रीमेंट के कारण ए की वैल्यू कितनी आई 6, 6 प्लस 6 12, वो असाइन हुआ बी में, तो बी की वैल्यू है 12 और ए की वैल्यू है, इसके बाद जो पोस्ट इंक्रीमेंट होगा उससे आपकी ए की वैल्यू होगी 7। तो फर्स्ट ये प्री इंक्रीमेंट को सॉल्व करता है। ऐसे ही मान लीजिए अगर मैं लिख देता हूं डॉलर ए मतलब प्लस प्लस अगेन डॉलर ए, है ना, मतलब आई होप आप समझ पा रहे हैं, फिर से एक प्लस लगा दिया मैंने। अब आप देखिए, अब मैं अगर इसको रन करता हूं, चल गेट द रिजल्ट 8 एंड 20। अब 8 कैसे आया, तो यहां पर आप देखिए पहले क्या हुआ 6, ठीक है, पहले हुआ 6, फिर यहां पर इस प्री इंक्रीमेंट के बाद यहां पर वैल्यू आई 6, यहां पर वैल्यू आई 7, ठीक है, मतलब 7 प्लस 6, बी की वैल्यू कितनी मिल रही है हमें 20, तो 7 प्लस 6 दैट इज 13। इसके बाद ये जो 7 है एक्चुअली, मतलब अभी आपका ए कितना है 7, 6 हुआ, प्री इंक्रीमेंट 6, प्री इंक्रीमेंट 7, यहां पर ये वैल्यू होगी 7, इसके बाद पोस्ट इंक्रीमेंट होगा एंड द वैल्यू बिकम 8 ऑफ ए, और बी की वैल्यू क्या होगी 7 प्लस 6 दैट इज 20। तो यहां पर प्रायोरिटी वो किसको दे रहा है, प्री इंक्रीमेंट को। तो पहले ए की वैल्यू बढ़ी 6 हुई, फिर यहां पर हुई 7, ठीक है, 7 प्लस 7 सॉरी 7 प्लस 6 एक्चुअली, ठीक है, तो यहां पर ए की वैल्यू होगी 6। आई होप आप समझ पा रहे हो यार मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं, है ना। पहले ए की वैल्यू 6 हुई, फिर यहां पर हुई 7, ओके, लेकिन यहां पर आप समझिए कि जो वैल्यू है, मतलब आप देखिए फिर से एग्जीक्यूशन में आपको थोड़ा सा प्रॉपर तरीके से समझाता हूं कि जब भी प्री और पोस्ट दोनों इंक्रीमेंट ऑपरेटर होते हैं तो यहां पर रिजल्ट हमारा क्या आ रहा है 8 एंड 20, ओके, तो 8 तो ठीक है, 3 बार इंक्रीमेंट है, समझ में आ रहा है 8 रिजल्ट आ रहा है, बट व्हाई इट इज 20, बी की वैल्यू 20 क्यों हुई, उसका रीजन आप समझिए कि यहां पर प्री इंक्रीमेंट 6 है प्लस अब ये पोस्ट इंक्रीमेंट, तो पहले यहां पर ए की वैल्यू आपने रखी 6, ओके, यहां पर वैल्यू हुई 6, वैल्यू ऑफ ए लेफ्ट टू राइट आप चलेंगे, यहां पर 6 है, देन अगेन 6, लेकिन ए की वैल्यू कितनी हो गई 7, उसके बाद फिर पोस्ट इंक्रीमेंट है तो ए की वैल्यू कितनी हो गई 8, तो ये 8 हुआ, 6 प्लस 8 दैट इज 20। सो नाउ द रिजल्ट बिकम 20 ऑफ बी, पहले इंक्रीमेंट, फिर वैल्यू पुट की, फिर इंक्रीमेंट, फिर वैल्यू पुट की। तो प्री है तो पहले इंक्रीमेंट करो फिर वैल्यू रखो, पोस्ट है तो पहले वैल्यू को रखो पर आगे जाने से पहले इंक्रीमेंट कर दो। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट कि किस तरीके से इंक्रीमेंट ऑपरेटर एग्जीक्यूशन परफॉर्म करते हैं, ओके। अब सेम क्वेश्चन अगर हम बात करें डिक्रीमेंट को लेके, तो कोई भी डिफरेंस नहीं है, केवल वैल्यू इंक्रीमेंट की बजाय डिक्रीज होगी। तो आप देखिए यहां पर भी अगर मैं लिखता हूं डॉलर ए इक्वल टू माइनस माइनस डॉलर बी इक्वल टू माइनस माइनस डॉलर ए, तो ए और बी की वैल्यू मुझे क्या मिलेगी। चलिए वीडियो को पॉज करिए और आंसर बताइए मुझे, फटाफट वीडियो को पॉज करो और बताओ मुझे इसका आंसर क्या होगा। इंक्रीमेंट जो वैल्यू बढ़ा रहा है, डिक्रीमेंट वो वैल्यू कम कर रहा है। तो टेल मी व्हाट इज द आउटपुट। तो यदि मैं इसको रन करूंगा 4 4, और अगर मैं पोस्ट इंक्रीमेंट को यूज करता हूं तो आउटपुट मुझे मिलेगा, क्या मिलेगा, कमेंट करो यार, कमेंट करके बताओ फटाफट। तो पहले असाइनमेंट होगा 5, फिर ए डिक्रीज होगा 4, तो इसका मतलब है ए बिकम 4 एंड बी बिकम 5, ये देखिए आप, ओके। सो दिस इज व्हाट इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर, जो कि हम यूज करते हैं प्रोग्रामिंग के लिए। तो अरिथमेटिकल ऑपरेटर आई होप आपको समझ में आए हैं, रिलेशनल ऑपरेटर हमने देखे, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट हमने देखे, असाइनमेंट ऑपरेटर हमने देखे, ओके। तो चलिए फिर एक असाइनमेंट आपको देके जाता हूं, ओके, और इसको सॉल्व करके मुझे जरूर बताइएगा कि व्हाट इज द आउटपुट। चलिए मैं यहां पर लिखता हूं डॉलर बी इक्वल टू प्लस प्लस डॉलर ए, ठीक है, एंड देन डॉलर सी इक्वल टू डॉलर बी माइनस माइनस, ओके, मुझे इसका आउटपुट चाहिए आपसे, देन अगेन डॉलर ए इक्वल टू प्लस प्लस डॉलर बी, ठीक है,
एंड देन यहां पर अगर मैं लिखता हूं डॉलर डी इक्वल टू डॉलर ए प्लस 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 डॉलर ए प्लस डॉलर ए प्लस प्लस, ठीक है। देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए बी सी एंड डी। इसके बाद अगर मैं ए को प्रिंट करूंगा, बी को प्रिंट करूंगा, सी को प्रिंट करूंगा, डी को प्रिंट करूंगा, व्हाट विल बी द आउटपुट आई गेट हियर। ओके, तो ये है आपके लिए असाइनमेंट। फटाफट इसको कमेंट करके मुझे बताएं कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या आने वाला है, और बिना किसी की हेल्प के खुद का कोड, खुद का दिमाग यूज करके इसको सॉल्व करिए। लॉजिकल ऑपरेटर, एंड बिलीव मी दिस इज अगेन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑपरेटर्स इन पीएचपी। फिर हम स्ट्रिंग ऑपरेटर की बात करेंगे, अरे ऑपरेटर्स, ओके। लेकिन सबसे पहले हम आते हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स पे। तो ये लॉजिकल ऑपरेटर्स बेसिकली क्या होते हैं? सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि सर लॉजिकल ऑपरेटर मींस व्हाट, राइट। इसको यहां से अभी हटा देता हूं और इसको हम थोड़ा सा इधर साइड में रख देते हैं ताकि हमारे पास स्पेस रहे। ओके, तो लॉजिकल ऑपरेटर्स की अगर हम बात करें पीएचपी में, तो पीएचपी में लॉजिकल ऑपरेटर होते हैं एंड, ठीक है, लॉजिकल एंड, ओके, लॉजिकल और लॉजिकल नॉट, है ना। अब इनको समझना ध्यान से। ये जो एंड है इसी को हम पीएचपी में एंड के साथ भी यूज करते हैं, इवन और ऑपरेटर को हम ओआर के साथ भी यूज करते हैं। ओके, तो ये लॉजिकल एंड या लॉजिकल और ऑपरेटर को हम कब यूज करते हैं प्रोग्रामिंग में? जब आपके प्रोग्राम के रिजल्ट्स मल्टीपल कंडीशन पे डिपेंडेंट होते हैं, राइट। कि फॉर एग्जांपल सपोज करिए अगर मेरे पास एक वेरिएबल है डॉलर ए इक्वल टू 50, ओके, देन सेकंड वेरिएबल है 20। अब मान लीजिए यहां पर एक कंडीशन है, और कंडीशन ये है कि अगर ए की वैल्यू ग्रेटर देन 20 है या जो भी है 25 है, एंड अगर बी की वैल्यू ग्रेटर देन 10 है। ये दो कंडीशंस हैं। मतलब कहने का ये कि जब आपके प्रोग्राम में मल्टीपल कंडीशंस होती हैं, तो उन मल्टीपल कंडीशंस के साथ या तो हम एंड को यूज करते हैं या हम और को यूज करते हैं। तो एंड रिजल्ट ट्रू कब देगा? जब सारी कंडीशन ट्रू होंगी। व्हेन ऑल कंडीशन इज ट्रू देन द रिजल्ट ऑफ एंड विल बिकम द ट्रू। और का मतलब ये है अगर एक भी कंडीशन ट्रू है तो रिजल्ट आपको ट्रू मिलेगा, राइट। तो यहां पर आप देखिए, अगर मान लीजिए मैं लिखता हूं इको हेलो, ठीक है, और अगर मान लीजिए मैं लिखता हूं इको बाय, सो टेल मी व्हाट इज द आउटपुट। वीडियो को पॉज करो और कमेंट करके बताओ, चलो मुझे क्या आउटपुट मिलेगा। अरे यार बताओ, फटाफट बताओ इसका आउटपुट क्या होगा। एंड का रिजल्ट ट्रू मिलता है जब सारी कंडीशन ट्रू होती है, और का रिजल्ट ट्रू मिलता है जब कोई एक कंडीशन ट्रू होती है। तो यहां पर आप देखिए 50 ग्रेटर देन 25 दैट इज ट्रू, 20 ग्रेटर देन 10 दैट इज ट्रू, तो रिजल्ट मुझे हेलो मिलेगा, है ना। तो चलिए एक बार इसको हम एग्जीक्यूट करते हैं। पहले हम सर्वर को ऑन कर लेते हैं, और सर्वर को ऑन करने के बाद फिर हम हमारे फोल्डर में जाते हैं, है ना। हमने ब्राउजर को ओपन किया और यहां पर हम जो बात कर रहे हैं वो पीएचपी कोर्स में कर रहे हैं। तो यहां पर हमने लोकल होस्ट में जाके पीएचपी कोर्स, और इस पीएचपी कोर्स में जो प्रोग्राम मैंने अभी बनाया है वो है ऑपरेटर 2 के नाम से। सो लेट्स सी व्हाट इज द आउटपुट आई गेट हियर, हेलो। तो यहां पर मुझे जो रिजल्ट मिला वो हेलो क्यों मिला? क्योंकि इस केस में दोनों कंडीशन ट्रू हैं। लेकिन अब आप देखिए, यदि मान लीजिए मैं यहां पे कंडीशन को 10 कर देता हूं, तो 10 ग्रेटर देन 25 दैट इज फॉल्स, तो यहां पर मुझे आउटपुट क्या मिलेगा? बाय। तो एंड में इट इज नॉट नेसेसरी कि दो ही कंडीशन हो, इट मे बी मोर देन वन कंडीशन, राइट, 2 3 4 5। ओके, तो ये जो ऑपरेटर है ये बाइनरी कैटेगरी का ऑपरेटर होते हैं, राइट। अब इसी में आप देखिए, अगर मैं डबल एंड की जगह एंड लिखता हूं तब भी मुझे रिजल्ट सेम ही मिलेगा। तो यहां पर आप देखिए, यदि मान लीजिए मैं इसकी वैल्यू 50 कर देता हूं और अब मैं अगर इसका आउटपुट देखता हूं तो मुझे हेलो मिलेगा, और अगर ये वैल्यू 40 है, चलो 40 में भी ट्रू ही होगा, 10 है, तो अब मुझे आउटपुट मिलेगा बाय। तो आई होप आप एंड लिखें या एंड ऑपरेटर को यूज करें, सिंबल इट इज वन इन द सेम थिंग। ओके, सिमिलरली यहां पर आप देखिए और का क्या यूज है। तो और ऑपरेटर को हम यूज करते हैं जब दो में से किसी एक कंडीशन के ट्रू पर रिजल्ट ट्रू चाहिए। यहां पर आप देखिए, पहली कंडीशन फॉल्स है लेकिन सेकंड कंडीशन ट्रू है, तो मुझे आउटपुट मिलेगा, मैं चेंज कर देता हूं, हेलो फ्रेंड्स या बाय फ्रेंड्स, ठीक है। तो अब मैं अगर इसको रन करता हूं, सो आई विल गेट द रिजल्ट हेलो फ्रेंड्स। इसका मतलब है कि और ऑपरेटर कितनी कंडीशन रिक्वायर्ड है? वन मस्ट बी ट्रू। कंडीशन तो आप एक से ज्यादा देंगे, लेकिन अगर एक भी कंडीशन ट्रू है तो रिजल्ट आपको ट्रू मिलेगा। तो बिलीव मी, इन ऑपरेटर्स को हम मैक्सिमम टाइम यूज करते हैं एप्लीकेशन में जब हमारे पास कंडीशन ज्यादा होती हैं, जब मल्टीपल कंडीशन के अकॉर्डिंग आपको एग्जीक्यूशन परफॉर्म करना है, वहां पर हम इन ऑपरेटर्स को यूज करते हैं। और आपको जैसे इंटरव्यू में भी इससे रिलेटेड ट्रिकी क्वेश्चंस, मल्टीपल ट्रिकी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब आप देखिए, अगर मान लीजिए मैं यहां पर एंड को लिखता हूं और मैंने कंडीशन में यहां पर ग्रेटर देन हटा दिया, इट इज जस्ट डॉलर ए एंड डॉलर बी। अब इस केस में आउटपुट क्या होगा? वीडियो को पॉज करो, चलिए बताइए मुझे कि अगर ए की वैल्यू 10 है, बी की वैल्यू 20 है, और मैंने सिंपली लिखा हुआ है ए एंड बी,
व्हाट विल बी द आउटपुट, इस केस में आउटपुट क्या होगा, राइट। तो अब आप देखें यहां पर अगर मैं इसको रन करता हूं तो मुझे आउटपुट में हेलो फ्रेंड मिल रहा है। अब क्वेश्चन आता है सर हेलो फ्रेंड कैसे मिला, व्हाई इट इज बिकम हेलो फ्रेंड, क्योंकि पीएचपी में अगर हम बात करें तो एक्चुअली ये कंडीशन है आपकी 10 एंड 20। अब यहां पर जब कोई नंबर होता है कंडीशन की जगह तो उस नंबर को ट्रू मान लिया जाता है अगर वो जीरो नहीं है तो इन पीएचपी एवरी नंबर विच इज नॉट जीरो इज कंसिडर एज अ ट्रू वैल्यू एंड दैट्स फॉर द रीजन यहां पर आपको रिजल्ट मिल रहा है ट्रू, क्योंकि 10 को इसने ट्रू माना, 20 को इसने ट्रू माना और रिजल्ट आपको मिल गया हेलो। अगर मैं यहां पर मान लीजिए b की वैल्यू को जीरो कर देता हूं, लेट्स सी, और आप देखिए अब मैं अगर इसको रन करता हूं आई विल गेट द रिजल्ट बाय फ्रेंड बिकॉज वन कंडीशन इज फॉल्स हियर बिकॉज द वैल्यू ऑफ b बिकम जीरो। तो ये छोटे छोटे से कॉन्सेप्ट अक्सर इंटरव्यू में पूछे जाते हैं और इसी के बारे में मैं आपसे बात कर रहा हूं कि इस टाइप के ट्रिकी क्वेश्चंस आपको हमारे प्लेसमेंट रेडी कोर्स में मिलेंगे, जहां पर असाइनमेंट्स हैं, जहां पर क्विजेज आपको मिलेंगे, जहां पर प्रोजेक्ट इंप्लीमेंटेशन के साथ उस पूरे कोर्स को हम लोगों ने रेडी किया है, ठीक है। तो आई होप ऑपरेटर अभी समझ में आ रहे हैं। अब इसी में एक कॉन्सेप्ट और देखिए, अगर मान लीजिए मैं यहां डबल एंड लिखता हूं और यदि मैंने लिखा प्लस प्लस ए ग्रेटर देन 5 या प्लस प्लस ए ग्रेटर देन 50 एंड प्लस प्लस बी ग्रेटर देन 5 सपोज, है ना, और इसके बाद मतलब आफ्टर दिस अगर मैं ए और बी की वैल्यू भी प्रिंट करता हूं, आई विल प्रिंट द वैल्यू ऑफ ए, ठीक है, एंड आई विल प्रिंट द वैल्यू ऑफ बी, है ना, समझिए आप। तो इसके बाद यदि आपसे पूछा जाए आउटपुट क्या होगा, व्हाट इज द वैल्यू, अगर मैं इसके बाद बी आर टैग लगा देता हूं, ठीक है, यहां पर हमने बी आर लिख दिया और यहां पर भी हमने बी आर लिख दिया कि व्हाट विल बी द वैल्यू आफ्टर दिस। तो जरा वीडियो को पॉज करके मुझे इसका आंसर बताइए चलिए कि क्या वैल्यू होगी प्लस प्लस ए ग्रेटर देन 50। मैंने आपको लास्ट टाइम भी कहा था कि इंक्रीमेंट ऑपरेटर अगर कंडीशन के साथ होता है तो पहले इंक्रीमेंट होता है अगर वो प्री है तो, और अगर पोस्ट है तो बाद में इंक्रीमेंट करेगा, लेकिन यहां पे प्री है। तो यदि आप सोच रहे हैं सर प्लस प्लस ए 11 ग्रेटर देन 50 दैट इज फॉल्स, प्लस प्लस बी, ठीक है, प्लस प्लस बी इज 1, चलिए मैं इसको 5 कर देता हूं, प्लस प्लस बी इज 5 से 6 हुआ, 6 ग्रेटर देन 5 दैट इज ट्रू। तो आउटपुट में मुझे मिलेगा हेलो फ्रेंड 11 और 6। अगर ए की बी की वैल्यू 5 है तो बिल्कुल गलत सोच रहे हैं आप। यहां पर आप देखिए आपको हेलो फ्रेंड तो मिलेगा लेकिन ए की वैल्यू तो 11 मिलेगी, लेकिन बी की वैल्यू आपको मिलेगी 5। अब इसका रीजन क्या है पहले आप आउटपुट देखिए फिर मैं आपको बताता हूं। ये देखिए आप बाय फ्रेंड 11 एंड 5। तो अब क्वेश्चन है सर बी क्यों नहीं बढ़ा, क्योंकि ये जो ऑपरेटर है डबल एंड, एक्चुअली ये ऑपरेटर शॉर्ट सर्किट ऑपरेटर कहलाता है। अक्सर एक क्वेश्चन इंटरव्यू में पूछा जाता है विच इज अ शॉर्ट सर्किट ऑपरेटर इन पीएचपी। तो ये शॉर्ट सर्किट इसलिए अगर पहली फॉल्स मिलेगी तो ये नेक्स्ट कंडीशन को चेक ही नहीं करेगा, इसलिए क्योंकि एंड को पता है अगर एक भी फॉल्स है तो रिजल्ट फॉल्स आना है, एंड दैट इज द रीजन कि यहां पर बी में इंक्रीमेंट नहीं हो रहा है, ठीक है। तो आई गेस आपको समझ में आएगा बाय फ्रेंड क्यों आया, बिकॉज कंडीशन इज फॉल्स, और बी में इंक्रीमेंट क्यों नहीं हुआ, क्योंकि इस फॉल्स के कारण एंड ने अगली कंडीशन को चेक ही नहीं किया, उसने सर्किट को शॉर्ट कर दिया। तो ए आपको 11 मिल रहा है लेकिन बी की वैल्यू आपको 5 ही मिल रही है, राइट। लेकिन अब इस केस में आप देखिए अगर मैं एंड को यूज करता हूं सर इससे कोई फर्क पड़ेगा क्या, तो चलिए एक बार रन करके देखते हैं। ये देखिए आप सेम आउटपुट। तो कहने का मतलब ये है कि चाहे आप डबल एंड ऑपरेटर के साइन को यूज करें आप एंड डी लिखें, यू विल गेट द सेम रिजल्ट। यही और भी होता है। और क्या करता है देखिए आप, और को एक ट्रू चाहिए, तो यदि मान लीजिए इस केस में मैं वैल्यू कर देता हूं सपोज 70, तो इसमें प्लस प्लस से होगा तो वैल्यू बिकम 71, है ना, और 71 ग्रेटर देन 50 दैट इज ट्रू। तो ये ट्रू के कारण प्रोग्राम अगली स्टेटमेंट को चेक नहीं करेगा, क्योंकि और को एक ट्रू चाहिए और वो ट्रू उसको फर्स्ट कंडीशन में मिलेगा। तो यहां पर मुझे आउटपुट मिलेगा हेलो फ्रेंड 71 एंड 5, क्योंकि यहां भी बी में इंक्रीमेंट नहीं होगा। ये देखिए आप हेलो फ्रेंड 71 एंड 5। तो दिस इज व्हाट द रीजन कि इस तरीके के क्वेश्चंस क्यों इंटरव्यू में पूछे जाते हैं, राइट। तो एक चीज आपको समझ में आई होगी कि हर नंबर जो जीरो नहीं है वो ट्रू होता है पीएचपी में, और इस तरीके के क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने पड़ेंगे। ओके, तो आई होप आपको ये एंड और का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। अब यहां पर आप देखिए नेक्स्ट ऑपरेटर वी हैव नॉट ऑपरेटर। अब ये नॉट क्या करता है, नॉट ऑपरेटर एक्चुअली कंडीशन को ट्रू को फॉल्स में और फॉल्स को ट्रू में कन्वर्ट कर देता है। नॉट का काम क्या है, अगर आपकी कंडीशन ट्रू है तो उसको फॉल्स कर देगा, अगर फॉल्स है तो उसको ट्रू कर देगा, राइट। यहां पर आप देखिए पहली बार में ए की वैल्यू 70 है, 71 ग्रेटर देन 50 दैट इज ट्रू। ट्रू के केस में आउटपुट हेलो फ्रेंड आना चाहिए, बट आउटपुट आपको मिलेगा बाय फ्रेंड। लेट्स सी, ये देखो आप, ओके आई थिंक सम सिंटेक्स एरर। तो यहां पर एक्चुअली हमें इसको यूज करना है अंदर, मैंने उसको गलती से बाहर लिख दिया था, ठीक है। ये देखिए आप आउटपुट क्या मिला मुझे, बाय फ्रेंड एंड 71 एंड 5, क्योंकि बी में इंक्रीमेंट नहीं हुआ। तो नॉट का काम क्या है, जो ट्रू है उसको फॉल्स, जो फॉल्स है उसको ट्रू कर देना। तो ये जस्ट अपोजिट कंडीशन है, राइट। अगर ये कंडीशन फॉल्स होती, जैसे फॉर एग्जांपल
इस केस में ट्रू थी तो इसने फॉल्स कर दिया, लेकिन मान लीजिए मैं इसको 170 कर देता हूं, इसको मैं 2 कर देता हूं, राइट। तो 170 का इंक्रीमेंट भी होगा, तो 171 ग्रेटर देन 50, दैट इज फॉल्स। अब बी में इंक्रीमेंट होगा क्योंकि पहली फॉल्स है तो अगला चेक करेगा, बी में इंक्रीमेंट होगा 3, लेकिन 3 ग्रेटर देन फॉल्स भी फॉल्स ही होगा, 3 ग्रेटर देन 5 भी फॉल्स होगा, तो आउटपुट मुझे हेलो फ्रेंड मिलेगा या बाय फ्रेंड, बिल्कुल बाय फ्रेंड मिलेगा। लेकिन ए में 171 और बी में 3, बिल्कुल गलत, यहां पे नॉट का लगाया आपने साइन, तो फॉल्स कंडीशन को ये ट्रू करेगा तो आउटपुट आपको हेलो फ्रेंड मिलेगा, राइट। तो देखिए आप, जस्ट अ मोमेंट, शायद कंडीशन फॉल्स है, ट्रू है, ओके ट्रू है ना 171, ओके यहां पर मुझे इसको करना पड़ेगा 5, वो इसलिए क्योंकि पहली कंडीशन ट्रू हो गई है। तो अब देखिए आप, नाउ इट इज हेलो फ्रेंड 6 and 3, तो फॉल्स को इसने ट्रू कर दिया। तो ये है नॉट ऑपरेटर का कॉन्सेप्ट कि नॉट हमेशा क्या करता है, ट्रू को फॉल्स और फॉल्स को ट्रू कर देता है। यदि सपोज मैं आपसे बोलता हूं कि नॉट ए, मतलब डॉलर नॉट ए, व्हाट विल बी द आउटपुट, ठीक है। अगर बी की वैल्यू यहां पे मैं प्रिंट करता हूं तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बी हियर, ठीक है। तो आप देखिए, अगर आप बी को प्रिंट करेंगे यू विल गेट 5, ठीक है। अब ए की वैल्यू 5 हुई, बी की वैल्यू क्या हुई, यहाँ पे प्रिंट ही नहीं हुई है। अब प्रिंट नहीं हुई है, इसका मीनिंग क्या समझ में आया आपको, जबकि मैंने ए को बी लिखा है और अगर बी प्रिंट नहीं हुआ है, इसका मतलब है कि यहाँ पर रिजल्ट फॉल्स आएगा, 0, क्योंकि नॉट ए को ये ट्रू मानेगा और ट्रू का नॉट फॉल्स होगा। मतलब ए को ये ट्रू मानेगा क्योंकि ए की वैल्यू 5 है और नॉट ए उस ट्रू को कर देगा फॉल्स। लेट्स सी, अगर मैं इसको 0 करता हूं, ये देखिए आप, अब मुझे क्या मिला 0, लेकिन बी की वैल्यू 1, इसका मतलब है नॉट 0 इज ट्रू, ओके। तो यही क्वेश्चंस में आपसे बार बार बात कर रहा हूं कि फोकस्ड ऑन सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस, कि इस तरीके के क्वेश्चंस को आप फोकस करिए, तब आपको समझ में आएगा कि इंटरव्यू क्वेश्चंस क्या होते हैं, बिगिनिंग लेवल पे किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ओके। तो आई होप आपको ये एंड और नॉट ऑपरेटर का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। इसके बाद जो नेक्स्ट ऑपरेटर है हमारे पास, वो है, मैं इसको यहां रख देता हूं कोड को, ठीक है। इसके बाद जो हमारे पास क्वेश्चंस है वो है स्ट्रिंग ऑपरेटर की। ये तो अभी हमने लॉजिकल ऑपरेटर देखा। चलिए मैं नेक्स्ट एक और पेज बनाता हूं यहां पे, जिसको मैं नाम दे देता हूं ऑपरेटर 3.php, ठीक है। और इस ऑपरेटर 3.php में हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट ऑपरेटर, जो कि है PHP में स्ट्रिंग ऑपरेटर। अगेन इट इज एन इंपॉर्टेंट ऑपरेटर, तो थोड़ा सा इसको समझिए। स्ट्रिंग ऑपरेटर PHP में होता है ये डॉट, और सेकंड होता है, सॉरी, दिस डॉट एंड सेकंड इज डॉट इक्वल टू। एक्चुअली इनको हम स्ट्रिंग भी कहते हैं और इन्हीं को हम कॉन्केट ऑपरेटर भी कहते हैं। अब ये कॉन्केट का मतलब क्या है, तो आप देखिएगा, अगर मान लीजिए मेरे पास एक वेरिएबल है डॉलर ए और इसकी वैल्यू है 100, ओके, और यहां पर अगर मैंने ये लिखा वैल्यू इज, तो मुझे वैल्यू इज के साथ कॉन्केट करना है किसको, ए की वैल्यू को, तो हम क्या लिखेंगे, डॉट डॉलर ए। मैंने पहले भी कई बार लिखा है इसको। तो ये डॉट डॉलर ए क्या करेगा, एक्चुअली दिस ऑपरेटर कॉन्केटिनेट द वैल्यू ऑफ ए विद दिस स्ट्रिंग। तो यहां पर अब जो आउटपुट मुझे मिलेगा वो मिलेगा वैल्यू इज 100। ये देखिए आप, ऑपरेटर 3 हमारा पेज है, तो मैं ऑपरेटर 3 को रन करता हूं एंड लेट्स सी, वैल्यू इज 100। तो कहने का मतलब यह है कि जब भी आपको किसी भी वैल्यू को कॉन्केट करना है, और कॉन्केटिनेशन हमेशा स्ट्रिंग के साथ होता है, हम हमेशा ये बोलते हैं वन वैल्यू मस्ट बी स्ट्रिंग, कि एक वैल्यू अगर आपकी स्ट्रिंग है, सो दैट दिस ऑपरेटर विल कॉन्केटिनेट दिस, ओके। और सेकंड ऑपरेटर है हमारे पास डॉट इक्वल टू, जो एक्चुअली असाइन करता है वैल्यू को, मतलब इट विल कॉन्केटिनेट एज वेल एज असाइन। जैसे फॉर एग्जांपल, यदि मैं यहां पर लिखता हूं डॉलर ए डॉट इक्वल टू डॉलर बी, है ना, तो यहां पर मान लीजिए मैंने इस तरीके से लिखा है डॉलर str इक्वल टू सपोज हेलो, ठीक है। और अब मैं यहां पर लिखता हूं सपोज डॉलर str डॉट इक्वल टू डॉलर बी। तो अब देखिए आप, अगर मैं इसके बाद str को प्रिंट करता हूं तो मुझे आउटपुट क्या मिलेगा, ठीक है। यहां पर अगर आप इसको देखेंगे, यू विल गेट द रिजल्ट अनडिफाइंड वेरिएबल डॉलर बी, एक्चुअली दिस इज डॉलर ए है, ठीक है। तो ये देखिए आप, क्या आउटपुट मिला मुझे, हेलो 100। मतलब क्या हुआ, ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू इज है सपोज, तो ये वैल्यू इज आपकी कॉन्केटिनेट हो गई ए के साथ। तो डॉलर str, एक्चुअली इसका मतलब क्या हुआ, str इक्वल टू str प्लस ए, दैट इज व्हाट द मीनिंग एक्चुअली, कि str के साथ ए का कॉन्केटिनेशन हुआ एंड रिजल्ट अगेन असाइन टू str। तो यहां पर ये ऑपरेटर क्या कर रहा है, एक्चुअली कॉन्केटिनेशन के साथ साथ असाइनमेंट भी कर रहा है, ओके, कि अगर एक स्ट्रिंग वेरिएबल में आपको दूसरे को कॉन्केट करना है, सो दैट वी विल गो फॉर डॉट इक्वल टू। तो आई होप ये दोनों ऑपरेटर की इंपॉर्टेंस आपको समझ में आई है।
कि व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ दिस, है ना, इसका रिजल्ट क्या होगा, इसका रिजल्ट क्या होगा। अब इस केस में सपोज अगर मैं इसकी वैल्यू b की वैल्यू कर देता हूं 10, ठीक है, 20 10। अब अगर मान लीजिए मैं बोलता हूं आपसे व्हाट विल बी द आउटपुट, ठीक है, यहां पर मैं b लिख देता हूं और अगर मैं इसको रन करता हूं, वीडियो को पॉज करिए और बताइए मुझे क्या आउटपुट मिलेगा इस केस में कि अगर a की वैल्यू 100 है, b की वैल्यू 10 है, अगर मैंने लिखा $b डॉट इक्वल टू $a एंड देन आई विल प्रिंट द वैल्यू ऑफ $b, तो यदि मैं इसको रन करता हूं तो अब देखिए क्या हुआ यहाँ पे, इट इज नॉट 110, इट इज 1010, मतलब एग्जैक्टली यहां पर क्या हुआ, b में a की वैल्यू कॉन्केट हुई है, कॉन्केट मतलब स्ट्रिंग, तो ये समझिएगा यहाँ एडिशन नहीं हो रहा है, दिस इज नॉट एडिशन, ठीक है, या अगर मैं लिखता हूं $a इक्वल टू $a प्लस, मतलब तो ये एडिशन नहीं है, दिस इज अ कॉन्केटिनेशन। तो यहां पर जो 100 है उसको इसने माना स्ट्रिंग वैल्यू, ठीक है, जो 10 है उसको इसने माना स्ट्रिंग वैल्यू, और दोनों को कॉन्केट करके कर दिया 10010। मैंने पहले BA लिखा था, अब मैंने चेंज कर दिया, ये देखिए आप 10010। तो ये हमेशा ध्यान रखिए कि जब भी आप डॉट को यूज करेंगे इट ऑलवेज परफॉर्म द कॉन्केटिनेशन, इट इज नॉट एडिशन। ओके, तो आई होप ये ऑपरेटर आपको समझ में आया है। स्ट्रिंग ऑपरेटर क्या होते हैं, कॉन्केटिनेशन के लिए हम इनको यूज करते हैं, लॉजिकल ऑपरेटर का क्या यूज है। ओके, लेकिन अब जो नेक्स्ट ऑपरेटर हम यहां देखेंगे वो है हमारे कंडीशनल असाइनमेंट ऑपरेटर। अब ये कंडीशनल असाइनमेंट ऑपरेटर कौन से होते हैं, तो कंडीशनल असाइनमेंट ऑपरेटर होते हैं पीएचपी में दिस वन, है ना, मैं इसको साइड में रहने देता हूं, और कंडीशनल, ये देखिए आप, ये जो नेक्स्ट ऑपरेटर की हम बात करने वाले हैं वो है कंडीशनल असाइनमेंट ऑपरेटर, और ये होते हैं क्वेश्चन मार्क और कॉलन। तो ये जो क्वेश्चन मार्क और कॉलन है इसको हम बोलते हैं कंडीशनल असाइनमेंट ऑपरेटर। अब इसका क्या मतलब है, तो अब देखिए, सपोज अगर मेरे पास दो वेरिएबल है और मुझे इन दोनों में से ग्रेटर फाइंड आउट करना है, $a और $b, ठीक है, $b की वैल्यू 10 है। अब मैंने ये बोला इन दोनों में से जो भी ग्रेटर है, ठीक है, वो मुझे फाइंड आउट करना है, तो हमने क्या किया, सिंपली यहां पर क्या लिखा, $c इक्वल टू $a ग्रेटर देन, या इसको मैं str ले लेता हूं, $a ग्रेटर देन $b, ठीक है, और यहां पर हम यूज करेंगे क्वेश्चन मार्क, और यहां मैंने लिख दिया फर्स्ट इज ग्रेटर, ठीक है, फर्स्ट नंबर इज ग्रेटर, ठीक है, और यहां पर हमने कॉलन के बाद लिख दिया सेकंड नंबर इज ग्रेटर। अब देखिए दोनों का मीनिंग समझना आप, यहां पर मैंने लिखा सेकंड नंबर इज ग्रेटर। आई होप कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है यार, बिल्कुल समझना पड़ेगा, चॉइस नहीं होती यार। देखो कई बार कंडीशनल ऑपरेटर अपने आप में एक अलग कॉन्सेप्ट है, कंडीशनल स्टेटमेंट्स अपने आप में अलग कॉन्सेप्ट है। कंडीशनल स्टेटमेंट होता है इफ एल्स, और कंडीशनल ऑपरेटर जो अभी हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन मार्क कॉलन, दीज आर द कंडीशनल ऑपरेटर। ओके, और यार देखो अगर समझ में आ रहा है, वीडियो पसंद आ रहे हैं तो शेयर तो करते रहना, है ना, दोस्तों के साथ इसको शेयर करते रहिए। ओके, जहां भी डाउट है कमेंट करके बताओ कि सर ये पर्टिकुलर क्वेश्चन में डाउट आ रहा है, तो बिल्कुल मैं आपको रिप्लाई करूंगा, है ना। तो यहां पर आप देखिए, अगर मैं str को प्रिंट करता हूं तो इसका मतलब क्या है, आप देखिए जब हम क्वेश्चन मार्क के बाद कोई भी स्टेटमेंट लिखते हैं तो वो इंडिकेट करता है ट्रू को, ठीक है, कंडीशन की दो ही वैल्यू होती है, ट्रू या फॉल्स, तो ट्रू स्टेटमेंट ये है, और कॉलन के बाद जो लिखा है वो है फॉल्स स्टेटमेंट। कहने का मतलब ये है कि जब ये कंडीशन ट्रू होगी तो ये फर्स्ट नंबर इज ग्रेटर असाइन हो जाएगा str में, अगर ये कंडीशन फॉल्स होगी तो सेकंड नंबर इज ग्रेटर असाइन हो जाएगा str में। तो फाइनली मुझे जो वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी फर्स्ट नंबर इज ग्रेटर या सेकंड नंबर इज ग्रेटर। देखिए अब मैं इसको रन करता हूं ऑपरेटर 3 को, एंड आई विल गेट द रिजल्ट फर्स्ट नंबर इज ग्रेटर, क्योंकि इस केस में 50 ग्रेटर देन 10 है, और अगर मान लीजिए मैं इसकी वैल्यू 100 कर देता हूं तो मुझे आउटपुट मिलेगा सेकंड नंबर इज ग्रेटर। तो दिस इज व्हाट द कंडीशनल ऑपरेटर। ओके, तो यहां पर आपको यह समझ में आया होगा कि कंडीशनल ऑपरेटर को हम यूज करते हैं प्रोग्राम में जब भी कोई कंडीशन आती है। ओके, और इसके लिए हमारे पास इफ एल्स का ऑप्शन भी है, लेकिन वो है कंडीशनल स्टेटमेंट, जो कि हमारा अपकमिंग टॉपिक है अभी। ओके, तो आई होप ये ऑपरेटर क्लियर है, किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे। अब देखिए आप इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन क्या आते हैं। मान लीजिए अगर मैंने यहां पर केवल $a लिख दिया, चलिए फटाफट मुझे इसका आंसर बताइए, कोई कंडीशन नहीं है, सिंपली आई राइट, और इवन ये भी हटा देता हूं, चलो मैंने लिख दिया 500। अब मुझे बताइए क्या आउटपुट होगा। वीडियो को पॉज करो और फटाफट मुझे कमेंट करके बताओ कि इसका आउटपुट क्या होगा। 500 क्वेश्चन मार्क, फर्स्ट नंबर इज ग्रेटर और सेकंड नंबर इज ग्रेटर। चलिए फर्स्ट ग्रेटर भी हटा देते हैं, यहां पर लिख देते हैं हेलो और यहां पर लिख देते हैं बाय, और चलिए और सिंपल कर देता हूं यार, ठीक है, यहां पर मैंने लिख दिया बाय। अब बताइए मुझे क्या आउटपुट होगा। एरर आएगी, हेलो आएगा, बाय आएगा, नन ऑफ द अबव, जो भी चॉइस है, लेकिन कमेंट करके बताइए मुझे इसका आउटपुट क्या होने वाला है। ओके, तो आई होप ये ऑपरेटर आपको समझ में आए होंगे। ठीक है, अभी हमारा अरे ऑपरेटर बचे हैं, डोंट वरी, वो मैं आपको बताऊंगा अरे वाले टॉपिक में, लेकिन यहां तक कोई भी कंफ्यूजन है
तो कमेंट करिए, असाइनमेंट का आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में चाहिए, ठीक है। चलिए मिलते हैं, बाय बाय। फंक्शन कि फंक्शंस क्या होते हैं, फंक्शंस किस तरीके से हम डिजाइन करेंगे। हालांकि अभी तक हमने बहुत सारे इनबिल्ड फंक्शंस को यूज किया है पीएचपी में, लेकिन आज जो हम बात करने वाले हैं वो है यूजर डिफाइंड फंक्शन। और यही फंक्शन जब हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पीएचपी में आएंगे तो हमारे लिए मेथड कहलाएंगे, राइट। क्योंकि हम ये बोलते हैं जब फंक्शन इनसाइड द क्लास होते हैं तो वो मेथड कहलाती हैं, लेकिन जब वो आउटसाइड द क्लास होते हैं तो वो फंक्शन कहलाते हैं। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे किस तरीके से हम फंक्शन को डिक्लेयर करेंगे, फंक्शन की कॉलिंग होगी, फंक्शन को डिफाइन करेंगे। एग्जैक्टली अगर हम फंक्शन को डिफाइन करें तो हम फंक्शन को डिफाइन किस तरीके से करते हैं, तो हम बोलते हैं अ फंक्शन इज अ प्रोग्राम which is basically used to reduce the size of your main program। कि अपने आप में छोटे छोटे प्रोग्राम होते हैं, छोटे छोटे मॉड्यूल्स होते हैं जो हम यूज करते हैं मेन प्रोग्राम की साइज को रिड्यूस करने के लिए। कहने का मतलब यह है कि मान लीजिए अगर आप किसी पर्टिकुलर कोड को अपने प्रोग्राम में मल्टीपल टाइम यूज करना चाह रहे हैं तो बेटर है आप उसका एक फंक्शन बना लें ताकि बार बार आपको उस कोड को रिपीट ना करना पड़े। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बोलता हूं कि सपोज अगर मुझे एक पर्टिकुलर लाइन को प्रोग्राम में 10 बार लिखना है, ओके, तो मैं क्या करूंगा, मैं यहां पर इसका एक फंक्शन डिफाइन करता हूं। तो आप देखिए पीएचपी में जब हम फंक्शन को डिफाइन करते हैं जिसको हम बोलते हैं स्मॉल मॉड्यूल ऑफ अ प्रोग्राम, राइट, तो यहां पर फंक्शन का डिक्लेरेशन होता है विद द फंक्शन कीवर्ड, राइट, फंक्शन एंड द नेम ऑफ फंक्शन। तो यहां पर मैंने फंक्शन का नाम रख दिया सपोज डिस्प्ले एंड देन वी हैव टू यूज दिस ब्रैकेट्स, ओके, एंड देन करली ब्रैकेट, और इस करली ब्रैकेट में आप लिखेंगे फंक्शन की डेफिनेशन, दिस इज कॉल्ड बॉडी ऑफ द फंक्शन, राइट। तो मान लीजिए मैंने यहां पर लिख दिया अभी दिस इज अ फंक्शन कोड, ओके, मान लीजिए मैंने एक सिंपल सा स्टेटमेंट लिखा है, तो ये है फंक्शन की डेफिनेशन। ये जो मैंने लिखा है दिस इज कॉल्ड डेफिनेशन ऑफ अ फंक्शन, ठीक है, कि मैंने फंक्शन को डिफाइन कर दिया है। अब मुझे क्या करना है, इसको कॉल करना है, आई नीड टू कॉल दिस फंक्शन। तो कॉलिंग ऑफ फंक्शन हम कहां पे करेंगे, जहां पर हम हमारा मेन कोड लिखते हैं, राइट, कि वंस आई डिफाइन दिस फंक्शन, सो ये मैंने फंक्शन को किया, देखिए आप कॉल। तो यदि मैं इस फंक्शन को कॉल करता हूं तो हमेशा ध्यान रखिए फंक्शन अपनी कॉलिंग से अपनी डेफिनेशन पे जाता है, डेफिनेशन को एग्जीक्यूट करता है और फिर वापस आता है। जैसे इसके बाद अगर मान लीजिए मैंने लिखा एंड प्रोग्राम, तो ये एंड प्रोग्राम का मैसेज मुझे मिलेगा इस फंक्शन के एग्जीक्यूशन के बाद, ओके। तो आप देखिए अगर मैं इसको रन करता हूं, प्रोग्राम का नाम रखा है मैंने फंक्शन डॉट पीएचपी और इसको हम रन करते हैं ब्राउजर पे, ये देखिए आप, तो ये देखिए आप, मुझे आउटपुट क्या मिला, दिस इज फंक्शन कोड और फिर एंड प्रोग्राम। इसका मतलब है पहले प्रोग्राम ने यहां से जब आपने फंक्शन को कॉल किया, दिस इज कॉल्ड कॉलिंग ऑफ द फंक्शन, तो कॉलिंग डेफिनेशन पे गई, डेफिनेशन को उसने एग्जीक्यूट किया, देन इट कम बैक एंड कंटिन्यू द प्रोग्राम। और आप देखिए अगर इसी फंक्शन को मैं मल्टीपल टाइम कॉल कर लेता हूं, ठीक है, कि मान लीजिए मैंने मल्टीपल टाइम इस फंक्शन को कॉल कर लिया है, ठीक है, मैं बीआर टैग लगा देता हूं ताकि आपको हर आउटपुट नेक्स्ट लाइन पे मिले, ओके। तो अब आप देखिए अब ये फंक्शन, दिस इज फंक्शन कोड, दिस इज फंक्शन कोड, मतलब मल्टीपल टाइम अगर आपको सेम कोड को कॉल करना है सो बेटर यू कैन डिफाइन द फंक्शन फॉर दैट एंड देन आफ्टर यू कैन कॉल इट मल्टीपल टाइम्स इन द प्रोग्राम। तो ये कहलाती है कॉलिंग ऑफ फंक्शन और इसे हम कहते हैं डेफिनेशन ऑफ फंक्शन, राइट। लेकिन अब आप देखिए ये तो मैंने सिंपल सा फंक्शन बनाया जहां पर हमने केवल एक मैसेज डिस्प्ले किया है कि दिस इज अ फंक्शन कोड एंड ऑल दोस थिंग। लेकिन अब यदि मैं आपसे बोलता हूं कि मुझे एक फंक्शन क्रिएट करना है फॉर सिंपल, फॉर एनीथिंग, सपोज मैंने आपको बोल दिया फॉर एडिशन ऑफ 2 नंबर, ओके, कि जहां पर हम फंक्शन को 2 नंबर देंगे और वो फंक्शन मुझे उन 2 नंबर का एडिशन करके वैल्यू रिटर्न करेगा, राइट। तो अब देखिए मतलब फंक्शन को हम वैल्यू किस तरीके से पास करेंगे, फंक्शन हमें वैल्यू रिटर्न किस तरीके से करेगा। तो यहां पर मैंने एक फंक्शन बनाया सम के नाम से। अब ये जो सम फंक्शन है, यहां पर जब हम किसी फंक्शन को डिफाइन करते हैं तो इनसाइड द ब्रैकेट हम यहां पे बताते हैं कि इस फंक्शन में हम नंबर ऑफ वैल्यू कितने रिसीव करने वाले हैं, और ये जो वैल्यूज होती हैं एक्चुअली में इसको बोलते हैं पैरामीटर, कि फंक्शन रिसीव्स अ पैरामीटर। और हम फंक्शन को जब कॉल करते हैं तो अब मैं ये बोलूंगा कि ये जो फंक्शन है ये पैरामीटराइज्ड फंक्शन है, दिस इज अ पैरामीटराइज्ड फंक्शन, क्योंकि ये जो फंक्शन वैल्यू रिसीव कर रहा है दिस इज कॉल्ड अ पैरामीटर, राइट। तो अब मैं इस फंक्शन को जब कॉल करूंगा, ठीक है, तो यहां पर मैंने क्या लिखा, मैंने सिंपली लिख दिया $C इक्वल टू $A प्लस $B, ओके, एंड देन आई विल जस्ट प्रिंट दिस। मैंने अभी लिख दिया यहाँ पे इको $C, ओके। तो अब यहां पर आप देखिए अगर कोई फंक्शन पैरामीटर को रिसीव कर रहा है, जैसे मैंने आपको क्या बोला है, ये जो हमने पास किए हैं ये कहलाते हैं पैरामीटर, ठीक है। लेकिन अब मैं जब इस फंक्शन को कॉल करूंगा तो कॉलिंग टाइम पे मुझे इसको पास करने पड़ेंगे आर्गुमेंट। तो जब भी हम कोई फंक्शन किसी कैलकुलेशन पर्पस के लिए बनाते हैं, ठीक है, तो वहां पर हम फंक्शन को देते हैं पैरामीटर। और अब जब मैं इसको कॉल करूंगा तो मैं यहां पर क्या लिखूंगा, सम
और यहां पे मैंने दो आर्गुमेंट दिए, मान लो 50 एंड 20। तो ये जो आपने पास किए हैं, दिस इज कॉल्ड आर्गुमेंट ऑफ द फंक्शन, ये कहलाते हैं फंक्शन के आर्गुमेंट्स। तो फंक्शन हमेशा रिसीव करता है पैरामीटर और फंक्शन को पास करते हैं हम आर्गुमेंट, राइट। तो अब आप देखिए, अब मैं अगर इसको रन करता हूं तो मुझे आउटपुट क्या मिलेगा, 70। ओके, और अगर मान लीजिए मैं इसको यहां पे कुछ प्रॉपर मैसेज के साथ प्रिंट करता हूं, एडिशन इज, ठीक है, और ये आपने लिख दिया एडिशन इज सी की वैल्यू, राइट। अब आप देखिए, अब मैं यहां पर इस फंक्शन को मल्टीपल टाइम कॉल करता हूं। जो मैंने आपको बोला था ना, फंक्शन का एडवांटेज क्या होता है कि मान लीजिए मैंने इसको मल्टीपल टाइम कॉल किया विद द डिफरेंट वैल्यू, 500, 200, नेक्स्ट टाइम द वैल्यू बिकम सपोज 30 एंड 10, ये मैंने अलग अलग वैल्यू के साथ इस फंक्शन को कॉल किया है, राइट। तो एवरी टाइम आई विल गेट द रिजल्ट। एक मिनट, हमने सेमीकोलन नहीं लगाया है, सो आई विल जस्ट क्लोज द सेमीकोलन, ओके, एंड लेट्स सी। ये देखिए आप, एडिशन इज 70, एडिशन इज 700, और अगर मैं हर स्टेटमेंट के बाद BR लिख दूंगा तो मुझे आउटपुट में हर आउटपुट नेक्स्ट लाइन पे मिलेगा, दैट इज ओके। तो ये समझिए कॉल बाय वैल्यू का मतलब क्या होता है, ठीक है। अभी मैं आपको बताता हूं रिटर्न क्या होता है, फंक्शन से वैल्यू रिटर्न किस तरीके से करेंगे, लेकिन फिलहाल ये देखिए आप, एडिशन इज 70, एडिशन इज 700, ऐसे आप अलग अलग प्रोग्राम के लिए अलग अलग फंक्शन बना सकते हैं। तो एडवांटेज ऑफ फंक्शन आई होप आपको समझ में आया होगा कि जब भी हम किसी फंक्शन को डिफाइन करते हैं तो वो फंक्शन हमारे लिए अवेलेबल होता है मल्टीपल टाइम, राइट, कि मैं उस फंक्शन को मल्टीपल टाइम अपने प्रोग्राम में यूज कर सकता हूं, ओके। लेकिन इस पर्टिकुलर प्रोग्राम के लिए, मतलब मैंने इस प्रोग्राम का ना अगर फंक्शन रखा हुआ है, सो आई कैन यूज दिस फंक्शन फॉर ओनली दिस प्रोग्राम, आई एम नॉट एबल टू कॉल दिस फंक्शन इन अनदर प्रोग्राम अनटिल एंड अनलेस मैं इसको इंक्लूड नहीं करता हूं। तो आगे मैं आपको बताता हूं इंक्लूड क्या होता है, रिक्वायर क्या होता है, डोंट वरी। लेकिन आई होप ये पैरामीटर और आर्गुमेंट वाला कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अब इसी में आप एक चीज देखिए कि सपोज अगर आप ये चाहते हैं कि सर मेरा जो फंक्शन है वो केवल वैल्यू प्रिंट कर रहा है, ओके, इट जस्ट प्रिंट द वैल्यू, ओके, लेकिन मैं ये चाहता हूं कि इस फंक्शन से जो नंबर ऑफ पैरामीटर है वो फिक्स नहीं है। मतलब मैं कभी इस फंक्शन को दो आर्गुमेंट के साथ कॉल कर सकता हूं, मान लीजिए मैं इसको 3 आर्गुमेंट के साथ कॉल करता हूं, नेक्स्ट टाइम मैं इसको 4 आर्गुमेंट के साथ कॉल करता हूं, ठीक है, मैंने फिर से 4 आर्गुमेंट लिख दिए। तो अभी आप देखिए, अभी मैं अगर इस प्रोग्राम को रन करूंगा तो यहां पर क्या होगा, 50-20 का रिजल्ट आपको मिल रहा है, लेकिन नेक्स्ट टाइम जब आपने 3 आर्गुमेंट दिए तो इसने कंसिडर कितने किए हैं, केवल 2 आर्गुमेंट। मान लीजिए मैं यहां पर कर देता हूं इसको 100, 200, ओके, आई विल गेट द 300। तो इस केस में अगर आप देखें तो नंबर ऑफ पैरामीटर आपने कितने दिए हैं, 2, ओके, सॉरी आर्गुमेंट, और पैरामीटर कितने हैं, 2, तो ये तो मैच है। लेकिन यहां पर आपने नंबर ऑफ आर्गुमेंट कितने दिए हैं, 3, और नंबर ऑफ पैरामीटर कितने हैं, 2। तो मैं ये चाहता हूं कि सर अगर मान लीजिए मेरे आर्गुमेंट वेरी करते हैं, कि मान लीजिए मैं 2 आर्गुमेंट दे रहा हूं, मैं 3 आर्गुमेंट दे रहा हूं, मैं 4 आर्गुमेंट दे रहा हूं, तब भी मुझे इस फंक्शन को लेके एग्जीक्यूशन परफॉर्म करना है। तो यहां पर फिर हम यूज करते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ वेरार्ग, कि हम वेरार्ग को यूज करेंगे, राइट। तो वेरार्ग को हम किस तरीके से डिक्लेयर करेंगे, तो यहां पर आप लिख दीजिए इसके आगे 3 डॉट, डॉलर मतलब डॉट 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 $a। तो अब यहां पर यह होगा कि अब आपका फंक्शन जो है वो मल्टीपल वेरिएबल आर्गुमेंट, जिसको हम बोलते हैं वेरार्ग का मतलब होता है वेरिएबल आर्गुमेंट्स, ओके। तो अब क्वेश्चन ये है कि सर इस वेरार्ग से हम वैल्यू किस तरीके से फैच करेंगे, क्या हाउ वी कैन फैच द वैल्यू। तो यहां पर हम यूज करते हैं एक्चुअली फॉर ईच लूप का कॉन्सेप्ट, कि यदि मान लीजिए मैंने लिख दिया $m एज $a, ठीक है, तो यहां पर आपने जो वैल्यू लिखी है, अब क्वेश्चन ये है कि इस वेरार्ग की वैल्यू को हम प्रिंट किस तरीके से करेंगे, राइट। तो यहां पर हम यूज करते हैं एक्चुअली फॉर ईच लूप, कि जब भी आपके वेरिएबल आर्गुमेंट्स हैं तो यहां पर मैं क्या लिखूंगा, $a, जो कि मेरे वेरार्ग का नाम है, एज $m। तो व्हाट दिस फंक्शन विल डू, इट विल कॉपी वन बाय वन ऑल द वैल्यूज इन दिस m। और आप देखिए अगर मैं इसको अभी प्रिंट करता हूं $m के साथ, राइट, कि मैंने $m को प्रिंट किया, तो यहां पर आप देखिए मुझे आउटपुट क्या मिलेगा, फर्स्ट टाइम इट इज 50-20, देन 100, 200, 300, एंड देन दिस वन। और अगर आप चाहते हैं कि आपको इसका सम कैलकुलेट करना है तो आप सम को लेके कैलकुलेशन भी कर सकते हैं, कि यहां पर मैंने क्या किया, एक सम नाम का वेरिएबल लिया जिसकी इनिशियल वैल्यू आपने कर दी 0, ओके, और एवरी टाइम मैंने यहां पर प्रिंट करने की बजाय क्या लिख दिया, $sum इक्वल टू $sum प्लस $m। तो फर्स्ट टाइम, और ये आपने कर दिया इको, ठीक है, सम इज, एंड देन आफ्टर यू विल जस्ट प्रिंट द वैल्यू ऑफ दिस सम। तो मैंने ये लिख दिया $sum। तो आप देखिए अब मैं अगर इसको रन करता हूं तो मुझे बाकायदा फर्स्ट टाइम पे सम मिलेगा 50, देन इट इज 70। तो ये वैल्यू मुझे इस तरीके से आउटपुट प्रिंट करके दे रहा है, राइट। तो कहने का मतलब ये है कि जब आपके आर्गुमेंट वेरी कर रहे हैं, ओके, एवरी टाइम योर आर्गुमेंट इज वेरी, ये सम इसको आप लूप के बाद प्रिंट करिए, नहीं तो आउटपुट आपको प्रॉपर नहीं मिलेगा। ये देखिए आप, तो फर्स्ट टाइम मुझे सम मिला 70, सेकंड टाइम इट इज 600, थर्ड टाइम इट इज 110।
तो ये वेरार्ग का जो कॉन्सेप्ट है इसको हम बोलते हैं वेरिएबल आर्गुमेंट, कि जब भी हम फंक्शन से मल्टीपल आर्गुमेंट पास कर रहे हैं बट वो आर्गुमेंट वेरी कर रहे हैं। ओके, तो यहां पर आप देखिए 4 टाइम, अगर मैं इसको फिर कुछ अलग आर्गुमेंट देता हूं, मान लीजिए मैंने लिख दिया 10 30 अगेन, सो आई विल गेट द रिजल्ट 4 टाइम आल्सो। ये देखिए आप। ओके, सो दिस इज कॉल्ड वेरार्ग कॉन्सेप्ट। लेकिन अब इस केस में आप एक चीज और देखिए कि आपके रिक्वायरमेंट यहां पर यह है कि सर एक्चुअली मुझे जो फंक्शन बनाना है, मैं ये चाहता हूं कि फंक्शन मुझे सम कैलकुलेट करके रिजल्ट रिटर्न करे। आई वॉन्ट रिटर्न वैल्यू, राइट? कि हम नहीं चाहते कि फंक्शन में हम कोई भी डेटा प्रिंट करें। मैं ये चाहता हूं फंक्शन का काम क्या है कि मैंने इसको डेटा दिया, ये उस डेटा का कैलकुलेशन करे और मुझे रिजल्ट वापस करे, राइट? तो यहां पर आप देखिए मैं एक फंक्शन बनाता हूं जिसका नाम मैंने रखा फैक्टोरियल, है ना। फैक्टोरियल के लिए यहां पर मैं एक फंक्शन बना रहा हूं। अब इस फंक्शन में हम क्या बोलेंगे कि बहुत जस्ट रिसीव वन पैरामीटर, इसका फैक्टोरियल आप कैलकुलेट करिए। तो फैक्टोरियल कैलकुलेट करने के लिए हमने एक एफ नाम का वेरिएबल लिया, एक लूप लगाया, $n नॉट इक्वल टू 0 तक, ठीक है। और यहां पर हमने लिख दिया दिस इज f इक्वल टू f इंटू n, ओके, एंड देन आफ्टर n माइनस माइनस, ओके। तो अब इस लूप के बाद मुझे एक्चुअली इस f में मिलेगा फैक्टोरियल ऑफ द नंबर, लेकिन हम ये चाहते हैं कि ये फंक्शन ये वैल्यू यहां से रिटर्न करे। देखिए फंक्शन का एक्चुअली काम क्या होता है, डेटा आपने इसको दिया, इसका काम है कैलकुलेशन करना और रिजल्ट आपको रिटर्न करना। ओके, तो यहां पर अगर आप चाहते हैं कि इस फंक्शन से आपको वैल्यू रिटर्न करना है तो इन PHP वी जस्ट यूज दिस रिटर्न कीवर्ड। तो यहां पर अगर मैंने लिखा है $f, तो ये फंक्शन अब मुझे f की वैल्यू रिटर्न करके देगा, राइट? और अब आप देखिए, अब मैं अगर इस फंक्शन को कॉल करता हूं, सम को तो हम कमेंट कर देते हैं, अब मैं अगर इस फंक्शन की कॉलिंग करता हूं, मान लीजिए यहां पे मेन में, तो हमने क्या लिखा, हमने कॉल किया फंक्शन फैक्टोरियल, ठीक है, और फैक्टोरियल को मैंने वैल्यू दी सपोज 5, लेकिन अब जो वैल्यू रिटर्न होगी मान लीजिए वो मैंने m में असाइन कर दी और मैंने यहां लिख दिया इको, ठीक है, इको फैक्टोरियल, फैक्टोरियल इज, ओके, और यहां पर आपने प्रिंट कर दी है वैल्यू ऑफ m। तो इससे आपको इस नंबर का फैक्टोरियल मिलेगा और ये फैक्टोरियल वैल्यू रिटर्न के साथ आपको मिल रहा है। तो ये जो कॉन्सेप्ट इसको हम बोलते हैं रिटर्न बाय वैल्यू, कि फंक्शन आपको वैल्यू रिटर्न करके दे रहा है। कॉल बाय वैल्यू, कि जब फंक्शन को हम कॉल करते हैं विद द वैल्यू, दैट इज कॉल्ड कॉल बाय वैल्यू कॉन्सेप्ट। जब फंक्शन कोई वैल्यू रिटर्न करता है तो इस कॉन्सेप्ट को हम बोलते हैं रिटर्न बाय वैल्यू कॉन्सेप्ट, राइट? तो लेट्स सी, अब मैं अगर इसको एग्जीक्यूट करता हूं तो हमने क्या किया है, अच्छा मैंने डॉट का साइन नहीं लगाया है टू कॉन्केटिनेट दिस, एंड लेट्स ये देखिए फैक्टोरियल इज 120। सो ये जो कॉन्सेप्ट है इसको हम बोलते हैं रिटर्न बाय वैल्यू कॉन्सेप्ट। तो आई होप कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है यार, और बिलीव मी इससे रिलेटेड मल्टीपल क्वेश्चंस इंटरव्यूज में पूछे जाते हैं। जब आप हम लोगों के जो प्रीमियम कोर्स है वहां पर आप देखेंगे दिस टाइप ऑफ मल्टीपल प्रोग्राम जो कि अक्सर इंटरव्यू में पूछे गए हैं, उस तरीके के प्रॉब्लम्स हम लोगों ने सॉल्व किए हुए हैं। तो आप एक बार उस कोर्स को जब रेफर करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि फंक्शन को लेके इंटरव्यू क्वेश्चंस किस तरीके से प्रिपेयर होते हैं, फंक्शन को हम प्रोजेक्ट्स में किस तरीके से यूज करते हैं। तो आई होप कॉन्सेप्ट यहां पर आपको समझ में आ रहा है, ठीक है। लेकिन अब इसमें एक और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आप देखिए, मैं इसको थोड़ा सा नीचे कर देता हूं ताकि अब आपको कोड जो दिखे वो बिल्कुल फ्रेश कोड दिखे। यहां पर आप देखिए, अगर मान लीजिए मैं बोलता हूं फंक्शन 2 वैल्यू रिसीव कर रहा है $a में और $b में, है ना, सुनना ध्यान से अब। ओके, यहां पर हम बात कर रहे हैं एक्चुअली कॉपी बाय वैल्यू और कॉपी बाय रेफरेंस का कॉन्सेप्ट, कि कॉपी बाय वैल्यू और कॉपी बाय रेफरेंस में क्या डिफरेंस होता है, राइट? अगर मान लीजिए मैं यहां पर अभी इन दोनों में कुछ चेंजेस करता हूं, मान लीजिए मैंने लिखा $a इक्वल टू $a प्लस 100, जो भी वैल्यू में दूंगा उसमें मैं 100 को इंक्रीज कर रहा हूं, एंड देन $b इक्वल टू $b प्लस 200, ठीक है। और एक चीज और आप ध्यान रखिए, फंक्शन से जब हम वैल्यू पास करते हैं तो फंक्शन एक से ज्यादा आर्गुमेंट रिसीव कर सकता है, बट फंक्शन कैन नॉट रिटर्न मोर देन वन वैल्यू। फंक्शन कभी भी एक से ज्यादा वैल्यू रिटर्न नहीं करता है। ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको पढ़ने के पहले आप ध्यान से समझिएगा, राइट? अब मैंने इस फंक्शन को 2 पैरामीटर दिए हैं और मैं इस फंक्शन को करता हूं कॉल, ठीक है। और कॉल करने के लिए भी जो वेरिएबल के नाम मैंने लिए हैं वो लिए हैं 50 और $b की वैल्यू है 20, ठीक है। और अब मैंने इस फंक्शन को कॉल किया, मैंने यहां पर लिखा फंक्शन, फंक्शन का नाम है सपोज डिस्प्ले, ठीक है, या चलिए कोई भी शो नाम का फंक्शन बना देता हूं। अब इस शो फंक्शन को आपने अपने वैल्यू पास की है जो कि आपके पास यहां पर है a और b की वैल्यू। तो आप ये समझिए ये दोनों a और b अलग अलग हैं। यहां जो a और b है वो इस फंक्शन के लोकल वेरिएबल है और ये जो a और b है ये आपकी कॉलिंग लोकल वेरिएबल्स, राइट?
तो मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर इसके बाद में ए और बी की वैल्यू को प्रिंट करता हूं, मान लीजिए, ठीक है, तो मैंने लिखा स्पेस के साथ, है ना, यहां पर थोड़ी सी स्पेस दे देता हूं मैं, एंड देन $b। अगर इसके बाद में ए और बी की वैल्यू को प्रिंट करता हूं, सो वीडियो को पॉज करके आप मुझे आंसर बताइए क्या आउटपुट आना चाहिए इसका। मैंने शो नाम के फंक्शन को ए और बी की वैल्यू पास की है, इसमें मैंने 100 को ऐड किया, इसमें 200, जबकि एक्चुअल वैल्यू है 50 और 20, ठीक है। तो यदि मैं इसको रन करूंगा तो मुझे आउटपुट क्या मिलेगा, फटाफट वीडियो को पॉज करिए और मुझे इसका आंसर बताइए। ओके, सो चलिए देखते हैं फिर। तो ये देखिए आप, व्हाट इज द आउटपुट, आई विल गेट 50 20। तो क्वेश्चन आता था चेंज क्यों नहीं हुए, क्योंकि जब यहां से हम किसी भी फंक्शन से वैल्यू को पास करते हैं तो यहां पर बेटा इसकी कॉपी बन रही है। दिस इज कॉल्ड बेसिकली कॉल बाय वैल्यू कॉन्सेप्ट, कॉल बाय वैल्यू या कॉपी बाय वैल्यू, इसको हम बोलते हैं कॉल बाय वैल्यू और कॉपी बाय वैल्यू। तो यहां पर क्या हुआ एक्चुअली, जब आपने ये ए की वैल्यू यहां पे पास की तो दिस ए क्रिएट्स कॉपी ऑफ दिस एंड दिस बी क्रिएट्स कॉपी ऑफ दिस बी। तो चेंजेस जो हुए हैं वो कॉपी में हुए हैं, और कॉपी के चेंजेस आपके ओरिजिनल को इफेक्ट नहीं करेंगे। लेकिन अगर आप ये चाहते हैं कि सर यहां से जो वैल्यू मैं पास कर रहा हूं चाहे चेंज फंक्शन करे, लेकिन चेंजेस मुझे ओरिजिनल वेरिएबल में ही चाहिए, तो फिर हम यहां पे कॉल बाय वैल्यू की बजाय कॉन्सेप्ट यूज करेंगे कॉल बाय रेफरेंस का, कॉल बाय रेफरेंस और कॉपी बाय रेफरेंस, ठीक है। तो ये कॉल बाय रेफरेंस और कॉपी बाय रेफरेंस मतलब क्या, तो यहां पर मैंने इसके आगे एम्परसेंड का साइन लगा दिया। तो वंस आई कैन यूज दिस एम्परसेंड, तो अब इस केस में ये ए और बी एक्चुअली रेफरेंस वेरिएबल है इस ए और बी के। रेफरेंस मतलब अब मैं अगर इसमें भी कुछ चेंजेस करूंगा तो इफेक्ट मुझे ओरिजिनल में ही मिलेगा। लेट्स ये देखिए, अगर मैं इसको रन करता हूं एंड आई विल गेट 150 एंड 220। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ये कहलाता है कॉल बाय रेफरेंस या कॉपी बाय रेफरेंस का कॉन्सेप्ट। बात समझ में आ रही है? देखिए मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं इसके बाद, कि मान लीजिए मैंने यहां पर इसका नाम स्वैप कर दिया, तो अब मैं क्या चाहता हूं, मुझे स्वैपिंग ऑफ 2 नंबर का प्रोग्राम बनाना है, ठीक है, कि फंक्शन को आप 2 वैल्यू देंगे और आपको वो फंक्शन 2 वैल्यू को स्वैप करके बताए। तो 2 वैल्यू रिटर्न तो नहीं कर सकते हम। मान लीजिए मेरे पास यहां पर ए और बी में वैल्यू है और मैंने ये स्वैप नाम का फंक्शन कॉल किया, ठीक है, और यहां पर आपने लिख दिया इसके आगे बिफोर स्वैपिंग, ठीक है, मतलब मैंने लिख दिया बिफोर स्वैपिंग एंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी, और आफ्टर स्वैपिंग, स्वैपिंग के बाद ए और बी की वैल्यू क्या होगी। तो यहां पर आप देखिए आपके एक्चुअल वैल्यू क्या है 50 20, और मैंने यहाँ स्वैपिंग का कोड लिखा है। तो स्वैपिंग के लिए हमने क्या लिखा, $C, मतलब मल्टीपल लॉजिक से $C इक्वल टू $A, देन $A इक्वल टू B एंड देन B इक्वल टू C। ये देखिए आप, ये मैंने स्वैप कर दी वैल्यू। लेकिन आपको क्या लगता है, मुझे देखिए दोनों केस में आउटपुट सेम मिलेगा, स्वैपिंग के पहले भी और स्वैपिंग के बाद भी। लेट्स से ये देखो आप, अभी मुझे आउटपुट बिफोर स्वैपिंग भी 50 20 मिलेगा और आफ्टर स्वैपिंग भी 50 20 मिलेगा। वो इसलिए क्योंकि ये कॉपी बाय वैल्यू का कॉन्सेप्ट है। तो जो चेंज हुआ है वो एक्चुअली कॉपी वैल्यू हुई है। और अगर आप चाहते हैं ये कॉल बाय रेफरेंस को यूज करे तो मुझे इसके आगे क्या लगाना है, एम्परसेंड का साइन। तो वंस आई यूज दिस एम्परसेंड साइन, तो अब आप देखिए, अब मैं अगर इसको रन करता हूं तो मुझे बाकायदा 50 20 और 20 50 आउटपुट मिल रहा है। तो ये कॉन्सेप्ट आप समझिए, कॉपी बाय रेफरेंस क्या होता है, कॉपी बाय वैल्यू क्या होता है, रिटर्न बाय वैल्यू क्या होता है, ठीक है, कॉल बाय वैल्यू, रिटर्न बाय वैल्यू, कॉपी बाय वैल्यू। आई होप कॉन्सेप्ट आप समझ पा रहे हैं। ओके, तो आई होप कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है कि फंक्शंस क्या होते हैं, क्यों हम इनको यूज करते हैं। तो चलिए, बातें होती रहेंगी, बस वीडियो को शेयर करते रहिए, लाइक करते रहिए, और अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट करके जरूर बताइए। फंक्शन रिलेटेड विद द स्ट्रिंग, कि पीएचपी में जब हम स्ट्रिंग डेटा को यूज करते हैं तो देयर आर मल्टीपल फंक्शन जिनको लेके हम पीएचपी में स्ट्रिंग ऑपरेशंस परफॉर्म करेंगे। लाइक अगर मुझे स्ट्रिंग को अपर से लोअर में कन्वर्ट करना है या लोअर से अपर में कन्वर्ट करना है, लेंथ काउंट करना है, वर्ड काउंट करना है, देयर आर लॉट ऑफ फंक्शंस आर अवेलेबल। एंड बिलीव मी, आप देखिए कोई भी प्रोजेक्ट जब हम बनाते हैं ना, तो सबसे ज्यादा अगर कोई डेटा यूज होता है तो वो स्ट्रिंग ही होता है। मान लीजिए अगर आप कोई एक एप्लीकेशन बना रहे हैं जहां पर आप स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं, तो स्टूडेंट का नेम, फादर नेम, मदर नेम, कोर्स, एड्रेस, सिटी, स्टेट, कंट्री, ये सब स्ट्रिंग डेटा होगा। तो आप देखिए कोई भी रियल टाइम एप्लीकेशन अगर आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि सबसे ज्यादा अगर हम किसी डेटा को यूज करते हैं तो वो स्ट्रिंग डेटा है, राइट। तो चलिए देखते हैं विच आर द इंपॉर्टेंट फंक्शंस आर अवेलेबल विद द स्ट्रिंग। ओके, तो यहां पर आप देखें मैंने एक सिंपल से पेज बनाया है जिसका नाम मैंने रखा है string1.php। ओके, और यहां पर आप देखें, जस्ट फॉर सेक द टाइम मैंने कुछ कोड ऑलरेडी लिखा हुआ है तो हमारा थोड़ा सा टाइम सेव होगा यहाँ पे। तो आप देखिए, यदि मान लीजिए मेरे पास यहाँ पर एक स्ट्रिंग है ना, डेटा फ्लेयर पीएचपी फ्री कोर्स,
और अब मैंने आपसे बोला कि सर मुझे इस स्ट्रिंग की लेंथ काउंट करना है, व्हाट इज द लेंथ ऑफ दिस स्ट्रिंग। ओके, तो हियर वी हैव अ फंक्शन कॉल्ड strlen। ओके, तो ये strlen आपसे क्या मांगेगा, स्ट्रिंग, तो मैंने इसको दे दिया myStr जो कि मेरी स्ट्रिंग है। ओके, और यदि आप इसको असाइन करते हैं, मान लीजिए मैंने यहां पर लिया $n, ओके, और यहां पर हमने लिख दिया $n इक्वल टू strlen एंड जस्ट आई प्रिंट दिस, मैंने यहां पर लिख दिया इको और एक मैसेज दे दिया लेंथ इज, ठीक है, और इस लेंथ इज के साथ हमने मर्ज कर दिया $n को, और मैं इको इसको भी कर देता हूं, तो मैंने str को भी प्रिंट कर दिया ताकि आपको यह समझ में आ जाए कि जो एक्चुअली लेंथ काउंट हो रही है वो आपकी स्ट्रिंग की हो रही है, राइट। और ये हमने इसको कर दिया br एंड दैट्स इट। तो अब आप देखिए, अब अगर मैं इसको रन करता हूं तो इसका आउटपुट में मुझे डेटा फ्लेयर पीएचपी फ्री कोर्स भी मिलेगा और उसकी लेंथ भी मिलेगी, राइट। सो लेट्स सी, देखिए आप, मैं इसको रन करके आपको बताता हूं। मान लीजिए अगर मैं इसको रन करता हूं, डेटा फ्लेयर पीएचपी कोर्स, लेंथ इज 27, इट इंक्लूडेड स्पेस आल्सो, मतलब इसमें स्पेसेस भी इंक्लूडेड है। ओके, तो ये आपको पता चल गया हाउ मेनी लेंथ has, मतलब हाउ मेनी कैरेक्टर्स आर अवेलेबल इन दिस स्ट्रिंग। आप देखिए, मान लीजिए अगर मैं लिख देता हूं डेटा फ्लेयर पीएचपी फ्री कोर्स विथ फ्री सर्टिफिकेट, ओके, और अब अगर मैं इसको रन करता हूं, लेट्स सी, ये देखिए आप, टोटल लेंथ इज 49। मतलब जैसे जैसे आप इसको स्ट्रिंग को बढ़ाते जाएंगे, यू विल इंक्रीज द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, कम करेंगे तो स्ट्रिंग की लेंथ कम हो जाएगी। सो दिस इज द फंक्शन कॉल्ड strlen फंक्शन। और आप देखिए, इस फंक्शन को हम मल्टीपल टाइम यूज करते हैं अलग अलग स्ट्रिंग प्रोग्रामिंग के लिए। फॉर एग्जांपल, अगर मैं आपसे बोलता हूं मुझे ये काउंट करना है स्ट्रिंग में नंबर ऑफ स्पेसेस कितनी है, तो आप 0 से लेके लेंथ तक एक एक करके लूप चलाएंगे, क्योंकि इस स्ट्रिंग का हर एक कैरेक्टर एक इंडेक्स नंबर पे होता है। इट इज जस्ट लाइक 1 0 1 2 3। तो आपकी स्ट्रिंग में टोटल कितने कैरेक्टर हैं वो आपको लेंथ से पता चल जाएगा। तो यहां पर अब आप देखिए, अगर सपोज मेरे को यह पता करना है सर मुझे लेंथ काउंट नहीं करना है, आई जस्ट वांट टू काउंट वर्ड, मुझे ये वर्ड काउंट करना है। बिलीव मी, स्ट्रिंग प्रोग्रामिंग में बार बार आपसे रिपीट कर रहा हूं, स्ट्रिंग से रिलेटेड फंक्शंस के एक एक कॉन्सेप्ट को आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि ये बहुत काम आने वाले हैं आगे प्रोजेक्ट डेवलपमेंट में। ओके, तो अब मैंने अगर आपसे बोला कि मुझे लेंथ नहीं, मुझे वर्ड काउंट करना है, क्या मेनी वर्ड्स आर अवेलेबल इन दिस स्ट्रिंग, तो यहां पर फिर मेरे पास फंक्शन है व्हिच इज कॉल्ड एक्चुअली str word count function। with this function you can count how many words are there। तो यदि मान लीजिए मैं लिखता हूं str underscore word underscore count, और ये मैंने इसको स्ट्रिंग दे दी, और अब मैंने यहां पर बोल दिया लेंथ की जगह, सपोज मैंने यहां पर मैसेज दे दिया इको टोटल वर्ड इज, है ना, आपको ये काउंट करना है टोटल वर्ड कितने हैं, ठीक है। तो आप देखिए, अगर मैं $n को प्रिंट करता हूं तो मुझे पता चल जाएगा टोटल वर्ड इज 5, मतलब इसमें 1 2 3 4 5, देयर आर 5 वर्ड्स। और यदि मान लीजिए मैंने फिर से यहां लिख दिया सर्टिफिकेट, ठीक है, तो नाउ टोटल वर्ड इज 6, यहां पर आपको टोटल वर्ड मिल जाएंगे 6। तो ये है टोटल वर्ड काउंटिंग, आपको लेंथ काउंट करना है। सो वी हैव अ फंक्शंस एंड दिस आर द इनबिल्ट फंक्शन अवेलेबल इन पीएचपी, ठीक है। चलिए, अब मैंने आपसे बोला कि एक्चुअली देयर इज अ फंक्शन कॉल्ड चंक फंक्शन, राइट, कि यदि आपके पास कोई स्ट्रिंग है और आप ये चाहते हैं कि उस स्ट्रिंग में आपको एक्चुअली क्या करना है, you have to include some particular character in between the string and created a new string। आप एक नई स्ट्रिंग बनाना चाहते हैं, ठीक है। तो यहां पर आप देखिए, अगर मान लीजिए मैंने ये लिखा है कि हर 2 कैरेक्टर के बाद मुझे डॉट को ऐड करना है और एक नई स्ट्रिंग क्रिएट करना है विच इज न्यू str। ये हमेशा ध्यान रखिएगा, स्ट्रिंग इन पीएचपी को अगर आप बात करें म्यूटेबल और इम्यूटेबल में, तो दिस इज इम्यूटेबल स्ट्रिंग। इम्यूटेबल मींस इट विल नॉट अलाउड टू चेंज देमसेल्फ। आप देखिए, यहां पर मैंने चेंज किया, मान लो अगर मैंने ऐसा लिख दिया, है ना, जस्ट लेट्स सी, इम्यूटेबिलिटी का क्या मतलब होता है मैं आपको बताता हूं। मैंने myStr में चेंजेस करें, मैंने लिखा चंक अंडरस्कोर स्प्लिट myStr, तो हर 2 कैरेक्टर के बाद मुझे डॉट मिलना चाहिए। तो चलिए मैं काम करता हूं, मैं यहां पर प्रिंट करता हूं myStr को, ठीक है, ये myStr को मैं प्रिंट करता हूं एंड लेट्स सी, आप देखिए आउटपुट में मुझे क्या मिल रहा है, कोई चंक नहीं मिल रहा है। चंक इन द सेंस हर 2 कैरेक्टर के बाद मुझे डॉट मिलना चाहिए था, वो इसलिए बच्चे क्योंकि स्ट्रिंग इज एन इम्यूटेबल इन पीएचपी। तो अब यहां चेंजेस क्यों नहीं हुए, क्योंकि ये इम्यूटेबिलिटी कॉन्सेप्ट है। अब यहां पर आप देखिए, मतलब कहने का ये कि ये खुद को चेंज नहीं कर रहा है, लेकिन अगर मैंने न्यू str लिखा है और अब मैं अगर नई str स्ट्रिंग को प्रिंट करता हूं, मान लीजिए मैंने लिखा $new str, नाउ आई विल गेट द चेंजेस इन दिस न्यू स्ट्रिंग। तो आप देखिए मुझे आउटपुट कुछ इस तरीके से मिलेगा, डेटा के बाद डॉट, देन TA के बाद डॉट, देन अब क्वेश्चन आता है सर F के बाद तो सिंगल डॉट आया, बीच में स्पेस को भी काउंट कर रहा है वो, है ना। यदि मान लीजिए मैं यहां से स्पेसेस हटा देता हूं, मान लीजिए मैं कंटिन्यूशन में लिखता हूं, तब आपको समझ में आएगा कि आफ्टर एवरी 2 कैरेक्टर यू विल गेट एक्चुअली दिस
चंक स्प्लिट। ये देखिए आप da.ta.fl.ai, मतलब हर 2 कैरेक्टर के बाद आपको यहाँ पे डॉट मिल रहा है, एंड दैट इज बिकॉज द फंक्शन कॉल्ड चंक अंडरस्कोर स्प्लिट फंक्शन। दिस फंक्शन इज बेसिकली यूज्ड फॉर दिस पर्पस। यदि मान लीजिए मैं यहाँ पर स्टार लिख देता हूं, so I'll get something like this। ये देखिए आप da star ta star fl star and you will get output something like this। तो ये चंक अंडरस्कोर स्प्लिट फंक्शन क्या कर रहा है? आई होप कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ रहा है। अरे यार समझ में आता है तो एक्सप्रेस किया करो यार, बताया करो कि यस सर, थंब बता दो, ओके लिखो, यस लिखो, लेकिन एक्सप्रेस करो। और डाउट है तो भी बताओ कि सर ये प्रॉब्लम आ रही है, ये पर्टिकुलर कोड नहीं चल रहा है ना। तो आई होप यहां तक अभी आपको समझ में आ गया है। तो चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट फंक्शन की। नेक्स्ट फंक्शन है मेरे पास वर्ड काउंट, हमने देख लिया, चंक स्प्लिट फंक्शन हमने देखा। ओके, नेक्स्ट इज str_split फंक्शन। यदि आप चाहते हैं कि आपको अपनी पूरी स्ट्रिंग को स्प्लिट करना है एंड यू वांट टू क्रिएट अ न्यू स्ट्रिंग आफ्टर 4 कैरेक्टर, ठीक है। ये देखिए आप, मतलब यहां पर अगर आप देखेंगे तो मैं अगर इस नई स्ट्रिंग को प्रिंट करता हूं, इफ आई जस्ट प्रिंट दिस न्यू str, अच्छा ओके, दिस फंक्शन इज बेसिकली क्रिएट अ न्यू अरे फॉर यू। ये क्या करेगा? हर 4 कैरेक्टर के बाद, मतलब स्टार्टिंग के 4 कैरेक्टर को अरे के 0 इंडेक्स पे डाल देगा, अरे का 1 इंडेक्स, नेक्स्ट 4 कैरेक्टर होंगे, देन नेक्स्ट 4 कैरेक्टर। तो अब देखिए अगर ये अरे बना के मुझे देगा तो मुझे इसको प्रिंट किससे करना है? प्रिंट अंडरस्कोर r से, क्योंकि आपको अरे मिल रहा है। तो अब देखिए ये मैंने लिख दिया न्यू अरे, एंड देन आफ्टर इफ आई रन दिस कोड, सो आई गेट अरे 0 डेटा, अरे 1 fla स्पेस, ठीक है। और आप देखिए स्पेस को मैं हटा देता हूं ताकि आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो, क्योंकि स्पेस अगर हम देंगे तो कंफ्यूजन क्रिएट होता है। ओके, एंड लेट्स सी, देखिए आप डेटा देन flai, मतलब उसने हर 4 कैरेक्टर को स्प्लिट किया और मुझे एक अरे बना के दे दिया। सो दिस इज व्हाट द नीड ऑफ दिस str_split फंक्शन, कि जब भी आपको एक अरे स्ट्रिंग को स्प्लिट करके अरे में कन्वर्ट करना है, सो वी हैव दिस फंक्शन। ओके, अब यहां पर आप देखिए नेक्स्ट इज, अगर मान लीजिए मैंने आपसे बोला कि मुझे अपनी पूरी स्ट्रिंग को कन्वर्ट करना है अपर केस में, I want to convert this string into upper case. So here we have a function called str to upper, str to upper, है ना। ये देखिए आप str to upper, ये फंक्शन आपसे क्या मांगेगा? स्ट्रिंग। तो मैंने इसको दे दिया $mystr, ठीक है। एंड लेट मी नो, वीडियो को पॉज करो और मुझे बताओ, अगर मैं यहां पर $mystr को प्रिंट करता हूं तो मुझे स्ट्रिंग अपर केस में मिलेगी, यस या नो? कमेंट करो, फटाफट कमेंट करो, ठीक है। बिल्कुल नहीं मिलेगी। ये देखो आप, आपकी स्ट्रिंग आपको लोअर में ही मिलेगी, जैसी है वैसी मिल रही है। अरे इम्यूटेबिलिटी कॉन्सेप्ट बच्चे, यदि आप चाहते हो कि यही कन्वर्ट हो तो आपको इसी को असाइन करना पड़ेगा mystr में दोबारा। तो अब जब आप या तो आप नया ऑब्जेक्ट ले लो, और अगर आपने mystr लिख दिया है कि आप इसी स्ट्रिंग को कन्वर्ट करना चाहते हैं, नाउ यू विल गेट समथिंग लाइक दिस। तो अपर लोअर से अपर कन्वर्ट करना है तो str टू अपर, और जस्ट इसका अपोजिट करना है, अपर से लोअर तो str टू लोअर फंक्शन है। तो str टू अपर और str टू लोअर, दिस फंक्शन इज कन्वर्ट फ्रॉम स्ट्रिंग फ्रॉम अपर टू लोअर एंड लोअर टू अपर। ओके, आई होप ये सारे फंक्शन यार समझ में आ रहे हैं, क्लियर हैं, डाउट है तो बोलो, पूछो, ठीक। नेक्स्ट विल टॉक अबाउट द नेक्स्ट फंक्शन, जो कि है मेरे पास यहां पर। आप देखिए, अगर मान लीजिए मुझे एक स्ट्रिंग है मेरे पास, है ना, वी हैव एन स्ट्रिंग, मैं थोड़ी सी स्ट्रिंग यहाँ पे बड़ी ले लेता हूं, और मुझे इस स्ट्रिंग में काउंट करना है कि एक पर्टिकुलर वर्ड कितनी बार आया है, हाउ मेनी टाइम्स अ पर्टिकुलर वर्ड इज अवेलेबल। लाइक फ्री, यहाँ पर आप देखिए फ्री यहाँ पर भी है, फ्री यहाँ पर भी है। ओके, देयर आर मल्टीपल टाइम फ्री वर्ड्स आर अवेलेबल, राइट। तो अगर आप देखिए, मैं इसको काउंट करके आपको बताता हूं, देयर इज अ फंक्शन कॉल्ड सब str काउंट, मतलब आपको स्ट्रिंग में से किसी पर्टिकुलर सब स्ट्रिंग को काउंट करना है। यू वांट टू काउंट अ सब स्ट्रिंग, लाइक यहां पर आप देखिए सब str_काउंट, देयर इज अ फंक्शन वो काउंट द पर्टिकुलर सब स्ट्रिंग फ्रॉम दिस एग्जिस्टिंग स्ट्रिंग, राइट। तो यहां पर आप देखिए, मैं अभी 21 को हटा रहा हूं क्योंकि वो पर्टिकुलर, अगर आपको लगता है कि उसके बाद की काउंटिंग करना है, मतलब 21 इंडेक्स के बाद, तो हम उसको देखते हैं अभी। लेट्स सी, अगर मैंने यहां पर लिख दिया $n, ओके, तो आप देखिए यहां पर ये मुझे बता देगा हाउ मेनी टाइम फ्री वर्ड्स आर अवेलेबल। ये देखिए आप, मैं अगर इसको रन करता हूं एंड आई विल गेट 2 टाइम्स फ्री है, 1 और ये 2, ठीक है। और अगर मान लीजिए मैं यहां पर फिर लिख देता हूं डेटा फ्लेयर फ्री, फिर मैंने लिख दिया हेलो फ्री, है ना, मैंने मल्टीपल टाइम फ्री लिख दिया, तो नाउ यू विल गेट समथिंग लाइक 4। और अगर आप चाहते हैं कि एक पर्टिकुलर इंडेक्स के बाद काउंटिंग हो, जैसे मैंने लिख दिया 21, कि 21 इंडेक्स के बाद फ्री कितनी बार आया है, तो वो बता देगा 3 बार। उसके पहले ये एक बार निकल गया, क्योंकि 0 इंडेक्स से काउंट करोगे तो 21 इंडेक्स के बाद
जो फ्री वर्ड है वो कितनी बार आया है, दैट यू कैन फाइंड आउट यूजिंग sub_str count फंक्शन। तो ये है फंक्शन जो कि स्ट्रिंग से रिलेटेड है, काउंटिंग फंक्शन है। लेट्स सी कुछ और फंक्शंस की भी बात करते हैं यहाँ पे। ओके, लोअर अपर मैंने आपको बताया, यस देयर इज एन अनदर इंपॉर्टेंट फंक्शन कॉल्ड यूसी वर्ड्स एंड यूसी फर्स्ट, राइट। ये देखिए आप, एक्चुअली ये फंक्शन है फर्स्ट और सेकंड कैरेक्टर को अपर या लोअर में कन्वर्ट करने के लिए। फॉर एग्जांपल सपोज यहां पर अगर मैं आपसे बोलता हूं कि मैंने एक फंक्शन लिया है, लेट्स सी, या मैंने एक स्ट्रिंग ले लिया है यहां पर, ये देखिए आप, ये मेरे पास एक स्ट्रिंग है। अब मान लीजिए मैंने यहां पर फंक्शन यूज किया है यूसी वर्ड फंक्शन, है ना। ये देखिए आप, मैंने ऑलरेडी इसलिए लिखे हुए हैं ताकि आप लोगों को टाइम जस्ट सेव हो जाए यार, क्योंकि टाइम इज इंपॉर्टेंट फॉर अस, राइट। कि मैं एक ही कोड लिखूंगा फिर समझाऊंगा, उससे बेटर है कि मैं आपको डायरेक्टली फंक्शन की यूटिलिटी बता देता हूं। तो अब आप देखिए यूसी वर्ड फंक्शन क्या करेगा, इट विल कन्वर्ट एवरी फर्स्ट कैरेक्टर इन अपर केस। देखिए आप, अगर मैं अभी एसटीआर को प्रिंट करता हूं तो यहां पर विदाउट दिस अगर मैं प्रिंट करता हूं, क्योंकि मैंने बिना उसके प्रिंट किया एसटीआर को, एंड आफ्टर दिस फिर मैंने डॉट लगा दिया बीआर, ठीक है, और इसके बाद मैंने फिर से दोबारा प्रिंट किया माई एसटीआर को। ओके, तो लेट्स सी दोनों में डिफरेंस आप देखिएगा क्या मिलता है आपको। अगर मैं इसको रन करता हूं एंड आई विल गेट ये स्मॉल लेटर, यहां पर आप देखिए फर्स्ट लेटर इज कैपिटल, गॉट इट। तो ये है यूसी वर्ड जो फर्स्ट कैरेक्टर को कन्वर्ट करेगा। तो यूसी वर्ड आई होप समझ में आया है आपको। और यूसी फर्स्ट क्या करेगा, केवल फर्स्ट लेटर को कन्वर्ट करेगा। ये देखिए आप, अगर मान लीजिए मैं यहां पर इसको लिखता हूं, ओके, एंड लेट्स सी, ये देखिए आप, अब मैं अगर इसको रन करता हूं सो आई विल गेट ओनली फर्स्ट लेटर कैपिटल। और ऐसे ही एलसी फर्स्ट जो मैं आपको बता रहा था, एलसी फर्स्ट क्या करेगा, इट विल कन्वर्ट अ फर्स्ट लेटर इन लोअर केस। ये देखिए आप, विवेक, प्रीत, यहां पर मैंने लिख दिया डी और यहां पर लिख दिया मैंने एफ। ओके, एंड लेट्स सी, अब मैं इसको रन करता हूं, आई विल गेट फर्स्ट लेटर कैपिटल स्मॉल। तो ये है फर्स्ट, एलसी फर्स्ट, यूसी वर्ड काउंट, सब एसटीआर काउंट फंक्शन, एसटीआर टू अपर फंक्शन, एसटीआर स्प्लिट फंक्शन। ओके, तो ये सारे फंक्शन को हम यूज करते हैं जब भी हम स्ट्रिंग से रिलेटेड कोई भी एप्लीकेशन डिजाइन करते हैं। अनदर टू इंपॉर्टेंट फंक्शन एसटीआर सीएमपी और एसटीआर केस सीएमपी, राइट। देखिए आप, जब आपके पास दो स्ट्रिंग है एंड यू वांट टू कंपेयर दिस टू स्ट्रिंग, आपको दो स्ट्रिंग को कंपेयर करना है, राइट। कि फॉर एग्जांपल मेरे पास पहली स्ट्रिंग है $str1 इक्वल टू, सपोज मैंने यहां पर लिख दिया इंदौर, ठीक है, एंड अगेन वी हैव अ $str2 इक्वल टू इंदौर। अब मुझे इसको कंपेयर करना है, तो कंपेयर फंक्शन है एसटीआर सीएमपी। और आप देखिए ये फंक्शन एक्चुअली जब दो स्ट्रिंग को कंपेयर करेगा, मान लीजिए मैंने यहां पर लिख दिया $str1 और $str, मतलब जब भी आपको स्ट्रिंग कंपेयर करना है तो वी हैव अ फंक्शन कॉल्ड एसटीआर सीएमपी फंक्शन, एंड दिस फंक्शन रिटर्न्स मी 0 इफ बोथ द स्ट्रिंग्स आर इक्वल। मतलब ये मुझे रिटर्न करेगा 0। तो यहां पर आप चेक कैसे करोगे इसको, कि यदि कंपैरिजन के बाद मुझे रिजल्ट 0 मिलता है, दैट मींस हमने लिख दिया इको स्ट्रिंग या सेम, यहां पर मैंने लिख दिया सेम, और एल्स में मैंने लिख दिया नॉट सेम। लेट्स सी, बिलीव मी ये स्ट्रिंग कंपैरिजन का फंक्शन बहुत काम आता है। लाइक जब आपको कोई यूजर आईडी पासवर्ड कंपेयर करना है, कि आप कोई लॉगिन एप्लीकेशन बना रहे हैं और आपको यूजर आईडी पासवर्ड कंपेयर करना है, वहां पर हम इन फंक्शंस को यूज करते हैं। तो अब आप देखिए, अगर मैं इसको रन करता हूं और आउटपुट क्या मिलेगा, मुझे सेम मिलना चाहिए। ये देखिए बिल्कुल सेम मिला, लेकिन ये ध्यान रखिएगा ये जो फंक्शन है ये केस सेंसिटिव है। अगर मैंने आई को कैपिटल कर दिया सो नाउ इट इज नॉट सेम। लेकिन आप अगर ये चाहते नहीं सर मुझे तो केस से मतलब नहीं है, मेरी तो स्ट्रिंग सेम होना चाहिए, देन गो विद द फंक्शन एसटीआर केस सीएमपी। तो एसटीआर केस सीएमपी फंक्शन क्या करेगा ना, इट विल रिटर्न सेम अनटिल एंड अनलेस स्ट्रिंग बिल्कुल ही अलग ना हो, कि मैंने एक इंदौर लिख दी और दूसरी मैंने भोपाल लिख दी, तो फिर तो बात ही अलग हो गई, है ना। ये देखिए आप, नॉट सेम। तो आई होप ये स्ट्रिंग कंपैरिजन के फंक्शन, काउंटिंग रिलेटेड फंक्शन, चंक से रिलेटेड फंक्शन आपको समझ में आए हैं। ओके, अरे के कॉन्सेप्ट को एक्चुअली, और अरे क्या होता है, अरे को हम क्यों यूज करते हैं। ओके, तो एग्जैक्टली अगर हम बात करें तो हम अरे को डिफाइन करते हैं, अरे इज अ कलेक्शन ऑफ सिमिलर और डिसिमिलर डेटा टाइप, यू कैन से दैट। मतलब इट मे बी अ सिमिलर डेटा टाइप ऑफ कलेक्शन और इट मे बी अ डिसिमिलर डेटा टाइप ऑफ कलेक्शन। मतलब इट इज अ कलेक्शन ऑफ होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस डेटा टाइप, राइट। तो यहां पर अब आप देखिए कि रिक्वायरमेंट क्या है। सबसे पहले हम ये बात करते हैं कि व्हाट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ एन अरे।
अभी तक आपने देखा हम जितने भी प्रोग्राम बना रहे हैं हमने मिनिमम डेटा जो यूज किया है वो या तो 2 नंबर या 3 नंबर या 4 नंबर, इससे ज्यादा हमने किसी भी डेटा को लेके प्रोग्रामिंग नहीं की है, राइट। लेकिन यदि आपकी रिक्वायरमेंट है, यू हैव अ बल्क अमाउंट ऑफ डेटा, कि आपके पास डेटा 10 है, 20 है, 50 है, 100 है, ओके। अब आपको उन डेटा पे कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना है, लाइक सर्चिंग अगर आपको करना है, सॉर्टिंग करना है, तो यहां पर फिर हमारे पास नीड आती है अरे की, ओके। तो अरे को हम पीएचपी में डिक्लेयर किस तरीके से करते हैं, अरे का सिंटेक्स क्या होगा, तो यहां पर आप देखिए देयर आर 2 टाइप्स ऑफ अरे जो कि हम पीएचपी में यूज करते हैं। एक को हम बोलते हैं सिंपल अरे, ओके, एंड सेकंड इज कॉल्ड एसोसिएटिव अरे, है ना। सेकंड को हम बोलते हैं एसोसिएटिव अरे। तो ये एसोसिएटिव अरे क्या होता है ये भी हम देखेंगे अभी, ठीक है, कि एसोसिएटिव अरे को हम क्यों यूज करते हैं, ठीक है। तो दोनों में क्या डिफरेंस है कि सिंपल अरे और एसोसिएटिव अरे में क्या डिफरेंस है, तो यहां पर पहले हम बात करते हैं सिंपल अरे की। तो आप देखिए अगर मान लीजिए मैंने यहां पर मुझे एक अरे डिक्लेयर करना है, तो अरे को हम डिक्लेयर करते हैं, देयर आर मल्टीपल वेज, ओके, लेकिन अरे को हम डिक्लेयर करते हैं विद द अरे फंक्शन, राइट। इस अरे फंक्शन में आप देंगे उन वैल्यूज को जो आपको अरे में स्टोर करना है। अभी मैं यहाँ पे स्टैटिक वैल्यूज को लेके बात कर रहा हूं, ओके। जैसे सपोज मुझे एक अरे बनाना है सिटीज का, ओके, तो यहाँ पर हमने क्या लिख दिया, सपोज इंदौर, then the second city we have suppose पुणे, ओके, फिर पुणे के बाद मैंने नेक्स्ट सिटी यहां पर ले ली है, सपोज दिस इज एनीथिंग दिल्ली, ओके, ये तीसरी सिटी हमने ले ली दिल्ली, ओके, एंड देन नेक्स्ट सिटी मैंने सपोज यहां पर ले ली है रायपुर, ओके। दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिटी वी हैव। अब इस अरे में हर एक एलिमेंट एक इंडेक्स नंबर पे स्टोर होता है, और वो इंडेक्सिंग 0 से शुरू होती है, मतलब अरे का ये जो एलिमेंट है ये 0 इंडेक्स पे है, नेक्स्ट एलिमेंट 1 इंडेक्स पे है, नेक्स्ट एलिमेंट 2 इंडेक्स पे है, एंड सो ऑन दिस अरे विल गोइंग टू बी एग्जीक्यूटर, मतलब अपने एलिमेंट को स्टोर कर रहा है, राइट। लेकिन अब यहां पर आप देखिए इस अरे को अगर मैंने बोला सर आई जस्ट वांट टू सिंपली प्रिंट दिस अरे, तो यहां पर अगर आप अरे को इको के साथ प्रिंट करते हैं, है ना, फॉर एग्जांपल मैंने लिख दिया इको अरे, ओके। तो चलिए मैं इसको रन करके आपको बताता हूं। इस प्रोग्राम का नाम है array1.php, तो इसको हम रन करते हैं जो कि हमारे पीएचपी कोर्स में है। तो आप देखिए क्या होगा, मान लीजिए मैंने यहाँ पर लिखा लोकल होस्ट और हमारे फोल्डर का नाम है पीएचपी कोर्स, ठीक है, और इस पीएचपी कोर्स में हमने लिया array1 एंड लेट्स सी अरे टू स्ट्रिंग, ठीक है, दिस इज व्हाट द वार्निंग यू हैव। और आप देखिए उसने आपको लाइन 6 में यहाँ पर वार्निंग दी है। तो अरे को जब भी आपको प्रिंट करना है तो आप समझिए इस अरे को हम प्रिंट करते हैं यूजिंग प्रिंट अंडरस्कोर आर फंक्शन। दिस इज अ फंक्शन व्हिच इज बेसिकली यूज्ड टू प्रिंट द अरे, कि या तो आप अरे के एक एक एलिमेंट प्रिंट करें, और यदि आपको लगता है यू वांट टू प्रिंट द कंप्लीट अरे, सो दैट वी विल गोइंग टू यूज प्रिंट अंडरस्कोर आर फंक्शन, राइट। तो अब आप देखिए अब मैं अगर इसको रन करता हूं तो यहां पर आपको अरे कुछ इस तरीके से मिलेगा। 0 इंडेक्स पे इंदौर है, 1 इंडेक्स पे पुणे है, 2 इंडेक्स पे दिल्ली है, 3 इंडेक्स पे रायपुर है, एंड बिलीव मी देयर आर सो मेनी क्वेश्चंस जो कि अरे को लेके हम यहाँ पे बना सकते हैं, जिसको अरे को लेके जो कि कॉन्सेप्ट इंप्लीमेंटेशन है, लाइक सर्चिंग, सॉर्टिंग, ओके। अरे डिफरेंशिएट की बात करेंगे, अरे अंडर इसको डिफरेंट एक मेथड होती है, ओके, जहां पर हम अरे को लेके ये देखते हैं कि दो अरे में से कंपैरिजन किस तरीके से करना है, ओके। तो ये देयर आर द लॉट ऑफ ऑपरेशंस जो कि हम अरे पे परफॉर्म करेंगे, लेकिन उसके पहले स्टेप में आप ये समझिए कि अरे का डिक्लेरेशन हम कितने तरीके से कर सकते हैं, ओके। अब ये तो चलिए आपने बोला सर अरे को मैंने डायरेक्टली प्रिंट कर दिया, लेकिन अगर मैं ये चाहता हूं कि मुझे अरे के एक एक एलिमेंट को प्रिंट करना है, आई वांट टू प्रिंट ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ एन अरे, तो फिर यहां पर हम क्या करते हैं, विल सिंपली अप्लाई फॉर लूप। तो अब देखिए अगर मान लीजिए मुझे अरे के एलिमेंट प्रिंट करना है तो यहां पर हम लिखते हैं $i लेस देन, अब मुझे कितने एलिमेंट है दैट आई डोंट नो, तो यहां पर हम एक फंक्शन यूज करते हैं काउंट, ठीक है। ये काउंट फंक्शन आपको बता देगा अरे में नंबर ऑफ एलिमेंट, ओके। तो ये मैंने लिख दिया $ar एंड देन i प्लस प्लस, ओके। और अब यहां पर अगर मैं लिखता हूं इको $ar ऑफ i, ओके, एंड लेट्स सी, ये देखिए आप, अब अगर मान लीजिए मैं इसको प्रिंट करता हूं और इसको हम एक br टैग भी लगा देते हैं लूप में, अगर मैंने लिखा इको एंड देन br, ओके, एंड लेट्स सी, uncaught error undefined constant i, this is $i एक्चुअली, तो मुझे $i लिखना पड़ेगा, ओके, एंड लेट्स सी, यू विल गेट इंदौर, पुणे, दिल्ली, रायपुर। तो ये है अरे को प्रिंट करने का तरीका, कि अगर आप सिंगल एक एक एलिमेंट को लेके अरे को प्रिंट करना चाहते हैं, सो दिस इज द ऑप्शन यू हैव, कि आप अरे के सिंगल एलिमेंट को कैसे प्रिंट करेंगे। और जब आप प्रिंट अंडरस्कोर आर को यूज करते हैं, सो दैट फंक्शन विल गोइंग टू प्रिंट द अरे विद इट्स इंडेक्स वैल्यू,
कि वो अरे को इंडेक्स वैल्यू के साथ प्रिंट करता है। ओके, अब यहां पर आप देखिए देयर आर लॉट ऑफ क्वेश्चंस, लॉट ऑफ ऑप्शंस, अरे को लेके बहुत सारे ट्रिकी क्वेश्चंस हैं, अरे को लेके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस क्या है। तो जो हमारा एक प्लेसमेंट रेडी कोर्स है जिसकी मैं बार बार आपसे बात करता हूं, अगर आप उसको विजिट करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि कितने क्वेश्चंस हैं जो अरे को लेके इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। यहां पर हम मोस्टली क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, लेकिन यदि आप चाहते हैं कि आपको पूरा कंप्लीट, मतलब जिसको बोलते हैं ना क्लासरूम टू कॉर्पोरेट, पूरा कंप्लीट कोर्स अगर आप देखते हैं जिसमें आपको अरे से रिलेटेड असाइनमेंट भी चाहिए, नॉट इन अरे, एवरी टॉपिक जो कि पीएचपी में है, असाइनमेंट क्वेश्चंस की आप बात कर लीजिए, आप इंटरव्यू क्वेश्चंस की आप बात कर लीजिए, आप प्रोजेक्ट्स की आप बात कर लीजिए, मतलब ईच एंड एवरीथिंग दैट इज अवेलेबल इन दैट प्लेसमेंट रेडी कोर्स, राइट। तो उसको एक बार आप जरूर विजिट करिए तो आपको समझ में आएगा कि बॉस किस टाइप के क्वेश्चंस एक्चुअली इंटरव्यूज में पूछे जाते हैं, टॉप एमएनसीज में पूछे जाते हैं। ओके, तो ये भी हमने देखा अरे को प्रिंट करने का पहला तरीका, लेकिन यहां पे आप व्हाइल लूप को यूज कर सकते हैं। ओके, क्या हाउ टू यूज व्हाइल लूप, ये भी आप देख लीजिए कि व्हाइल लूप को यूज करके आप अरे को कैसे प्रिंट करेंगे। तो यहां पर आप देखिए, सिंपली आपको क्या करना है, यहां पर आपने ये जो कंडीशन है ना, मैंने $i लिया और i को इनिशियली 0 से असाइन कर दिया, और ये जो कंडीशन हमने फॉर में लिखी थी, तो सेम कंडीशन आई विल अप्लाई इन व्हाइल लूप। ये मैंने व्हाइल लूप में कंडीशन लिख दी एंड देन आफ्टर आई विल जस्ट प्रिंट दिस। ये देखिए आप, मैंने ये अरे को प्रिंट कर दिया। तो व्हाइल लूप हो या फॉर लूप हो, दैट डजंट मैटर। आप देखिए एलिमेंट मुझे फिर से वही मिलेंगे अगर मैं इसको रन करता हूं एंड आई विल गेट द वैल्यू। ओके, मैंने i प्लस प्लस नहीं किया इसलिए वो इनफाइनाइट लूप चला गया, तो यहां पर मुझे i प्लस प्लस करना पड़ेगा। ओके, तो ये देखिए आप, इसको अब मुझे फिर से दोबारा रन करना पड़ेगा क्योंकि वो इनफाइनाइट लूप चला गया, हमने i प्लस प्लस नहीं लिखा था। तो लोकल होस्ट और यहां पर जाके हमने PHP कोर्स, और इसमें आप देखें array1 एंड यू विल गेट दिस एलिमेंट। तो दिस इज द सेकंड वे टू प्रिंट एन अरे। इवन हम फॉर ईच लूप को भी यूज करेंगे, मैं आपको भी उसका सिंटेक्स भी बताता हूं। लेकिन यहां पर आप देखें, जब हमने अरे को डिक्लेयर किया तो इसकी जो इंडेक्सिंग है वो बाय डिफॉल्ट कैसी रही, 0 1 2 3 4 5। लेकिन अगर आप ये चाहते हैं कि सर अरे को मुझे अपने इंडेक्स के साथ डिक्लेयर करना है, मतलब आई वांट टू डिक्लेयर एन अरे विद द, जहां पर इंडेक्स नंबर भी आप डिसाइड करेंगे, तो ये कहलाता है एसोसिएटिव अरे, दैट इज कॉल्ड एन एसोसिएटिव अरे, राइट। तो एसोसिएटिव अरे को हम किस तरीके से डिक्लेयर करेंगे, तो यहां पर आप देखिए, अगर आपको लगता है यू वांट टू डिक्लेयर एन एसोसिएटिव अरे, तो मैं इसका नाम ही चेंज कर देता हूं, इसको अरे1 करते हैं हम। और अब यहां पर हमने क्या लिखा, इफ यू वांट टू डिक्लेयर एन एसोसिएटिव अरे, तो यहां पर आप इसको कुछ इस तरीके से डिक्लेयर करेंगे, ठीक है, कि यहां पर मैंने अरे के हर एक इंडेक्स एक वैल्यू दी है, लाइक ए। ओके, और ये ए को आपने बता दिया कि द वैल्यू इज इंदौर, मतलब ये आप इंडेक्स नंबर के साथ अब आप अपने अरे को डिक्लेयर कर रहे हैं, राइट। सेकंड, अगर आपने पूना लिखा, ओके, तो ये पुणे को मैंने इंडेक्स नंबर दे दिया सपोज बी एंड देन इक्वल टू दिस वन, ठीक है। इवन फिर मैंने दिल्ली को वैल्यू दे दी, है ना, दिल्ली के लिए आपने लिख दिया सी एंड दिस सी, दिस वन एंड योर वैल्यू। तो ये जो आप यहां पे हम वैल्यू दे रहे हैं, दिस इज कॉल्ड इंडेक्स वैल्यू, राइट। कि आपका ए जो है वो, मतलब आपका इंदौर जो है वो ए इंडेक्स पे है, आपका पुणे जो है वो बी इंडेक्स पे है। एंड लेट्स सी, अब अगर मैं इसको प्रिंट करता हूं प्रिंट अंडरस्कोर आर के साथ, ओके, एंड आई विल जस्ट राइट $AR1 जो कि मेरा अरे 1 है। और अब मैं अगर इसको रन करता हूं, लेट्स सी, हम सिंटेक्स एक बार देख लें। ओके, तो आप देखिए यहां पर जो अरे आपका प्रिंट हुआ है, इसमें आप देखिए इंडेक्स नंबर क्या आ रहे हैं, इन द ए इट इज इंदौर, बी इट इज पुणे, सी इट इज दिल्ली। और ये जो अरे है हमारा, इस अरे को अगर मैं प्रिंट करता हूं AR को, आप देखिए दोनों में डिफरेंस आपको समझ में आएगा कि AR को अगर मैं प्रिंट करता हूं प्रिंट अंडरस्कोर आर के साथ, ओके, और यहां पर हम एक BR टैग लगा देते हैं ताकि आउटपुट आपको सिंपल नेक्स्ट लाइन पे मिले। एंड लेट्स सी, देखिए आप, जस्ट अ मोमेंट, $AR लिखना है, दिस इज $AR एंड लेट्स सी, ये देखिए आप, यहां जो बाय डिफॉल्ट इंडेक्स नंबर आपको मिल रहे हैं वो 0 1 2 3 मिल रहे हैं, और यहां जो इंडेक्स नंबर है दैट इज ABC। तो ये जो मेरा सेकंड अरे है, दिस इज बेसिकली कॉल्ड एन एसोसिएटिव अरे। इसको हम कहते हैं एसोसिएटिव अरे। क्या एसोसिएटिव अरे मतलब जहां पर द की वैल्यू इज एसोसिएटेड विद एन अरे, क्या अरे के साथ की वैल्यू एसोसिएटेड है। आई होप आप कॉन्सेप्ट समझ पा रहे हैं कि जब भी आप अरे को डिक्लेयर करेंगे तो दोनों के सिंटेक्स में भी आप डिफरेंस देखिए कि यहां पर वी नीड टू यूज अरे कीवर्ड, राइट, बट यहां पर हमने सिंपली ब्रैकेट को यूज किया है एंड विद दिस ब्रैकेट वी कैन डिक्लेयर दिस अरे। तो ये कहलाता है मेरा एसोसिएटिव अरे एंड दिस इज व्हाट माय सिंपल अरे। तो जब भी हमें लगता है कि डेटा कलेक्शन हमें इस तरीके से करना है, अब आप देखिए, यदि मान लीजिए मैं यहाँ पे रायपुर के बाद नेक्स्ट वैल्यू लिख देता हूँ 34.66, इसके बाद मैंने एक वैल्यू दे दी ट्रू, ठीक है, इसके बाद आपने वैल्यू दे दी 456,
ओके, और अब इस अरे को अगर आप प्रिंट कर रहे हैं, है ना, फर्स्ट वन, तो यहां पर आप देखिए आउटपुट आपको ये भी मिल रहा है। इसका मतलब ये है, ट्रू की जगह उसने 1 दिया है, इट मींस इट इज अ कलेक्शन ऑफ बोथ होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस डेटा टाइप। तो जब आपको सिमिलर टाइप ऑफ वैल्यू के लिए अरे यूज करना है तब भी हम अरे पे जा सकते हैं, अगर आपको डिसिमिलर टाइप ऑफ वैल्यू के लिए अरे को यूज करना है तो वहां भी हम अरे के कॉन्सेप्ट को इंप्लीमेंट कर सकते हैं। और आप देखिए अरे के इंडेक्सिंग जो है वो 0 1 2 3 होती है, और रिवर्स इंडेक्सिंग मतलब यहां पर अगर आप देखेंगे तो ये इंडेक्स कुछ इस तरीके से है, ठीक है, जैसे आप देखिए ये है 0 इंडेक्स, सेकंड इज 1 इंडेक्स, देन इट इज इन 2 इंडेक्स, देन इट इज इन 3, ये तो मैंने भी आपको बताया। लेकिन अरे में पीएचपी में रिवर्स इंडेक्सिंग भी होती है, राइट, 5 एंड दिस वन इज 6, 0 1 2 3 4। लेकिन अगर आप रिवर्स इंडेक्सिंग देखें तो आपका जो 456 है इट इज इन -1 पोजीशन, ठीक है, ये -1 पोजीशन पे है आपका जो 456 है, एंड सिमिलर ऑन ये -1 पे है, -2 पे है, समथिंग लाइक दिस। ये देखिए आप -1, देन दिस वन इज इन -2 पोजीशन, द नेक्स्ट एलिमेंट जो होगा वो -3 पोजीशन पे होगा, एंड सिमिलर वे। तो ये है अरे का इंडेक्सिंग इन रिवर्स ऑर्डर इवन। आप देखिए मैं आपको इसको ऐसा समझाता हूं, मैं यहां पर अभी इसको कमेंट करता हूं एंड लेट्स सी। अगर मान लीजिए मैंने यहां पर लिखा इको $AR और मैंने बोला ओके टेल मी द इंडेक्स नंबर 3 वैल्यू, तो इंडेक्स नंबर 3 पे भी कौन है आपका, रायपुर, ओके, सो यू विल गेट द रिजल्ट रायपुर हियर, ये देखिए आप। लेकिन सेम वैल्यू अगर मैं बोलता हूं ओके लेट मी नो विच इज द वैल्यू एट -4 लेवल, ओके, तो लेट्स सी यहां पर हम देखते हैं -4 पोजीशन का एलिमेंट मुझे क्या मिलता है, क्योंकि जब मैंने 3 लिखा है यहां पे तो 3 पर मुझे एलिमेंट क्या मिल रहा है, रायपुर, बट इंडेक्सिंग के हिसाब से इट इज इन -4 ऑल्सो, तो 3 पर तो मुझे आउटपुट मिल रहा है दैट इज रायपुर। बट अगर मान लीजिए मैं यहां पर लिखता हूं -4 तो यहां पर मुझे रायपुर मिलेगा क्या, बिल्कुल नहीं, इसलिए क्योंकि जब आप अरे को एक्सेस करते हैं तो अरे की एक्सेसिबिलिटी हम हमेशा फॉरवर्ड डायरेक्शन में करते हैं फ्रॉम 0 टू एंड। लेकिन एग्जैक्टली हमारे पास एक फंक्शन होता है स्लाइस फंक्शन, राइट, कि दिस इज व्हाट द सिंटेक्स की एक स्लाइस फंक्शन है। अगर आप एक नया अरे क्रिएट करना चाह रहे हैं तो हियर वी हैव एन ऑप्शन अरे अंडरस्कोर स्लाइस, जिसको हम यूज कर सकते हैं नेगेटिव वैल्यू के साथ, राइट, कि यहां पर अगर आपने बोला देखिए आप, अगर यहां पर मैं फिलहाल इस न्यू अरे को प्रिंट करके आपको बताता हूं कि मैंने लिखा प्रिंट अंडरस्कोर आर न्यू अरे, ओके, और इस न्यू अरे के रिजल्ट को अगर आप देखेंगे तो आपको देखिए क्या वैल्यू मिलती है। स्लाइस का मतलब है अगर आपको अरे में से किसी पर्टिकुलर वैल्यू को ही कट करना है ना, जैसे होता है ना मैंगो स्लाइस होती है, इट इज सिमिलर लाइक दिस, राइट। तो यदि मैं अरे स्लाइस फंक्शन को यूज करता हूं और यहां पर अगर मैंने जस्ट अ मोमेंट, ये माय अरे नहीं है, हमारा अरे का नाम है AR, ओके, तो चलिए मैं इसको रन करके आपको बताता हूं। ये देखिए आप, तो इसने मुझे क्या किया, 1 से लेके नेक्स्ट 3 एलिमेंट दिए हैं। तो 1 मतलब आपका जो पोजीशन है 1 इस पुणे, तो आप देखिए आउटपुट क्या मिल रहा है, पुणे, दिल्ली, रायपुर, 1 से लेके नेक्स्ट 3 एलिमेंट, मतलब 1 2 3। सिमिलर वे में अगर मैं यहां पर करता हूं -4 से लेके नेक्स्ट 2 एलिमेंट, ठीक है, ये भी ट्रू हटा देते हैं हम, -4 से नेक्स्ट 2 एलिमेंट, ओके। अब आप देखिए अब यहां पर मुझे आउटपुट क्या मिलेगा, अगर मैं इसको रिफ्रेश करता हूं आई विल गेट द वैल्यू दिस वन, रायपुर, एंड दिस वन -4 पे कौन है, रायपुर, एंड नेक्स्ट एलिमेंट इज 34.66। तो दिस टाइप ऑफ ऑपरेशंस इफ यू परफॉर्म, सो यहां पर हम यूज करते हैं बेसिकली रिवर्स इंडेक्सिंग, जो कि -1 से स्टार्ट होती है, -1 -2 -3, ओके। सो दिस इज व्हाट द अरे कॉन्सेप्ट जो अभी हमने देखा। लेकिन अभी डोंट वरी अबाउट दिस अरे स्लाइस फंक्शन, ऐसे बहुत सारे फंक्शन अभी हम देखेंगे, अरे डिफरेंट, ठीक है, अरे इंटरसेक्ट फंक्शन है, अरे स्लाइस फंक्शन है, ओके। तो ये सारे फंक्शन एक्चुअली हम यूज करते हैं अरे पे वैल्यू फैच करने के लिए। अगर 2 अरे को आप कंपेयर कर रहे हैं तो आपको डिफरेंट वैल्यूज चाहिए, तो वहां पर हम अरे अंडरस्कोर डिफरेंट फंक्शन को यूज करते हैं। अगर आपको ऐसी वैल्यूज चाहिए जो पहले अरे में है लेकिन सेकंड अरे में नहीं है, तो देयर आर लॉट ऑफ फंक्शंस आर अवेलेबल, डोंट वरी, बस आप पढ़ते रहिए, समझते रहिए, और यदि कहीं कोई डाउट है तो बाकायदा कमेंट करके बताइए। अरे से रिलेटेड कुछ इनबिल्ड फंक्शंस, कि अरे अंडरस्कोर इंटरसेक्ट फंक्शन क्या होता है, या अरे अंडरस्कोर डिफरेंट फंक्शन क्या है, देयर आर लॉट ऑफ फंक्शन जो कि हम मल्टीपल अरे पे अप्लाई करते हैं पीएचपी में। तो देखिए आप इसको प्रैक्टिकली एक बार हम समझते हैं। यहां पर मैंने एक सिंपल से अरे लिए हुए हैं, सी दिस वन, दिस इज एन अरे व्हिच कंसिस्ट द वैल्यूज लाइक मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, ठीक है, वेडनेसडे, सैटरडे, एंड देन वी हैव अ 3 अरे, सिमिलर टाइप ऑफ 3 अरे। तो यहां पर आप देखिए जब आपके पास मल्टीपल अरे हैं तो हमें एक्चुअली इन अरे को करना है कंपेयर इन द सेंस कि मुझे कुछ ऐसी वैल्यू चाहिए जो दोनों अरे में कॉमन है,
या मुझे कुछ ऐसी वैल्यू चाहिए जो फर्स्ट अरे में है लेकिन सेकंड अरे में नहीं है। तो यहां पर जब हम अरे को कंपेयर करने की बात करते हैं पीएचपी में, तो देयर आर लॉट ऑफ फंक्शंस आर अवेलेबल। तो आप देखिए मैं आपको एक एक करके सारे फंक्शन यहां पे एक्सप्लेन करता हूं। सबसे पहले हम बात करते हैं अरे अंडरस्कोर इंटरसेक्ट फंक्शन के, राइट। ये जो फंक्शन है अरे अंडरस्कोर इंटरसेक्ट, ये आपसे एज अ पैरामीटर मांगेगा अरेज। ओके, तो फिलहाल मैंने इसको दो अरे दिए हैं, अरे 1 एंड अरे 2। सो व्हाट दिस फंक्शन विल डू, है ना, समझिएगा इसको। ये आपको इन दोनों अरे में जो कॉमन वैल्यू है वो रिटर्न करके एक नया अरे बना के देगा, राइट। तो यहां पर आप देखिए, अगर मैं एक नया अरे लेता हूं, न्यू अरे, ओके, तो लेट्स सी, इसको मैं एक बार रन करके आपको बताता हूं। हमारे प्रोग्राम का नाम है दिस इज array2.php। ओके, तो यहां पर मैं अगर इसको प्रिंट करता हूं, लेट्स सी, मैंने लिखा प्रिंट अंडरस्कोर आर, ओके, एंड देन डॉलर न्यू अरे, है ना, मैं न्यू अरे को प्रिंट करता हूं यहां पे, तो मुझे वो वैल्यूज मिलेगी विच इज कॉमन इन बोथ द अरे। तो आप देखिए देयर आर लॉट ऑफ प्लेसेस जहां पर आपके पास डेटा है और आप चाहते हैं कि डेटा अरे में है और आपकी रिक्वायरमेंट ये है कि आपको कॉमन वैल्यूज चाहिए, है ना। मान लीजिए कोई प्रोडक्ट के लेके आपने अरे बनाया हुआ है, कोई स्टूडेंट्स के नाम को लेके आपने अरे बनाया हुआ है, जैसे यहां पर मैंने वीक नेम का अरे बनाया है। ओके, तो आप देखिए यदि मैं इसको रन करता हूं, व्हेन आई रिफ्रेश दिस, आई विल गेट ऑल दोस वैल्यू व्हिच इज कॉमन इन बोथ द अरे। तो आप देखिए मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, मंडे इज कॉमन, ट्यूसडे इज कॉमन एंड वेडनेसडे इज कॉमन। सैटरडे थर्सडे यहां पर नहीं है, मतलब कॉमन नहीं है, सो दिस इज नॉट, यू विल नॉट गेट इन आउटपुट इवन। तो अरे अंडरस्कोर इंटरसेक्ट फंक्शन को यूज करके हम इन दो अरे में से कॉमन वैल्यूज फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, लेकिन अब आपने ये बोला सर कि मुझे एक्चुअली डिफरेंट वैल्यूज चाहिए, ठीक है, डिफरेंट। तो यहां पर अब आप देखो, सेम फंक्शन में बजाय, अगर इसको इंटरसेक्ट के बजाय मैं फंक्शन का नाम बदल देता हूं यहां पे, नाउ आई एम गोइंग टू यूज द फंक्शन कॉल्ड डिफरेंट। और अभी मैं इसको दो अरे पे अप्लाई कर रहा हूं, ये देखिए आप, अरे अंडरस्कोर डिफरेंट। और अब अगर मैं इस नए अरे को प्रिंट करता हूं, सो लेट्स सी व्हाट द आउटपुट आई विल गेट हियर। तो ये जितने भी फंक्शंस हैं, एक्चुअली ये फंक्शंस हैं कंपैरिजन के लिए, फॉर मल्टीपल अरे कंपैरिजन। ओके, तो यहां पर आप देखिए, अब मैं अगर इसको रन करता हूं तो यू विल गेट ओनली सैटरडे। अब आप देखिए केवल सैटरडे क्यों मिल रहा है, क्योंकि ये डिफरेंट वैल्यू दे रहा है जो फर्स्ट में अवेलेबल है लेकिन सेकंड अरे में अवेलेबल नहीं है। ओके, सो यू विल गेट ओनली सैटरडे। देखिए आप, सैटरडे जो वैल्यू है वो सेकंड में नहीं है, लेकिन अब यहां क्वेश्चन आता है सर थर्सडे भी तो फर्स्ट में नहीं है। लेकिन ये डिफरेंट फंक्शन आपको अरे 1 से कंपेयर करके अरे 1 को कंपेयर कर रहा है अरे 2 से, और यह फाइंड आउट कर रहा है कि अरे 1 में ऐसी कौन सी वैल्यू है जो अरे 2 में अवेलेबल नहीं है। लेकिन अगर मान लीजिए मैं फर्स्ट पैरामीटर अरे 2 कर देता हूं और सेकंड पैरामीटर अरे 1 कर देता हूं, राइट। अब आप देखिए, अब मैं अगर इसको रन करता हूं तो अब मुझे थर्सडे और फरवरी मिल रहा है, ठीक है, फरवरी इज ऑड वैल्यू, बट हमें इंपॉर्टेंट यहां पर कॉन्सेप्ट से मतलब है। और आप बिलीव मी, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस अक्सर इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। जब आप हमारा प्लेसमेंट रेडी कोर्स देखेंगे तो वहां पर मैंने इस पर्टिकुलर टॉपिक पे ऑलमोस्ट 10 to 12 वीडियो बनाए हैं जो कि इंटरव्यू क्वेश्चन से रिलेटेड है, जो कि असाइनमेंट जहां पर मैंने बनाए हैं, और अलग अलग तरीके से एग्जांपल के साथ वहां पर हमने इन कॉन्सेप्ट्स को एक्सप्लेन किया है। ओके, तो ये जो अरे अंडरस्कोर डिफरेंट फंक्शन है, आई होप आपको समझ में आया होगा कि ये फंक्शन आपको डिफरेंट वैल्यू दे रहा है अरे 1 और अरे 2 में, राइट। देन द नेक्स्ट फंक्शन वी हैव, अच्छा यहां पर आप एक चीज और देखिए, मान लीजिए मैं इसी फंक्शन को इंटरसेक्ट को 3 अरे पे अप्लाई करता हूं। मैंने 3 अरे लिए हैं, तो मैंने अरे 3 भी ले लिया यहां पे सपोज। अब अगर आपने अरे 3 भी लिया है तो अब आप देखिए, अब आपको क्या वैल्यू मिलेगी, जस्ट गेस, वीडियो को पॉज करो और गेस करके बताओ मुझे कि क्या वैल्यू मिलेगी मुझे। तो यदि मैं इसको रन करता हूं, देखिए आप, मंडे एंड वेडनेसडे, मंडे और वेडनेसडे वो वैल्यू है जो तीनों में कॉमन है, राइट। अगर मान लीजिए मैं यहां पे, इसमें भी ट्यूसडे है, और मान लीजिए चलिए मैं यहां पर भी एक वैल्यू और ले लेता हूं ट्यूसडे, है ना, मैंने तीसरे अरे में भी ट्यूसडे ले लिया, तो अब जो आउटपुट मुझे मिलेगा मंडे ट्यूसडे एंड वेडनेसडे, बिकॉज दिस 3 वैल्यूज आर कॉमन इन ऑल दिस 3 अरे। तो जब भी आपके पास डेटा मल्टीपल अरे में है और आप ये चाहते हैं कि उनमें से कॉमन वैल्यू आपको फैच करना है, तो अरे अंडरस्कोर इंटरसेक्ट फंक्शन है। अगर आपको वो वैल्यू फैच करना है जो फर्स्ट अरे में अवेलेबल है, सेकंड में नहीं है, ओके। अब क्वेश्चन आता है कि सर अगर मैं डिफरेंट फंक्शन को यूज करता हूं 3 अरे के साथ, लेट्स सी, ओके, तो अब मुझे क्या वैल्यू मिलेगी। तो आप देखो यहां पे आपको वैल्यू एक भी नहीं मिल रही है, क्यों, क्योंकि ऐसी कोई वैल्यू नहीं है विच इज एक्चुअली, ये देखिए आप, सैटरडे अगर यहां नहीं है तो यहां पर अवेलेबल है। यहां पर अगर मान लीजिए मैं कोई ऑड वैल्यू देता हूं, मान लीजिए मैंने लिख दिया विवेक फॉर एग्जांपल, राइट। तो अब आप देखिए, अब मैं अगर इसको रन करता हूं, आई विल गेट द वैल्यू विवेक, क्योंकि विवेक वो वैल्यू है तो फर्स्ट में अवेलेबल है लेकिन सेकंड थर्ड में नहीं है। यहां पर सैटरडे पिछली बार क्यों आ रहा था, क्योंकि अरे 2 में नहीं था, लेकिन अब वो अरे 3 में अवेलेबल है। तो आपको वो वैल्यू चाहिए विच इज ओनली अवेलेबल इन अरे 1, नॉट इन अरे 2 एंड नॉट इन अरे 3, सो दैट वी विल गो फॉर
डिफरेंट फंक्शन। तो आई होप ये दो फंक्शन अभी आपको समझ में आए हैं। ओके, लेकिन अब अपन आते हैं यहां पर, आप देखिए मैं एक अलग एग्जांपल लेता हूं, मैंने कुछ ऑलरेडी नोट डाउन किया हुआ जस्ट फॉर सेक द टाइम। अब आप देखिए, अब मेरे पास एक अरे है और अब इस अरे में मेरे पास कुछ कोर्सेज के नाम है, राइट। लेकिन अब मुझे इसमें से यूनिक वैल्यू चाहिए। देखिए आप, इसमें बीटेक रिपीट हो रहा है, इसमें एमसीए रिपीट हो रहा है, तो मैं ये चाहता हूं कि मुझे एक अलग अरे मिले विच कंसिस्ट ओनली द यूनिक वैल्यू ऑफ दिस अरे, कि मुझे यूनिक वैल्यू चाहिए, राइट। तो यहां पर फिर मेरे पास ऑप्शन है कि मैं एक नया अरे बनाता हूं एंड देन वी हैव अ फंक्शन कॉल्ड अरे अंडरस्कोर यूनिक फंक्शन। तो ये जो यूनिक फंक्शन है, इसको अगर आपने दिया अपना अरे $array1, ओके, तो लेट्स सी, अब मैं अगर इसको प्रिंट करता हूं प्रिंट अंडरस्कोर आर, ठीक है, मेरे पास ऑलरेडी ये स्टेटमेंट है, ये देखिए आप, अगर मैं इसको प्रिंट करता हूं तो मुझे यूनिक वैल्यू मिलेगी इस नए अरे में। अब आप देखिए क्या आउटपुट मिल रहा है मुझे, आई विल गेट द आउटपुट बीटेक, एमसीए, एमटेक एंड बीसीए, जबकि बीटेक यहां पर 2 बार है, एमसीए यहां पर 2 बार है, ठीक है, बीसीए 2 बार है, नहीं सॉरी बीसीए 1 ही बार है, ठीक है। तो यू विल गेट द यूनिक वैल्यू। तो आई होप कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है यार, ओके। और अगर कहीं पे डाउट है तो कमेंट कर दो, समझ में आ रहा है तो थंब बता दो, एक्सप्रेशन तो देना पड़ेंगे ना, ओके। तो यूनिक फंक्शन का कॉन्सेप्ट आई होप क्लियर है। इंटरसेक्ट फंक्शन क्या कर रहा है, यूनिक फंक्शन क्या कर रहा है, डिफरेंट फंक्शन क्या कर रहा है, ओके। सो ये सारे फंक्शंस एक्चुअली हम यूज कर रहे हैं अरे कंपैरिजन के लिए, ओके। तो चलिए फिर और आगे कुछ बात करते हैं। नेक्स्ट फंक्शन वी हैव अरे मैप। अब ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट फंक्शन है, आप देखिए अरे अंडरस्कोर मैप फंक्शन। सपोज अगर आप ये चाहते हैं कि आपको अरे की हर वैल्यू में कोई ना कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना है, जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास यहां पर सपोज ये अरे है ना, देखिए आप, मैं आपको बताता हूं, वी हैव दिस अरे, मैंने जस्ट टाइम को सेव करने के लिए ऑलरेडी कोड लिखा हुआ है, लेकिन एक्सप्लेनेशन में आपको पूरा प्रॉपर बता रहा हूं। ये देखिए आप, अब मैं ये चाहता हूं अरे की हर वैल्यू में मुझे 2 का मल्टीप्लाई करना है, आई जस्ट वांट टू मल्टीप्लाई 2 बाय एवरी एलिमेंट ऑफ दिस अरे, या मुझे सम करना है, ओके। तो यहां पर हम क्या करेंगे, एक फंक्शन बनाते हैं, जो भी एक्टिविटी आपको इस अरे पे परफॉर्म करना, राइट। जैसे मैंने यहां पर क्या किया हुआ है, एक सम नाम का फंक्शन बना लिया, ठीक है। अब ये जो सम फंक्शन है, हमने इसको क्या बोला है, आपको मुझे अरे की हर एलिमेंट में 10 को सम करके रिटर्न करना है। मतलब मुझे आउटपुट क्या मिलना चाहिए, एक नया अरे जिसमें 15 हो, 20 हो, 30 हो, 40 हो, या चलिए इसको हम सम की बजाय मल्टी नाम दे देते हैं, ठीक है, और मल्टीप्लाई कर देता हूं मैं यहां पे $n को 5 से। लेकिन अब क्वेश्चन ये है कि सर ये आपने अलग फंक्शन बनाया है, ये अरे में कैसे मल्टीप्लिकेशन करेगा, ओके, बिल्कुल सही बात है। तो यहां पर हमारे पास एक फंक्शन है जो कि आपको नया अरे देगा। तो यहां पर हमने न्यू अरे ले लिया एंड देयर इज अ फंक्शन कॉल्ड अरे अंडरस्कोर मैप, अरे अंडरस्कोर मैप फंक्शन। विद दिस फंक्शन एक्चुअली वी परफॉर्म एनी एक्टिविटी टू एवरी एलिमेंट ऑफ दिस अरे, कि अगर आप कोई फंक्शन में कोई कोड लिख रहे हैं और आप ये चाहते हैं कि ये फंक्शन आपको हर एक एलिमेंट में 5 का मल्टीप्लाई करके वैल्यू रिटर्न करे, और वो जो वैल्यू रिटर्न होगी वो आपको किसमें असाइन होगी, न्यू अरे में। तो आपको क्या करना है, सबसे पहला पैरामीटर इसको आपको पास करना है द नेम ऑफ अरे, तो ये मैंने दे दिया मल्टी, और सेकंड आपको बताना है अरे का नाम, जो अरे आप पास कर रहे हैं। तो यहां पर मैंने अपना अरे बता दिया अरे1। तो नाउ व्हेन आई प्रिंट दिस न्यू अरे, अगर मैं इस नए अरे को प्रिंट करता हूं, लेट्स सी प्रिंट अंडरस्कोर आर, और ये मैंने न्यू अरे को अपना प्रिंट किया, दिस इज $न्यू अरे। सो यहां पर जो वैल्यू मुझे मिलेगी, आई विल गेट 5 मल्टीप्लाइड ऑफ एवरी एलिमेंट, 25, 50, 20 into 500, ओके, 150, समथिंग लाइक दिस। तो यदि मैं इस नए अरे को प्रिंट करता हूं, लेट्स सी, ये देखिए आप 25, और इसको पूरा प्रॉपर अगर आप देखेंगे तो आप देखिए 25, 50, 100, 150, 200, दिस इज व्हाट, दिस इज एक्चुअली द मल्टीप्लीकेशन ऑफ एवरी एलिमेंट, ओके। अब यहां पर आप देखिए, मैं आपको चलिए एक सिंपल सा असाइनमेंट देता हूं। मुझे ये चेक करना है कि बॉस मेरे अरे का हर एलिमेंट इवन है या ऑड है, मतलब मुझे आउटपुट मिलना चाहिए इवन ऑड, ऑड इवन, ऑड ऑड इवन, जो भी वैल्यू है। तो आपके लिए एक असाइनमेंट ये है कि आप एक फंक्शन बनाइए, वो मुझे ये चेक करके बताएं, वैल्यू रिटर्न करे कि मेरे अरे का एलिमेंट, पहला एलिमेंट इवन है या ऑड है। तो आउटपुट मुझे क्या मिलना चाहिए, जैसे फॉर एग्जांपल अगर ये एलिमेंट है, ठीक है, मान लीजिए मैंने यहां पर ये एलिमेंट ले लिए 3, ओके, और ये तीसरा एलिमेंट में ले लेता हूं सपोज 7, तो मुझे आउटपुट मिलना चाहिए ऑड इवन ऑड, दिस इज व्हाट द आउटपुट आई वांट। तो आई होप क्वेश्चन आपको समझ में आ गया है। तो जैसे मैंने मल्टी फंक्शन बनाया है, आपको एक फंक्शन बनाना है विच चेक वेदर द एलिमेंट्स आर इवन और ऑड, ठीक है। तो आई होप कॉन्सेप्ट क्लियर है। और फिर इसके बाद आप जो भी एक परफॉर्म करना चाहें, लाइक आप ये चाहते हैं कि अरे कि हर एलिमेंट का आपको फैक्टोरियल कैलकुलेट करना है, सो दैट यू विल गो फॉर दैट कि आप एक फैक्टोरियल फंक्शन बना लीजिए, ओके। तो ये अरे अंडरस्कोर मैप फंक्शन को हम क्यों यूज करते हैं, आई होप कॉन्सेप्ट क्लियर है, ठीक है। तो ये भी हमने देखा अरे अंडरस्कोर मैप का कॉन्सेप्ट। अब यहां पर आप देखिए द अनदर कॉन्सेप्ट इज दैट कि मान लीजिए मैं जो एक और अरे बनाना है
ठीक है, मैं चाहता हूं मुझे एक अरे बनाना है, लेकिन उस अरे में मुझे कुछ वैल्यूज चाहिए, कांस्टेंट वैल्यूज, राइट। मतलब 1 to 10 तक का मुझे एक अरे क्रिएट करना है, या 1 to 20 तक के एलिमेंट का मुझे एक अरे क्रिएट करना है, राइट। तो यहां पर हमारे पास एक फंक्शन होता है रेंज फंक्शन। ये रेंज फंक्शन आपसे 3 पैरामीटर मांगेगा, जिसमें तीसरा पैरामीटर अभी ऑप्शनल है। मान लीजिए मैंने लिख दिया 1,20, रेंज 1,20, ओके, और ये मैंने बना लिया अपना न्यू अरे। ठीक, तो यदि आप देखिए मैं इस नए अरे को अगर प्रिंट करता हूं, प्रिंट अंडरस्कोर आर, और यहां पर मैंने लिख दिया न्यू अरे, न्यू अरे। सो दिस अरे कंसिस्ट एन एलिमेंट फ्रॉम 1 to 20। इसमें जो एलिमेंट होंगे वो 1 to 20 एलिमेंट होंगे। आप देखिए मैं इसको रन करता हूं, और जब मैं इसको रन करूंगा तो आप देखिए मुझे आउटपुट क्या मिल रहा है, 1 2 3, ये इंडेक्स नंबर भी बता रहा है, दिस इज व्हाट एन इंडेक्स नंबर। आप चाहें तो इसको ऐसे भी प्रिंट कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि यू कैन सिंपली यूज फॉर i इक्वल्स टू 0, ठीक है, एंड देन i लेस देन और इक्वल टू लेस देन काउंट ऑफ डॉलर न्यू अरे, ठीक है, एंड देन दिस इज i प्लस प्लस, है ना। अभी अपन फॉर ईच लूप देखते हैं आगे, ओके। और यहां पर आप देखिए अगर मैंने लिखा इको एंड दिस इज व्हाट डॉलर न्यू अरे ऑफ i, ये मैंने एक एक करके एलिमेंट प्रिंट किया है, राइट। और फिर हमने लिख दिया इसके ठीक आगे दिस इज br, तो वी कैन ऑल्सो प्रिंट द अरे इन दिस वे। ये देखिए आप, तो ये लूप आपका चलेगा 0 से लेके टोटल काउंट तक, और आपको एलिमेंट प्रिंट करके देगा। ये देखिए आप 1 2 3 4 5 6 7 8, लेकिन जो एलिमेंट प्रिंट हो रहा है वो 1 to 10 हो रहा है, क्यों? क्योंकि आपने रेंज फंक्शन को यूज किया है। अब इस रेंज फंक्शन का जो तीसरा पैरामीटर है वो है आपको स्टेप कितनी लेना है, जैसे मैंने बोल दिया 2, तो अब आप देखिए मुझे आउटपुट क्या मिलेगा, 1 3 5 7 समथिंग लाइक दिस। ये देखिए आप, मैं रिफ्रेश करता हूं एंड आई विल गेट दिस अरे। तो दिस इज व्हाट अनदर वे टू क्रिएट एन अरे, कि वी हैव अ रेंज फंक्शन, ठीक है, और रेंज फंक्शन को यूज करके भी हम अरे को क्रिएट कर सकते हैं। तो आई होप ये सारे फंक्शन आपको समझ में आए हैं, मैप फंक्शन का क्या यूज है, ओके, इंटरसेक्ट फंक्शन हम क्यों यूज करें, इवन वी आल्सो अप्लाई द सेम फंक्शन विद द एसोसिएटिव अरे, जहां पर आप एसोसिएटिव की के अकॉर्डिंग डिफरेंट वैल्यू चाहते हैं, ठीक है। तो आपको मैंने बताया ना कि जब आप हम लोगों का जो प्लेसमेंट रेडी कोर्स है, एक बार आप उसको जब देखेंगे तो वहां पर आपको एसोसिएटिव अरे के कॉन्सेप्ट भी मिलेंगे, सेम फंक्शन एसोसिएटिव अरे पे किस तरीके से वर्क करते हैं, केस टाइप के क्वेश्चन इससे रिलेटेड इंटरव्यूज में पूछे गए हैं, ओके, दैट ऑल कंप्लीट पैकेज यू कैन गेट इट फ्रॉम दैट कोर्स, ओके। तो आई होप यहां पर अभी आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया है कि अरे पे हम कंपैरिजन के कौन कौन से फंक्शन अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। पीएचपी में हम किस तरीके से एक लॉगिन एप्लीकेशन को डिजाइन करेंगे, तो इसको मैं दो अलग अलग कॉन्सेप्ट से आपको बताने वाला हूं। एक तो हम देखेंगे कि हमारे पास दो अलग अलग पेजेस होंगे, फर्स्ट पेज मे बी एचटीएमएल और पीएचपी पेज, ओके, लेकिन सेकंड पेज जो होगा मेरा वो मेरा पीएचपी का पेज होगा। और सेकंड हम देखेंगे कि एक ही पीएचपी पेज में हम किस तरीके से इस पूरे कोड को लिख सकते हैं, मतलब देयर इज नो नीड टू क्रिएट टू डिफरेंट पेजेस, ओके। तो चलिए दोनों एप्लीकेशन को हम यहां पर एक बार बना के देखते हैं। तो यहां पर आप देखिए सबसे पहले स्टेप में हमें एक सिंपल सा लॉगिन पेज बनाना है। अगर आप इसको देखेंगे तो ये सिंपल एक HTML का फॉर्म मैंने यहां पर बनाया है, जिसमें हमने एक टेक्स्ट बॉक्स लिया है यूजर आईडी के लिए और एक टेक्स्ट बॉक्स हमने लिया है पासवर्ड के लिए, राइट। तो मैं पहले आपको इसका आउटपुट शो कर देता हूं, और ये हमारा PHP का पेज है, ओके। तो यहां पर आप देखिए अगर मैं इसको रन करता हूं तो दिस इज व्हाट द पेज, हमारा पेज है यूजर लॉगिन के नाम से। तो मैं अगर इसको रन करता हूं यूजर लॉगिन डॉट PHP, तो आप देखिए ये आउटपुट मुझे कुछ इस तरीके से मिल रहा है। अब मैं यहाँ पर ये चाहता हूं कि अगर मान लीजिए मैं यूजर आईडी देता हूं विवेक एंड पासवर्ड इज 1 2 3 4 5 एंड व्हेन आई क्लिक ऑन सबमिट बटन, तो मेरा एक नेक्स्ट पेज कॉल हो जो इस यूजर आईडी पासवर्ड को चेक करके मुझे ये बताएं कि ये सही है या गलत है। तो अभी हम सही यूजर आईडी किसको मानेंगे, विवेक एंड 1 2 3 4 5, ओके। इसके अलावा अगर मैं कुछ भी एंटर करता हूं तो मुझे आउटपुट में मैसेज मिलना चाहिए इनवैलिड यूजर आईडी और पासवर्ड, ओके। तो अब देखिए दो अलग अलग पेज के साथ और सिंगल पेज के साथ हम इसको किस तरीके से कम्युनिकेट करेंगे, और यहां पर हम बात करेंगे पीएचपी के कुछ ग्लोबल वेरिएबल्स के बारे में, ओके। तो यहां पर अब आप देखिए पहली स्टेप में हम क्या चाहते हैं कि जब मैं सबमिट बटन पे क्लिक करूं तो मेरा एक नेक्स्ट पेज कॉल हो और वो नेक्स्ट पेज इन दोनों टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यू को रीड करे, ओके। तो हम क्या चाहते हैं, फॉर्म में मेथड इक्वल टू पोस्ट पे, है ना, मेथड इक्वल टू, ठीक है। तो यहां पर आप देखिए हमने ये पढ़ा है कि बस PHP इज अ सर्वर साइड एप्लीकेशन, राइट। तो जब भी आपका कोई डेटा सबमिट बटन से क्लाइंट से सर्वर साइड पे जाता है तो इसकी दो मेथड होती है, या तो आपका डेटा गेट के थ्रू जाएगा
या पोस्ट के थ्रू जाएगा। तो गेट और पोस्ट में पहला डिफरेंस आप समझिए। स्टेप 1 देखिए, अगर मैं यहां पर लिखता हूं मेथड इक्वल टू गेट, ओके, अभी मैंने बाकी कुछ नहीं लिखा, मेथड इक्वल टू गेट, तो लेट्स सी अगर आप यहां पे फॉर्म में गेट मेथड से डेटा को सेंड करेंगे तो आप देखिए यहां पर क्या होगा, मैं इस पेज को, क्योंकि डिफॉल्ट मेथड गेट ही होती है, तो यहां पर आप देखिए अगर मैं इसको रन करता हूं और अगर मैंने अपना यूजर आईडी पासवर्ड दिया, ओके, तो ये आपके यूआरएल पे विजिबल है, देखो आप, दिस इज व्हाट द विजिबल इन यूआरएल, क्योंकि डेटा जो पोस्टिंग हो रही है वो गेट मेथड के थ्रू हो रही है। तो सबमिट बटन पे जब भी हम डेटा पोस्ट करते हैं तो हमारे पास चॉइस होती है गेट या पोस्ट। अब आप देखिए, यदि मान लीजिए मैं यहां पे गेट की जगह लिखता हूं पोस्ट और मैं इस पेज को दोबारा रिफ्रेश करता हूं, ओके, तो ये पुराना डेटा है, मैं इसको हटा देता हूं अभी, और आप देखिए अब यहां पर अगर मैं सेम पेज को रन करता हूं और अगर मैंने यूजर आईडी दिया सपोज अमित और पासवर्ड मैंने दिया, तो आप देखिए नाउ यू कैन नॉट गेट दिस पासवर्ड ऑन यूआरएल। तो ये गेट और पोस्ट में पहला डिफरेंस है। आई होप कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ रहा है, क्योंकि आप समझिए इसके आगे जो भी एप्लीकेशन हमारी बनेगी दैट इज अ वेब बेस्ड एप्लीकेशन, और पीएचपी को पढ़ ही इसीलिए रहे। अभी तक हमने पीएचपी में बहुत स्मॉल स्मॉल कॉन्सेप्ट देखे, लाइक पीएचपी में फंक्शंस कौन कौन से हैं, पीएचपी में अरे किस तरीके से यूज होता है, लेकिन अब बात होगी इंप्लीमेंटेशन की। तो यहां पर आप देखिए क्वेश्चन आता है सर पीएचपी में वेब एप्लीकेशन ही होगी, मैं आपको बता रहा हूं ये मैंने अभी एक सिंपल सा लॉगिन पेज आपको बताया है, लेकिन एक लॉगिन पेज के साथ आप पूरे कंप्लीट प्रोजेक्ट को डेवलप किस तरीके से करेंगे। ओके, तो यदि मान लीजिए मैं इस पेज पे अब ये चाहता हूं कि सर मुझे डेटा यूआरएल पे शो नहीं करना है, लेकिन मेरा नेक्स्ट पेज कॉल हो जो इस डेटा को रिसीव करे, राइट, तो यहां पर हम एक्शन पे उस पेज का नाम लिखते हैं। तो मान लीजिए यहां पर मैं एक पेज बनाता हूं जिसका नाम मैं रखने वाला हूं चेक लॉगिन, चेक लॉगिन डॉट पीएचपी, दिस इज नॉट द पेज वी हैव, चेक लॉगिन, ओके। तो इस चेक लॉगिन पेज को अगर मैं कॉल करता हूं तो मैं ये चाहता हूं कि ये पेज आपका यूजर आईडी पासवर्ड आपको चेक करके बताएं। तो ये मेरा सेकंड पेज है ना, अभी अपन सेकंड पेज की बात कर रहे हैं, तो हमने यहीं पर हमारा एक सेकंड पेज बनाया चेक लॉगिन डॉट पीएचपी के नाम से, और इसमें हम हमारा बेसिक स्ट्रक्चर को कॉपी कर लेते हैं। तो अब देखिए ये मेरा एक बेसिक स्ट्रक्चर है, ये मैंने चेक लॉगिन में कॉपी कर लिया। अब मुझे क्या करना है कि मुझे सबमिट बटन के क्लिक करने पर इस पेज में टीएक्सटी यूजर वो टीएक्सटी पास की वैल्यू को रिसीव करना है। तो मैंने अभी आपको बोला था कि जो इन्फॉर्मेशन हम सेंड करते हैं वो गेट और पोस्ट दोनों के थ्रू करते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए यदि मान लीजिए फर्स्ट टाइम पे मैंने लिखा गेट, तो इसका मतलब है आपका जो डेटा सेंड हो रहा है वो गेट मेथड के थ्रू सेंड हो रहा है। तो इसको आप यहां पे रिसीव कैसे करेंगे सेकंड पेज पे, तो यहां पर आप देखिए मैंने एक वेरिएबल लिया है यूजर के नाम से। तो यहां पर पीएचपी में हमारे पास कुछ ग्लोबल वेरिएबल है और उन्हीं में से एक ग्लोबल वेरिएबल का नाम है $_गेट, गेट और पोस्ट, राइट। इसमें आपको सिंगल कोड में बताना है उस टेक्स्ट बॉक्स का नाम जिसकी वैल्यू एक्चुअली आप रीड कर रहे हैं। तो मैंने बोला टीएक्सटी यूजर, तो ये आपने बता दिया टीएक्सटी यूजर की वैल्यू आपको रीड करना है। सेकंड मुझे वैल्यू रीड करना है पासवर्ड की, राइट, यहां पर हमने लिख दिया पास, ओके, और पास में हमने यहां पर बता दिया टेक्स्ट बॉक्स का नाम टीएक्सटी पास जिसकी वैल्यू आपको रीड करना है। अरे समझो बात को, हम कर क्या रहे हैं कि आपको अपनी इंफॉर्मेशन को नेक्स्ट पेज पे ले जाना है। अरे वहीं तो चेक लगाएंगे ना सही है कि गलत है। और सेकंड ऑप्शन में हम ये देखेंगे कि सेम कोड सेम पेज पे किस तरीके से लिख सकते हैं। तो पहले स्टेप में हम दो अलग अलग पेज की बात कर रहे हैं, सेकंड स्टेप में हम एक पेज की बात करेंगे। अरे दोनों तरीके से लॉजिक समझ लो यार, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो चलिए अब यहां पर अगर मैं पहली स्टेप में ये देखता हूं कि मेरी इंफॉर्मेशन यहां पे पहुंची या नहीं, तो मैं प्रिंट करता हूं यूजर को भी और मैं प्रिंट करता हूं पास को भी। मतलब मुझे केवल ये चेक करना है कि मेरा डेटा जो है वो नेक्स्ट पेज तक पहुंच गया है या नहीं, और मेरा नेक्स्ट पेज कॉल हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो अब देखिए मैं लॉगिन पे चेक लॉगिन पेज को कॉल करते हैं, ओके, तो मैं इसको रिफ्रेश करता हूं और यहां पर अब देखिए अगर मैंने यूजर आईडी दिया विवेक और पासवर्ड में दे देता हूं 1 2 3 4 5 एंड व्हेन आई क्लिक ऑन सबमिट, तो अब देखिए नेक्स्ट पेज पे मेरा यूजर आईडी पासवर्ड मुझे मिल रहा है और वो गेट मेथड के थ्रू मिल रहा है, इसीलिए यूआरएल पे डेटा भी शो हो रहा है, ये देखिए आप। लेकिन यदि आप चाहते हैं कि सर डेटा तो जाए लेकिन यूआरएल पे विजिबल ना हो, तो फिर मेरे पास चॉइस क्या है, पोस्ट। लेकिन अगर आप पोस्ट के थ्रू कोई भी इंफॉर्मेशन सेंड करते हैं तो फिर उसको रिसीव करने के लिए हमें यहाँ पर जो ग्लोबल वेरिएबल यूज करना है वो है पोस्ट वेरिएबल, ठीक है। तो अब मैं यहां पर क्या लिखूंगा, $_पोस्ट। तो अब यदि आप इस इंफॉर्मेशन को देखेंगे तो आप देखिए मैं दोबारा अपने चेक लॉगिन पेज को रन करता हूं, ठीक है, और इस चेक लॉगिन पेज पे एक मिनट, नॉट द चेक लॉगिन, एक्चुअली हमारा पेज जो है यूजर लॉगिन। तो ये यूजर लॉगिन पे अब मैंने यूजर आईडी दिया मान लो अनुराग, ठीक है, और पासवर्ड आप देखिए हमने लिखा अनुराग और पासवर्ड में देता हूं, तो अभी आपको नहीं पता लेकिन यूआरएल पे भी ये शो नहीं होगा, देखिए आप। लेकिन ये तो चूंकि मैंने प्रिंट करा है इसलिए उसने पासवर्ड बता दिया पुणे, ओके, लेकिन डेटा यूआरएल पे विजिबल नहीं हो रहा है, ओके। तो ये तो मुझे समझ में आ गया कि मेरा डेटा
सेकंड पेज तक पहुंच रहा है, लेकिन अब मुझे ये चेक करना है कि ये सही है या गलत है। तो यहां पर हम क्या करेंगे, आपको याद है मैंने आपको स्ट्रिंग से रिलेटेड कुछ फंक्शंस बताए थे, लाइक str cmp फंक्शन, str केस cmp फंक्शन। तो यहां पर आप देखिए, अगर मैं ये चाहता हूं कि मेरे को कंपैरिजन केस सेंसिटिव रखना है, ठीक है, तो यहां पर हम मतलब यूजर आईडी तो अपर लोअर कैसा भी हो सकता है, तो यहां पर मैं फंक्शन यूज करता हूं str cmp, और इस str cmp फंक्शन को हमने दे दिया यूजर, और ये चेक करने के लिए बोला कि ये देखो क्या यूजर की वैल्यू विवेक है, और ये अपर लोअर हो सकता है, राइट, लेकिन इक्वल टू जीरो। आपको याद है मैंने आपको बताया था कि कंपैरिजन फंक्शन अगर वैल्यू कंपेयर करेंगे तो जीरो रिटर्न करेंगे, तो ये मेरी पहली कंडीशन। एंड सेकंड मुझे क्या चेक करना है, str केस cmp। अब ये केस cmp में हमें वैल्यू चेक करना है किसकी, पासवर्ड की। तो पासवर्ड क्या होना चाहिए, पासवर्ड इज सपोज इंदौर। अगर मेरा यूजर आईडी पासवर्ड ये है, तो मैंने बोल दिया इको यू आर वैलिड यूजर, ठीक है, यू आर वैलिड यूजर। और आप देखिए, जब हमें यहां पे HTML का कुछ कोड लिखना है, तो मैं लिख सकता हूं फॉन्ट कलर इक्वल टू ग्रीन, ठीक है, और साइज इक्वल टू सपोज 5। तो यदि अब मैं इसका आउटपुट देखूंगा, तो मुझे आउटपुट में वैलिड या इनवैलिड मिलेगा। तो आप देखिए, इसी के एल्स में हमने क्या लिख दिया कि यू आर इनवैलिड यूजर, यू आर इनवैलिड यूजर, राइट। तो अब यदि आप देखेंगे, तो आप देखिए एक पेज पे हमने लॉगिन का कोड लिखा है, जो कि हमारा लॉगिन पेज है, और ये जो पहला पेज है ना, ये आप HTML भी ले सकते हैं, इट इज नॉट नेसेसरी कि वो PHP हो। मैंने PHP इसलिए लिया क्योंकि अभी सेकंड स्टेप में मैं इसी पेज पे चेक लॉगिन वाला कोड लगाने वाला हूं। ओके, तो यहां पर आप देखिए, अब सबमिट बटन के बाद आपका नेक्स्ट पेज कॉल हुआ, और नेक्स्ट पेज पे हमने ये वैल्यू को रिट्राइव किया और चेक किया कि विवेक इंदौर है या नहीं है, राइट। तो चलिए एक बार इसको रन करके हम देखते हैं। तो अब मैं अगर इस चेक लॉगिन की जगह हम पेज कॉल करते हैं हमारा यूजर लॉगिन, तो आप देखिए मैंने यूजर लॉगिन को कॉल किया, और अगर मैं यूजर आईडी गलत देता हूं, तो आउटपुट में यू आर इनवैलिड यूजर आ रहा है, लेकिन कलर ग्रीन ही आ रहा है। मैं इसको चेंज करके रेड कर देता हूं, वो इसलिए ताकि आपको दोनों आउटपुट डिफरेंट कलर में मिले। तो आप देखिए, अगर मान लीजिए मैं विवेक देता हूं पासवर्ड 12345, तो दिस इज वैलिड, यू आर अ वैलिड यूजर। लेकिन अगर मैं यहां पर पासवर्ड गलत देता हूं, ओके, मेरे को फिर से उसको रिफ्रेश करना पड़ेगा एक्चुअली, यूजर लॉगिन, और आप देखिए अगर मैंने गलत दिया, यू आर इनवैलिड यूजर, यू विल गेट द मैसेज। तो ये है हमारा लॉगिन चेक करने का तरीका। लेकिन अभी हमने क्या किया, दो अलग अलग पेज पे लॉगिन चेक किया है, कि पहले पेज पे हमने क्या किया हुआ है, पहले पेज पे हमने डिजाइनिंग की है, सेकंड पेज पे हम लॉगिन चेक कर रहे हैं। लेकिन क्वेश्चन है सर, अगर ये सेम कोड बजाय सेकंड पेज पे लिखने के, अगर मैं सेम पेज पे ही यहाँ PHP में लिख देता हूं, तो हम देखिए बिल्कुल लिख सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। लेकिन फिर अब आप बोलोगे सर, अब मुझे इसी बटन पे क्लिक करने पर सेम पेज को कॉल करना है, बिल्कुल करना है। तो या तो आप यहाँ पे एक्शन पे कुछ भी मत लिखिए, बाय डिफॉल्ट वो करंट पेज को ही एग्जीक्यूट करेगा, या फिर आप चाहेंगे तो हम लिख भी देते हैं लॉगिन यूजर लॉगिन डॉट PHP। लेकिन अब देखिए इसमें एक प्रॉब्लम क्या आएगी, ये सेम कोड आपका दो बार चलेगा। पहली बार जब आप इस पेज की रिक्वेस्ट देंगे, और ये वाला कोड भी आपका सेम टाइम चलेगा, क्योंकि पहली रिक्वेस्ट पे वो बाकायदा आपसे यूजर आईडी और पासवर्ड की वैल्यू मांगेगा। तो क्वेश्चन ये है, अभी तो कोई वैल्यू है ही नहीं ना। मतलब आप पिछले एग्जांपल में हम क्या कर रहे थे, सबमिट बटन के बाद नेक्स्ट पेज को कॉल कर रहे थे, और यहां पर आप सेम पेज पे आपने कोड लिख दिया। लेकिन मैं क्या चाहता हूं कि ये वाला कोड मेरा सबमिट बटन के बाद चले, क्योंकि ये कोड आपने लिखा है लॉगिन चेक करने के लिए, तो वो तो तभी होगा ना जब आप सबमिट बटन पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। लेकिन देखिए आप, अगर मैं कंडीशन नहीं लगाता हूं, और अगर इस पेज को मैं रन करता हूं, जो कि मेरा यूजर लॉगिन पेज है, क्योंकि अब हम एंड लेट्स सी, ये वार्निंग दिख रही है आपको, और मैसेज आ रहा है यूर इनवैलिड यूजर, वो इसलिए क्योंकि कारण आप समझो कि ये कोड आपको रन करना है सबमिट बटन के बाद। तो यहां पर जब किसी कोड को हमें सबमिट बटन के बाद रन करना होता है, तो यहां पर PHP में हमारे पास एक फंक्शन होता है इस सेट। यूजिंग दिस इस सेट, मैं इसका सिंटेक्स आपको बताता हूं। यूजिंग दिस इस सेट, हम यहां पे इस कोड को कुछ इस तरीके से लिखते हैं, लेट्स सी, ये देखिए आप। तो अब ये पूरा कोड अगर मैंने ये लिख दिया, तो यहां पर मैंने क्या लिखा, इस सेट $पोस्ट सबमिट बटन। तो यहां पर मुझे अपने बटन का ये नाम रखना पड़ेगा, ठीक है। तो यहां पर आपने क्या लिख दिया, वैल्यू, मतलब आपने ये बता दिया कि अगर वैल्यू ये है ना, मतलब ये मैंने इसका नाम रख दिया सबमिट BTN। तो ये कहने का मतलब है कि अब ये इस सेट फंक्शन चेक करेगा कि अगर सबमिट बटन के बाद जो बटन की वैल्यू है, अगर वो सबमिट BTN है, तो फिर ये कोड एग्जीक्यूट हो, मतलब ये कोड एग्जीक्यूट होगा सबमिट बटन के बाद। तो लेट्स सी, अब देखो आप, अब आपको कोई वार्निंग नहीं मिलेगी। देखिए आप, मैं अगर इसको रन करता हूं फिर से, मैंने यहाँ पर दिया यूजर लॉगिन, एंड लेट्स सी, देयर इज नो वार्निंग। लेकिन अगर यूजर आईडी पासवर्ड सही है,
तो अब आपको सेम पेज पे, जस्ट अ मोमेंट, ओके, यहां पर एक्चुअली हमें सबमिट बटन के नेम को चेंज करना है, नॉट द वैल्यू, मतलब नेम वही रखना है जो हम यहाँ यूज कर रहे हैं। तो आप देखिए नेम अगर मैंने लिखा है सबमिट BTN, तो अब ये कोड सबमिट बटन के बाद एग्जीक्यूशन परफॉर्म करेगा। लेट्स सी अगर मैं इसको दोबारा रन करता हूं, इफ यूजर आईडी पासवर्ड इज इनवैलिड, ओके, लेकिन अगर मैंने यूजर आईडी और पासवर्ड सही दिया है, सो आई विल गेट द रिजल्ट वैलिड यूजर। एक मिनट, हमारा यूजर आईडी शायद विवेक और इंदौर है, तो यहां पर मैंने लिख दिया विवेक इंदौर। अब यहां पर भी अगर आप ये चाहते हैं कि सर अगर मान लीजिए मेरा यूजर आईडी पासवर्ड सही है, तो मुझे नेक्स्ट पेज पे रिडायरेक्ट करना है, आई वांट टू गो टू द नेक्स्ट पेज, राइट। तो यहां पर नो डाउट मैं आगे अभी आपको एक्सप्लेन करूंगा, डोंट वरी, लेकिन यहां पर हमारे पास एक ऑप्शन है हेडर फंक्शन, राइट। तो विद द यूज ऑफ दिस हेडर फंक्शन इन PHP, जैसे आपने बोला अगर वैलिड है तब तो आगे बढ़े, इनवैलिड है तो मैसेज आए इनवैलिड यूजर आईडी और पासवर्ड। तो यहां पर आप क्या चाहते हैं, इसको मैंने कमेंट किया और यहां पर मैंने एक कोड लिखा है लोकेशन, और यहां पर मैं किसी और पेज का नाम लिख देता हूं। लेट्स से सपोज करिए मैं यहां पर बोल देता हूं आपसे, हमारे पास मल्टीपल पेजेस हैं, लाइक सपोज यार कोई भी अरे वाला पेज ले लेते हैं, ठीक है, या कोई सा भी एक पेज, कंडीशनल फंक्शन में हमने क्या किया, ओके चलिए ये फंक्शन वाला पेज पे हम चले जाते हैं, function.php की यदि मेरा यूजर आईडी पासवर्ड सही है तो मुझे रिडायरेक्ट करना है फंक्शन पेज पे, ओके। तो यहां पर हमने क्या लिखा, हेडर लोकेशन एंड नेम ऑफ द पेज, तो मैंने बोल दिया function.php जो कि मेरा अगला पेज है, और अगर गलत है तो इनवैलिड यूजर, ओके। तो अब देखिए अब क्या होगा, यदि मान लीजिए मैं यूजर लॉगिन पेज को रन करता हूं, ओके, आई विल जस्ट चेक रिफ्रेश इट, और अगर मान लीजिए मैंने गलत दिया यूजर आईडी पासवर्ड, तब तो ये मैसेज आ रहा है, लेकिन अगर यूजर आईडी पासवर्ड सही है, सो रिडायरेक्ट टू द नेक्स्ट पेज, ये मेरा नेक्स्ट पेज ओपन हो गया। सो दिस इज हाउ वी कैन एक्चुअली मेक द लॉगिन एप्लीकेशन, कि PHP में लॉगिन एप्लीकेशन हम किस तरीके से बना सकते हैं। और आप देखिए अभी ये पूरी तरह से स्टैटिक लॉगिन है, अभी हम इसको डेटाबेस से कनेक्ट करेंगे, डेटाबेस से कनेक्ट करके ये देखेंगे कि किस तरीके से हम डेटाबेस की एक्टिविटी परफॉर्म कर सकते हैं, ओके। तो आई होप कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है। तो एक बार फटाफट इसको डिजाइन कर लीजिए, और फिर आपके पास एक असाइनमेंट है कि आप मुझे एक फॉर्म बना के देंगे स्टूडेंट इंफॉर्मेशन के लिए, कि जहां पर आपको स्टूडेंट का आईडी लेना है, नेम लेना है, कोर्स लेना है, ओके, मोबाइल नंबर लेना है, ईमेल आईडी लेना है, और ये सारी इंफॉर्मेशन सबमिट बटन के बाद आपको प्रिंट करनी है, ओके। तो चलिए फटाफट एप्लीकेशन बना के बताइए मुझे, कमेंट जरूर करिएगा। Why we should go with this cookie? कुकी क्या होती है और क्यों हम इसको वेब डेवलपमेंट में यूज करते हैं? एंड बिलीव मी नॉट इन PHP इवन, अगर आप JSP या सर्वलेट को लेके भी कोई कोड लिखते हैं जावा में, तो भी हम कुकी कॉन्सेप्ट को यूज करते हैं। इवन द डिफरेंट टेक्नोलॉजीज कैन यूज कुकीज टू मैनेज द स्टेट ऑफ द डेटा। अब ये मैनेज द स्टेट ऑफ द डेटा पे थोड़ा सा फोकस करना कि डेटा की स्टेट मतलब क्या होती है। तो आप देखिए मैंने आपको पहले भी कई बार ये बात बोली है कि जब भी हम किसी एक पेज के डेटा को सेकेंड पेज पे ले जाते हैं, ओके, तो ये काम हम सबमिट बटन पे करते हैं कि सबमिट बटन से मैं एक पेज के डेटा को नेक्स्ट पेज तक लेके चला गया, राइट। लेकिन अगर मान लीजिए मुझे उसी डेटा को उसके आगे भी रिक्वायरमेंट है, कि मैं चाहता हूं कि मेरा जो पेज है, मतलब मेरा जो डेटा है, जो पहले पेज का डेटा है, उसको मैं सेकंड पेज पे ले जाऊं, सेकंड से थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, तो यहां प्रॉब्लम यह है कि आपका डेटा जो ट्रैवल होता है वो HTTP प्रोटोकॉल के थ्रू होता है, और ये जो HTTP प्रोटोकॉल होते हैं ये स्टेटलेस प्रोटोकॉल होते हैं। स्टेटलेस का मतलब है इनकी जो स्टेट है वो केवल एक पेज तक मैनेज होती है, कि यहां से आप डेटा अगले पेज तक ले जा सकते हैं, लेकिन उसके आगे अगर आपको डेटा की स्टेट को मैनेज करना है तो यहां पर हम बात करते हैं, एक्चुअली PHP में दो तरीके हैं, यूजिंग कुकी या यूजिंग सेशन। तो कुकी इज वन ऑफ द वे टू मैनेज द स्टेट ऑफ द डेटा थ्रू आउट द पेज, कि यदि आपको अपने पेज पे किसी डेटा की स्टेट को कंटिन्यूसली मैनेज करना है तो यहां पर हम कुकी कॉन्सेप्ट को यूज करते हैं। तो आप देखिए मैं आपको प्रैक्टिकली बताता हूं, बेटर होगा, ओके। तो यहां पर आप देखिए मैंने एक सिंपल सा लॉगिन पेज बनाया है ना, जस्ट फॉर सेव द टाइम। इसमें कुछ भी नहीं है, एक टेक्स्ट बॉक्स है और एक सबमिट का बटन है, और इसके अलावा पासवर्ड वाला टेक्स्ट बॉक्स है। तो एक बार रन करके मैं आपको बता देता हूं, ये मेरा एक टेस्ट लॉगिन पेज है। क्या होता है जब हम कोड रन करके देख लेते हैं ना, तो समझ में आ जाता है कि अच्छा ठीक है यार, कोई मेजर ऐसा कोड नहीं लिखा जो हमारी समझ में ना आए। तो आप देखिए टेस्ट लॉगिन डॉट PHP है ना, मैं इसको रन करता हूं एंड दिस इज व्हाट द, अब इसमें कुछ ऐसा कोड लग रहा है आपको जो आप नहीं बना सकते। सिंपल से दो टेक्स्ट बॉक्सेस हैं, एक आईडी के लिए, एक पासवर्ड के लिए, दो बटन है। लेकिन अब मेजर टास्क ये है कि जब मैं इस सबमिट बटन पे, यहां पर मान लीजिए मैंने यूजर आईडी पासवर्ड दिया और मैं ये चाहता हूं व्हेन आई क्लिक ऑन दिस सबमिट बटन, तो ये डेटा मुझे नेक्स्ट पेज तक ले जाना है।
तो यहां भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि नेक्स्ट पेज तक तो मेरे लिए डेटा की अवेलेबिलिटी होगी। वो मैं गेट के थ्रू ले जा सकता हूं, पोस्ट के थ्रू, और कई बार लेके गए यार पहले भी, है ना, इसमें कुछ भी नया नहीं है। असली कॉन्सेप्ट शुरू होगा उसके बाद, तो पहले अगले पेज तक तो ले जाते हैं चलिए डेटा। तो यहां पर मैंने एक नया पेज बनाया, इसका नाम दिया मैंने पेज 1, page1.php। ठीक है, ये मैंने एक पेज बना लिया page1.php के नाम से। ओके, अब मैं चाहता हूं कि यार इसमें पहले बेसिक स्ट्रक्चर मिल जाए मुझे। तो ये देखिए आप, ये मेरा बेसिक स्ट्रक्चर है जो ऑलरेडी मैंने लिखा हुआ है। अब देखिए आप, अब ये टेस्ट लॉगिन के सबमिट बटन के क्लिक करने पर मैं चाहता हूं मेरा पेज 1 कॉल हो, तो मैंने एक्शन में लिख दिया यहाँ पे सिंगल कोड में पेज 1, या डायरेक्टली भी लिख सकते हैं page1.php। तो अब आपका पेज 1 जब कॉल होगा तो हम ये चाहते हैं कि इन दोनों टेक्स्ट बॉक्सेस की वैल्यू मुझे यहां पर रिट्राइव होके मिल जाए। तो बड़ा सिंपल सा तरीका है, इसके लिए मुझे क्या करना है, यहां पे सिंपल 2 वेरिएबल लेना है, यूजर, और इसमें मुझे वैल्यू चाहिए, तो मैं सिंपली क्या लिख दूंगा, $_ पोस्ट, और यहां पर आपने अपने टेक्स्ट बॉक्स का नाम लिख दिया txt। आई थिंक यूजर नाम रखा है हमने, शायद देख लेते हैं एक बार, यस txt यूजर, है ना, ये मैंने यहां लिख दिया। तो ये वैल्यू मुझे यहां तो मिल गई, मतलब पहले पेज तक तो मेरा यूजर आईडी भी आ गया और पासवर्ड भी आ गया। तो मैंने यहां पर लिख दिया $पोस्ट, और यहां मैंने txt यूजर की जगह लिख दिया जो भी हमारे नेक्स्ट नाम है txt पास, दैट्स इट। तो चलो यहां तक तो डेटा लेके आ गए, आ गया कि नहीं कंफर्म कर लें। चलो एक बार प्रिंट करके देख लेते हैं। यहां मैंने लिख दिया यूजर नेम, ओके, और प्रिंट कर दी हमने यूजर की वैल्यू $यूजर, ओके, और फिर हमने नेक्स्ट लाइन पे प्रिंट कर दिया पासवर्ड। तो ये मैंने लिख दिया पासवर्ड, और यहां पर BR टैग लगा देते हैं, और ये मैंने प्रिंट कर दी पास की वैल्यू। तो मेरा यूजर आईडी और पासवर्ड नेक्स्ट पेज तक मिल जाएगा, ये कंफर्म है यार, ये तो मिलेगा। अगर कोई सिंटेक्स एरर नहीं होगी, और होगी तो फिर रिजॉल्व कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो चलिए इस पेज को एक बार रन करके हम देख लेते हैं। मैं इसको रिफ्रेश करता हूं, और यहां पर मैंने विवेक दिया, पासवर्ड मैंने 1 2 3 4 5 जो भी दिया, ये देखिए आप, मेरा डेटा नेक्स्ट पेज तक तो आ गया। अब इसके आगे मुझे लेके जाना है कि जब मैं यहां पर बटन पे क्लिक करूं तो यही डेटा मेरा नेक्स्ट पेज पे जाए। तो पिछले पेज से आप इसको इसलिए लेके आ पाए $पोस्ट से, क्योंकि यहां पर आपने टेक्स्ट बॉक्सेस के नाम दिए हुए। तो यहां आप फिर से डेटा टेक्स्ट बॉक्स में नहीं होगा ना, ऐसा थोड़ी करेंगे हम कि हर पेज पे जाने के लिए फिर से यूजर आईडी पासवर्ड देंगे। हम चाहते हैं इस डेटा की स्टेट कंटिन्यूअसली मैनेज करें। तो यहां पर इस स्टेट को मैनेज करने के लिए हम कुकी को यूज करते हैं। तो पहली स्टेप में आप ये समझिए कुकी है क्या। एक्चुअली कुकी हमारी ब्राउजर की मेमोरी होती है। कुकी इज अ ब्राउजर मेमोरी, राइट। और एक बार अगर आपका डेटा उस ब्राउजर मेमोरी में ऐड हो गया, सो दैट इट विल अवेलेबल फॉर द नेक्स्ट पेजेस, वो आपके लिए नेक्स्ट पेजेस पर अवेलेबल रहेगा, राइट। पर इसके लिए मुझे एक्चुअली कुकी को सेट करना होता है। तो यहां पर कुकी को जब हम सेट करते हैं तो हमें कुकी के नाम और कुकी की वैल्यू बतानी होती है। तो यहां पर आप देखिए मैंने क्या किया, सिंपल एक वेरिएबल ले लिया सीके नेम के नाम से, और ये मैंने कुकी का नाम रख दिया। जैसे मैं यूजर के लिए ले रहा हूं तो मैंने कुकी का नाम रख दिया यूजर, मैं डायरेक्टली भी लिख सकता हूं, कोई परेशानी नहीं है। और फिर कुकी की वैल्यू बतानी है, तो मैंने सीके वैल्यू नाम से एक वेरिएबल ले लिया, और इस वैल्यू में आपने असाइन कर दी $यूजर की वैल्यू। तो ये मैंने लिख दिया यूजर नेम, जो कि कुकी का नाम होगा। ओके, अब देखो आप, मैं आपको दोनों ऑप्शन बता देता हूं। लेट्स सी, अगर मैं यहां पर अब कुकी को सेट करना चाहता हूं तो हमने फंक्शन यूज किया सेट कुकीज के नाम से। तो ये सेट कुकी फंक्शन आपसे मल्टीपल पैरामीटर मांगेगा, लेकिन इसमें हमें कंपलसरी 2 पैरामीटर देने हैं, हालांकि तीसरा टाइम है, चौथा आपको कुकी को कितने पेजेस तक मेंटेन करना है। ओके, तो पहली स्टेप में हमने ये बता दिया कि कुकी का नाम क्या होगा। तो मैंने लिख दिया $CK नेम, ये मेरे कुकी का नाम बता दिया। कुकी की वैल्यू क्या है, तो ये आपने बता दिया CK वैल्यू, तो ये आपकी कुकी की वैल्यू हो गई। और ये काम आप डायरेक्टली ऐसे भी कर सकते थे, ये जो यूजर नेम है इसको डायरेक्टली यहां लिख दीजिए, तो यूजर नेम इज द कुकी नेम, और ये वैल्यू जो है ये आपकी कुकी की वैल्यू हो गई। तो ये आपने सेट कर दिया अपना डेटा ब्राउजर की मेमोरी में यूजिंग सेट कुकी मेथड। लेकिन ये तो अभी केवल सेट हुआ यूजर नेम, अभी पासवर्ड भी सेट करना है। तो पासवर्ड को भी आप कैसे सेट कर सकते हैं, $CK पास, मतलब मैं इसका नाम रख देता हूं CK पास, और इसका नाम आपने रख दिया पासवर्ड, ठीक है। और इसकी जो वैल्यू होगी, है ना, मतलब CK पास की वैल्यू, तो CK नेम और CK पास वैल्यू, ठीक है। ये मेरे पास जो वैल्यू होगी वो होगी $पास की वैल्यू। और यहां पर फिर मैंने क्या लिखा, सेट कुकी, और इस सेट कुकी को आपने फिर से बता दिया कुकी का नाम, तो वो है CK पास के पास, और कुकी की वैल्यू तो वो है मेरे पास CK पास वैल्यू नाम के वेरिएबल में।
अरे मैं आपको फिर बोल रहा हूं, आप डायरेक्टली ये नाम यहां लिख सकते हैं, यू कैन राइट डाउन हियर पासवर्ड और वैल्यू, जो भी आपकी वैल्यू है डॉलर पास, ये आप यहां दे सकते हैं। अब इसका जो तीसरा पैरामीटर है वो है टाइम, जो कि अभी मैं नहीं दे रहा हूं, देखते हैं अभी अपन इसको बिना टाइम के, क्योंकि पैरामीटर देना ऑप्शनल है। ओके, तो यदि मान लीजिए टाइम आपने दिया तो दैट इंडिकेट कि आपका ये कुकी में डेटा कब तक रहेगा। जैसे आपने बोल दिया करंट से लेके अगले 36 सेकंड तक या डेटा मुझे रखना है, वॉट जितने भी देर के लिए आपको डेटा रखना है, यू कैन प्रोवाइड द टाइम इवन। ओके, तो फिलहाल मैंने यहां पर क्या किया, डेटा लिया और कुकी में सेट कर दिया। अब मैं चाहता हूं कि यहां से मैं नेक्स्ट पेज पे जाऊं, तो यहां से नेक्स्ट पेज पे जाने के लिए हमने क्या किया, यहां पे सिंपल फॉर्म टैग लिया। ठीक है, मैंने यहां पर मतलब इसी के ठीक नीचे मैंने यहां पे फॉर्म टैग लिया, फॉर्म मेथड इक्वल टू पोस्ट, और एक्शन पे भी अपन देखते हैं। तो एक्शन पे मैं अगले पेज का नाम अभी लिखूंगा, यहां पर मैंने लिख दिया स्लैश फॉर्म। ठीक है, और यहां पर मैंने एक सिंपल बटन ले लिया, इनपुट टाइप इक्वल टू सबमिट, वैल्यू इक्वल टू सबमिट, ताकि मैं इसके क्लिक करने पर अगले पेज पे चले जाऊं। कौन से पेज पे, पेज 2.php। तो अब मैं ये चाहता हूं कि जब मैं पेज 2 पे जाऊं तो मुझे ये वैल्यू वहां भी मिलनी चाहिए, द सेम वैल्यू आई वांट इन द पेज 2 ऑल्सो। तो आप देखिए, पहले सीक्वेंस हम समझ लें, फिर अपन आगे चलते हैं। तो चलिए, और ये फॉर्म टैग हमने क्लोज कर दिया है, बिल्कुल कर दिया है। तो देखिए आप, मैं रन करूंगा लॉगिन पेज को। ओके, तो दिस इज व्हाट माय लॉगिन पेज। तो यहां पर हमने लोकल होस्ट PHP कोर्स में जाके रन किया टेस्ट login.php, और यहां पर मैंने यूजर आईडी दिया विवेक, पासवर्ड दिया 123456, सबमिट। देखिए डेटा यहां तक तो आ गया और ये कुकी में ऐड भी हुआ है। लेकिन अब मैं जब सबमिट बटन पे क्लिक करूं तो नो डाउट अभी एरर आएगी, क्योंकि अगला पेज अभी हमने बनाया नहीं है। ओके, तो मैं चाहता हूं ये डेटा मेरे अगले पेज तक भी पहुंचे। ओके, तो अब इस डेटा को नेक्स्ट पेज तक पहुंचाने के लिए हमने यहां पर क्या किया, हमारा अगला पेज बनाया। अगला पेज मतलब पेज 1 पे, पेज 2.php। अब पेज 2 पे मुझे क्या करना है, कुकी से वैल्यू निकालनी है ना, फैच करनी है। तो ये पेज 2.php हमने अगला पेज बनाया, और इस पे भी यार थोड़ा सा पहले बेसिक स्ट्रक्चर कॉपी कर लेते हैं। तो ये मैंने पेज 2 पे स्ट्रक्चर लिया, लेकिन अब इस पेज 2 पर मुझे कुकी की वैल्यू चाहिए। तो यहां पर आप देखिए, मैं चाहता हूं जो कुकी की वैल्यू है, दो वैल्यू है मेरे पास, यूजर नेम और पासवर्ड। तो यहां पर मैंने फिर से एक यूजर नाम का वेरिएबल लिया। अब इसमें मुझे कुकी से वैल्यू फैच करनी है। तो यहां पर नाउ वी हैव अ ग्लोबल वेरिएबल कॉल $_कुकी, और यहां पर आपको देना है कुकी का नाम जो आपने पिछले पेज पे रखा था। तो क्या था हमारा कुकी का नाम, यूजर नेम। तो ये यूजर नेम मैंने यहां पर पास कर दिया। तो नाउ आई विल गेट द कुकी वैल्यू जो कि यूजर का नाम होगी। सिमिलरली मुझे क्या लेना है, पासवर्ड। तो यहां पर मैंने फिर से लिखा $कुकी, और यहां पर आपको फिर बताना है जो पिछले पेज में आपने कुकी के पासवर्ड वाला नाम रखा था। तो क्या रखा था हमने, ये पासवर्ड। तो ये पासवर्ड आपने दे दिया यहां पे। ओके, तो अब यहां पर आपको क्या ये वैल्यू मिली है, तो चलो यार एक बार प्रिंट करके देख लेते हैं। तो यहां मैं फिर से लिखता हूं यूजर नेम इन, है ना, ये आप देख लें कि यूजर नेम इन सेकेंड पेज। ओके, और इसको हम प्रिंट कर देते हैं यहां पे $यूजर के नाम से, और मैंने यहां लिख दिया पासवर्ड इन सेकेंड पेज। मैं सेकेंड पेज इसलिए लिख रहा हूं ताकि आपको यह समझ में आ जाए कि हम नेक्स्ट पेज पे आ चुके हैं। ठीक है, BR, और यहां पर हमने प्रिंट कर दी किसकी वैल्यू, पास की वैल्यू। ओके, और आप चाहें तो इससे आगे भी जा सकते हैं क्योंकि डेटा कुकी में ऐड हो चुका है। तो देखिए क्या किया हमने, पहला पेज हमारा लॉगिन पेज से डेटा यूजर से लिया, इसको हम सबमिट बटन के क्लिक करने पर पेज 1 में लेके आए। पेज 1 में हमने रिट्राइव किया, प्रिंट करके देख लिया, और एट ए टाइम मैंने इसको कुकी में ऐड कर दिया, सेट कर दिया, कुकी का नाम कुकी की वैल्यू के साथ। राइट, अब मैं जब सबमिट बटन पे क्लिक करूंगा तो पेज 2 कॉल होगा, और इस पेज 2 पे हमने बोला है जो यूजर नेम नाम की कुकी है उसकी वैल्यू बताओ, जो पासवर्ड नाम की कुकी है उसकी वैल्यू बताओ। ओके, तो चलिए यार रन करके देख लेते हैं। तो इसको मैं रिफ्रेश करता हूं पेज को, और आप देखिए यहां पर मैंने नाम दिया मान लो राहुल, पासवर्ड आपने दे दिया 45678, सबमिट। यहां तक तो डेटा आ गया, सबमिट। ये देखिए डेटा यहां भी आ गया आपका। सो दिस इज व्हाट द इंपॉर्टेंट ऑफ कुकीज, कि कुकीज क्यों इंपॉर्टेंट है, राइट, कि डेटा की स्टेट। अब इससे आगे भी अगर आपको डेटा ले जाना है बिल्कुल आप लेके जाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि डेटा आपका ब्राउजर मेमोरी में ऐड हो चुका है। गॉट माय पॉइंट। तो दिस इज व्हाट द कुकी कॉन्सेप्ट। तो आई होप इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है यार।
अगर डाउट है तो कमेंट करके बता दो, और अगर समझ में आ गया है तो थंब दिखा के बता दो, लेकिन बताना जरूर है। ओके, प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन एक बार करके देख लीजिए। कोड आपके सामने है, 3 पेजेस आपको बनाने हैं। पहला लॉगिन पेज या कोई भी पेज जो आप चाहते हैं, फिर पेज 1 और फिर पेज 2। पेज 1 पे आपको डेटा लॉगिन से फैच करके कुकी में सेट करना है, और पेज 2 में डेटा कुकी से गेट करना है। आज जो टॉपिक हम बात करने वाले हैं, ये केवल प्रोजेक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दैट इज अ सेशन मैनेजमेंट। ओके, तो यहां पर आप देखिए सेशन मैनेजमेंट क्या होता है, ये सेशन की क्या नीड है हमें। तो हम ये कहते हैं कि जब भी हम किसी एक पेज के डेटा को सेकंड पेज पे लेके जाते हैं, तो ये तो हमें पता है कि बॉस हमारा डेटा जो है वो फ्रंट से सेकंड पेज पे बिल्कुल इजीली आ जाएगा। कि जब मेरे पास एक वेब पेज है जहां पर मेरे पास मान लीजिए लॉगिन है, यूजर आईडी पासवर्ड है, अब मैं इस डेटा को नेक्स्ट पेज पे ले जाना चाहता हूं, तो सिंपल हम सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे तो डेटा हमारा नेक्स्ट पेज पे पहुंचेगा, या गेट और पोस्ट मेथड से हम उसको एक्सेस कर लेंगे। लेकिन अगर मैं ये चाहता हूं कि ये डेटा मेरे लिए पूरे एप्लीकेशन में, पूरे प्रोजेक्ट में एक जैसा मेंटेन हो, मतलब मुझे एक्चुअली अपने डेटा की स्टेट को कंटिन्यूअसली मैनेज करना है एंड ऑफ द पेज तक, तो यहां पर फिर हम यूज करते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ सेशन मैनेजमेंट। कि सेशन को यूज करके एक्चुअली हम हमारे पेज की डेटा की स्टेट को कंटिन्यूअसली मैनेज कर सकते हैं। ओके, और ये सेशन की रिक्वायरमेंट क्यों आती है? क्योंकि कारण ये है कि आपका डेटा जिन प्रोटोकॉल्स के थ्रू सर्वर पे सेंड करते हैं हम, वो स्टेटलेस प्रोटोकॉल होते हैं। स्टेटलेस मतलब एचटीटीपी प्रोटोकॉल जो होते हैं वो स्टेटलेस प्रोटोकॉल होते हैं। इनकी जो स्टेट होती है वो एक पेज तक मेंटेन रहती है, लेकिन एक के बाद अगर सेकंड पेज पे आपको सेम स्टेट को मेंटेन करना है तो यहां पर आपको सेशन को यूज करना पड़ेगा। ओके, तो चलिए यार मैं प्रैक्टिकली आपको एक एग्जांपल समझाता हूं। तो यहां पर आप देखिए, जस्ट फॉर सेक द टाइम हमने एक लॉगिन पेज बनाया हुआ है। इट्स अ सिंपल लॉगिन पेज जो कि मेरा यूजर आईडी पासवर्ड मैंने यहां पर लिया हुआ है। तो आपको मैं रन करके बता देता हूं, देखिए आप इसको। तो लोकल होस्ट में जाके हमारा जो फोल्डर है PHP कोर्स, और यहां पर मैंने इसको रन कर दिया टेस्ट लॉगिन। तो आप देखिए, ओके शायद सर्वर हमारा ऑफ है, मैं एक बार सर्वर को ऑन कर देता हूं। ठीक है, तो ये सर्वर को हमने कर दिया स्टार्ट, एंड देन आफ्टर अब मैं इसको कर देता हूं रिफ्रेश। तो ये देखिए आप, अब ये मेरा जो लॉगिन पेज है, मान लीजिए मैंने यहाँ पर यूजर आईडी दिया, पासवर्ड दिया, जो भी दिया, मैं चाहता हूं सबमिट बटन की क्लिक करने पर ये डेटा मुझे नेक्स्ट पेज पे ले जाना है। तो यहां मुझे सेशन की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि ये डेटा तो हम पहले भी कई बार सेम पेज पे भी ला चुके हैं, नेक्स्ट पेज पे भी ले जा चुके हैं। तो ये देखिए आप, यहां पर हमने क्या किया, मैंने एक नया पेज कॉल किया जिसको मैंने नाम दिया माई पेज 1.php। तो माई पेज 1 तक मेरा डेटा बिल्कुल इजीली पहुंचेगा। ये देखिए आप, मैं यहां पर एक नया पेज बनाता हूं माई पेज 1, और इस पर थोड़ा सा स्ट्रक्चर कॉपी कर लेते हैं हम। स्ट्रक्चर मतलब जो हमारा बेसिक स्ट्रक्चर होता है, ये मैं टेस्ट से कॉपी कर लेता हूं, और ये माई पेज 1 पे आ गए। अब माई पेज 1 पे अगर ये डेटा मुझे चाहिए तो माई पेज 1 पे ये मेरे लिए बड़ा इजीली अवेलेबल है। मैं लिख दूंगा $user इक्वल टू, एंड देन विच मेथड आई नीड टू कॉल, ग्लोबल वेरिएबल पोस्ट, क्योंकि डेटा हमने यहाँ पे पोस्ट के थ्रू सेंड किया हुआ है, राइट। तो अब ये जो डेटा है यहां पर मैं एक्सेस कैसे कर सकता हूं, मुझे सिंपली यहां पर अपने टेक्स्ट बॉक्स का नाम लिखना है, txt यूजर। तो यहां पर अगर मैंने लिख दिया txt यूजर, सो आई गेट द वैल्यू ऑफ दिस यूजर। ऐसे ही मुझे पास की वैल्यू चाहिए, तो मैं यहां पर लिख दूंगा पोस्ट, और यहां पर आपने जो भी हमारा पासवर्ड है txt पास आई थिंक नाम रखा है मैंने, तो ये देखिए आप, ये txt पास की वैल्यू ये आपको मिल गई, और ये दोनों वैल्यू आपके नेक्स्ट पेज तक आई है। ये आपको ऐसे समझ में आ जाएगा। अगर मैं यहां पर लिखता हूं यूजर नेम, ठीक है, यूजर नेम, और ये यूजर नेम की वैल्यू हमने यहाँ पे प्रिंट कर दी डॉलर यूजर के साथ में, और फिर मैंने यहाँ पर पासवर्ड को प्रिंट कर दिया डॉलर पास के साथ में, है ना, ये पासवर्ड, और जो हमारा वेरिएबल का नाम है पास। तो यहां तक तो मेरा डेटा मुझे मिल जाएगा, लेकिन बात होगी इससे आगे कैसे लेके जाएं। तो अब देखिए PHP में 2 ऑप्शन होता है हमारे पास, एक सेशन, दूसरा कुकी। कि कुकी इज ऑल्सो वन ऑफ द वे टू मैनेज द स्टेट ऑफ द डेटा कंटिन्यूअसली, राइट। लेकिन एक्चुअली कुकी के साथ प्रॉब्लम यह है कि कुकी जो है वो क्लाइंट साइड मैनेज करता है सेशन, मतलब डेटा को, मतलब वो ब्राउजर की मेमोरी में ऐड होता है। कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट इज द लिमिटेशन ऑफ कुकी, व्हाई यू शुड गो फॉर अ सेशन कॉन्सेप्ट, क्योंकि सेशन आपके डेटा की स्टेट को मेंटेन करता है सर्वर पे, जबकि कुकी आपके डेटा की स्टेट को मेंटेन करती है क्लाइंट ब्राउजर मशीन पे। तो वो सेफ नहीं है, दैट्स व्हाई द रीजन विल गो फॉर अ सेशन कॉन्सेप्ट, है ना। तो यहां पर आप देखिए, अब मैंने यूजर आईडी पासवर्ड यहां तो प्रिंट कर दिया, तो चलो पहले ये कंफर्म कर ले कि पहले पेज से डेटा नेक्स्ट पेज तक पहुंच गया, फिर आगे सोचेंगे। तो ये मैंने ब्राउजर को रिफ्रेश किया, मतलब अपने पेज को,
और यहाँ पर देखिए मैंने अपना यूजर आईडी दिया, मान लो डेटा फ्लेयर, पासवर्ड 12345 एंड लेट्स सी। ये देखिए अब डेटा मेरा यहाँ तक तो आ चुका है, लेकिन अब इसके आगे मुझे इस डेटा को नेक्स्ट पेज पे ले जाना है। ठीक है, तो अब इस डेटा को नेक्स्ट पेज पे ले जाने के लिए अब मुझे इस डेटा को यहां पर ऐड करना है सेशन में। तो सेशन में इस डेटा को हम किस तरीके से ऐड करेंगे, तो यहां पर वी हैव अ ग्लोबल वेरिएबल कॉल्ड सेशन, लेकिन उसके पहले आपको यहां पे करना है सेशन को स्टार्ट। तो सेशन को स्टार्ट हम करते हैं सेशन अंडरस्कोर स्टार्ट मेथड। ठीक है, तो यहां पर मैं एक सिंपली मेथड कॉल करूंगा सेशन अंडरस्कोर स्टार्ट, एंड विद दिस मेथड एक्चुअली वी आर गोइंग टू स्टार्ट द सेशन, कि हम सेशन को करेंगे सबसे पहले स्टार्ट, और यहां पर फिर उसके बाद आपको बताना है कि सेशन का नाम क्या रखना है आपको। तो मैंने बोल दिया सेशन नेम इज यूजर नेम, और इसमें आपको बताना है कौन सी वैल्यू जो आपको सेशन में देनी है। तो ये $यूजर की वैल्यू आपने सेशन को असाइन कर दी, मतलब आपका पहली वैल्यू जो है वो होगी यूजर नेम, और ये वैल्यू आपने असाइन कर दी है सेशन में, राइट। ऐसे ही मुझे सेकंड वैल्यू सेट करनी है, तो ये मैंने बोल दिया यूजर पास नाम का सेशन होगा, और इसको आपको जो वैल्यू देनी है वो है आपकी पासवर्ड। तो ये वैल्यू आपकी सेशन में सेट हो चुकी है, मतलब आपका डेटा सेशन में सेट हो गया। अब ये आपके लिए नेक्स्ट पेज पे अवेलेबल रहेगा। तो नेक्स्ट पेज पे जाने के लिए मुझे यहां पर सिंपल एक सबमिट बटन बनाना है। तो आप देखिए मैं यहां पर HTML में फॉर्म मेथड इक्वल टू पोस्ट और एक्शन इक्वल टू पे हमारा अगला पेज बाय चांस मैं नाम दे दूंगा उसको माई पेज 2.php। ठीक है, और ये आपने क्लोज कर दिया फॉर्म टैग को, स्लैश फॉर्म, ओके फॉर्म, और यहां पर हमने ले लिया एक बटन इनपुट टाइप इक्वल टू सबमिट, ओके, और वैल्यू इक्वल टू सबमिट। अब जो बटन होगा मेरा, इसके क्लिक करने पर मैं जाऊंगा माई पेज 2 पे। तो अब माई पेज 2 पे मुझे क्या करना है, माई पेज 2 पे मुझे सेशन से वैल्यू फैच करनी है। तो अगला पेज होगा मेरा माई पेज 2, इसमें भी हम थोड़ा सा स्ट्रक्चर कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, माई पेज 2 पे हमने स्ट्रक्चर कॉपी कर लिया। अब मुझे क्या करना है, यहां पे माई पेज 1 से मैंने देखो आप लॉगिन पेज का डेटा हम माई पेज 1 में लाए, माई पेज 1 में हमने सेशन को स्टार्ट किया, सेशन में डेटा सेट किया, लेकिन अब मुझे सेशन से वैल्यू चाहिए, और उसके बाद मेरे सेशन को मुझे क्लोज कर देना है, राइट। तो माई पेज 2 पे हम आए। अब यहां पर आपको वैल्यू चाहिए किसमें, उसी वेरिएबल में, यूजर नेम नाम के वेरिएबल में आपको वैल्यू चाहिए। ठीक है, अब ये वैल्यू आपको सेशन से गेट करनी है ना। तो यहां पर अब आप फिर से क्या करेंगे, हम सेशन को करेंगे स्टार्ट। तो अगेन आई राइट हियर सेशन स्टार्ट। तो ये मेरा सेशन स्टार्ट हुआ, और अब मुझे यूजर नेम में या यू नेम नाम रख देते हैं इसको, यू नेम में वैल्यू चाहिए सेशन से। तो हमने पिछले पेज पे सेशन का नाम क्या रखा था, यूजर नेम। ओके, तो यहां पर आपको क्या करना है, अगेन यू हैव टू यूज द सेम ग्लोबल वेरिएबल $_ सेशन, और यहां पर आपको बताना है सेशन का नाम। तो हमारा सेशन है यूजर नेम के नाम से, तो ये आपको यू नेम में मिल गई, सेशन का नाम मिल गया, और यहां पर आपने बता दी अगली वैल्यू, राइट। मतलब यू नेम मिल गया, यूजर नेम, और ये आपने बोल दिया यू पास। यू पास में आपको बताना है अपने अगले सेशन का नाम, जो हमने पिछले पेज पे रखा था यूजर पास। तो इससे आपको मिल जाएगी सेशन की वैल्यू। तो ये आ गए आपके पास सेशन में डेटा, और अब आपके लिए ये अगले पेज पर भी अवेलेबल रहेंगे। यहां पर आप सबमिट बटन से नेक्स्ट पेज पे चले जाओ, फिर नेक्स्ट पेज पे चले जाओ, दैट इज योर विश। तो पहले हम ये देखते हैं कि सेकंड पेज तक हमारा डेटा आ गया या नहीं आया। तो यहां पर मैंने लिखा इको यूजर नेम इन नेक्स्ट पेज। मैं इसलिए लिख रहा हूं नेक्स्ट पेज ताकि आपको समझ में आ जाए कि हाँ हम अब यहां पे नेक्स्ट पेज पर हैं। और ये मैंने सेव कर दिया, ये मैंने यहां पर लिख दिया $यू नेम, जो कि हमारा यूजर नेम है, और फिर यहां पर आपने लिख दिया पासवर्ड इन नेक्स्ट पेज, इसको BR लगा देते हैं, और ये आपने प्रिंट कर दी यू पास की वैल्यू। तो आई होप सीक्वेंस समझ में आ रही है। लॉगिन पेज से आपका डेटा आएगा माई पेज 1 पे, माई पेज 1 में आपने डेटा को फैच किया, सेशन स्टार्ट किया, सेशन में डेटा सेट कर दिया, आप नेक्स्ट पेज पे गए, नेक्स्ट पेज पे आपने सेशन से वैल्यू फैच की है, और ये देखा है कि हमारा डेटा नेक्स्ट पेज तक अवेलेबल हुआ या नहीं हुआ। एंड बिलीव मी, मैं आपको फिर बोल रहा हूं कि बॉस इसके बिना, मतलब सेशन मैनेजमेंट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। आप जब मेरे प्रीमियम कोर्स को देखेंगे ना PHP के, जहां पर हम लोगों ने प्लेसमेंट रेडी जो कोर्स बनाया है, वहां पर आपको मैंने ऑलमोस्ट, मेरे ख्याल से मुझे याद है 10 to 15
एग्जाम्पल्स मैंने बताए हैं जहां पर सेशन को हम इंप्लीमेंट करके देखेंगे। प्रोजेक्ट में हमने सेशन को इंप्लीमेंट किया है कि किस तरीके से पीएचपी प्रोजेक्ट्स को हम सेशन के साथ इंप्लीमेंट करेंगे, है ना, क्योंकि डेटा की स्टेट तो आपको मेंटेन करना है ना। मान लीजिए आपको ई कॉमर्स की वेबसाइट बना रहे हैं, तो आपने पहले पेज से जो खरीदा वो सेकंड पेज तक जाना है, थर्ड फोर्थ फिफ्थ हर पेज पे आपको लेके चलना है। क्यों? क्योंकि टोटल तो लास्ट में ही होगा ना, तो आप तो हर पेज पे परचेसिंग करते जा रहे हैं, लेकिन आपके पहले पेज का डेटा भी मुझे अगले पेज तक लेके जाना है, नेक्स्ट पेज तक, लास्ट पेज तक। तो वहां पर आप यूज करोगे सेशन का कॉन्सेप्ट, है ना। तो चलिए देखते हैं एक बार ये टेस्ट लॉगिन पेज से हम आगे आगे बढ़ते जाएंगे। तो मैं इसको रिफ्रेश करता हूं और मैंने यहाँ पे फिर से लिखा, सपोज मैंने यूजर आईडी दिया राहुल, पासवर्ड 12345। ये देखिए अब यहां तक तो आपका डेटा आ गया, सबमिट। ये आपका डेटा नेक्स्ट पेज पर भी आ गया, देखिए आप राहुल 12345। और अब आप ये चाहते हैं कि सर बस इसके आगे मुझे सेशन में डेटा लेके नहीं जाना है ना, मतलब मुझे अपना सेशन यहाँ पे खत्म करना है। कौन से वाले पेज पे? माई पेज 2 पे। अरे समझ में आ गया होगा यार। ओके, तो यहां पर अब आप सेशन को क्या कर सकते हैं, आप लिख दीजिए सेशन डॉट डिस्ट्रॉय। ये आपने सेशन को कर दिया डिस्ट्रॉय, ठीक है। तो और सेशन अंडरस्कोर डिस्ट्रॉय मेथड है, ठीक है। इसके अलावा वी हैव अ मेथड कॉल आई थिंक अनरजिस्टर्ड अनसेट, सॉरी सेशन डॉट अनसेट। तो यहां पर मैंने सेशन को कर दिया अनसेट, तो ये आपका सेशन सेट जो था वो अनसेट हो गया। मतलब अब इसके बाद अगले पेज पे यू आर नॉट एबल टू एक्सेस द डेटा फ्रॉम सेशन, क्योंकि आपने सेशन को स्टार्ट किया, अगले पेज पे लेके गए, यहां पे डेटा फेच किया और सेशन को आपने अनसेट कर दिया, दैट्स इट। तो आप देखिए अब मैं अगर इसको रन करता हूं तो इससे देखिए अनसेट होने से आपको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, मतलब आउटपुट पे कोई ऐसा मैसेज नहीं आएगा। ये देखिए आप इस पेज तक डेटा आया, नेक्स्ट पेज तक आ गया, लेकिन अब इसके आगे अगर आप डेटा लेके जाओगे तो सेशन इज नॉट अवेलेबल। व्हाई? क्योंकि हमने सेकंड पेज पे सेशन को डिस्ट्रॉय कर दिया है। तो आई होप ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझ में आया है, और अगर डाउट है तो कमेंट कर दो, और समझ में आ गया तो यस बोल दो, ठीक है। प्रैक्टिकल कर लेना एक बार, याद से देख लो क्या किया मैंने। सबसे पहले लॉगिन पेज बनाया, माई पेज 1 है, माई पेज 2 है, 3 पेज बनाए हैं, तीनों के कोड आप डोंट वरी, कोड आपके लिए सोर्स कोड अवेलेबल रहेगा डेटा प्लेयर की वेबसाइट पे, सो डोंट वरी अबाउट द सोर्स कोड। ओके, हाउ टू कनेक्ट पीएचपी विद द डेटाबेस। और यहां पर हम जो डेटाबेस यूज करेंगे वो हमारा MySQL होगा। तो आई होप आपने MySQL की कमांड्स पढ़ ली हैं, और यदि आपने अभी तक MySQL नहीं सीखा या इफ यू डोंट नो द SQL, तो आपसे पहली रिक्वेस्ट ये है कि आप मेरे डेटाबेस के कोर्स को पूरा एक बार कंप्लीट कर लीजिए, जिससे आपको यह समझ में आ जाएगा कि डेटाबेस में कौन सी कमांड किस तरीके से हम यूज करते हैं, लाइक इंसर्ट कमांड, डिलीट कमांड, अपडेट कमांड। ओके, और यदि आपने कोर्स कंप्लीट कर लिया है तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए शुरुआत करते हैं कि किस तरीके से हम पीएचपी और MySQL को कनेक्ट करेंगे। तो यहां पर आप देखिए सबसे पहली स्टेप में आपको अपने डेटाबेस में जाके, मतलब MySQL में जाके एक डेटाबेस क्रिएट करना है। तो आप सबसे पहले अपने सर्वर को ऑन करिए, ओके। और वंस यू कैन ऑन द सर्वर, एक बार जब आपका सर्वर स्टार्ट हो जाएगा उसके बाद आप यहां पे जाइए और आपको जाना है PHP MyAdmin में। तो लोकल होस्ट में जब आप जाएंगे तो यहां पर आपको ऑप्शन मिलेगा PHP MyAdmin का, और इस PHP MyAdmin में जाके आपको सबसे पहले एक नया डेटाबेस क्रिएट करना है, ओके। तो यहां पर मान लीजिए मैं एक नया डेटाबेस बनाता हूं जिसका नाम मैंने यहां पर रखा क्रिएट डेटाबेस। तो मान लीजिए मैंने इसका नाम रख दिया माय न्यू डेटाबेस, ओके। तो मैंने इसका नाम रख दिया माय न्यू डेटाबेस एंड आई विल जस्ट क्रिएट दिस, ओके। या इसको हम दे देते हैं माय न्यू डेटाबेस, सिंपल माय न्यू डेटा, ओके। तो ये मैंने अपने डेटाबेस का नाम रखा है, या फिर आप कोई भी नाम रख सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए कोई एप्लीकेशन बना रहे हैं तो आप उस नाम से भी इसको क्रिएट कर सकते हैं, राइट। जैसा फॉर एग्जांपल सपोज करिए अगर आप कॉलेज के लिए एप्लीकेशन बना रहे हैं तो जस्ट राइट डाउन योर डेटाबेस नेम एज अ कॉलेज। यदि आप किसी प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन स्टोर कर रहे हैं तो आप अपने डेटाबेस का नाम प्रोडक्ट रख सकते हैं, ओके। तो मैंने अपने डेटाबेस का नाम रखा है यहाँ पे माय न्यू डेटाबेस, ओके, माय न्यू डेटा सपोज, ओके। अब इस माय न्यू डेटा को मुझे करना है क्रिएट। तो यहां पर आप देखिए ये मेरा एक डेटाबेस क्रिएट हो गया। अब इस डेटाबेस में जाके मुझे बनानी है टेबल, ओके। तो देखिए आप यहां पर मुझे ऑप्शन मिल रहा है क्रिएट टेबल का। तो यहां पर मान लीजिए मैं एक एम्प्लॉय की इंफॉर्मेशन स्टोर करने की बात कर रहा हूं, तो हमने एक डेटाबेस बनाया एम्प्लॉय के नाम से, सॉरी टेबल, ठीक है। और इस EMP टेबल नाम रख दिया मैंने इसका EMP, और इस EMP टेबल को करना है मुझे क्रिएट, ओके, विद द 4 कॉलम। सपोज कि नंबर ऑफ कॉलम कितने रखना है वो भी आप इसमें और एड ऑन कर सकते हैं, कम भी कर सकते हैं, राइट। तो यहां पर मान लीजिए मैंने बोला EMP ID
इसका डेटा टाइप हमने रखा इंट, ओके। और यहां पर आप देखिए, अगर आपको यहां पे इसको प्राइमरी की रखना है तो आप इसमें इंडेक्स में जाके प्राइमरी की सेट कर दीजिए एंड जस्ट क्लिक ऑन दिस गो, ओके। सेकंड आपने बोला ईएमपी नेम, तो ये मेरा ईएमपी नेम का डेटा टाइप होगा varchar, तो मैं इसको varchar ले लेता हूं। थर्ड मैंने यहां पर बोला सपोज सैलरी, ओके। तो सैलरी को हमने इंट रखा हुआ है और इसकी लेंथ भी आप डिफाइन कर दीजिए, लाइक आईडी की लेंथ मैंने 5 बता दी है, नेम आपने बता दिया 20 का, देन सैलरी हमने सपोज 6 कैरेक्टर की ली है, और सैलरी के बाद सपोज एक और कॉलम हम यहाँ पे ले लेते हैं, सपोज मोबाइल नंबर या डिपार्टमेंट, ठीक है। तो डीपीटी नाम से हमने इसका नेक्स्ट कॉलम बनाया, ये डिपार्टमेंट ले लेते हैं, चलिए, ठीक है। और इस डिपार्टमेंट को यहां पर हमने लिखा है varchar और इसकी साइज मैंने रख दी 30। ये आपने अपने कॉलम के नाम बता दिए जो आप टेबल क्रिएट कर रहे हैं, क्योंकि अल्टीमेटली मुझे क्या करना है, पीएचपी से डेटा टेबल में स्टोर करना है और उसके लिए मुझे पीएचपी और MySQL को कनेक्ट करना है। तो पहले हम बैकएंड लेवल पे जाके डेटाबेस क्रिएट कर रहे हैं, टेबल क्रिएट कर रहे हैं, ओके। और यहां पर वंस यू डन ऑल, तो जस्ट क्लिक ऑन दिस सेव बटन, राइट। तो जैसे ही आप सेव बटन पे क्लिक करेंगे, ठीक है, ये देखिए आपकी टेबल यहाँ पे क्रिएट हो गई विद दिस फील्ड। और अगर आप इसको ब्राउज करेंगे तो अभी आपकी टेबल पूरी तरह से खाली है, यू डोंट हैव एनी टेबल। ये देखिए स्ट्रक्चर आपको यहाँ पे दिख रहा है टेबल का, ओके, आईडी नेम सैलरी, लेकिन देयर इज नो डेटा इन द टेबल राइट नाउ। अब मैं चाहता हूं कि यहाँ पे डेटा मुझे पीएचपी से यहाँ पे लेके आना है, तो चलिए डेटाबेस लेवल पे हमारा टास्क कंप्लीट हो गया। अब हम चलते हैं पीएचपी में और यहां पर मैं अपना पहला पेज बना रहा हूं जिसका नाम है सपोज, क्योंकि हम अलग अलग कर्ड ऑपरेशन यहाँ पे देखेंगे, लाइक हम देखेंगे हाउ टू इंसर्ट द रिकॉर्ड, हाउ टू डिलीट द रिकॉर्ड, हाउ टू अपडेट द रिकॉर्ड, इवन हम पीएचपी से टेबल क्रिएशन भी कर सकते हैं, लेकिन अभी टेबल क्रिएशन हमने डेटाबेस में ऑलरेडी किया हुआ है, ओके। तो अब देखिए यहां पर जो पेज हमारा बनेगा वो होगा इंसर्ट ईएमपी के नाम से, इंसर्ट ईएमपी डॉट पीएचपी, कि जिसके थ्रू हम एक रिकॉर्ड इंसर्ट करेंगे उस टेबल में, ओके। तो यहां पर हम पहले थोड़ा सा स्ट्रक्चर कॉपी कर लेते हैं और फिर एक एक करके यहाँ पे स्टेप देखते हैं। और पहली स्टेप में अभी हम देखते हैं कुछ स्टैटिक डेटा, उसके बाद मैं आपको बताता हूं कि यूजर से इनपुट लेके हम टेबल में किस तरीके से स्टोर करेंगे, ओके। तो पहली स्टेप में मुझे क्या करना है, देखिए आप जब आप कनेक्ट करते हैं पीएचपी को MySQL से, तो यहां पर आपको 4 स्टेप्स फॉलो करनी है। पहली स्टेप, आपको कनेक्शन स्टैब्लिश करना है। इन द फर्स्ट स्टेप यू नीड टू स्टैब्लिश द कनेक्शन, ओके। अब इसके लिए नो डाउट पीएचपी में मेथड्स होंगे जो भी हम डिस्कस करते हैं। सेकंड स्टेप में वंस योर कनेक्शन इज डन, तो फिर आपको क्वेरी एग्जीक्यूट करना है, कि आपको इंसर्ट क्वेरी चलाना है, आपको डिलीट क्वेरी चलाना है, आपको अपडेट क्वेरी चलाना है एज पर योर रिक्वायरमेंट, ओके। और थर्ड स्टेप में यू नीड टू क्लोज दिस कनेक्शन, की तीसरी स्टेप में आपको इस कनेक्शन को कर देना है क्लोज, ठीक है। तो ये 3 स्टेप में हम किसी भी डेटाबेस को यूज करते हैं। फर्स्ट स्टेप कनेक्शन एस्टेब्लिशमेंट, सेकंड क्वेरी एग्जीक्यूशन, थर्ड वी नीड टू क्लोज द कनेक्शन। तो अब आप देखिए, यदि मुझे कनेक्शन एस्टेब्लिश करना है तो यहां पर मेरे पास एक मेथड है पीएचपी में विच इज कॉल्ड MySQLi_connect मेथड, ठीक है। विद दिस मेथड MySQLi_connect मेथड, ये मेथड रिस्पॉन्सिबल है पीएचपी को MySQL से कनेक्ट करने के लिए, राइट। तो अब इस मेथड को जब आप कनेक्ट करेंगे तो दिस मेथड रिक्वायर्स मल्टीपल पैरामीटर्स। इसका सबसे पहला पैरामीटर है कि आपको यह बताना है कि आपका जो डेटाबेस सर्वर है उस मशीन का आईपी एड्रेस क्या है। लेकिन सर इस केस में हमारा डेटाबेस उसी मशीन पर है जिस मशीन पर हम पीएचपी का कोड लिख रहे हैं, ओके। तो फिर यहां पर हम क्या लिखेंगे, लोकल होस्ट, मतलब यू हैव टू प्रोवाइड द होस्ट मशीन, कि आपका जो सर्वर है, डेटाबेस सर्वर है, उस होस्ट मशीन का आईपी एड्रेस क्या है। लेकिन हमारे केस में डेटाबेस अभी सेम मशीन पे है। सेकंड आपको बताना है यूजर आईडी, जो कि आपका MySQL का यूजर आईडी है, तो वो मेरे केस में है रूट, ओके। और पासवर्ड अभी मैंने ब्लैंक रखा हुआ है, आई डोंट हैव एनी पासवर्ड ऑफ द डेटाबेस, लेकिन आपके मशीन पे जो भी पासवर्ड होगा आप उस पासवर्ड को यहां लिखिए। और फोर्थ आपको बताना है अपने डेटाबेस का नाम, कि किस डेटाबेस से आप कनेक्शन एस्टेब्लिश करना चाह रहे हैं। तो यहां पर आप देखिए हमारे डेटाबेस का नाम हमने क्या रखा है, माई न्यू डेटा, ओके। तो इस माई न्यू डेटा को मैं यहाँ पे एज एन आर्गुमेंट पास कर देता हूं, ओके। और अब आप देखिए ये फंक्शन क्या करेगा, जब कनेक्शन स्टैब्लिश करेगा तो ये मुझे रिटर्न करेगा इस कनेक्शन का एक ऑब्जेक्ट, जिसको हम कनेक्शन ऑब्जेक्ट कहते हैं, राइट। तो ये कनेक्शन ऑब्जेक्ट मान लीजिए मैंने ले लिया माइकॉन के नाम से, माइकॉन इक्वल टू दिस। तो यदि मान लीजिए मेरा कनेक्शन सक्सेसफुली स्टैब्लिश्ड हो गया तो मैं चाहता हूं मुझे एक मैसेज मिले, कनेक्शन सक्सेस। तो यदि ये मैसेज आ जाता है इसका मतलब है कि आपका कनेक्शन प्रॉपर्ली स्टैब्लिश्ड हुआ है। और इनकेस अगर कोई एरर आती है तो हम देखेंगे किस तरीके की एरर आती है कनेक्शन एस्टेब्लिशमेंट ना होने पर, ओके। तो चलिए मैं इस पेज को एक बार रन करके आपको बताता हूं और हम ये देखते हैं कि हमारा कनेक्शन डेटाबेस से प्रॉपर स्टैब्लिश्ड हुआ है नहीं।
तो मेरा पेज है इंसर्ट ईएमपी के नाम से, तो मैं इसको रन करता हूं और अब इसको रन करने के लिए हम गए लोकल होस्ट में और यहां पर हमने हमारा पेज कॉल किया PHP कोर्स के नाम से जो कि मेरा फोल्डर है और इसमें हमने हमारा पेज कॉल किया है इंसर्ट, आई थिंक इंसर्ट एम्प्लॉय हमने नाम रखा है, इंसर्ट ईएमपी डॉट PHP। तो आप देखिए आई विल गेट दिस मैसेज कनेक्शन सक्सेस। तो यदि ये मैसेज मुझे मिल गया है इसका मतलब है कि मेरा कनेक्शन प्रॉपर तरीके से स्टैब्लिश्ड हो गया। लेकिन देखिए आप इनकेस अगर मान लीजिए मैं यहाँ पे रूट 123 लिख देता हूं, मान लीजिए मैंने यूजर नेम गलत लिखा है और अगर मैं इसको रन करूंगा आई विल गेट दिस एरर MySQL एक्सेप्शन एक्सेस डिनाई। अगर आप मान लीजिए पासवर्ड गलत लिख देते हैं, जैसा मेरे सिस्टम पे पासवर्ड है ही नहीं पर मैंने पासवर्ड लिख दिया 1234, तो आई विल गेट दिस एरर। ये देखिए आप, तो ये आपको ध्यान रखना है। अगर आप डेटाबेस का नाम गलत लिखते हैं सब कुछ सही है, लेकिन अगर आपने डेटाबेस मान लीजिए मैंने 12 कर दिया तो फिर मुझे एरर मिलेगी। ये देखिए आप, देयर इज नो अननोन डेटाबेस माय न्यू डेटा 12। तो ये आपको ध्यान रखना है कि पहली स्टेप में आपको डेटाबेस कनेक्शन करना है, सेकंड स्टेप में आपको टेबल, मतलब पहली स्टेप में आपको डेटाबेस में जाके डेटाबेस क्रिएट करना है, टेबल बनानी है, उसके बाद यहां पर आके कनेक्शन का कोड लिखना है। ओके, लेकिन अब आप देखिए कनेक्शन स्टेब्लिश्ड हो गया मेरा, मतलब स्टेप 1 डन। अब मुझे सेकंड स्टेप पे लिखना है क्वेरी। तो अब आप देखिए जब हम क्वेरी की बात करते हैं तो हमने एसक्यूएल में मल्टीपल टाइप ऑफ क्वेरीज पढ़ी हैं, लेकिन ऐसी क्वेरीज जिसमें हम कुछ वैल्यू असाइन करते हैं, लाइक मैं अभी इंसर्ट क्वेरी लिखने वाला हूं तो मैं इंसर्ट क्वेरी के साथ 4 पैरामीटर पास करूंगा, लाइक एम्प्लॉय का आईडी मुझे देना है, उसका नाम मुझे बताना है, उसकी सैलरी मुझे बतानी है, उसका डिपार्टमेंट आईडी मुझे बताना है। तो ये जो वैल्यूज में दे रहा हूं ये मैं क्वेरी के साथ में दे रहा हूं। तो ऐसी क्वेरी जिसको हम वैल्यू के साथ लिखते हैं ये पैरामीटराइज्ड क्वेरी कहलाती है। तो जब भी हम PHP में कोई भी पैरामीटर क्वेरी एग्जीक्यूट करते हैं तो यहां पर हम एक्चुअली क्वेरी को किस तरीके से लिखते हैं, इंसर्ट इनटू टेबल का नाम। तो हमारी टेबल का नाम क्या है, आई थिंक टेबल हमने बनाई है EMP के नाम से, एक बार इसको हम देख लेते हैं। टेबल है हमारी EMP के नाम से, ओके, और इस EMP टेबल में मैंने लिखा वैल्यूज, ओके। और अब आप देखिए यदि आपकी क्वेरी पैरामीटराइज्ड क्वेरी है, ओके, मतलब यदि आपको लगता है कि यू वांट टू पास मल्टीपल वैल्यूज टू दिस क्वेरी तो यहां पर आपको उतने नंबर आप लगा देने हैं क्वेश्चन मार्क। ठीक है कि अगर मैं 4 वैल्यू पास कर रहा हूं तो सो दैट आई विल पास 4 क्वेश्चन मार्क। तो अभी मैंने ये क्वेरी लिखी है लेकिन एक्चुअली देखा जाए तो अभी ये स्ट्रिंग है। पहली स्टेप में मुझे क्या करना है, ये तो अभी मैंने क्वेरी का फॉर्मेट लिखा है लेकिन अब मुझे इसको क्वेरी में कन्वर्ट करना है। तो यहां पर ये जो माइकॉन ऑब्जेक्ट है, मतलब एग्जैक्टली क्या किया, MySQL कनेक्ट मेथड ने आपको पूरी कनेक्टिविटी का एक ऑब्जेक्ट दिया है माइकॉन, और इस माइकॉन ऑब्जेक्ट से अब मैं यहां पर एक मेथड कॉल करूंगा और ये ऑब्जेक्ट है तो इसकी मेथड हम एरो से कॉल करते हैं। तो यहां पर मैंने लिखा प्रिपेयर, मतलब आई नीड टू प्रिपेयर दिस क्वेरी। ठीक है, तो सबसे पहली स्टेप में मुझे क्या करना है, इस क्वेरी को प्रिपेयर करना है। तो प्रिपेयर करने के लिए हमने इस क्वेरी में लिख दिया SQL, ओके। तो इसका मतलब है अब आपकी क्वेरी हो गई है प्रिपेयर। अब इस क्वेरी को प्रिपेयर करने के बाद मुझे ये अच्छा होगा क्या, जब आप इस क्वेरी को प्रिपेयर करेंगे तो ये प्रिपेयर मेथड आपको फिर से एक ऑब्जेक्ट देगी जो कि प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट का ऑब्जेक्ट होगा। मतलब द रिटर्न टाइप ऑफ दिस प्रिपेयर मेथड इज एन ऑब्जेक्ट ऑफ प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट। तो आप देखिए पहली स्टेप में कनेक्शन सक्सेस, कनेक्शन ने आपको दिया प्रिपेयर मेथड, प्रिपेयर से आपको मिला प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट, और इस प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट से हमने यहां पर सबसे पहले एक मेथड कॉल की है, क्योंकि अब देखिए अब मुझे क्वेरी को करना है एग्जीक्यूट, लेकिन एग्जीक्यूट करने के पहले मुझे सारे क्वेश्चन मार्क को वैल्यू से रिप्लेस करना है। तो यहां पर आप देखिए सपोज करिए मेरे पास यहां पे कुछ वैल्यूज हैं, लाइक EID, मान लीजिए मैं इसको लिख देता हूं 501, ठीक है। देन सेकंड वैल्यू है मेरे पास ई नेम में, सपोज ये नाम है राजेश शर्मा, जो कि अभी मुझे चेंज करना है, मतलब रिप्लेस करना है। थर्ड है उसकी सैलरी, तो यहां पर मैंने ई सेल नाम का एक वेरिएबल लिया और इसमें इसकी सैलरी लिख दी, मान लीजिए 70,000, और फिर मैंने लिया इसका EDPT जो कि है मान लीजिए IT, ओके। तो अब मेरे पास ये 4 वैल्यूज हैं जो मुझे एक्चुअली रिप्लेस करना है इन क्वेश्चन मार्क के साथ में। तो अब ये वैल्यूज को आप चलिए इसको मैं यहां लिख देता हूं, ओके। अब आप देखो यहां पर जब आप इस क्वेरी को देखेंगे तो अब ये क्वेरी अभी विदाउट डेटा है, तो पहले आपको प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट से अपने इन चारों क्वेश्चन मार्क को रिप्लेस करना है इन वैल्यू के साथ में, राइट। तो यहां पर हमारे पास प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट से के पास एक मेथड होती है बाइंड अंडरस्कोर परम मेथड, ठीक है। मतलब एक्चुअली वी आर बाइंड द पैरामीटर, और ये बाइंड पैरामीटर आपसे सबसे पहले स्ट्रिंग फॉर्मेट में मांगेगा उन 4 वैल्यू के डेटा टाइप जो आपने टेबल में रखे हैं, कि पहला क्वेश्चन मार्क किस टाइप की वैल्यू से रिप्लेस होगा, तो मैंने बोल दिया इंटीजर, क्योंकि अभी हमने टेबल में, आप अगर टेबल का स्ट्रक्चर देखेंगे तो आप देखिए इनके टाइप क्या है, इंट वैरकेर, इंट वैरकेर।
तो यहां पर इंट को आप रिप्रेजेंट करते हैं आई से, मतलब यहां पर आपके पास ऑप्शन है इंट फॉर आई, स्ट्रिंग फॉर एस, फॉर बुलियन बी, फॉर फ्लोट एफ। तो यहां पर मैंने लिखा आई, दूसरा मेरी वैल्यू है नेम, तो ये स्ट्रिंग है यहां पर, तो हमने इसको लिख दिया एस। जो वहां वेरिएबल है वो यहां स्ट्रिंग है। थर्ड पैरामीटर है आपका अगेन सैलरी विच इज एन इंटीजर, तो मैंने फिर आई लिखा, और फोर्थ फिर है आपकी स्ट्रिंग, तो मैंने फिर से लिख दिया एस, आई एस आई एस, इंटीजर स्ट्रिंग, राइट। और देन आफ्टर आपको बताना है वो वैल्यूज जो आपको रिप्लेस करनी है। तो मुझे कौन कौन से वैल्यू देना है यहाँ पे, डॉलर ई आई डी कॉमा डॉलर ई नेम, ठीक है, कॉमा डॉलर ई सेल कॉमा डॉलर ई डीपीटी। आप देखिए मैं आपको फिर वही बात कह रहा हूं कि यदि आप ये चाहते हैं कि सर इससे रिलेटेड हम प्रोजेक्ट किस तरीके से बनाएंगे, ओके, प्रोजेक्ट डेवलपमेंट कैसे होगा, तो जो हम लोगों का प्लेसमेंट रेडी कोर्स है जहां पर मैंने क्लास टू कॉर्पोरेट हर कॉन्सेप्ट को बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया है, ओके, आप एक बार उस कोर्स को विजिट करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से हम पीएचपी और डेटाबेस को कनेक्ट करके प्रोजेक्ट डेवलपमेंट करेंगे, मल्टीपल तरीके से क्वेरी एग्जीक्यूशन किस तरीके से होता है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड फॉर्म में, प्रोसीजर ओरिएंटेड फॉर्म में क्वेरी एग्जीक्यूशन कैसे होगा। आप उस पूरे कोर्स में मतलब ईच एंड एवरीथिंग फ्रॉम क्लास टू कॉर्पोरेट, लाइक आपको इंटरव्यू क्वेश्चंस वहां पे मिलेंगे, ओके, असाइनमेंट्स वहां पर आपको मिलेंगे। तो आप उस कोर्स को एक बार जब विजिट करेंगे तो आप सारी चीजें ऑटोमेटिकली समझ जाएंगे, ठीक है। तो चलिए अब ये जो बाइंड पैरम मेथड है, इस बाइंड पैरम मेथड से हमने क्या किया, हमने हमारे सारे क्वेश्चन मार्क को बाइंड कर दिया है, राइट। एंड देन आफ्टर मुझे इस क्वेरी को करना है एग्जीक्यूट। तो नाउ वी हैव अ मेथड कॉल एग्जीक्यूट मेथड। तो यहां पर मैंने लिखा एग्जीक्यूट, ओके, और इस एग्जीक्यूट मेथड को अब मैं अगर एग्जीक्यूट करता हूं मतलब मेरी क्वेरी प्रिपेयर हो चुकी है। क्वेरी प्रिपेयर करने के बाद आपने पैरामीटर को रिप्लेस कर दिया, एंड फाइनली अब मैं यहां पर एक मैसेज देता हूं रिकॉर्ड इंसर्टेड। तो आप देखिए आफ्टर एग्जीक्यूशन मुझे दो मैसेज मिलना चाहिए, कनेक्शन सक्सेस एंड रिकॉर्ड इंसर्टेड सक्सेसफुली, ठीक है। तो अगर ये दो मैसेज मुझे मिल जाते हैं तो फिर हम टेबल में जाके देखेंगे कि हमारा रिकॉर्ड प्रॉपरली इंसर्ट हुआ है नहीं हुआ। फिर मैं आपको इसमें कुछ और ऑप्शंस भी बताता हूं। तो पहले एक बार हम ये देख लेते हैं कि हमारा डेटा प्रॉपरली इंसर्ट हुआ है नहीं, ओके। तो चलिए अब मैं इसको रन करके आपको बताता हूं। तो हम इसको रन करते हैं सबसे पहले, और ये मैंने okay, there is some column EMP ID cannot be null, okay, I think हमने क्वेश्चन मार्क कितने लगाए हैं यहाँ पे, आईडी हमारे पास है 501, दैट इज ओके, इंसर्ट इनटू EMP। टेबल का नाम हमने क्या रखा हुआ है वो देख लेते हैं एक बार। टेबल है हमारी EMP ID, ओके, तो आईडी हमने दिया है, नेम हमने दिया है, सैलरी हमने दी है, डिपार्टमेंट हमने दिया है EID, ओके, दिस इज आईडी, एक्चुअली मैंने आईडी लिख दिया है, दिस इज एक्चुअली EID है ना, वेरिएबल का नाम हमने गलत लिख दिया था। तो चलिए मैं एक बार फिर से इसको रन करता हूं, ओके, अगेन सम एरर, कॉलम डिपार्टमेंट कैन नॉट बी नल, शायद हमने डिपार्टमेंट को भी EDPT यहां पर लिखा है, तो एक बार चेक कर लेते हैं, EDPET हो गया है, तो ये EDPT होना चाहिए, यहां पर भी स्पेलिंग मिस्टेक है। तो ये छोटी छोटी सी मिस्टेक्स आप ध्यान रखिए कि हो सकता है आपके कोड में भी इस तरीके के एरर्स आए, आपको ये ध्यान रखना है। देखिए आप, मैं फिर से इसको रिफ्रेश करता हूं, एंड देन आफ्टर आई विल चेक कनेक्शन सक्सेस, रिकॉर्ड इंसर्टेड सक्सेसफुली। तो अब जाके मुझे टेबल में देखना है कि मेरी टेबल में ये वाला रिकॉर्ड इंसर्ट हुआ कि नहीं। तो अब देखिए यहां पर जब आप जाएंगे तो मैं इसको प्रॉपर तरीके से ओपन करता हूं, ब्राउज करता हूं मैं, तो आप देखिए यू विल गेट दिस रिकॉर्ड 501 राजेश शर्मा 7000 IT। तो ये डेटा भी आपने स्टैटिक फॉर्म में लिखा हुआ है। अब आप क्या चाहते हैं कि सर ये डेटा मुझे यूजर से रीड करना है, आई वांट टू रीड दिस डेटा फ्रॉम यूजर, और उसके बाद वो डेटा मुझे स्टोर करना है। तो बिल्कुल चलिए एक काम करते हैं, इसी डेटा को यूजर से रीड करने के लिए मैं यहां पर एक फॉर्म बनाता हूं, ठीक है। तो यहां पर हमने क्या किया, PHP के पहले यहां पर हमने एक फॉर्म टैग लिया, फॉर्म, और इस फॉर्म और स्लैश फॉर्म के बीच में हमने यूजर से वैल्यू ली है। अब क्या क्या वैल्यू लेना है मुझे, तो मैंने बोल दिया ID, और ID के आगे आपने लिख दिया इनपुट टाइप, इनपुट टाइप इक्वल टू टेक्स्ट, नेम इक्वल टू TXT ID, ठीक है। फिर आपने सेकंड वैल्यू ले ली यहाँ पे नेम, ठीक है, और इसको भी आपने ले लिया TXT नेम। फिर आपने थर्ड वैल्यू ले ली यहाँ पे सपोज सैलरी, ठीक है, और ये आपने ले लिया TXT सेल के नाम से। और फोर्थ वैल्यू यहां पर हमने ले ली है सपोज डिपार्टमेंट, ठीक है, डिपार्टमेंट, ओके। और इनको आप देखिए थोड़ा प्रॉपर फॉर्मेट में अगर आप जमाना चाहते हैं तो यहां पर आप टेबल टैग को यूज कर सकते हैं, लेकिन मैं फिलहाल अभी केवल आपको
ये बता रहा हूं कि जब आप यूजर से इनपुट लेंगे तो वो इनपुट आप किस तरीके से स्टोर करेंगे। एंड देन आफ्टर विल टेक वन बटन कॉल इनपुट टाइप इक्वल टू सबमिट बटन और वैल्यू इक्वल टू सबमिट, और इसका नाम मैंने रख दिया नेम इक्वल टू BTN सबमिट। ये मेरे बटन का नाम मैंने रख दिया, राइट। तो अब हम क्या चाहते हैं कि अब देखिए, अब आपका ये जो कोड है, आपको याद है मैंने आपको कहा था जब हम सेम पेज पे कोड लिखते हैं तो हमें ये देखना होता है कि आपका ये पर्टिकुलर कोड जो है वो सबमिट बटन के बाद ही एग्जीक्यूशन परफॉर्म करे। और यहां पर आपने सबमिट बटन पे ये बता दिया कि फॉर्म में मेथड इक्वल टू पोस्ट पे एक्शन पे मुझे सेम पेज को कॉल करना है, तो ये सेम पेज आपने लिख दिया insert emp डॉट php। तो जब आप सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे यू विल गेट द सेम पेज insert emp। लेकिन अब अगर आप चाहते हैं कि ये पर्टिकुलर कोड सबमिट बटन के बाद चले, क्योंकि पहले आप वैल्यू देंगे उसके बाद हम सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे, तो यहां पर हमने याद करिए एक मेथड मैंने आपको बताई थी इस सेट मेथड में हमने यहां पर क्या लिखा है $_पोस्ट, ठीक है। और यहां पर आपने दे दिया बटन का नाम, तो जो भी हमारे बटन का नाम है लाइक BTN सबमिट। तो इसका मतलब ये है कि अब आपका ये जो कोड है ये कोड आपका एग्जीक्यूशन परफॉर्म करेगा सबमिट बटन के बाद, ओके। लेकिन अब मुझे क्या करना है, पहले अब मुझे वो वैल्यू रीड करना है वेरिएबल्स में। तो वेरिएबल्स तो है मेरे पास डॉलर, यही 4 वेरिएबल तो यहां पर हमने लिए हैं, लेट्स सी। अब मुझे इनमें वैल्यू यूजर से रीड करना है, तो सबसे पहले मुझे आईडी की वैल्यू रीड करना है, फिर नेम की, फिर सैलरी की और फिर डिपार्टमेंट की। तो ये वैल्यूज को रीड करने के लिए अब मैं यहां पर फिर से ग्लोबल वेरिएबल यूज करता हूं $_पोस्ट, और यहां पर आपने बता दिया txt id जो कि आपका ये टेक्स्ट बॉक्स का नाम है, ठीक है। देन सेकंड इज txt नेम, तो अगेन आई राइट द सेम कोड और यहां पर आपने बोल दिया txt नेम, ओके। तो ये आपको नेम की वैल्यू मिल जाएगी। देन आपको वैल्यू चाहिए सैलरी की, तो ये आपको सैलरी की वैल्यू मिल गई txt सेल के नाम से है, और डिपार्टमेंट का नाम DPT रखना है, तो ये मैंने DPT कर दिया है इसको, ओके। और लास्ट वैल्यू मुझे चाहिए डिपार्टमेंट की, तो आप देखिए ये मैंने लास्ट वैल्यू रीड कर ली है txt DPT, ओके। एंड देन आफ्टर अब मैंने कनेक्शन एस्टेब्लिश किया, इसके बाद हमने बाकी का कोड लिखा। तो अब जो डेटा है वो यूजर से रीड होगा, और ये कोड आपका कब चलेगा, सबमिट बटन के बाद, क्योंकि हमने कंडीशन लगा दी है यहाँ पे कि बॉस जब सबमिट बटन पे क्लिक हो, ये देखिए BTN सबमिट जो है वही नाम मैंने यहां पर लिया हुआ है BTN सबमिट, ओके। तो चलिए अब मैं इस पेज को रन करता हूं एंड लेट्स सी, ये देखिए आप, अब मैं इसको रन करूंगा, आई विल गेट दिस ऑप्शन। और अब मैंने आईडी दिया 502, नाम मैंने दे दिया मान लो जी अनिल, ठीक है। सैलरी मान लीजिए मैंने दे दिया 97 या जो भी सैलरी है, एंड डिपार्टमेंट इज सपोज आपने दे दिया HR। एंड व्हेन आई क्लिक ऑन सबमिट बटन एंड देन कनेक्शन सक्सेस, रिकॉर्ड इंसर्टेड। तो अब जाके अगर टेबल में आप देखेंगे, देखिए आप टेबल हमारी यहीं पर है। अब मैं अगर इसको फिर से ब्राउज करता हूं सो आई विल गेट 2 रिकॉर्ड इन द टेबल। तो ये तरीका होता है कि किस तरीके से हम PHP और MySQL को आपस में कनेक्ट करेंगे, रिकॉर्ड इंसर्ट किस तरीके से होगा, ओके। तो आई होप कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया है, हाँ या ना, ओके। अब आप देखिए यदि ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आए तो फटाफट फिर एक मुझे एप्लीकेशन बना के बताइए। जैसे मैंने इंप्लॉय की इंफॉर्मेशन स्टोर की, मैं आपको बता रहा हूं, एक टेबल बनाइए स्टूडेंट, जिसमें आपको स्टूडेंट का आईडी लेना है, नेम लेना है और 3 सब्जेक्ट्स के मार्क्स लेना है, लाइक फिजिक्स के मार्क्स, केमिस्ट्री के मार्क्स, मैथ्स के मार्क्स, ओके। और सेम एप्लीकेशन आपको बनानी है टू इंसर्ट द रिकॉर्ड ऑफ स्टूडेंट। और अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट करके जरूर बताएं, ओके। हाउ टू फैच द डेटा फ्रॉम टेबल। इफ यू रिमेंबर लास्ट लेक्चर हम लोगों ने देखा था कि किस तरीके से हम टेबल में रिकॉर्ड इंसर्ट करेंगे, और काफी क्वेरी एग्जीक्यूशन मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से कनेक्शन एस्टेब्लिश करना है, क्वेरी एग्जीक्यूशन किस तरीके से करना है। स्टेप हमने डिस्कस की थी कि जब भी हम डेटाबेस से कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करने की बात करते हैं तो पहली स्टेप में आपको कनेक्शन करना है, फिर आपको क्वेरी एग्जीक्यूशन करना है और फिर आपके कनेक्शन को क्लोज करना है। इफ यू रिमेंबर मैंने आपको लास्ट टाइम ये कोड बताया था इंसर्ट को लेके कि किस तरीके से हम टेबल में रिकॉर्ड इंसर्ट करेंगे। लेकिन अब यहां पर हम बात करेंगे टेबल से मुझे रिकॉर्ड सर्च करना है। मतलब मैं ये चाहता हूं कि इस प्रोग्राम के आउटपुट में मुझे अपनी डेटाबेस की टेबल के सारे रिकॉर्ड फैच होके यहां पर मिले। तो आप देखिए फैच की यहां पर PHP में हमारे पास मल्टीपल मेथड्स हैं, देयर आर लॉट ऑफ डिफरेंट मेथड्स आर अवेलेबल लाइक फैच रो, फैच एसोसिएट, फैच ऑल, ठीक है। तो यहां पर अभी हम वन बाय वन इन मेथड्स को डिस्कस करते हैं। तो अब देखिए पहली स्टेप में तो मुझे यहां भी क्या करना है, कनेक्शन एस्टेब्लिश करना है, ओके। तो यहां पर भी हमने सिंपली माइकॉन लिखा, मतलब सेम कनेक्शन का कोड,
और हमारा जो डेटाबेस है, आई होप आप समझ रहे हैं कि हमारा डेटाबेस भी वही होगा और हमारी टेबल भी यही होगी। ये देखिए आप, इस टेबल में मेरे पास 4 रिकॉर्ड है, ओके, और डेटाबेस है हमारा माय न्यू डेटा के नाम से, टेबल है हमारी ईएमपी के नाम से। तो मैं ये चाहता हूं कि मुझे पीएचपी में इन सारे डेटा को डिस्प्ले करना है ना। अभी हम किसी पर्टिकुलर डेटा की बात नहीं कर रहे हैं, वी वांट टू फेच ऑल द रिकॉर्ड फ्रॉम दिस टेबल, राइट। तो यदि मुझे टेबल के सारे रिकॉर्ड फेच करना है, तो जैसे मैंने आपको बोला कि पहली स्टेप में हमें कनेक्शन का कोड वैसा ही लिखना है जो कि हमने इंसर्ट के लिए लिखा था। तो मैं ये कोड एज इट इज यहाँ पे कॉपी कर लेता हूं, क्योंकि ये हमने लास्ट वीडियो में देखा था। तो आप देखिए, पहले हम ये कंफर्म कर लें कि हमारी कनेक्टिविटी प्रॉपर हो रही है या नहीं हो रही है, क्योंकि कभी भी कोई भी क्वेरी आप एग्जीक्यूट करें तो पहली स्टेप में आप ये कंफर्म हो जाएं कि आपकी कनेक्टिविटी प्रॉपर हो रही है। तो यहां पर हमने वही लोकल होस्ट दिया, यूजर आईडी जो हमारे माइस्क्यूएल का यूजर आईडी है, रूट, पासवर्ड सिस्टम पे मेरे ब्लैंक है इसलिए मैंने इसको ब्लैंक रखा है, और ये है मेरी डेटाबेस का नाम। चलिए एक बार इसको रन करके हम ये देखते हैं कि हमारी कनेक्टिविटी प्रॉपर हो रही है या नहीं। और इस प्रोग्राम का नाम हमने रखा है, दिस इज सर्च ईएमपी, राइट। तो ये सर्च ईएमपी हमारा पीएचपी कोर्स में है, तो यहां पर मैंने लोकल होस्ट लिखा और लोकल होस्ट के बाद हमने पीएचपी कोर्स, और जो हमारे प्रोग्राम का नाम है उसको हमें लिस्ट में मिल जाएगा। देखिए आप, यहां पर ये है सर्च ईएमपी, एंड आई विल गेट दिस मैसेज कनेक्शन सक्सेस। तो अगर मेरा कनेक्शन सक्सेस है, इसका मतलब है अब मैं आगे अपनी स्टेप ले सकता हूं, राइट। तो अब यहां पर हम क्या करने वाले हैं, हम वो क्वेरी लिखेंगे जिससे हमें टेबल के सारे रिकॉर्ड फैच होके मिले। सो आई होप आप हमने एसक्यूएल पढ़ा है तो हमें पता है कि जो भी क्वेरी डेटा टेबल से फैच करती है दैट इज अ सिलेक्ट क्वेरी। तो हमने यहाँ पर क्या लिखा, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम ईएमपी। और जैसे मैंने भी आपको बताया कि मैं यहाँ पर कोई पर्टिकुलर कंडीशन अप्लाई नहीं कर रहा हूं, वो हम सेकंड स्टेप में देखते हैं कि मुझे पर्टिकुलर एम्प्लॉय की डेटा देखना है। लेकिन यहाँ पर अभी हम सारे डेटा को फैच करने की बात कर रहे हैं। तो यहां पर अब आप समझिए कि वंस यू कैन राइट दिस क्वेरी, तो अब सबसे पहले मुझे इस क्वेरी को करना है एग्जीक्यूट। तो जैसे हमने इंसर्ट में देखा था कि सबसे पहले अगर आपकी क्वेरी पैरामीटराइज क्वेरी है तो हम पहले उस क्वेरी को प्रिपेयर करते हैं, प्रिपेयर करने के बाद पैरामीटर चेंज करते हैं, मतलब क्वेश्चन मार्क को रिप्लेस करते हैं। लेकिन यहां पर आप देखिए मेरी क्वेरी जो है वो नॉन पैरामीटराइज क्वेरी है, मैंने कोई यहां पर अभी क्वेश्चन मार्क नहीं लिखा है। तो जब आपके पास क्वेरी सिलेक्ट कमांड है तो आप देखिए डिफरेंस यहां पर आप समझिए कि इस कमांड से मेरे पास टेबल के रिकॉर्ड आने वाले हैं। यहां पर इस कमांड से टेबल में कोई चेंजेस नहीं हो रहा है। इंसर्ट कमांड, डिलीट कमांड, अपडेट कमांड, ये वो कमांड्स होती हैं जिनसे टेबल में चेंजेस होते हैं। लेकिन सिलेक्ट कमांड अगर आप लिख रहे हैं तो एक्चुअली यू विल गेट डेटा फ्रॉम द टेबल। तो जब भी आप सिलेक्ट कमांड को एग्जीक्यूट करना चाहते हैं तो यहां पर हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं। हमारे पास माइकॉन जो ऑब्जेक्ट है, यहां पर हमारे पास एक मेथड है क्वेरी मेथड। We have a query method. This query method will going to be execute your query. लेकिन जब ये क्वेरी को एग्जीक्यूट करेगा, ओके, तो यहां पर आप देखिए तो मुझे क्या मिलेंगे, रिकॉर्ड। आई विल गेट अ रिकॉर्ड 1 2 3 4, और हर एक रिकॉर्ड अपने साथ मल्टीपल फील्ड लेके आएगा, राइट। तो यहां पर इन सारे रिकॉर्ड को मैं स्टोर कर लेता हूं एक रिकॉर्ड नाम के वेरिएबल में। तो अब आपको यहां पे आप देखिए, जब हमने क्वेरी को एग्जीक्यूट किया तो इस क्वेरी से हमें क्या मिले हैं, रिकॉर्ड। लेकिन अब मुझे यह देखना है कि मेरे पास नंबर ऑफ रिकॉर्ड कितने आए हैं। तो यहां पर आप देखिए वी हैव अ मेथड कॉल्ड mysql_num_row मेथड, राइट। स्टेप बाय स्टेप आप समझिए, जस्ट टाइम सेव करने के लिए मैंने मेथड को ऑलरेडी लिखा हुआ है। तो ये जो मेथड है mysqli_num_rows मेथड, इट विल एक्चुअली काउंट द रिकॉर्ड। क्योंकि देखिए हो सकता है कि आपकी टेबल में एक भी रिकॉर्ड ना हो। तो मैं यहां पर अभी ये कंफर्म करना चाहता हूं कि मेरी क्वेरी से मुझे कितने नंबर ऑफ रिकॉर्ड फैच होके मिले हैं। तो मैं सिंपली यहां पर ये लिखता हूं इको, ठीक है, और मैंने यहां पर अभी लिख दिया टोटल रिकॉर्ड, ठीक है, ये मैंने लिख दिया टोटल रिकॉर्ड। तो और प्रिंट कर दी हमने एन की वैल्यू, राइट। तो यहां पर अगर मैं इस एन की वैल्यू को प्रिंट करता हूं, सो लेट्स सी, यहां पर आपने लिख दिया $n। तो इस क्वेरी से अगर रिकॉर्ड फैच होंगे तो बाकायदा मुझे आउटपुट में मिलेगा कितने नंबर ऑफ रिकॉर्ड फैच हुए हैं, क्योंकि हमने नंबर ऑफ रोज जो इस रिकॉर्ड में आई हैं उसको काउंट किया है और एन में असाइन किया है। दिस फंक्शन num_rows फंक्शन विल एक्चुअली फैच द नंबर ऑफ रोज, कि आपके रिकॉर्ड में कितनी रो है। तो आप देखिए, अगर आप इस रिकॉर्ड को देखेंगे तो इस रिकॉर्ड में आपको रो कितनी दिख रही है, ये देखिए आप 1 2 3 एंड 4, ओके। सो लेट्स सी, अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूं तो आउटपुट में मुझे क्या मिल रहा है, कनेक्शन सक्सेस, टोटल रिकॉर्ड 4, ठीक है। आप BR लगा दीजिए तो आपको यहां पर कनेक्शन सक्सेस के बाद डेटा नेक्स्ट लाइन पे मिल जाएगा, दैट इज नॉट अ बिग डील, ओके। तो देखिए आप, मैं अगर इसको रन करता हूं तो टोटल रिकॉर्ड कितने आ गए मेरे पास, 4। लेकिन ये हर एक रिकॉर्ड में एक एक फील्ड्स हैं।
मतलब देखिए आप, एक रिकॉर्ड 4 फील्ड को लेके आ रहा है। अगर आप फिर से इसको देखें तो आपको समझ में आएगा बच्चे कि अपने हर रिकॉर्ड में नंबर ऑफ फील्ड कितनी है, आईडी, नेम, सैलरी, डिपार्टमेंट, 4 फील्ड को लेके ये आ रहा है। एक रिकॉर्ड में 4 फील्ड है, तो अब मुझे एक एक करके हर एक फील्ड का रिकॉर्ड देखना है। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड, है ना। तो अब हमें काउंट पता चल गया, कनेक्शन हमारा सक्सेस हो रहा है, दैट इज ओके, ये भी हमें पता चल गया। लेकिन अब मुझे क्या करना है, ये देखना है, यहां पर मैंने कंडीशन लगा दी है कि बॉस अगर मान लीजिए n की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, क्योंकि मे भी पॉसिबल यार, हो सकता है आपकी क्वेरी से एक भी रिकॉर्ड नहीं आया, तो इसके एल्स में तो मैं डायरेक्टली यहां पर एक मैसेज दे दूंगा, ठीक है। और वो मैसेज क्या होगा हमारा, फॉन्ट कलर इक्वल टू रेड के साथ, साइज इक्वल टू 5 के साथ, यहां पर आपने लिख दिया रिकॉर्ड नॉट फाउंड। अभी मैं आपको कंडीशन भी बताता हूं, देखिए आप, स्लैश फॉन्ट, मतलब अभी तो टेबल से रिकॉर्ड आ रहा है, लेकिन अगर मान लीजिए रिकॉर्ड नहीं आया तो n की वैल्यू लेस देन 0 होगी। ओके, मतलब 0 से ग्रेटर है, इसका मतलब है कि रिकॉर्ड फैच हुआ है। अब अगर रिकॉर्ड फैच हुआ है तो मुझे क्या करना है, एक एक करके हर एक रिकॉर्ड देखना है, और हर एक रिकॉर्ड अपने साथ मल्टीपल फील्ड को लेके आ रहा है। तो यहां पर अब आप देखिए, मैं रिकॉर्ड से एक एक फील्ड का डेटा किस तरीके से फैच करूंगा। तो यहां पर हमने सिंपली, ये देखिए आप, एक व्हाइल लूप हम यहां पे अप्लाई करेंगे, समझना इसको ध्यान से, मैं आपको भी एक्सप्लेन करता हूं, डोंट वरी। यहां पर मैंने फंक्शन यूज किया है, आप देखिए, जो मैं आपको बता रहा था कि वह मल्टीपल फैच फंक्शंस यहां पर हमारे पास हैं। ओके, लेट्स सी, ये देखिए आप, तो यहां पर मेरे पास टेबल के रिकॉर्ड को फैच करने के लिए ये वह मल्टीपल फैच फंक्शन, राइट। तो मैंने अभी कौन सा फंक्शन यूज किया है, फैच अंडरस्कोर रो, माय सीक्वल फैच अंडरस्कोर रो। तो आपने ये बोला है कि इस रिकॉर्ड की मुझे एक एक करके रो आप देते जाइए, कब तक, जब तक आपको रो मिलती रहे। तो इस व्हाइल लूप से पहली बार क्या होगा, इस रो नाम के वेरिएबल में आपकी टेबल की पहले रिकॉर्ड की रो आ जाएगी। पहली रो मतलब दिस वन, ये पहली रो आपके पास ये मिलेगी आपको, 501 राजेश शर्मा 70,000 आईटी। इसके बाद ये जो रो है, ये हर एक रो अपने साथ 4 फील्ड लेके आ रही है। तो जब हम माई सिक्वल आई फैच अंडरस्कोर रो फंक्शन को यूज करते हैं टेबल से रिकॉर्ड को फैच करने के लिए, तो यहां पर हमें बताना पड़ता है इंडेक्स नंबर, कि आपको किस इंडेक्स की वैल्यू देखना है। तो आप देखिए, अगर मान लीजिए मैं यहां पर अभी लिखता हूं, मैं इस कोड को अभी फिलहाल हटा देता हूं, मैंने सिंपली यहां पर लिखा माई सिक्वल रो 0, तो आप देखिए ये मुझे क्या आउटपुट देगा। ओके, तो मैं अगर इसको रन करता हूं एंड आई गेट द वैल्यू 501 502 503 504, मतलब इसने मुझे क्या किया, पहली रो के पहले कॉलम की वैल्यू फैच करके दे दी है। लेकिन अगर मैं चाहता हूं कि नहीं सर, मुझे तो सारी वैल्यू देखना है, तो फिर मैंने क्या किया, यहां पर आप देखिए, रो 1 मतलब फर्स्ट रो 501 का रोल नंबर, आईडी सॉरी, उसका नाम, उसकी सैलरी, डिपार्टमेंट, मतलब हमारे इसमें नंबर ऑफ फील्ड है 4, तो यहां पर हम इसको हटा देते हैं क्योंकि हम 4 ही फील्ड की बात करने वाले हैं अभी। ओके, तो अब आप देखिए, अब मैं अगर इसको रन करता हूं, so I'll get the record, this one, 501 Rajesh Sharma, 502 Anil, this is how we can fetch all the record from the table। तो आई होप कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया है कि पहली स्टेप में हमने कनेक्शन स्टैब्लिश किया है, सेकंड स्टेप में हमने क्वेरी एग्जीक्यूट की है, और क्वेरी एग्जीक्यूट की है यूजिंग क्वेरी फंक्शन। वो इसलिए क्योंकि क्वेरी फंक्शन को हम यूज करते हैं जब भी आप कोई ऐसी क्वेरी एग्जीक्यूट कर रहे हैं जो टेबल से डेटा फैच करके लेके आ रही है, तो ये जो लेके आएगा वो रिकॉर्ड होगा। तो हमने रिकॉर्ड नाम के वेरिएबल में सारे के सारे रिकॉर्ड स्टोर कर दिए। अब मुझे ये देखना है कि कितने नंबर ऑफ रिकॉर्ड इस क्वेरी से फैच हुए हैं। ओके, तो यहां पर हमने क्या फंक्शन यूज किया, माई सिक्वल आई अंडरस्कोर नम अंडरस्कोर रोज फंक्शन। तो ये आपको बता देगा कि इस रिकॉर्ड में नंबर ऑफ रोज कितनी है, वो आपने n में असाइन कर दी, और ये चेक कर लिया कि अगर n की वैल्यू 0 है तो नो रिकॉर्ड फाउंड, लेकिन अगर n 0 से ग्रेटर है तो मुझे एक एक करके हर रिकॉर्ड देखना है। तो यहां पर हमने फंक्शन किया यूज फैच अंडरस्कोर रो फंक्शन, माई सिक्वल फैच अंडरस्कोर रो, और जब हम फैच अंडरस्कोर रो फंक्शन को यूज करते हैं तो यहां पर हमें उस रिकॉर्ड की, उस रो की वैल्यू को एक्सेस करने के लिए इंडेक्स नंबर असाइन करना है। तो ये मैंने इंडेक्स नंबर दे दिया। लेकिन अब इसी में देखिए आप, सपोज अगर मैंने यहां पर एक कंडीशन लिख दी, माई सिलेक्ट स्टार फ्रॉम ईएमपी वेयर, अभी मैंने डायरेक्टली स्टैटिक कंडीशन लिख रहा हूं, वेयर हमारी टेबल में फील्ड किस नाम से है, देखिए आप, फील्ड है मेरे पास ईएमपी आईडी के नाम से। तो सपोज मैंने यहां पर लिख दिया वेल ईएमपी आईडी इक्वल टू 501 या 502 सपोज, है ना। अभी मैं स्टैटिक वैल्यू लिख रहा हूं, बाद में हम इसको यूजर से इनपुट लेके भी देखेंगे, डोंट वरी, राइट। और आप देखिए ये जो कॉन्सेप्ट है ना, आप इसको समझने की कोशिश करिए, क्योंकि कोई भी प्रोजेक्ट जब हम बनाते हैं तो उसमें हम बेसिक कर्ड ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, इंसर्ट, डिलीट, अपडेट, सर्च। तो लास्ट लेक्चर हमने इंसर्ट देखा,
यहां पर मैं आपको सिलेक्ट का ऑप्शन बता रहा हूं। तो जब आप देखिए, मैंने आपको बोला ना कि वी हैव अ प्लेसमेंट रेडी कोर्स, अगर आप उस प्लेस जिसकी डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, जब आप उस प्लेसमेंट रेडी कोर्स को देखेंगे तो वहां पर आपको समझ में आएगा कि इन फंक्शंस की, इन क्वेरीज की इंपॉर्टेंस क्या है, प्रोजेक्ट में इनका इंप्लीमेंटेशन किस तरीके से होता है, कितने डिफरेंट वेज हैं डेटा को फैच करने के। जैसे मैंने आपको बताया ना कि वह मल्टीपल मेथड लाइक फैच अंडरस्कोर रो मेथड मेरे पास है, ये देखिए आप, मेरे पास फेच अंडरस्कोर एसोसिएट मेथड है, रो है, अरे है, फील्ड है। तो वहां पर जब आप इस कोर्स को देखेंगे ना, तो मैंने एक एक एग्जांपल समझाया है कि कब कौन से फंक्शन को आपको यूज करना है। आई होप कॉन्सेप्ट आप समझ रहे हैं। तो फैच अंडरस्कोर रो को अगर आप यूज करते हैं तो यहां पर आपको इंडेक्स नंबर से वैल्यू एक्सेस करना है। ओके, और अब आप देखिए, अगर मैंने यहां पर एक स्पेसिफिक कंडीशन दे दी है कि 502, तो अब मुझे रिकॉर्ड कितने मिलेंगे, एक मिलेगा। ठीक है, देखिए आप, मैं अगर इसको रन करता हूं तो मुझे केवल एक रिकॉर्ड यहां पे फैच होके मिलेगा। ओके, ये देखिए आप, मैं इसको रन करके आपको बताता हूं, एंड आई विल गेट द रिकॉर्ड ऑफ ओनली 502, और वो भी अभी बड़े सिंपलेस्ट वे में प्रिंट हो रहा है। इसको भी हम टेबुलर फॉर्मेट में भी प्रिंट कर सकते हैं। ओके, कि टेबल बना के कैसे फॉर्मेटिंग वे में डेटा डिस्प्ले करना है। ओके, तो ये आपका एक रिकॉर्ड फैच हो गया। लेकिन यहां भी आप देखिए, मान लीजिए अगर मैं लिख देता हूं 509, तो 509 का कोई रिकॉर्ड नहीं है, तो बाकायदा मुझे मैसेज मिलना चाहिए नो रिकॉर्ड फाउंड। तो अब देखिए, अगर मैं इसको रिफ्रेश करता हूं एंड गेट द मैसेज रिकॉर्ड नॉट फाउंड, वो इसलिए क्योंकि हमने ये कंडीशन चेक लगाया हुआ है। गॉट माय पॉइंट। तो जैसे यहां पर हमारे पास फैच अंडरस्कोर रो फंक्शन है, वैसे ही मैंने आपको बताया ना वी हैव अ डिफरेंट फंक्शन। तो चलिए एक और देखते हैं। तो यहां पर अगर मैं यूज करता हूं एसोसिएट की फैच अंडरस्कोर एसोसिएट, तो यदि आप उसी डेटा को फैच कर रहे हैं यूजिंग फैच अंडरस्कोर एसोसिएट फंक्शन, राइट, तो अब यहां पर आपको इंडेक्स नंबर की बजाय, इंस्टेड ऑफ इंडेक्स नंबर, यहां पर आपको देना है फील्ड के नाम। तो अब यहां पर हम फील्ड के नाम क्या लिखेंगे, तो यहां पर मैंने लिखा सिंगल कोड में ईएमपी आईडी। ठीक है, देन आपने सेकंड फील्ड का नाम बताया जो कि हमारे केस में है ईएमपी नेम। देखिए आप, ये फील्ड के नाम आपको देना है जो एक्चुअली आपकी टेबल में फील्ड्स के नाम है, लाइक ईएमपी आईडी, ईएमपी नेम, सैलरी, डिपार्टमेंट। ओके, तो अब देखिए, अब मैं इसको यहां पे चेंज कर देता हूं, इसको मैंने लिख दिया सैलरी। ओके, और यहां पर आपने लिख दिया डिपार्टमेंट, आई थिंक डिपार्टमेंट ही है, चेक कर लेते हैं एक बार। ओके, दिस इज डिपार्टमेंट, है ना, तो ये मैंने लिख दिया डिपार्टमेंट। ठीक है, तो अब यहां पर जो डेटा आपको फैच होगा वो यूजिंग एसोसिएट फंक्शन होगा। तो डिफरेंस आई होप आपको समझ में आ रहा है कि व्हेन वी यूज फैच अंडरस्कोर रो वी नीड टू प्रोवाइड इंडेक्स नंबर, व्हेन वी यूज फैच अंडरस्कोर एसोसिएट वी नीड टू प्रोवाइड कॉलम नेम ऑफ द टेबल, राइट। तो आप देखिए, डेटा मुझे अभी भी वही मिलेगा। ठीक है, यदि मैं ये कंडीशन हटा देता हूं यहां से, वेयर वाली कंडीशन, तो आप देखिए डेटा मुझे सेम मिलेगा। आई विल जस्ट रन दिस एंड आई विल गेट दिस डेटा। लेकिन ये डेटा मुझे फेच अंडरस्कोर एसोसिएट फंक्शन से मिल रहा है। तो ऐसे ही वी हैव अ मल्टीपल मेथड। अभी मैंने आपको केवल दो मेथड यहां पे समझाई है, बट वी हैव अ मल्टीपल मेथड। हमारे पास इसी डेटा को फैच करने के लिए अलग अलग मेथड्स हैं। और यदि आप चाहते हैं कि नहीं सर मुझे डेटा बाकायदा टेबुलर फॉर्मेट में डिस्प्ले करना है, तो यहाँ पर आप टेबल भी बना सकते हैं। यू कैन क्रिएट द टेबल इवन, कि आप लूप के पहले यहाँ पर आप सिंपल टेबल क्रिएट कर लीजिए यूजिंग इको। ये मैंने लिखा टेबल, और टेबल में आपने बता दिया बॉर्डर इक्वल टू 1। ठीक है, और ये टेबल टैग को आप क्लोज कर दीजिए व्हाइल लूप के बाद। ठीक है, तो यहां मैंने लिख दिया इको स्लैश टेबल। ठीक है, एंड देन आफ्टर मुझे फिर थोड़ा सा यहाँ पे कॉन्सेप्ट चेंज करना पड़ेगा कि यहाँ पर लूप के पहले आपको टेबल में एक रो लेनी है। ठीक है, पहली रो जिसमें आप हेडिंग देंगे। तो ये सब चेंजेस आपको करना है वंस यू कैन फैच द रिकॉर्ड, कि एक बार डेटा आ गया, अब उसको किस तरीके से फॉर्मेटेड वे में प्रिंट करना है वो आप यहाँ पे कोड लिख के कर सकते हैं। तो आप देखिए यहाँ पर मैंने क्या किया, बाकायदा हेडिंग दे दी है TH/TH। ओके, तो यहाँ पर हमने लिख दिया EMP ID। ठीक है, देन वी हैव अ सेकंड हेडिंग, यहाँ पर मैंने लिख दिया EMP नेम। ठीक है, फिर आपने यहाँ पर बता दिया नेक्स्ट वन इज सैलरी। ठीक है, एंड नेक्स्ट वन इज डिपार्टमेंट। ये देखिए आप। ओके, तो अब क्या होगा, अब आप देखिए इतना कोड अगर मैं भी रन करता हूं तो डेटा तो मिलेगा, लेकिन ओके जस्ट मोमेंट, व्हाइल एक्सपेक्टिंग, शायद हमने सेमीकोलन नहीं लगाया है। ओके, यहां पर हमारा सेमीकोलन छूट गया है। ठीक है, तो आप देखिए अब डेटा तो, अरे क्या प्रॉब्लम है, 23 में भी सेमीकोलन नहीं लगाया है। ओके, छोटी छोटी सी एरर से यार हो जाती है। ये देखिए आप, अब मेरा डेटा मुझे टेबल आ रहा है, अब इस टेबल से मुझे डेटा क्या करना है, फैच, है ना। तो अब मैं क्या करूंगा, अब यही TR, मतलब अब मैं बोलूंगा बॉस रो आती जाए और डेटा आते जाए, कब तक,
जब तक डेटा मिलता रहे। तो ये मैंने फिर से tr लिखा और इस tr को यहां पर हमने क्लोज कर दिया कुछ इस तरीके से /tr से। ओके, और अब मैंने यहां पर लिखा है इको td और इस td और /td के बीच में हमने, देखिए आप, ये मैंने डॉट लगाया और इस td और /td के बीच में हमने ये जो स्टेटमेंट है ये लिख दिया यहां पे। ये देखिए आप emp रो, ठीक है, तो ये आपको रो 0 मिलेगी। अब ऐसे ही मैंने रिमेनिंग वैल्यूज को फेच कर दिया है emp नेम, और यहां पर मैंने एसोसिएट फंक्शन यूज किया है, इसलिए मैं इंडेक्स नंबर दे रहा हूं। देन द नेक्स्ट वन इज सैलरी एंड द लास्ट वन इज डिपार्टमेंट। तो ये आपने लिख दिया डिपार्टमेंट। ओके, एंड लेट्स सी, अब मैं अगर इसी डेटा को देखूंगा तो ये डेटा मुझे कुछ इस तरीके से प्रॉपर मिलेगा। अब आप इसको और कलरफुल बना लीजिए, वो आपकी अपनी चॉइस है, लेकिन आई होप कॉन्सेप्ट आपको ये समझ में आया है कि जब भी हम टेबल से डेटा फैच करने की बात करते हैं तो पहली स्टेप में आपको क्या करना है, कनेक्शन किस तरीके से एस्टेब्लिश करना है, एंड वंस यू कैन डन ऑल दिस थिंग तो लास्टली आप अपने कनेक्शन को क्लोज भी कर दीजिए। तो यहां पर मैं सिंपली कॉल कर लूंगा माइकॉन के साथ, हमने मेथड कॉल कर ली है क्लोज मेथड, ठीक है। So once I call this close method, so my connection will going to be closed. तो I hope कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया है कि किस तरीके से टेबल के रिकॉर्ड फैच करते हैं। तो इंसर्ट हमने देखा, सर्च हमने देखा, तो चलिए फिर नेक्स्ट लेक्चर में डिलीट की भी बात करेंगे और ये भी बात करेंगे कि यूजर से इनपुट लेके सर्चिंग किस तरीके से होगी। कि यदि आप चाहते हैं कि नहीं सर मुझे तो स्पेसिफिक यूजर का रिकॉर्ड ही सर्च करना है, तो आई होप कॉन्सेप्ट समझ में आ रहे हैं, कोर्स पसंद आ रहा है, तो यार दोस्तों के साथ शेयर करते रहो, बने रहो, पढ़ते रहो और खुश रहो, ठीक है। हाउ टू डिलीट द रिकॉर्ड, कि मुझे एक पर्टिकुलर रिकॉर्ड अगर डिलीट करना है, फॉर एग्जांपल अगर कोई इंप्लॉय ने जॉब छोड़ दिया है, मैं चाहता हूं कि मुझे इसका रिकॉर्ड डिलीट करना है, टेबल से उसके रिकॉर्ड को परमानेंटली रिमूव करना है, तो इस पूरी प्रोसेस को आप समझिएगा क्योंकि इसमें सेशन भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। तो यहां पर हम क्या करने वाले हैं, सबसे पहले हम यूजर से डेटा रीड करेंगे, एक डेटा लेंगे, उस डेटा को डिस्प्ले करेंगे और डिस्प्ले करने के बाद फिर हम उसको डिलीट करेंगे। तो देखिए स्टेप क्या होगी कि पहली स्टेप में आपको यूजर से इनपुट लेना है, एक आईडी, एम्प्लॉय आईडी, और उस एम्प्लॉय आईडी के रिकॉर्ड को मुझे करना है डिलीट। तो इसके लिए मुझे एक सिंपल सी फॉर्म बनाना है। तो आप देखिए थोड़ा सा टाइम सेव करने के लिए जो डिजाइनिंग वाला कोड है वो मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ है और बड़ा सिंपल सा कोड है, HTML का कोड है, इसलिए कोई आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो आप देखिए ये था मेरा कोड डिजाइनिंग के लिए जो मैंने लिखा है यहाँ पे, कि मुझे क्या करना है, अगर मुझे रिकॉर्ड सर्च करना है तो यहां पर हमने सिंपल सा एक सबमिट का बटन लिया है और ये स्टूडेंट का है, मैं इसको चेंज करके कर देता हूं डिलीट EMP, क्योंकि हम कोड सेम पेज पे लिखने वाले हैं। तो यहां पर मैंने कर दिया डिलीट EMP ओके .php। तो ये कोड हमने लिख दिया, सॉरी सेंटर में, सॉरी ये मैंने शायद गलती से PHP में लिख दिया है, एक्चुअली दिस इज अ कोड फॉर, इसको हमें लिखना है PHP से बाहर, ओके। और ये फॉर्म टैग को यहां पर हमने कर दिया क्लोज। तो आप देखिए ये मेरा फॉर्म टैग क्लोज हो गया, ओके। तो आप देखो जो सीक्वेंस में आपको बता रहा हूं वो क्या है कि आप जब इस पेज को रन करेंगे तो आपको सिंपल सा यहां पर एक मैसेज आएगा, एम्प्लॉय आईडी फॉर डिलीट, एम्प्लॉय आईडी फॉर डिलीट। ये मैंने एक अलग प्रोजेक्ट बनाया है स्टूडेंट के लिए, तो वहां पर ये कोड एज इट इज यूज किया था, इसीलिए मैंने उसी कोड को यहां पर आपको रेफरेंस के लिए यूज किया है। रेफरेंस इन द सेंस, देखिए आप एक सिंपल सा टेक्स्ट बॉक्स यहां पर आपको मिलेगा, एक सर्च का बटन आपको मिलेगा। तो पहली स्टेप में अगर मैं इस पेज को रन करके आपको बताता हूं तो शायद आपको ये लगेगा कि हाँ ठीक है सर ये तो बड़ा सिंपल से कोड है। ये देखिए आप, अब इसमें कोई डाउट है क्या कि आपको एक आईडी मिल रहा है, जहां पर आपको एम्प्लॉय का आईडी लेना है, उसको सर्च बटन पे क्लिक करना है, तो मुझे आईडी पहले यहां पे सर्च करके लेके आना है। एंड फिर रिमेंबर मैंने लास्ट वीडियो आपको सर्चिंग किस तरीके से करना है ये बताया था, लेकिन यहां पर अब मुझे क्या करना है, जो सर्चिंग करना है वो सबमिट बटन के क्लिक करने पर के बाद करना है। तो याद है आपको इंसर्ट वाला कोड हमने पढ़ा था, ठीक है, ये इंसर्ट EMP, जहां पर मैंने आपको बताया था कि जब भी आप सबमिट बटन के क्लिक करने पर कोई भी कोड लिखना चाहते हैं तो वो हम लिखते हैं इस सेट $_पोस्ट बटन सबमिट के नाम से। ये देखिए मेरे बटन का नाम है जो मैंने नेम रखा हुआ है। तो अब मेरा ये जो कोड है ये रन होगा सबमिट बटन के बाद। जैसा फॉर एग्जांपल, अब देखिए आप, मतलब फॉर एग्जांपल इन द सेंस कि मैं ये चाहता हूं कि जब मैं सबमिट बटन पे क्लिक करूं तो ये जो आईडी मैं यहां पर दे रहा हूं मुझे ये आईडी फैच करना है, ठीक है। और यहां पर हमने क्या बोला है, पोस्ट मेथड के थ्रू। तो यहां पर इफ यू रिमेंबर हमने एक मेथड पढ़ी है $_पोस्ट, मतलब ग्लोबल वेरिएबल, और इस ग्लोबल वेरिएबल को आपको देना है अपने टेक्स्ट बॉक्स का नाम जिसकी वैल्यू आपको फैच करना है। तो यहां पर मैंने लिख दिया txt id
समझ में आ रहा है आई होप, है ना। और ये आईडी की वैल्यू आपने यहां पर सपोज एक डॉलर EMP या EID नाम के वेरिएबल को असाइन कर दिया। और आप देखिए सिंपली मैं अभी यहां पर EID की वैल्यू प्रिंट करके देखता हूं कि सबमिट बटन के बाद मेरे टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यू मुझे एक्सेस हो रही है या नहीं हो रही है। तो चलिए एक बार इसको रन करते हैं, सेव करके मैं इसको रिफ्रेश करता हूं। और यहां पर अगर मैं आईडी देता हूं सपोज 502 एंड सर्च, ओके जस्ट अ मोमेंट, 504, तो एक बार इसको हम देखते हैं कि हमने यहाँ पे सबमिट बटन का नाम सही लिखा है कि नहीं, क्योंकि यही नाम होगा। ओके, BTN सबमिट, ओके। और अब आप देखिए एक बार इसको हम फिर से रन करते हैं, क्योंकि जनरली ये जो एरर आती है वो जनरली सबमिट बटन के नाम सही ना होने के कारण आती है। एंड लेट्स सी, ये देखिए आप, ये आ गया मेरा डेटा 502। इसका मतलब है मेरा डेटा सबमिट बटन के बाद मुझे फैच होके मिल गया है। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे इसको सर्च करना है। तो अगर इसको सर्च करना है मतलब मुझे यहाँ कनेक्शन एस्टेब्लिश करना है, तो यार कनेक्शन का कोड तो मैं मल्टीपल टाइम आपको बता चुका हूं। तो देखिए ये हमारा सर्च वाला कोड था, और आई होप आप सीक्वेंस अगर फॉलो करेंगे ना तो आपको कहीं दिक्कत नहीं आएगी। ये पूरा सर्चिंग का कोड मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया है। सबसे पहले हमने कनेक्शन देखा, इंसर्शन का कोड देखा, है ना, उसके बाद हम सर्चिंग के कोड की हमने बात की। ये देखिए ये मेरा कनेक्शन एस्टेब्लिश्ड हो गया। अब मुझे लिखना है क्वेरी, तो यहां पर हमने क्वेरी क्या लिखी है सर्चिंग के लिए, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम EMP वेयर, ठीक है। अब टेबल में हमारी फील्ड का जो भी नाम है वो देख लेते हैं हम, तो वेयर EMP ID, है ना, तो हमने यहां पर लिख दिया वेयर EMP ID इक्वल टू, और वो EMP ID आपका होना चाहिए जो आपने डॉलर EID में लिखा है। तो ये मैंने अपनी क्वेरी लिख दी यहाँ पे, क्योंकि ये EID की वैल्यू याद है मैंने लास्ट वीडियो आपको बताया था कि जहां पर मैंने स्टैटिक लिख दिया था, लेकिन अब हमने वो वैल्यू सर्च की है जो आपने EID में एंटर की है। अब इसके बाद याद है मैंने आपको बोला था कि इस क्वेरी को हम करेंगे एग्जीक्यूट यूजिंग माइकॉन के क्वेरी मेथड के थ्रू। तो यहां पर मैंने सिंपली क्वेरी मेथड को कॉल किया, और इस क्वेरी मेथड को हमने दे दिया SQL, और ये मुझे रिकॉर्ड रिटर्न करेगी कि इस क्वेरी से कितने रिकॉर्ड कितने आए हैं। तो मुझे सबसे पहले ये काउंट करना है कि मैंने जो क्वेरी एग्जीक्यूट की है उससे मुझे कितने नंबर ऑफ रिकॉर्ड मिले हैं। तो आपको याद है हमने एक फंक्शन पढ़ा है MySQL I अंडरस्कोर रो, अरे ये मैंने आपको बताया था लास्ट टाइम भी बताया था, अंडरस्कोर रो अंडरस्कोर नम, ठीक है, सॉरी नम अंडरस्कोर रोज, जिससे आपको ये पता चल जाएगा कि आपने जो क्वेरी एग्जीक्यूट की है उससे n में कितने नंबर ऑफ रिकॉर्ड आपको मिले हैं। और यहां पर आप देखिए मैंने कंडीशन क्या लगा दी है कि बॉस यदि n की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, इसका मतलब है रिकॉर्ड फाउंड हुआ है। तो यहां पर मैंने लिख दिया सपोज फिलहाल कि अगर n की वैल्यू 0 से ग्रेटर है तो मैंने एक मैसेज दे दिया इको रिकॉर्ड फाउंड। मतलब अभी हम केवल ये कंफर्म कर रहे हैं कि हमने जो क्वेरी एग्जीक्यूट की है उससे रिकॉर्ड मिला या नहीं मिला, और नहीं तो एल्स में हमने मैसेज दे दिया इको फॉन्ट कलर इक्वल टू रेड, साइज इक्वल टू 5, और यहां मैंने लिख दिया नो रिकॉर्ड फाउंड, ठीक है, एंड स्लैश फॉन्ट, ये मैंने लिख दिया नो रिकॉर्ड फाउंड। ओके, तो अब आप देखिए, अब पहले ये कंफर्म कर लें कि हमने जो आईडी दिया है उसका रिकॉर्ड है या नहीं है, फिर डिलीशन की बात करेंगे। ओके, तो चलिए मैं इसको रन करके आपको बताता हूं। इसको हमने रिफ्रेश कर लिया, और जब मैंने यहां पर दिया 502 सर्च, तो देखिए आ गया रिकॉर्ड फाउंड। लेकिन अगर मैं लिखता हूं 508, तो यहां पर आप देखिए नो रिकॉर्ड फाउंड। इसका मतलब है आपका रिकॉर्ड है नहीं है, ये तो कंफर्म है। लेकिन अब अगर रिकॉर्ड है तो मैं क्या चाहता हूं, मुझे इसको बाकायदा टेबल में प्रिंट करना है। तो यार ये कोड भी मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था, ये पूरा सर्चिंग का कोड चल रहा है हमारा। ये देखिए आप कि अगर आपका रिकॉर्ड मिलता है तो मैंने बोला बॉस अगर रिकॉर्ड मिल जाए तो एक टेबल बना के उसको प्रॉपर फॉर्मेट में आप डिस्प्ले कर दो। तो हमने क्या किया उसको टेबल से डिस्प्ले करने के लिए, ये देखिए आप, क्योंकि मैं जो कोड पढ़ा चुका हूं उसमें हम टाइम क्यों वेस्ट करें। देखो आप, सर्चिंग वाला कोड मैं आपको लास्ट लेक्चर में बता चुका हूं, ये वही कोड है, बस इसके आगे अब मुझे सोचना है कि एक बार मेरा रिकॉर्ड सर्च हो गया तो यहां पर आपको याद है मैंने दो फंक्शन आपको बताए थे, यूजिंग एसोसिएट यूजिंग रो। तो मैंने यहां पर अभी एसोसिएट को यूज किया, इसीलिए हमने यहां पर जो दिए हैं वो कॉलम के नाम दिए हैं। अगर मैं रो फंक्शन को यूज करता तो मैं यहां पर इंडेक्स नंबर देता। ओके, तो अब देखिए आप, अब आपने जो रिकॉर्ड दिया इसको रिफ्रेश करके देखो आप। अगर मान लीजिए मैं बोलता हूं 502, तो 502 का ये रिकॉर्ड आ गया। अब एक बार आपने देख लिया कि ओके ये अनिल ही है जिसका जो एचआर डिपार्टमेंट का बंदा है, ये कंफर्म कर लिया। अब आप कंफर्म है तो यहां पर आप एक डिलीट का बटन दे दीजिए,
और जैसे ही मैं डिलीट बटन पे क्लिक करूं, मेरा नेक्स्ट पेज कॉल हो, वो इस रिकॉर्ड को डिलीट कर दे। ये सीक्वेंस हमें फॉलो करनी है। तो सर्चिंग तक तो हो गया हमारा कोड कि यूजर से इनपुट लेके सर्च किस तरीके से करना है, लेकिन अब इसके आगे मुझे डिलीट का कोड लिखना है। तो देखिए वो मैं इसी टेबल में यहां पे इको करता हूं फॉर्म, ठीक है, और ये फॉर्म टैग को हमने यहीं पे क्लोज कर दिया, ठीक है, और इस पे यहां पर मुझे चाहिए एक बटन, तो यहां पर हमने सिंपली इको टीडी टैग लिया, इस टीडी और स्लैश टीडी के बीच में यहां पर हमने सिंपली लिख दिया इनपुट टाइप इक्वल टू सबमिट, वैल्यू इक्वल टू सबमिट, ठीक है। और ये ध्यान रखिएगा कि अगर आप सेकंड फॉर्म ले रहे हैं सेम पेज पे, तो आपका पुराने फॉर्म टैग का क्लोजिंग होना चाहिए, नहीं तो वो सेम पेज को रन कर देगा। तो ये फॉर्म टैग हमने यहां क्लोज किया है, ये मैं बटन के लिए फॉर्म ले रहा हूं, ओके। तो ये फॉर्म और ये सबमिट का बटन, तो यहां पर टाइप इक्वल टू सबमिट, वैल्यू इक्वल टू हमने लिख दिया इसको डिलीट, ठीक है। और अब मैं चाहता हूं कि जैसे ही मैं इस फॉर्म पे क्लिक करूं, मेथड इक्वल टू पोस्ट के साथ एक्शन इक्वल टू एक नया पेज कॉल हो जिसका नाम होना चाहिए डिलीट डेटा डॉट पीएचपी, डिलीट डेटा डॉट पीएचपी, ठीक है। तो चलिए देखें इसका इफेक्ट हमें क्या मिलता है। तो आई होप कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है कि पहले हमने एम्प्लॉय का आईडी लिया, सबमिट बटन के बाद हमने डेटा को फैच किया, कनेक्शन स्टेब्लिश किया, क्वेरी एग्जीक्यूट की, टेबल फॉर्मेट में डेटा को डिस्प्ले किया है और एक सबमिट बटन लिया है ताकि हम उस डेटा को डिलीट कर सकें, ओके। तो चलिए ये देखिए आप, अगर मैं इसको रिफ्रेश करता हूं और यहां पर ओके 37 नंबर की लाइन में कहां ये है एरर, तो चलिए इसको हमने ठीक कर दिया, सेमीकोलन। और अब देखिए आप, मैं यार लिखता हूं 502 एंड आई विल गेट दिस। और अब मेरे को अगर डिलीट करना है तो मैं डिलीट बटन पे क्लिक करूंगा, लेकिन अगर मुझे लगता है कि नहीं यार ये गलत रिकॉर्ड है, एक्चुअली आईडी 504 है, तो मैं 504 का रिकॉर्ड एंटर करूंगा। गॉट माय पॉइंट। अनिल की जगह आपने आशीष है, एक्चुअली आईडी उसने गलत बता दिया था, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि उसने आईडी दी और आपने रिकॉर्ड डिलीट कर दिया। पहले डेटा को फैच करो, फैच करने के बाद कंफर्मेशन हो जाए कि यस यही डेटा है, फिर आप डिलीट बटन पे क्लिक करें, ओके। और आप चाहें तो यहां पर एक मैसेज भी दे सकते हैं, आर यू श्योर वांट टू डिलीट, ओके। तो डिलीट पे क्लिक होगा तो वो डिलीट होगा। लेकिन अब इस डिलीट के क्लिक करने पर ये डेटा डिलीट होगा कैसे, तो यहां पर आप देखिए, आपको याद है मैंने आपसे कहा था सेशन मैनेजमेंट के टाइम पे कि जो एचटीटीपी प्रोटोकॉल होते हैं वो स्टेटलेस होते हैं, मतलब आप एक पेज के डेटा को सेकेंड पेज तक तो ले जा सकते हो, लेकिन उसके आगे कैसे लेके जाओगे। तो मैं यहां पर यह चाहता हूं कि ये आईडी मुझे नेक्स्ट पेज पर भी ले जाना है, क्योंकि मैं टेक्स्ट बॉक्स से यहां तो लेके आ चुका हूं। तो यदि आप ये चाहते हैं तो मुझे इसी आईडी को, जो कि मेरे पास ई आईडी में है, ठीक है, अगर रिकॉर्ड मिलता है तो हमने क्या किया यहीं पर, है ना, अगर रिकॉर्ड मिलता है तो यहां पर हमने एक सेशन स्टार्ट किया, तो हमने यहां पर लिख दिया सेशन अंडरस्कोर स्टार्ट, ओके। और फिर मैंने याद एक मेथड बताई थी जिससे हम अपना सेशन में डेटा ऐड कर सकते हैं, ओके। तो वो है $_सेशन, और यहां पर आपने बता दिया उस आईडी का नाम, तो आपने बता दिया $EID, ठीक है। मतलब ये वो वैल्यू है जो आपको सेशन में, मतलब सॉरी, ये $EID जो कि सेशन का नाम है, इसको मैं लिख देता हूं, चलो $EMPID, ठीक है। और जो वैल्यू आपको सेशन में रखनी है वो है आपकी $EID। तो ये जो EID है ये आपने सेशन में ऐड कर दिया ताकि अब ये आपके लिए आगे भी अवेलेबल रहे। तो जब भी किसी डेटा को आपको मल्टीपल पेजेस में एक्सेस करना होता है, तो हमने पढ़ा वी यूज द सेशन कॉन्सेप्ट, तो ये मैंने सेशन में डेटा ऐड कर दिया। अब इसके बाद देखिए आप, मैं अगला पेज कौन सा बनाने वाला हूं, डिलीट डेटा। तो डिलीट डेटा पे मुझे कुछ नहीं करना है, सिंपल रिकॉर्ड को डिलीट करने का कोड लिखना है। तो यहां पर आप देखिए, सबसे पहले हम कोई भी पेज बनाते हैं तो पहले बेसिक स्ट्रक्चर कॉपी कर लें आप। तो चलिए ये बेसिक स्ट्रक्चर मैं यहां भी कॉपी कर लेता हूं। और अब देखिए कनेक्शन तो मुझे यहां भी स्टैब्लिश करना है। तो ये कनेक्शन, और यही जो मैं आपको बताता हूं ना कि बार बार आप सोचिए कि प्रोजेक्ट जब आप बनाओगे तो क्या हर पेज पे हर बार कनेक्टिविटी स्टैब्लिश करोगे। सोचिए आप कि अगर मान लिया आपके प्रोजेक्ट में 50 पेज हैं, 100 पेज हैं, तो क्या हम हर पेज पे कनेक्शन स्टैब्लिश करेंगे? बिल्कुल नहीं करेंगे। तो यहां पर एक्चुअली हम फॉलो करते हैं आर्किटेक्चर, दिस इज कॉल्ड ORM आर्किटेक्चर, MVC आर्किटेक्चर, ओके। तो जो हमारा प्लेसमेंट रेडी कोर्स है ना, जो मैंने आपको बताया, जो प्रीमियम कोर्स है, जहां पर आपको इंटरव्यू क्वेश्चंस मिलेंगे, जहां पर आपको क्विजेज मिलेंगे, जहां पर आपको रियल टाइम प्रोजेक्ट्स मिलेंगे, वहां पर आपको समझ में आएगा कि बॉस एक प्रोजेक्ट इंप्लीमेंटेशन जब होता है तो कितना डिफरेंस होता है जब हम एक क्लासरूम में कोड लिखते हैं और हम एक कॉर्पोरेट में कोड लिखते हैं। क्योंकि वहां पर मैंने आपको दोनों तरीके के कोड समझाए हैं कि जब आप कंपनी में जाएंगे तो कोडिंग किस तरीके से करना है और कंपनी में जाने के लिए कोडिंग किस तरीके से करना है।
क्योंकि मेरा यह मानना है कि हमेशा टेक्नोलॉजी दो तरीके से पढ़नी चाहिए, एक कंपनी में जाने के लिए और एक कंपनी में रहने के लिए। तो वहां पर आपको समझ में आएगा आर्किटेक्चर बेस्ड कोड क्या होता है, ORM आर्किटेक्चर क्या होता है, MVC आर्किटेक्चर क्या होता है। तो उस कोर्स को एक बार रेफर करो यार, देखो आप चीजें कितनी ईजी होंगी आपके लिए। ठीक है, तो चलिए अभी तो फिलहाल डिलीट की हम बात करते हैं अभी। तो अब ये मेरा डिलीट वाला कोड, जहां पर मैंने डिलीट EMP के सबमिट बटन के क्लिक करने पर ये पेज कॉल किया है, और अब इस पेज पे मुझे कनेक्शन स्टेब्लिश करके डेटा डिलीट करना है। तो पहले तो आप सेशन से डेटा लेके आएंगे हम। तो ये जो सेशन है इसी को यहाँ यूज कर लेता हूँ यार मैं। तो यहाँ पे मुझे डेटा लेना है ना, इसीलिए मैंने ये EID यहाँ की बजाय इधर लिख दिया, ताकि जो मेरा सेशन है उससे मुझे वैल्यू फैच होके मिल जाए। तो ये मेरा सेशन मिल गया। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे इस ID को करना है डिलीट। दिस इज व्हाट द डिलीशन कोड, राइट। तो अब जरा थोड़ा सा अपन आते हैं अपने इंसर्ट वाले कोड पे। देखिए मैं क्यों आपको रेफरेंस देता हूं, ताकि आपको समझ में आ जाए कि अभी तक सर्चिंग चल रहा था, अभी तक जो कोड चल रहा था वो ऐसा कोड था जिससे टेबल में कोई भी चेंजेस नहीं होंगे। लेकिन अब जो क्वेरी आप फायर कर रहे हैं इससे टेबल में चेंजेस होंगे। तो याद करिए पैरामीटराइज्ड क्वेरी बताई थी मैंने आपको इंसर्ट के टाइम पे, ठीक है। और इससे ये टेस्ट भी हो जाता है यार कि सीक्वेंस पे पढ़ रहे हो कि नहीं पढ़ रहे हो, क्योंकि सीक्वेंस फॉलो नहीं करोगे तब तो तकलीफें बहुत बढ़ने वाली हैं, है ना। ये देखिए आप, ये मैंने आपको बताया था पैरामीटराइज्ड क्वेरी किस तरीके से लिखना है कनेक्शन करके। तो यहां भी आप देखिए मैं अपनी क्वेरी लिखता हूं सबसे पहले। तो मैंने यहां पर क्या क्वेरी लिखी, डिलीट फ्रॉम EMP वेयर। अब देखिए टेबल में हमारी फील्ड का नाम क्या है, एक बार चेक कर लेते हैं हम। तो टेबल में हमारी फील्ड का नाम है EMP ID। तो हमने क्या लिख दिया, वेयर EMP ID इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ये देखो आप, ये पैरामीटराइज्ड क्वेरी आ गई अपनी। हालांकि मैं इसको नॉन पैरामीटराइज्ड फॉर्मेट में भी लिख सकता हूं, लेकिन यार क्यों लिखूंगा जब हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा है। तो अब आप देखिए क्या बताया था मैंने आपको यहाँ पे, कि अगर आपकी क्वेरी पैरामीटराइज्ड क्वेरी होती है तो सबसे पहले हम उसको प्रिपेयर करते हैं। तो ये देखिए मैंने प्रिपेयर किया उसको। अब मुझे क्या करना है, बाइंड अंडरस्कोर परम से ये क्वेश्चन मार्क को रिप्लेस करना। ये देखो आप, अरे इसीलिए बोलता हूं यार, ये देखो। तो ये मैंने सेम बाइंड अंडरस्कोर परम कॉल किया, और अब मुझे वैल्यू जो रिप्लेस करनी है वो करनी है केवल इंटीजर। तो मैंने यहां पर केवल I लिखा और रिप्लेस कर दिया EID को। तो ये मेरा क्वेश्चन मार्क रिप्लेस हो गया उस ID से जो मैं सेशन से फैच करके ला रहा हूं। और सेशन में ये कहां से आया, आपके प्रीवियस पेज से, जहां पर आपने इसको डिस्प्ले करके सेशन में ऐड किया था, ताकि आपके लिए ये अवेलेबल रहे नेक्स्ट पेज पे। ओके, तो अब फाइनली जब आपका ये कोड मतलब आपका ये बाइंड अंडरस्कोर परम हो गया, क्या किया था हमने, क्वेरी को एग्जीक्यूट, और फिर मैसेज दे दिया था रिकॉर्ड इंसर्टेड। यहां पर मैसेज दे देंगे रिकॉर्ड डिलीटेड। ठीक है, तो ये देखिए आप, ये मैसेज आपको मिल जाएगा रिकॉर्ड डिलीटेड सक्सेसफुली। तो ये आपको समझना पड़ेगा कि जब हम सिलेक्ट क्वेरी फायर कर रहे हैं तब हम किस तरीके से कोड लिख रहे हैं। यहां पर मैंने कोई बाइंड अंडरस्कोर परम कॉल नहीं किया, क्यों, क्योंकि ये क्वेरी डेटा लेके आ रही है, इससे टेबल पर कोई इफेक्ट नहीं हो रहा है। लेकिन यहां पर जो क्वेरी लिखी है उसको मैंने बाकायदा प्रिपेयर किया है, बाइंड अंडरस्कोर परम लिखा है। क्यों, क्योंकि इससे आपका टेबल डेटा चेंज हो रहा है। तो हमने डिलीट क्वेरी का एग्जीक्यूशन किया। गॉट इट। तो यार एक बार रन करके देख ले और देखते हैं रिकॉर्ड डिलीट होता है कि नहीं। तो जो पेज हम रन करेंगे वो होगा डिलीट EMP। तो चलिए एक बार डिलीट EMP के पास चलते हैं, इसको रिफ्रेश करते हैं, और पहले तो यहाँ पर कोई ऐसा कोड दे देते हैं जो है ही नहीं। तो यही कंफर्म हो जाएगा रिकॉर्ड नॉट फाउंड। लेकिन अगर रिकॉर्ड है, 505 भी नहीं है, 504, यस ये आ गया। अब इसको मुझे करना है डिलीट। तो देखिए जैसे मैं डिलीट बटन पे क्लिक करूंगा, आई विल गेट द मैसेज रिकॉर्ड डिलीटेड सक्सेसफुली, दैट्स इट। और अब आप देखो, अब आप दोबारा अपने डिलीट वाले पेज को कॉल करो, कौन सा, डिलीट EMP। अब अगर आप बोलोगे 504, तो ये देखिए आप, रिकॉर्ड नॉट फाउंड। सो दिस इज हाउ वी कैन डिलीट द रिकॉर्ड फ्रॉम अ टेबल। कि टेबल से रिकॉर्ड डिलीट किस तरीके से करना है, पूरा कोड एक बार आप देखो। सबसे पहले क्या किया, फिर क्या किया, फिर क्या किया, स्टेप बाय स्टेप समझ में आया। पहले रिकॉर्ड को सर्च किया, कनेक्शन किया, सर्च किया। सर्च करने के बाद आपने डेटा को सेशन में ऐड किया, डेटा को डिस्प्ले कर दिया, एक बटन लिया। बटन लेने के बाद हमने हमारा डिलीट डेटा वाला पेज कॉल किया। डिलीट डेटा पेज पे हमने पूरा डेटा सेशन से, सॉरी ID को सेशन से एक्सेस किया। उसके बाद डिलीट क्वेरी चलाई और रिकॉर्ड डिलीट कर दिया। तो आई होप कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है। और अगर कोई डाउट है यार तो कमेंट करके बता दो, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर समझ में आ गया है तो एक्सप्रेस कर दो। तो आप देखिए ये पिछले 5 घंटे में हमने कोर कॉन्सेप्ट ऑफ PHP समझे, हमने बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ PHP समझे, लेकिन अब बारी है इसके एडवांस कॉन्सेप्ट की।
और इसके एडवांस कॉन्सेप्ट जब तक आप नहीं पढ़ेंगे, इन कोर कॉन्सेप्ट को पढ़ने का कोई सेंस नहीं निकलेगा। और कोर कॉन्सेप्ट के पढ़े बिना आप एडवांस कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ सकते हैं। तो फटाफट टेक विद वन की वेबसाइट पे आते हैं और इस पूरी टेक्नोलॉजी को प्रोफेशनल वे में किस तरीके से सीखा जाएगा। क्योंकि देखिए, यदि आप बेसिक पढ़ के इस टेक्नोलॉजी को छोड़ देंगे तो ये यूजलेस है, ये कोई काम नहीं आने वाली। क्योंकि यहां तक जब आपने मेहनत की है तो आपको इसको प्रोफेशनल लेवल तक लेके जाना पड़ेगा। चॉइस नहीं है आपके पास, आपको लेके जाना पड़ेगा। और ये टेक्नोलॉजी को प्रोफेशनल वे में पढ़ने के लिए आपको टेक विद वन की साइट पर इस पूरे कोर्स को एक्सेस करना है। और वहां पर इस पूरे कोर्स को जब आप एक्सेस करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से प्रोफेशनल डेवलपर बना जाता है। तो चलिए मिलते हैं टेक विद वन पे और इस पूरे कोर्स को करते हैं कंप्लीट।